Hi everyone, welcome back. This is Mayank Kothari. Today we are going to start with the portfolio management's revision. So अभी तक आपने जितना देखा है मैं उसमें आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जो लोग भी इस वीडियो पे डायरेक्ट आ रहे हैं, इसके पहले का रिवीजन नहीं देखा है, तो सबसे पहले हमने देखा था सर बेसिक्स का और रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर का रिवीजन। उसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस, उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब जो भी बंदा बिना बेसिक्स वाले वीडियो को देखे हुए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे आ रहा है, उनको मैं बहुत साफ साफ बता देता हूँ कि ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में रिवीजन, इसमें रिटर्न रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस, ये सब ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ इस लेक्चर में हम वो सब चीज़ें वापस लेंगे। इसलिए आप लोगों से जो पहली बार डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ गो बैक एंड बेसिक्स वाला जो वीडियो था, रिवीजन था, बेसिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो वो वाला ज़रूर देखो। उसके बेसिक्स के दो हिस्से थे। एक था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैपिटल बजटिंग, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, और आगे आएगा आपका डेरिवेटिव्स, आईआरआरएम, फिर आईएफएम, बिजनेस वैल्यूएशन, सब जगह उसके कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं। तो बिना उसको देखे वो चैप्टर्स को शुरू करना बिल्कुल वेस्ट है। इसके बाद सेकंड टॉपिक था आपका बेसिक्स में रिस्क मैनेजमेंट के पहले वाले बेसिक्स, यानी कि रिटर्न रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस। ये कोवेरिएंस वगैरह हमने ये कवर कर लिया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाले रिवीजन में। सो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी, जिस तरीके से रिवीजन चल रहा है उसी सीक्वेंस में ही रिवीजन के वीडियोस आपने देखना है और प्रिपेयर करना है। ये जो अपना आइडिया आता है ना कि मेरे को तो इतना आता है ये वाला चैप्टर, तो मैं इस चैप्टर पे आ जाता हूँ, तो वो चीज़ें काम तब नहीं करती जब उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले ही कहीं कवर हो चुका हो, क्योंकि डबल लेने जितना तो हमारे पास में टाइम है भी नहीं। ठीक है सर। सो आप लोग अब थोड़े स्मार्ट है तो वो सब चीज़ें कवर कर लेंगे। अब मैं आता हूँ सीधा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं सर? तकरीबन 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। ये मोटा मोटा है, इसके अंदर और जाएंगे घुसेंगे तो और दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। मोटा मोटा देखा जाए तो सर आपका इतना पार्ट कवर हो चुका है। इस पे सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ में। ये पार्ट आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इसका बैकग्राउंड बोलो या इस पे एक बेसिक क्वेश्चंस जो हमने रिस्क मैनेजमेंट में भी कवर कर लिए थे, कुछ सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी हो गया था। ठीक है, जो नए तरीके से चालू होगा वो है बीटा से, और फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। मार्केट लाइन में तीन तरह की मार्केट लाइन देखोगे। शार्पेज इंडेक्स मॉडल में भी रिस्क रिटर्न के अलग फार्मूले हैं, इन सब के रिटर्न के अलग फार्मूले हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट सिलेबस। कितना क्या कवरेज है सर, ध्यान देना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो आपका सिलेबस है, इसमें हम 37 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। थोड़े सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कंपैरिजन में कम है, 4 क्वेश्चंस। इनफैक्ट ये जल्दी भी हो जाएगा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला रिवीजन तकरीबन 7-7.5 आवर्स का था। इसमें इतना टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसके आधे कॉन्सेप्ट, आधे नहीं सॉरी, स्टार्टिंग के जो बेसिक्स थे वो हमने रिस्क मैनेजमेंट चालू करने के पहले ही कवर कर लिया था। सो यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे सीधा सीधा। सो 37 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके चलिए 5 से 6 घंटे। बाकी तो अब आगे कंटिन्यू जब हम करेंगे तब आइडिया आपको आ जाएगा। ठीक है, सो 37 क्वेश्चंस गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन। और ये सारे 37 क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट पे है वो आपको आइडिया आ जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तो देखो ये वाला ये तो नहीं, चलो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन हैं, इन पे हम कॉन्सेप्ट जो देख चुके हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, और फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को भी समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का आंसर जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ वर्किंग करके देनी चाहिए वो मैं वर्किंग करूँगा अपना अलग से। जहाँ पे लगता है इंस्टीट्यूट के आंसर से समझा देना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आप ये वाला पूरा वीडियो देख लोगे तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। लेट्स हैव अ लुक ऑन द बेसिक्स नाउ। हम अब जाते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला पे। ठीक है, रिवीजन करेंगे उन सब चीज़ों का जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
सो थोड़ा सा ध्यान देना सर। यहाँ नहीं, हम आते हैं जो हमने पहला पार्ट लिया था। ये देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद ये रहा बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट देखा था, जिसमें रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन कवर कर रहा था। कोवेरियंस हमने छोड़ा था, वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी कवर करा है हमने। तो भी कोई बात नहीं, अगर ये आपको नहीं भी आया होगा ये हम वापस देखेंगे। सो हमने वहाँ क्या देखा था, इसका मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान होगा तो हमने रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा था। रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? रिटर्न डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, कि आपको विथ प्रोबेबिलिटी दिया या विदाउट प्रोबेबिलिटी दिया है। अगर विथ प्रोबेबिलिटी है तो जो भी पॉसिबल रिटर्न्स होते हैं उसको आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करते हो, आपका रिटर्न आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। पर अगर विदाउट प्रोबेबिलिटी है तो जितने भी रिटर्न दिए हैं सिक्योरिटी के उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय n कर दो, आपका रिटर्न आ जाएगा। दिस इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्मूला। इसके बाद हमने रिस्क देखा था। रिस्क को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, जिसे कहते हैं सिग्मा। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलेंगे सर। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि नाम में है, तो हमने क्या करा था वहाँ पे, जो भी पॉसिबल रिटर्न्स थे उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे कि आपने ऊपर निकाला, ये क्या निकाला आपने, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हम निकालते हैं कि हर पॉसिबल रिटर्न से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना डेविएट कर रहा है। कुछ आंसर्स आपके निगेटिव आए थे तो उसको निगेटिविटी हटाने के लिए हमने स्क्वायर करा था। फिर अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ना दो हिस्सों में बांट देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम दो तरीके से बांट देते हैं, अगर डेटा आपको विथ प्रोबेबिलिटी दिया है, अगर डेटा आपको विदाउट प्रोबेबिलिटी दिया है। तो अगर विथ प्रोबेबिलिटी दिया है तो ये इस तरीके से निकालना है। सो वापस से आता हूँ कॉन्सेप्ट पे। रिटर्न लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न में से माइनस करके स्क्वायर करा निगेटिविटी हटाने के लिए, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, उसके बाद आप टोटल कर लो। ठीक है, उसके बाद टोटल कर लिया तो ये आता है सर आपका वेरिएंस। इसके बाद आप उसको स्क्वायर रूट डालोगे तो वेरिएंस का बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इस तरह से डिनोट किया जाता है, इसको स्क्वायर रूट डालोगे तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन दो तीन जगह हमको काउंटर जब हुआ था तब हमने देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस के थ्रू ही निकालना होता है। पहले वेरिएंस निकालो। तो पता है, एक बार 10 दिन से मल्टीप्लाई करना था, जैसे जब आपको वार निकालना था 10 डेज़ का, तो आपने एक दिन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई ना करते हुए वेरिएंस से मल्टीप्लाई करा था, 10 दिन को, सॉरी, तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी रही तो क्या करोगे आप, फिर भी डेविएशन तो निकालोगे ना, r माइनस बार आर, फिर निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर दो। अब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे, प्रोबेबिलिटी तो आपके पास में है नहीं, अब आप इन सब का टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। इसका मतलब समझो, जैसे ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करते हो तो एक चीज़ होती है कि आपने हर पॉसिबल रिटर्न को इक्वल प्रोबेबिलिटी दे दी। इसके बाद स्क्वायर रूट करो, वेरिएंस था वो, स्क्वायर रूट करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि सर ये तो हो गया सिंगल सिंगल असेट में इन्वेस्टमेंट करे तो क्या, पर हमने अगर एक पोर्टफोलियो बनाया है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी आप एक से ज़्यादा असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। लेट्स से आपने टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे सिर्फ, तो वो सिंगल असेट हो गया, वो पोर्टफोलियो नहीं हुआ। पर टाटा मोटर्स के साथ आपने पूरा पैसा टाटा मोटर्स में ना डालते हुए आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी डाल दिया, फिर आपने रिलायंस में भी डाल दिया, तो अब आपने क्या बना लिया सर, पोर्टफोलियो बना लिया। और पोर्टफोलियो सिर्फ शेयर्स का नहीं बनता, हो सकता है टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा पैसा एफडी में डाल दिया और थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, ये भी मेरा एक पोर्टफोलियो ही हुआ। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है, दो या दो से ज़्यादा जगह पे जब इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है शुरू, दैट विल बिकम अ पोर्टफोलियो। तो अब हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है सर, जिसको हम आरपी के नाम से देखते हैं। पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालोगे, सिंपल है, उसके अंदर रहने वाले हर असेट का रिटर्न इस तरीके से निकाल लो और उसको वेटेड एवरेज कर दो। हमने क्या करा था, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए हर चीज़ का रिटर्न निकाल लो और उन सब चीज़ों का वेट ले लो, रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, यू विल गेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। तो फॉर्मूला क्या बनता था हमारा,
इज इक्वल टू रिटर्न को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल करते थे, सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्मूला पोर्टफोलियो रिटर्न आपका बन गया। पर यही वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपका पोर्टफोलियो के रिस्क में काम नहीं आता था। रीज़न क्या था सर? बहुत सिंपल है कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो रिस्क आपका वेटेड एवरेज नहीं, उल्टा और कम हो जाता है। क्यों? डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपका रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफाई जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे असेट्स आपके बुरा परफॉर्म करेंगे वो कम हो जाती है। रिटर्न्स तो एवरेज हो जाते हैं पर रिस्क एवरेज नहीं होता। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे सीखा था, दैट वाज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। उन असेट्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। अब हमने पोर्टफोलियो का रिस्क जो देखा था निकालना, वो देखा था दो असेट्स के बीच में। हम तीन असेट्स का भी रिस्क निकाल सकते हैं, इस चैप्टर में सीखेंगे। जैसे जैसे असेट्स आपके बढ़ते जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर में, वैसे वैसे रिस्क का फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। अभी सिर्फ डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ दो असेट्स है, यानी कि लेट्स से आपने टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट करा है, तो इस पोर्टफोलियो का हमें अगर रिस्क निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले तो आप नाम दे दो, टाटा मोटर्स में ए और बी दे दो आप नाम, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सिंगल सिंगल असेट का, ए का और बी का रिस्क अगर निकालना है वो तो इस मेथड से आप निकाल सकते हो। अब हमें पोर्टफोलियो का निकालना है तो क्या करेंगे? देखो, ऊपर वाले मेथड से आपने क्या करा, सिंगल सिंगल रिस्क निकाल लिया, तो अब आपके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी होगा, राइट? अलग अलग तो निकाल लिया। अब क्योंकि पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो कुछ पैसा टाटा में डाला, कुछ पैसा आपने महिंद्रा में डाला, तो दोनों का वेट भी होगा आपके पास में, जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न में था आपके पास। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है सर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम होता है, तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है दोनों के बीच का। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है दोनों के बीच का। इसको थोड़ा आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर हमने देखा कैलकुलेट करने के बाद में इनका ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इसकी एक रेंज सेट हो जाती है, -1, 0, +1। यानी इधर साइड में 1 और इधर साइड में 1 के बाहर नहीं जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, और आगे आते हैं। आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब समझो। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है तो हम बोलते हैं अनकोरिलेटेड है। अनकोरिलेटेड मतलब दोनों असेट्स के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये कितना रिटर्न देता है, ये कितना रिटर्न देता है, ये अपने अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, पर अगर हम बोलते हैं कि +1 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच का, टाटा और महिंद्रा के बीच का, इसका मतलब क्या हुआ कि टाटा मोटर्स अगर आपको 10% रिटर्न देगा तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 10% रिटर्न देगा। दोनों पॉजिटिव रिटर्न देंगे या तो दोनों निगेटिव देंगे। 10% अप, 10% डाउन, या अप और 10% डाउन। आपने देखना यहाँ पे ये हो गया ए का रिटर्न, ये हो गया बी का रिटर्न। अगर टाटा ने या ए ने 10% रिटर्न दिया तो उस दौरान बी भी 10% देगा, और ए गिरा तो बी भी गिरेगा। तो एक चीज़ समझो, जो प्लस साइन होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, वो डिफाइन करता है कि मूवमेंट दोनों की सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जो माइनस साइन होता है वो डिनोट करता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। इसका मतलब एक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया तो दूसरा निगेटिव रिटर्न देगा। ठीक है, ये तो साइन का हो गया। पर इसके बाद जब आपका ये +1 आ जाता है, यानी कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड, यानी 10 से आप इस चीज़ को 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 10 ही आएगा, है ना? तो सेम रिटर्न हो गया, 20% तो 20%, दोनों गिर सकते हैं या दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है, यही अगर आपका निगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहा तो क्या होगा? ए के केस में अगर 10% रिटर्न आया तो बी के केस में भी 10% ही होगा, क्योंकि 1 है, 10 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वो नीचे जाएगा। अब देखना उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है। परसेंटेज सेम है क्योंकि 1 है, एग्जैक्ट सेम। सो इस चीज़ को बोलते हैं परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड और परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, ये निकालते कैसे हैं हम आगे देखेंगे। चलो ठीक है, अब हम वापस आते हैं पोर्टफोलियो के रिस्क पे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पे। वो हमने कैसे निकाला था सर? बहुत सिंपल, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिया था, तो वो होता है a² + b² + 2ab। अलजेब्रा में आप पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स में पहले भी। अब इसमें करना क्या था, हमको पोर्टफोलियो या हमारे फाइनेंस के हिसाब से इस फॉर्मूले को ढालना है। तो a की जगह वेटेड एवरेज a रख दो, यानी कि
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और उसका वेट, सिंपल, वेट से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए को मल्टीप्लाई करा, ये उसका स्क्वायर ले लिया। अब बी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड स्टॉक, वेट ऑफ सेकंड स्टॉक और उसका स्क्वायर, वापस से रख दो 2ab के जगह पे, 2 इंटू ए का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, बी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। और एक चीज़ जो आपको और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी वो है सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी, वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी। वो सिर्फ इतना सा पार्ट है जो आपका पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क वेटेड एवरेज ना होते हुए आपको रिस्क रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, द गुड पार्ट नाउ दैट यू आर गोइंग टू लर्न इज कि अगर आपकी सिचुएशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की इन तीनों में से कुछ एक आती है तो आपका फॉर्मूला छोटा आप कर सकते हो। अगर 0.5 आ रहा है नेगेटिव या 0.4 आ रहा है पॉजिटिव, तब तो आपको पूरा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 आता है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो ध्यान दो आप इस पॉइंट पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। जैसे ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पार्ट कुछ भी हो वो 0 बन जाएगा, यानी r अगर 0 है तो फॉर्मूला में ये इतना कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फॉर्मूला अल्टीमेटली सिर्फ इतना सा रह जाता है, ठीक है सर, बना लो फिर, इतना रह जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर है, ये वेरिएंस आता है इससे, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर। फिगर्स रखो, स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब दूसरी बात, मान के चलो कि r आपका परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि +1 है, तो ऐसे टाइम पे क्या मेरा पोर्टफोलियो वेरिएंस का फॉर्मूला छोटा हो सकता है? हो सकता है सर, ध्यान देना। जब आप इसको 1 रखते हो, जब आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इतनी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। +1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या मत करो, आंसर तो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2 इंटू 1 करोगे तो 2, 5 इंटू 1 करोगे तो 5, 7 इंटू 1 करोगे तो 7। यानी एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ नहीं, नहीं भी करते तो भी आंसर सेम ही आता। तो आप क्या करो, सिर्फ RAB को हटा दो यहाँ से। अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है, तो RAB को यहाँ से हटा दो, फिर बचा कितना फॉर्मूला आपका, सिर्फ ये, और ये जो बचा ये और कोई नहीं, a+b² का ही फॉर्मूला था, ठीक है। तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। और इसी को मैं पूरी तरीके से अगर लिखना है तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर। ये a+b² में आप a और b की वैल्यू डाल दो, आपका वही आ गया आंसर। तो ये हो गया पोर्टफोलियो वेरिएंस का फॉर्मूला सर। इसको और स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल वेटेड एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी। ये क्या बना सर? और कुछ नहीं, पोर्टफोलियो रिटर्न जैसा फॉर्मूला बन गया, वेटेड एवरेज रिस्क। और अगर छोटा करना है तो समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई, वेट ऑफ आई। अब आगे बढ़ते हैं और देखो कि अगर आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है तो यहाँ फॉर्मूले में -1 रखते ही क्या हो जाएगा, ये पूरा जो प्लस है यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा पार्ट हो जाएगा आपका माइनस, सिंपल। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हो जाएगा माइनस। और आपने देखा होगा a+b² जैसा ही एक और फॉर्मूला होता है a-b², जिसमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस हो रहा है।
तो यही फॉर्मूला सिंपल वापस रिपीट होगा -1 के केस में, सिर्फ फ़र्क है कि ये जो प्लस आया यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस। ठीक है। सो अगर r इज इक्वल टू -1 है, आप एक काम करो, इसको हटा दो और इसको हाईलाइट कर लो, इसी को मेन फॉर्मूला रखो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a वेट ऑफ a माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b वेट ऑफ b। इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा रिस्क कब कम होता है? जब r इज इक्वल टू -1 होगा। तो इससे ज़्यादा रिस्क और कुछ कम नहीं हो सकता। आप ये जो टाइमलाइन देख रहे हो ना, इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट में इस पॉइंट पे तो कोई कोरिलेशन है ही नहीं, कुछ भी रिस्क किसी का भी कितना भी हो सकता है। ठीक है, रिटर्न। अब जितना आप इधर जाते जाते हो उतना रिस्क कम करने के, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क कम करने के चांसेस कम होते जाते हैं। और इस पॉइंट पे तो रिस्क बिल्कुल भी कम नहीं होता डाइवर्सिफिकेशन से। वेटेड एवरेज निकालो, यहाँ से जितना इधर जाते जाओगे उतना आपका रिस्क कम होते जाता है पोर्टफोलियो का। इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिस्क कम होता है। मिनिमम रिस्क अगर निकालना है, आगे जाके लास्ट में कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं वापस इस पॉइंट की याद दिलाऊंगा। मिनिमम रिस्क निकालना है तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होना चाहिए सर, या फिर उसके आसपास कहीं तो। ठीक है, अब आगे बढ़े और यहाँ से हम अब क्या करते हैं, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया। क्या देख लिया? रिटर्न, रिस्क, पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिस्क, उसके साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखना, अब फटाफट होने वाला है, कोई सॉल्व तो करके दूंगा नहीं मैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहाँ गया? ध्यान देना सर, क्वेश्चन नंबर 1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से लेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ए का दिया हुआ है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बी का दिया हुआ है 20। आपको प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया, यानी कि ये है आपका वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी, चारों चीज़ें दे दी। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए 5 चीज़ें लगती है। एक और चीज़ जो है वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि RAB आपका अगर +1 है, -1 है और 0 है तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का क्या होगा। सिंपल है, आपको अब एक चीज़ याद हो जानी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लेने तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले में आंसर रखो, आपको आगे का कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आंसर सेम आएगा। पर आप अगर आपका टाइम बचाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। -1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी, फटाफट आंसर निकल जाएगा। और अगर 0 है तो यही वेटेड एवरेज है, बस आपको स्क्वायर वेरिएंस निकलेगा तो ऊपर में स्क्वायर रखना है, तो स्क्वायर रूट रख दो अगर नहीं करना तो, वेटेड एवरेज का स्क्वायर रूट, सिंपल। तो उसका कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का, कहाँ गया? हाँ सॉरी, ये वाला पार्ट मैंने गलत बता दिया था। तो इसका तो स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके फॉर्मूले में। ये ऐसे में पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है स्क्वायर रूट डालने के बाद, बस ख़त्म। मैं फटाफट निकाल देता हूँ, अब ध्यान देना। ये रहा ऑल्टरनेटिव आंसर है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर सकता हूँ डायरेक्टली। 40 का मेरा वेट है, 40 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 60 का वेट है बी का, 20 का स्टैंडर्ड डेविएशन है, 28% आ गया। इसके बाद -1 रखोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, सॉरी यहाँ से भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वेटेड एवरेज का डिफरेंस लेना, यहाँ से स्टार्ट करो। 40 का वेट है, 40 का स्टैंडर्ड डेविएशन, माइनस साइन रखा, देखना आप। 60 का वेट है, 20 का स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर आ गया आपका। ठीक है, और अगर आप ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 रखते हो तो ये फॉर्मूले में आंसर निकालोगे, आपका पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया। अब आप नोटिस करना, जब -1 था तो ये मैं रेंज डालता हूँ,
कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1, 0 और 1। देखो जब 1 था तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 28% पोर्टफोलियो का, और जब 0 था तो 20%, और जब -1 पे आया तो सीधा 4%। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, रिस्क मेरा कम होते जा रहा है पोर्टफोलियो का जैसे जैसे मैं -1 की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न्स भागेंगे, एक में फ़ायदा तो दूसरे में नुकसान होगा। बस इसमें किस्सा ये होता है कि रिटर्न्स भी आपके कम हो जाते हैं, रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न्स भी काफ़ी कम हो सकते हैं। चलो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं सर एक और चीज़ पे। अभी अभी जो हमने सीखा वो क्या था कि मेरे पोर्टफोलियो में 2 असेट्स है, तो फिर मैं कैसे रिस्क निकालूं पोर्टफोलियो का, a+b होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 3 असेट्स है तो क्या मुझे निकालना आएगा? यस सर। क्या असेट्स है? ए बी, ये तो पहले भी था, और अब सी भी ले लो। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब दो असेट थे तो a+b होल स्क्वायर, और अगर 3 असेट्स होंगे तो a+b+c का स्क्वायर। सिंपल। अब आपको ये पार्ट पता है नहीं पता है, ये भी आपका अलजेब्रा वाले पार्ट में, मैथमेटिक्स में बचपन में हो चुका है, बचपन ही बोलेंगे। तो इसको फुल फॉर्म में डालते हैं। क्या करना है, इसका फुल फॉर्म निकालो और उसके बाद में ए की जगह रखो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, बी की जगह वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, सी की जगह वेट ऑफ सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी। एक और पार्ट जो आ जाएगा वो ये है सर कि अब आपके 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलेंगे। देख रहे हो, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो 2 के बीच ही निकलता है, और जब 3 सिक्योरिटीज है तो कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, प्रोबेबिलिटी, अब पॉसिबल आउटकम्स कितना, ए का बी, ए का सी और फिर सी का ए के साथ, तो 3 निकलते हैं ना, सॉरी बी का सी के साथ। सो हम a² + b² + c², ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद में 3 पार्ट और आते हैं सर, सिंपल है, दो सिक्योरिटीज़ को साथ में लेके, 2ab 2bc 2ca, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, फिर सी का ए के साथ। बस इसी फॉर्मूले को रिपीट करना है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आप ऐड करते हो यहाँ पे, जैसे हमने पिछले वाले में करा था, वो था RAB RBC RCA, 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप यहाँ पे निकालोगे और इस फॉर्मूले में डालोगे। अब इसी को आप एक्सपैंड कर दो अपने हिसाब से, तो आपका बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। सो ए की जगह क्या रखेंगे सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, छोटा ए है ना, ए वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी वेट ऑफ सी का स्क्वायर, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी वही सब रखना है आपको, और कुछ नहीं। 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी RAB, 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी standard deviation of C weight of C RBC, 2 into standard deviation of C weight of C standard deviation of A weight of A RCA। ख़त्म। फॉर्मूलेज में वैल्यू रखो और आंसर निकालो, इससे आएगा वेरिएंस, उसको स्क्वायर रूट करो, आपका 3 असेट के पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा। ध्यान देना सर, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर मल्टीपल असेट पोर्टफोलियो, ठीक है। सो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन XYZ, ये 3 सिक्योरिटी दी है, XYZ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Z दिया हुआ है, वेट ऑफ X वेट ऑफ Y वेट ऑफ Z दिया हुआ है, ठीक है। फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ XY कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ XZ और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ YZ, ये भी तीनों दिया हुआ है, ठीक है। It may be noted that the correlation coefficient between X and X, Y and Y and Z is 1। तो वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं भी दिया होता तो हम यही अज्यूम करते, फॉर्मूले में डालो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जब भी रिस्क निकाल रहे हो पोर्टफोलियो का, तो बहुत लोगों की ये आदत होती है, अब मैं तो स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ा था तो ये आदत बनने ही नहीं पड़ेगी, पर मैंने नोटिस करा है लोग क्या करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं एग्ज़ाम के एंगल से ही, एक्स और वेट ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 16 है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, तो लोग उसको लिख लेते हैं 0.16, और वेट ऑफ एक्स क्या है 0.25। ये ऐसा मत करो। देखो आप बाहर में जो निकाल रहे हो वही चीज़, अगर उसी का ही पार्ट अगर आपको अंदर रखना है
तो बाहर जिस तरीके से चाहिए उसी तरीके से अंदर रखो। अगर बाहर आपको 16% चाहिए तो अंदर भी 16 लिखो, 0.16 मत लिखो। आप 0.16 लिखोगे, बाहर में भी पॉइंट में ही आंसर आएगा और उसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते। तो अंदर में हर जगह पे आप क्या करोगे, 16 इंटू 0.25 लिखो। 0.25 इंटू 0.16, 0.07, 0.09 ये मत करो। आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर बाहर में आने के बाद फिर से डेसिमल को नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे। क्यों एक्स्ट्रा स्टेप लेनी है? अगर मैं आपको 4 कदम चलने बोलता हूँ तो क्या आप ऐसा करते हो क्या कि पीछे 2 कदम जाते हो और फिर वापस 6 कदम आगे जाते हो? नहीं, बेवकूफ़ी हो गई ना वो। तो आप उसको यही बोलोगे कि ये तो बेवकूफ़ हो गया, 4 कदम आगे चलने बोला तो ये पिछले 2 कदम गया, फिर आगे और 6 कदम गया, तब जाके पहुंचा। आंसर तो सेम ही आ रहा, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेप्स और एक्स्ट्रा टाइम डालना क्यों है? समझ लेंगे एक बार में तो कहानी सिंपल हो जाती है। ठीक है सर, इसी फॉर्मूले में डालोगे। अब ये वर्किंग का पार्ट है, एक एक तो करेंगे नहीं हम यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। डाउट्स के लिए आई एम ऑल अप। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, प्रैक्टिस हो गई क्वेश्चन की। ठीक है, और जो गलती हो सकती थी वो भी मैंने बताया। ये देखो, पूरा 16 लिखो, पूरा 7, पूरा 9, आगे भी 16, 7 और जहाँ भी आ रहा है 9 कहाँ गया, ये 9, 7, 9 जैसे भी हो, सब ना पूरी तरीके से लिखो अगर बाहर रिस्क निकाल रहे हो तो। अब आते हैं सर एक नए क्वेश्चन पे, जिसके अंदर में पोर्टफोलियो रिटर्न, रिस्क और ये वो सब देखेंगे। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से मूव ऑन करेंगे। अब मयूरी इज इंटरेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज एक्स एंड वाई। शी हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एक्स और वाई के रिटर्न दिए हुए हैं, तो मैं इसको बोल देता हूँ आर एक्स आर वाई। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, हाँ। मयूरी हैज़ 5 पोर्टफोलियो ऑप्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एज फॉलोज। अब उसके पास जितने पैसे हैं उसमें से उसने 5 अलग अलग ऑप्शंस दिए। क्या मैं 50-50% का इन्वेस्टमेंट करूँ एक्स और वाई में? तो मेरा वेट ऑफ एक्स हो गया 0.5 और वेट ऑफ वाई हो गया 0.5। इसी तरह से अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.16। आर एक्स वाई इज 0.16। You are required to calculate expected return under different portfolio option। पांचों ऑप्शन में पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है। वेट को रिटर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो सर। रिटर्न तो दोनों के सेम है, 19 और 23%। हर बार वेट बदल रहा है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। नथिंग टू डू इन दिस। ठीक है, अच्छा दूसरा बोला रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद दीज पोर्टफोलियो ऑप्शन, यानी हर एक का पोर्टफोलियो रिस्क निकालो। 2 ही असेट है यहाँ पे, ध्यान देना, एक्स और वाई, तो 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1, -1, 0, इनमें से कुछ भी नहीं है तो पूरा फॉर्मूला बार बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेट्स आपके हर बार बदल रहे हैं। 5 बार वो फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला है सर आपका? पहले तो सबसे पहले वेरिएंस निकालोगे। वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस मैं ए बी के फॉर्म में ही समझाऊंगा, बाकी एक्स वाई रखोगे आप यहाँ पे। 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, और आखिरी में आर ए बी यानी एक्स वाई। बस यही चीज़ रखनी है यहाँ पे। अब आपके पास में डेटा सारा दिया हुआ है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। ये 3 चीज़ों के अलावा और क्या लगना है आपको उसके अंदर में? वेट्स लगना है 2 और, तो वेट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 75 है तो उसको 0.75 लिखोगे, बाकी 25 वाई में आ गया। वेट्स दो असेट जब होते हैं ए प्लस बी, तो उन दोनों का वेट मिला के 1 ही होता है। हाँ, तो बी का वेट हम बहुत आसानी से 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है सर, अब इसके बाद वो क्या बोलता है, विच पोर्टफोलियो इज़ बेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट होगा? जिसका रिस्क लीस्ट होगा, पांचों में सबसे कम रिस्क जो पोर्टफोलियो का होगा कॉम्बिनेशन। दूसरा, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू में जिसका रिटर्न हाईएस्ट होगा वो पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट होगा। चलो एक बार हम देख लेते हैं। रिटर्न हमने निकालना चालू करा तो 21 आया पहला, उसके बाद उसका रिस्क 12.5, 5 और 5 10 आंसर आएंगे सर आपके। तो मैं रिटर्न ले लेता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ, ध्यान देना।
पहले ऑप्शन का 21 और 12.25, दूसरे ऑप्शन का 20 और 12.07, 22 और 14.48, 20.6 इंटू 11.91। ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है और आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में मेरे को अच्छे से टाइम देना है, जो ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम में भी। और ये वाला पार्ट तो आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हो अभी। ठीक है सर। क्या पी रहा हूँ मैं? गर्म पानी, करना पड़ता है गर्म पानी। 20.6 और 11.91 और लास्ट वाला था 21.6 और 13.39। अच्छा, इन्होंने यहाँ दिया तो है यार, मैं क्यों फालतू में फिर से निकाल दिया, देखो टाइम वेस्ट हो गया हमारा। रिटर्न आपको पांचों के दिए, रिस्क दिया, अब बताओ रिटर्न सबसे ज़्यादा किस में है? मुझे तो यहाँ सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने पोर्टफोलियो 3 मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो चूज़ करना चाहिए। उतना पैसा ए में और बी में, एक्स और वाई में डालना चाहिए। पर रिस्क के एंगल से अगर आप देखोगे तो रिस्क सबसे कम इस ऑप्शन का है, रिस्क सबसे कम किसका है? फोर्थ ऑप्शन का है, तो हम फोर्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे। यानी कि अब हमारे बीच में ये तो क्लियर हो गया, टाई हो गया थर्ड और फोर्थ के बीच में से कोई एक चूज़ करना है। नहीं सर, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना, ध्यान देना, आगे क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर एग्जाम में आ सकता है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि रिटर्न के एंगल से आप कोई और ऑप्शन चूज़ कर रहे हो और रिस्क के एंगल से कोई और ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, आप क्या करो, हर ऑप्शन का CV निकाल लो। आपको याद होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने कैपिटल बजटिंग के सबसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। उसका फॉर्मूला क्या था सर? इट इज़ नथिंग बट रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। तो क्या करोगे, 12.25 डिवाइडेड बाई 21, अपन कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आता है 0.583। क्या मतलब हुआ इसका? मैं 2 डेसिमल में कवर अप करूंगा कि हर 1% रिटर्न कमाने के लिए 0.58% का रिस्क लेना पड़ता है। ये आ गया 0.60। यहां उतना ही रिटर्न कमाने के लिए 1% का ज्यादा रिस्क उठाना पड़ रहा है, 0.60। यहां आ गया 0.66, और ज्यादा रिस्क हो गया यहां, और यहां बराबर 0.58 आ गया। और यहाँ आ गया 0.62। बोलो, इसका मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये CV हो गया। ये जब कैलकुलेट करते हो तो इसमें से अब आप क्या कर सकते हो, जिसका भी CV कम है, इसका मतलब 1% रिटर्न के लिए कम रिस्क उठाना पड़ रहा है। अब आपके पास में 2 ऑप्शन है, आप ये या ये चूज कर सकते हो। इन दोनों के केस में रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न जो है आपका 0.58 ही है। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, 21% का रिटर्न मिल रहा है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। जो रिस्क लेने के लिए रेडी है वो हाईएस्ट रिटर्न वाला ऑप्शन चूज करेगा, वो आ गया थर्ड। जो लोग हैं जो रिस्क बिल्कुल लेने के लिए नहीं रेडी रहते यानी कि कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, वो तो फिर ऑप्शन कौन सा चूज करेगा सर? जिसमें सबसे कम रिस्क हो, यानी कि फोर्थ। और जो एवरेज है वो CV के साथ जाएगा। चलो सर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट? देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एसेट क्लास रिटर्न्स फॉर कैलेंडर ईयर 2006। क्या दिया है? पोर्टफोलियो आपने कुछ 4-5 सिक्योरिटीज डाली, डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करा, इंडिया में टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस, टाटा केमिकल बोल लो, अडानी पावर बोल लो। आप इंटरनेशनल इक्विटीज़ में भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है, ध्यान देना, आपने खरीदा होगा लेट से अमेजोन का शेयर या दूसरे और इक्विटीज़ में। अब प्राइवेट इक्विटी भी हो सकती है, मैं उसकी लीगैलिटी में नहीं जा रहा कि इंडियंस होके हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने बॉन्ड्स भी खरीद रखे, तो ये आपका वेटेज हो गया। अभी भी सिर्फ वेटेज कितना आया? 95 का आया, यानी और कुछ होगा इधर में। क्या बात कर रहे हो? आ गया सॉरी, 100% आ गया। तो आपका 100% यहाँ पे आ गया। आपने 3 जगह पे पैसे डाल रखे हैं और तीनों का एक पोर्टफोलियो आपने बना लिया। ठीक है, 3 जगह पैसे डाल के रखे तो पोर्टफोलियो आपने बनाया। जो आपका पोर्टफोलियो है वो है ये, ध्यान देना मेरी बात में। पोर्टफोलियो का वेट आ गया कि किस में कितना पैसा डाला, और बेंचमार्क वेट, अच्छा बेंचमार्क वेट तो अलग हो गया। आपका ना पोर्टफोलियो ये है, ये आपका पोर्टफोलियो का वेट है और उसका ये रिटर्न है। ठीक है, उसके बाद बेंचमार्क वेट और बेंचमार्क रिटर्न दिया है। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क बोलो उसको, या मार्केट बोलो,
यानी कि कोई बेसिस जिससे हमें कंपेयर करना है। बेंचमार्क क्या होता है? एक बेसिस होता है जिससे हमें कंपेयर करना है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप के स्कूल में एवरेज बच्चों के मार्क्स अगर 70% आते हैं तो वो एक बेंचमार्क बन जाता है कि उससे ऊपर लाना है, एवरेज से ऊपर लाना है। सो बेंचमार्क इज़ अ होल मार्केट। वो एक बेस बन गया जिससे कंपेयर किया जाएगा। बेंचमार्क का या मार्केट का जो रिस्क होता है वो 1 कहलाता है, बीटा। ठीक है, चलो अभी तो बीटा हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह से एज अ होल परफॉर्म कर रहा है और हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? सिंपल है, आपके पोर्टफोलियो के वेट को आपके रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। पोर्टफोलियो के वेट को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर बेंचमार्क वेट को बेंचमार्क रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर लो, तो आपके दो रिटर्न आएंगे। एक आएगा पोर्टफोलियो का रिटर्न और एक आएगा बेंचमार्क या फिर मार्केट का रिटर्न। ठीक है सर, तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न आया 8.75, मार्केट का रिटर्न आया 7.71। क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू एडेड और एक्टिव रिटर्न फॉर द मैनेज्ड पोर्टफोलियो। एक्स्ट्रा कितना कमाया एज कंपेयर टू द मार्केट। बहुत सिंपल, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपने 1.05 कमाया। अब ध्यान देना, एक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है? दो तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। आपको अगर आपके पास पैसे और इन्वेस्टमेंट करना है तो दो तरीके, एक्टिव और पैसिव। पैसिव का मतलब क्या हो गया? दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप अपना पैसा उठाओ और इंडेक्स फंड्स में डाल दो, यानी मार्केट में डाल दो। मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा आप 7.71% रिटर्न कमा लोगे। लेकिन आप अगर रेडी हो थोड़ी मेहनत करने के लिए, बैलेंस शीट्स देखने के लिए, पी रेशो किसका कम है वो पता लगाने के लिए, अच्छे शेयर्स को अलग से बाहर निकालने के लिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अपना पोर्टफोलियो बनाओ और टाइम टू टाइम उसको मैनेज करो। उसका रिटर्न है 8.75%। अगर आप मेहनत करोगे ज़्यादा तो आपको रिटर्न्स थोड़े ज़्यादा भी मिलेंगे। अब ये रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं है कि मेहनत की जाए। मेरे जैसा बंदा अगर ऐसी सिचुएशन में फंसता तो बोलता कि मार्केट में डाल यार, एक 1.05% के लिए मैं अपना टाइम क्यों ट्रेड करूं? घर वालों के साथ मैं टाइम बिताऊंगा, थोड़ा कम पैसा आया चलेगा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यही अगर 8-10% का डिफरेंस होता तो आई वुड हैव शिफ्टेड टू पोर्टफोलियो रिटर्न की यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब एक तरह से एफडी और पोर्टफोलियो हो जाता वो, तो मैं पोर्टफोलियो में जाता क्योंकि एफडी में तो ज़्यादा रिटर्न मिलते नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। इसमें वेटेड एवरेज रिटर्न का हमने फॉर्मूला देखा। अब और आगे आते हैं सर, और ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में हम बीटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थर्ड वाले पार्ट में, पर सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मिस्टर गुप्ता इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ आर लिमिटेड। ही हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक एंड मार्केट। देखो, प्रोबेबिलिटी दी है, मार्केट का रिटर्न और आर लिमिटेड का रिटर्न दिया है, तो एवरेज रिटर्न आर का और एवरेज रिटर्न मार्केट का आप निकाल सकते हो उसमें से। कैसे सर? आर आर और आर एम, वेटेड एवरेज। सिंपल, वेटेड एवरेज यानी कि प्रोबेबिलिटी से रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक रिटर्न आ गया, टोटल कर लेना। फिर इधर भी प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करके एक रिटर्न आ गया, टोटल कर लेना। ये आपके दो रिटर्न्स तो आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आपका आर लिमिटेड का और एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया मार्केट का। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है वरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है दोनों का। सर कैसे निकालते हो? आर माइनस बार आर, जो भी आपने आपने ना एक टेबल बनाना है, उसी में सब कुछ आ जाएगा। आर प्रोबेबिलिटी, आर इंटू प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका बार आर तो आ गया था रिटर्न। अब आप क्या करो, इस बार आर, इस आर को इस आर में से माइनस करो, यानी कि आप क्या निकाल रहे हो? डेविएशन निकाल लो। निगेटिविटी आएगी तो उसको स्क्वायर कर देना और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो। ये आपका आ गया सेकंड आंसर, वेरिएंस। इसको स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हम बहुत बार देख चुके हैं अभी तक, इसलिए मैं फटाफट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया आर आर, वेरिएंस आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। ठीक है, और मार्केट का भी आपने तीनों निकाल लिया इसी तरीके से। अब सवाल आता है फाइंड आउट द बीटा कोएफिशिएंट। ये देखो, ये प्रोबेबिलिटीज़ दी है, आर से मल्टीप्लाई करा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आया, डेविएशन निकाला, निगेटिविटी हटाने के लिए आपने स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करा, तो ये आपका ये आपका पोर्टफोलियो का वेरिएंस आया और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। पोर्टफोलियो नहीं, सॉरी, आर का। तो तीन आंसर आर के इस तरीके से आए, ऐसे ही मार्केट के निकाल लो तीन आंसर। ठीक है,
3 आंसर आप मार्केट के निकालोगे तो वो आएगा, चलो यहाँ पे तो आपने निकाल ही लिए। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, यहाँ से वापस आऊँगा थर्ड वाले पार्ट पे और आपको बताता हूँ कि बीटा क्या होता है। आओ सर, देखो बीटा। अब बीटा क्या है सर? रिस्क की फैमिली में आपने कई सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे ये रिस्क वाली फैमिली है। सबसे पहले आपने इसमें देखा स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनफैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, जस्ट सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वरायंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने वो भी देखा। इसके बाद आपने कोरिलेशन वाला एक पार्ट देखा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपने कोवरायंस नाम की भी चीज़ देखी अपना कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में, ठीक है। ये सारा रिस्क की फैमिली के पार्ट है, ठीक है। अब उसी का बहुत बड़ा पार्ट हो गया एक बीटा। बीटा भी उन्हीं का ही एक कॉन्सेप्ट है। बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब है सर रिस्क। ज़्यादा बीटा यानी ज़्यादा रिस्क, कम बीटा यानी कम रिस्क। अब रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ख़राब ही चीज़ है वो। रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब उस सिक्योरिटी की रिटर्न्स देने की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अब यहाँ तक क्या होता था, ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, वेरिएंस, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, यहाँ पे आप दो डिफरेंट स्टॉक्स का बीच का, यहाँ पे, यहाँ से नहीं, ये रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालते थे किसी स्टॉक का, वेरिएंस निकालते थे किसी स्टॉक का, और कोरिलेशन जो आप निकालते थे वो दो चीज़ों के या दो असेट्स के बीच का निकालते थे। कोवरायंस भी दो असेट्स के बीच का निकालते थे। पर बीटा जो है वो हमेशा मार्केट के साथ निकाला जाता है, मार्केट एज अ होल। सी कोरिलेशन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोरिलेशन भी मार्केट के साथ निकाला जा सकता है, कोवेरिएंस भी मार्केट के साथ निकाला जा सकता है। सो कोरिलेशन कोवेरिएंस इज अ ब्रॉडर टर्म जो एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक के साथ निकाला जा सकता है या फिर मार्केट के साथ भी निकाला जा सकता है। पर बीटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप मोस्टली निकालोगे सिर्फ और सिर्फ मार्केट के साथ। निकालने में क्या है, फॉर्मूला रख के अगर कोई आंसर आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि इस स्टॉक का उस स्टॉक के साथ बीटा ही है, पर दैट इज़ टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो बीटा यानी मार्केट के कंपैरिजन में हमारा शेयर कितना मूव कर रहा है, ठीक है। अब बीटा निकालने के ना दो तरीके हैं। वो दो तरीके के पहले तो ये जान लो बीटा का मतलब क्या है। लेट्स से बीटा जो है, ऐसे हमने ये बना लिया। अब बीटा ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज़ीरो होता था। बीटा -1 भी हो सकता है, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता था। +1 भी हो सकता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे होता था। बीटा इन सब के बीच में भी हो सकता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी इन सब के बीच में हो सकता था। तो डिफरेंस क्या बचा सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट और बीटा में? ध्यान देना, बीटा एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 का भी बीटा आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। बीटा इधर साइड में -2, -2, 3, 4 भी जा सकता है। सो बीटा की कोई लिमिट नहीं है सर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच हुआ करता था, बीटा की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आपको मूवमेंट बताता है दो चीज़ों के बीच का, बीटा आपको और स्पेसिफिकली यही चीज़ बताता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, रिस्क या बीटा निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं सिलेबस में। एक है सर आपका रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरा है कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस का काफ़ी हद तक आप हिस्सा जो है वो देख चुके हो पहले भी, बाद में डिस्कस करेंगे हम। अब रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस में एक मेजर डिफरेंस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस स्टॉक्स और मार्केट के रिटर्न्स को यूज़ करके रिस्क निकालता है, बीटा, और कोरिलेशन एनालिसिस डायरेक्ट रिस्क को यूज़ करके रिस्क निकालता है। तो यहाँ हम मैक्सिमम इस्तेमाल जो करेंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन का करेंगे और यहाँ रिटर्न्स का करेंगे। किसका? एक्स और वाई। किसका? एक्स और वाई। ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, दोनों से आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, पहले रिग्रेशन एनालिसिस की बात करता हूँ।
रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला है सर समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन बार एक्स बार वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन बार वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला समझना भी थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, फटाक से समझ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो ये x का रिटर्न है, ये y का रिटर्न है, ठीक है। अब x का रिटर्न है लेट्स से 20 और y का रिटर्न है 10। यहाँ तो बहुत क्लियर आपको समझ में आ गया कि भैया डबल है। y क्या है? मार्केट। x क्या है? स्टॉक। मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको, y है मार्केट का रिटर्न, x है स्टॉक का रिटर्न। और एक चीज़ ध्यान देना, डिनोमिनेटर में हमने पूरा y लिया है सिर्फ, यहाँ पे y के अलावा नहीं है ना कुछ। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट के ही रिटर्न्स लिए डिनोमिनेटर में और उसके कंपैरिजन में ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी कि जो बीटा निकलने वाला है वो निकलेगा x का, ठीक है। x यानी कि जो स्टॉक जिसका बीटा निकालना है, किसके कंपैरिजन में? y क्या है? मार्केट। तो x का जो बीटा निकलेगा वो मार्केट के कंपैरिजन में निकलेगा, डिनोमिनेटर में इसलिए पूरा मार्केट यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ देख लो, अब ऐसे केस में मैं अगर मैं बीटा निकालने बोलूँ तो आप बहुत क्लियर बोलोगे सर x बाय वाई कर दो, 20/10 कर दो, 2 आ गया। तो ये जो x बाय वाई आपने कराना, बस इसी पे बेस्ड है आगे का भी फॉर्मूला। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे ये फॉर्मूला भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। अब थोड़ा ध्यान देना अगर आप और एक रिटर्न ऐड कर देते हो, एग्जांपल के लिए लेते हैं 10 और 5, हो सकता है ना कि किसी पीरियड के पॉसिबल रिटर्न्स दिए हों आपको, एक्स के 3-4 रिटर्न हो, वाई के भी 3-4 रिटर्न हो मार्केट के, अभी 2-2 लेते हैं। तो यहाँ पे भी दूसरा भी जो मैंने रिटर्न लिया उसमें भी रिस्क डबल है, 5 और 10 का। प्रैक्टिकली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं आएगा, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ आप फॉर्मूला कैसे नहीं बनाओगे? अब फॉर्मूला सर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये एक चांस और बढ़ जाता है जैसे ही पॉसिबल रिटर्न्स बढ़ते हैं, कि क्या गारंटी है ये जो रिटर्न्स एक्स के डबल आ रहे हैं वो वाई के ही कंपैरिजन में या वाई के वजह से ही आ रहे हैं। मार्केट के साथ कोरिलेशन कुछ है उसका तो ही डबल आ रहा है। हो सकता है इत्तेफाक भी हो, कुछ तो पोर्शन इत्तेफाक का होगा उसमें से, तो वो इत्तेफाक वाला पोर्शन तो हमें पहले हटाना पड़ेगा और उसके लिए एक्स के रिटर्न्स को वाई के साथ मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने से होता क्या है ये मैं बताता हूँ। जैसे ही आप एक्स को वाई के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो मर्ज करोगे, मर्ज करने के बाद क्या होता है कि एक्स के जो रिटर्न्स हैं आप उसको आइसोलेट कर देते हो। आइसोलेट करना यानी कि अब बाहर का कोई फैक्टर उसके रिटर्न्स को अफेक्ट नहीं करेगा। हम जो भी अब यहाँ से निकालने वाले हैं वो वाई की वजह से कितना एक्स के रिटर्न्स में बदलाव आ रहा है वो निकालेंगे। तो इसके लिए सिंपल है, आपका जो ये जो एक्स बाय वाई का फॉर्मूला था उसमें आप एक्स को वाई के साथ मर्ज कर दो न्यूमरेटर में। वाई को किसके साथ करोगे सर? वाई को सिर्फ खुद के साथ ही कर सकते हैं, बेस सेम रखने के लिए वाई को हमने खुद के साथ ही करा। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिटर्न्स है तो 20 × 10 करूँ या 10 × 5 करूँ? दोनों करो और दोनों का टोटल ले लो, समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ वाई वाई। अब हम मर्ज करके कंपेयर कर रहे हैं, देखना आंसर कैसे मैच करेगा। फिर भी 20 × 10 कितना हुआ, ये एक्स वाई ले लिया, 200, 10 × 5 50, और उसके बाद क्या था समेशन, तो 250, तो ये न्यूमरेटर में आ गया 250। इसके बाद y को y के साथ ही करना है तो 10 × 10 100, 5 × 5 25, टोटल 125, ये रहा 125। आया आंसर सेम ही? अरे सेम ही आएगा, अपन ने फैक्टर्स ही वैसे लिए, ठीक है। तो ये एक लॉजिक समझ में आया, जब पॉसिबल रिटर्न्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो अब आपका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। पर सर एक प्रॉब्लम और है, जब आपके पॉसिबल रिटर्न्स बढ़ते गए तो इसका मतलब एक और चीज़ बीच में आ गई, वो है मीन। कि 20% रिटर्न होगी इसकी क्या गारंटी, 10% रिटर्न होगी एक्स की क्या गारंटी? हो सकता है एवरेज रिटर्न, या 15% जो एवरेज आ रहा है इसका मीन कितना आ रहा है देखो। अब निकल के आता है मीन, पहले तो 20 ही था तो मीन भी वही था, रिटर्न भी वही था। अब मीन की फिगर बदल गई, 10% वाला पॉसिबल रिटर्न्स ऐड करने की वजह से अब मीन जो है मेरा वो हो गया 15, और y का जो हो गया मीन वो हो गया 7.5, ठीक है। ध्यान देना अब मेरी बात पे। अब बात क्या आती है पता है, एवरेज जो है, एवरेज रिटर्न्स जो है दोनों के x और y के, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है रिस्क में, तो वो भी हमें हटाना चाहिए।
क्यों हटाना चाहिए? बहुत सिंपल है, क्योंकि हम प्योरली निकालना चाहते हैं। अभी जो आपको रिस्क मिला 2 का, ये रॉ को मूवमेंट बताता है x का y के साथ, जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। पर एवरेज फैक्टर्स की वजह से जो मेरा सिंक बैठता है कि भैया रिटर्न्स मैच करते जाएंगे, वो इम्पैक्ट हटाना है ताकि मैं प्योर मूवमेंट निकाल सकूं x के रिटर्न्स में y की वजह से। तो एवरेज वाला इम्पैक्ट आप अब कैसे हटाते हो? बहुत सिंपल है सर। आप क्या करोगे, ऊपर में एक्स वाई के मीन है, जैसे ऊपर में आपने यहाँ पे एक्स वाई लिया, तो ऊपर में दोनों आप जो मीन लोगे वो एक्स वाई के ही लोगे, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ वाई के लोगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, ये दूसरा पार्ट आपका आता है। अच्छा, पहला पार्ट तो बहुत क्लियर हो गया, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई वाई। वाई वाई जो है वो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, वाई वाई जो है वो वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा, उसके बाद देखना माइनस साइन है न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको ऐसा लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन बार एक्स बार वाई डिवाइडेड बाय एन बार वाई स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना, इस एन बार वाई स्क्वायर को भी और सिंपल कर देता हूँ, एन बार वाई। यहाँ पे भी डबल वाई था ना आपका, स्क्वायर का मतलब ही वही होता है, स्क्वायर हटा दो, चलो ये लो। अब देखो, अब आपको ये तो पता चल गया कि इससे रिस्क आ जाता है, बीटा निकल के आता है, लेकिन उस बीटा में वो रॉ बीटा हो गया, ठीक है। उस बीटा को और उस को मूवमेंट को और प्यूरिफाई करने के लिए कि वाई की वजह से ही है इतना इम्पैक्ट, वो करने के लिए उसमें से एक छोटा पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, वो है मीन की वजह से आने वाला इम्पैक्ट। तो मीन की वजह से आएगा, तो ऊपर जैसे आपने एक्स और वाई के रिटर्न लिए थे, तो न्यूमरेटर में एक्स और वाई के आप मीन लोगे। नीचे में y और y के रिटर्न थे, तो नीचे में भी मीन y का 2 बार लोगे आप, y और y का। अब बात आती है मल्टीप्लाइड बाय n क्यों किया, क्योंकि कितने ऑब्जर्वेशंस है पॉसिबल, वो हमें उसमें काउंट करना है कि 2 ऑब्जर्वेशन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। हो सकता है ना 7 ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं और आप n यहाँ पे नहीं लो, तो वो इम्पैक्ट नहीं आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का या रिटर्न्स कितने हैं उसका, इसलिए हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे इतना फैक्टर निकल के आता है कि एवरेज रिटर्न्स जो x और y के हैं मीन वाले, उसका इम्पैक्ट हम हटा देते हैं। हटाना मतलब माइनस करना, सिंपल भाषा में बताया। जब डिटेल में रेगुलर बैच में अगर कहीं जो बच्चे देखेंगे तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि थोड़ा और डिटेल में हम जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, n बार x बार y और क्यों माइनस करते हैं। तो आपको इतना समझ में आया, आप यहाँ से माइनस करके देखो, आपको आंसर आ जाएगा n बार x बार y 15 इंटू 7.5 इंटू 2 करोगे तो वो आंसर आता है 225। डिनोमिनेटर में 7.5 इंटू 7.5 इंटू 2 करोगे तो वो आता है 112.5। क्या आया सर ये भी आपका, ये आप इसमें से हटा दो तो क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अब, ठीक है। ये रहा 250 में से 225 जब आप हटा रहे हो ना, तो मीन की वजह से जितना आपका इम्पैक्ट आया वो हटा दिया, अब आपके पास सिर्फ बचा है 25। ये है प्योर वाई की वजह से, मार्केट की वजह से एक्स का रिटर्न कितना मूव कर रहा है। ये 25 आपको बताएगा कि भैया दोनों कितना सिंक में चल रहे हैं, वाई की वजह से एक्स के रिटर्न में कितना बदलाव आता है, ये प्रॉपरली बताएगा, ठीक है। सारा इत्तेफाक हमने हटा दिया, 125 में से 112.5, तो ये हो गया सिर्फ 12.5, तो आंसर आ गया 2। सिंपल। तो आपका बीटा अभी भी 2 आया है। इस क्वेश्चन में फिगर्स मैंने ऐसे ली थी, इसलिए पहले भी 2 और बाद में भी 2 आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप अगर डिटेल में फिगर देखोगे तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। मान लो 3.5 आता पहले और बाद में 1.5 माइनस होता तो आंसर 2 आता। गेटिंग इट? 3.5 में से 1.5 माइनस होता तो 2 आता। अब मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं फिगर्स एग्जैक्टली वही लेता पहले कैलकुलेशन करके कि एक्स्ट्रा में पॉसिबल रिटर्न्स लूँ तो 3.5 आंसर आए बीटा का, फिर आपको मैं दिखाऊं कि 1.5 माइनस करने के बाद कैसे 2 आ रहा है वापस से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया बीटा का जो लॉजिक है फॉर्मूला का, ऊपर में एक्स वाई और ये वो सब लेके। इसके बाद मैं कोरिलेशन एनालिसिस की बात करता हूँ। बहुत सिंपल है सर कोरिलेशन एनालिसिस में, तो ध्यान देना, वही 2 लेते हैं फिगर्स, एक्स और वाई। एक्स है स्टॉक, वाई है मार्केट। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं।
लेट्स से एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10%। अब रिस्क के बेसिस पे अगर बीटा निकालना है तो हम बोलेंगे कि बीटा 1 है, क्योंकि जितना वाई मूव कर रहा है उतना ही एक्स ने मूवमेंट दिखाई है, ये हमने देखा। सो ऐसे केसेस में बीटा का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 10/10 इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल, ठीक है। पर एक चीज़ यहाँ पे और एडजस्ट करनी बाकी है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पर एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि लेट से 2 लोग हैं। अरे मैंने गलत ले लिया ना फॉर्मूला में, यहाँ ऊपर एक्स होना चाहिए और नीचे वाई, ठीक है। किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हो वो नीचे में आएगा, बाकी ऊपर। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस में भी हमने यही करा था, मार्केट के कंपैरिजन में निकालना था तो मार्केट के रिटर्न्स नीचे रखे थे, एक्स वाई भूल जाओ, मार्केट के रिटर्न्स नीचे और एक्स का मार्केट के साथ रिटर्न ऊपर, तभी तो आइसोलेट करके हम रिस्क निकाल रहे हैं। यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया। पर अब ध्यान देना, मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग आपके सामने डांस कर रहे हैं, एक है एक्स और एक है वाई। वाई कौन है? एक्स का कोरियोग्राफर है। वाई डांसर, वो डांस इंस्ट्रक्टर है, एक तरह से कोरियोग्राफर है। वाई ने एक्स को सिखाया कि कैसे स्टेप्स करना। अब आपने उनका डांस देखा और आप बिल्कुल ये मैच कर रहे हो कि कितना दोनों एक दूसरे के सिंक में है। दोनों आपके सामने डांस कर रहे हैं, वो कोरियोग्राफर भी डांस कर रहा है, एक्स भी डांस कर रहा है, और आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली जब वाई हाथ ऊपर करता है तभी एक्स हाथ ऊपर करता है। वाई अगर ऐसा कर रहा है तो एक्स भी ऐसा कर रहा है, ठीक है। ये आपने देखा, यानी कि दोनों की मूवमेंट सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में है, यानी कि बीटा हो गया 1। अब मेरा ये आपसे सवाल है, क्या गारंटी, अब आप अगर दोनों को नहीं जानते तो आप क्या गारंटी दोगे कि x का जो मूवमेंट हो रहा है वो y की वजह से ही हो रहा है? जो x है स्टूडेंट, वो कोरियोग्राफर की वजह से ही डांस कर रहा है, कोरियोग्राफर ने जो सिखाया उसकी वजह से ही डांस कर रहा है। इसकी क्या गारंटी? इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि x ने जब हाथ ऊपर करा तब y ने हाथ ऊपर करा था, y ने हाथ ऊपर करा तब x ने हाथ ऊपर करा था। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होता, रैंडमली अगर 2-3 लोगों को डांस करने बोलो तो कुछ तो स्टेप्स होंगी जो दोनों लोगों की एक टाइम पे मैच कर जाएगी, बट दैट इज रैंडम। ना इसने इसको बोला था ना इसने इसको बोला था कि भाई दोनों हाथ ऊपर करेंगे, राइट। तो ये इत्तेफाक वाला जो पार्ट है इसमें से हमें हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए आप डांस वाले पार्ट में ले लो, अगर इत्तेफाक वाला पार्ट हटाना है तो हमें ये चीज़ बहुत स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि वाई जो कोरियोग्राफर है उसने एक्स को ये पढ़ाया हुआ है कि कब कौन सी स्टेप्स करना है, तभी जाके एक्स और वाई दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए एक्स और वाई का मिलना ज़रूरी है ना, वाई एक्स को बताएगा तभी तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। इस चीज़ को बोलते हैं एक्स का वाई के साथ क्या कोरिलेशन है। एक्स का वाई के साथ जो कोरिलेशन है वो इम्पैक्ट करता है सर इस चीज़ को। इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के बेसिस पे बीटा को फाइनलाइज नहीं करेंगे। हम इस रिलेशनशिप में से, ध्यान देना, हम इस रिलेशनशिप में से इत्तेफाक वाला पार्ट हटा देंगे और सिर्फ एक दूसरे से मैच करे, एक दूसरे का जो रिलेशन है कोरियोग्राफ्ड वाला वो ही पार्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ध्यान देना, मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कोरिलेशन कोएफिशिएंट 10/10 और कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.60 है। इसका मतलब 60% ऑफ द टाइम एक्स की मूवमेंट वाई की वजह से होती है। तो हमने क्या करा, 1 × 0.60, अब आंसर आया 0.60। पहले कितना आंसर था 1, अब कितना आ गया बीटा हमारा 0.60, यानी कितना हमने हटा दिया 0.40। ये 0.40 ही इत्तेफाक वाला पार्ट था जिसकी वजह से दोनों की मूवमेंट आपको सेम नज़र आ रही थी। सो 10 स्टेप्स अगर दोनों की मैच हुई थी, इसका मतलब 10 में से सिर्फ 6 स्टेप्स ऐसी थी जो कोरियोग्राफर ने एक्स को बोला था करने के लिए उस टाइम पे, इसलिए 10 में से 6 स्टेप्स दोनों की मैच कर गई। बाकी 4 स्टेप्स मैच तो करी है लेकिन वो इत्तेफाक है, वो हटा दो सर, वो बीटा में काउंट नहीं होता। सो प्रॉपर बीटा इज दिस ओनली। सो आपको ये समझ में आया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, खत्म, यही आपका फॉर्मूला है बीटा का। अब ध्यान देना, बीटा अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन एनालिसिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का रिलेशनशिप, और उसमें से हमने जो इत्तेफाक हटाया यानी कि
मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशनशिप ऑफ एक्स वाई। ये इत्तेफाक नहीं है, इत्तेफाक के बाद का कोरिलेशन है एक्स वाई कोरिलेशन, तो वो आपने ले लिया। अब देखो इसी फॉर्म को तोड़ मरोड़ के आप बहुत सारे फॉर्मूलेज बना सकते हो, इसलिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अब 2-3 फॉर्मूले और दिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का भी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, कैपिटल बजटिंग में हमने देखा, वो बहुत सिंपल था। कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई लेते थे, दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है तो एक्स को वाई के साथ आपने मल्टीप्लाई करा था डेविएशन को, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लिया था। दोनों के रिस्क को नीचे मल्टीप्लाई करा था और दोनों के डेविएशन को ऊपर मल्टीप्लाई करके टोटल करा था, तो कोरिलेशन आया था आपका। अब अगर ध्यान दिया जाए तो हाँ, आप ये फॉर्मूला भी रख सकते हो ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जगह पे आप ये फॉर्मूला भी रख सकते हो बीटा में। जैसे ही आप ये फॉर्मूला रखोगे तो वो आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में आपका ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नीचे आ जाएगा। तो एक और फार्मूला आपका जो बीटा का बनता है, फाइनल वाले फार्मूले, इसको मैं कहाँ लिखूँ, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक और फार्मूला जो बनता है वो है बीटा इज इक्वल टू कोवैरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। देखा आपने, आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जगह पे उसका फॉर्मूला रख दिया, तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बचा था वो नीचे आ गया तो स्क्वायर हो गया, ये रहा, सिंपल सिंपल। आप कोवैरियंस की जगह पे कोरिलेशन वाला भी रख सकते हो। कोवैरियंस का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, ये रहा, ये कोवैरियंस का फॉर्मूला हो गया, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ध्यान देना, अगर आप वैसा रखते हो तो आर एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये क्या है, कोवैरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ऊपर से हटा दो, एक नीचे से हटा दो, तो अब आपका वापस ये फॉर्मूला बन गया कोरिलेशन वाला। आई बात समझ में, तो फॉर्मूलेस तो डिपेंड करते हैं। ठीक है सर, ये हमारा बीटा कंप्लीट हो गया। अब बीटा अनसिस्टमेटिक वाला तो पार्ट हमने हटाया ना, इत्तेफाक इत्तेफाक जो हम कर रहे थे ना इतने देर से, वो उसको अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं। रिस्क दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक रिस्क यानी कि मार्केट की वजह से आने वाला इम्पैक्ट एक्स पे, और अनसिस्टमेटिक मतलब सिर्फ खुद की वजह से या इंडस्ट्री स्पेसिफिक इम्पैक्ट जो आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे आता हूँ अपने फॉर्मूले के रिवीजन में और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो आपने क्या क्या फार्मूला देख लिया। आपने ये वाला फार्मूला स्टार्टिंग में देखा था कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिविडेंड प्लस उसका कैपिटल एप्रिसिएशन, ये दो रिटर्न मिलते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे, रिटर्न इन्वेस्टमेंट जितना भी करा। अगर बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस आपका कैपिटल एप्रिसिएशन या लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो डिपेंड करता है आपने क्या किस में इन्वेस्ट करा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न आर आई इंटू पी आई हो गया था, पोर्टफोलियो रिटर्न आर आई इंटू डब्ल्यू आई वेटेड एवरेज हो गया था। ठीक है, इसके बाद सी ए पी एम हम देखेंगे, ए पी टी देखेंगे, सिंगल इंडेक्स मॉडल देखेंगे आगे जाके। फिर रिस्क की बात आई थी। देखो टोटल रिस्क में दो चीज़ें आती है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट स्पेसिफिक होता है थोड़ा, ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क ये कंपनी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हम जो बीटा निकाल रहे थे वो था ये, बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी भी हमने निकालना देखा। अब सिंगल सिक्योरिटी पे अगर आए तो ये था आर माइनस बार आर का स्क्वायर करा, विदाउट प्रोबेबिलिटी है तो टोटल करके हमने डिवाइडेड बाय एन कर दिया और फिर स्क्वायर रूट डाल दिया। और अगर विथ प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना और टोटल करना, ठीक है। दो सिक्योरिटीज़ में हमने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें आर ए बी से और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला छोटा बन जाता है अगर आपका आर +1 है, -1 है और 0 है, तो ये भी हमने देख लिया। तीन सिक्योरिटी के टाइम पे हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके बाद रिस्क अकॉर्डिंग टू सिंगल इंडेक्स मॉडल भी देखेंगे हम बाद में। अब बीटा चालू करा था हमने रिग्रेशन एनालिसिस में, तो हमने देखा कि बीटा सिर्फ इतने पार्ट से तो कैलकुलेट कर दिया जाता है पर वो रॉ निकलता है। इसमें से एक इम्पैक्ट और हटाना रहता है, वो है मीन की वजह से आने वाला। तो देखना बाद में सिर्फ मीन ही यूज़ करा है,
एक्स बार वाई इज़ मीन और बार वाई इंटू बार वाई इज़ ऑल्सो मीन। ये जो नीचे में स्क्वायर है ना, उसको सिंपल आप ऐसे इंटरप्रेट करो, वाई इंटू वाई, बार वाई, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऊपर में एक्स वाई, नीचे में वाई वाई। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्न्स का। कोरिलेशन एनालिसिस के अगर एंगल से देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से बीटा निकलता है, पर उसमें से इत्तेफाक वाला पार्ट हटाना है और सिर्फ दोनों के बीच जो कोरिलेशन है उसकी वजह से इम्पैक्ट कितना आया वो देखना है, तो कोरिलेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी चीज़ के आगे पीछे फॉर्मूले बदल जाते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको कोरिलेशन दिया ही ना, सीधा आपको कोवरेंस दिया हो, तो आपको आना चाहिए वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी सर। कोवरेंस का ये फॉर्मूला हमने कैपिटल बजटिंग में देख लिया था, दोनों का डेविएशन लेते हैं, ये तो एक्स का डेविएशन हो गया, ये वाई का डेविएशन हो गया। डेविएशन को जब स्क्वायर करते हैं तो वरायंस आता है ना, तो हम यहाँ पे अब खुद के साथ स्क्वायर ना करते हुए y के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमको वरायंस खुद के साथ नहीं निकालना। ध्यान देना, ये जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते थे ये और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एक्स ही था, पर अभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एक्स नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई निकालना है ये स्क्वायर में। वरायंस ऑफ एक्स एक्स नहीं, वरायंस ऑफ एक्स का वाई के साथ निकालना है, इसलिए एक्स के डेविएशन को खुद के साथ स्क्वायर करने के बजाय हम वाई के डेविएशन के साथ स्क्वायर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एन, और प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी। ये और कुछ नहीं, वरायंस का ही फॉर्मूला है। वरायंस में सिर्फ एक्स का लेते थे, अब आप एक्स और वाई ले रहे हो, सिंपल। ठीक है सर, ये कोवरायंस का फॉर्मूला हो गया। कोरिलेशन का तो बता ही दिया, कोरिलेशन का फॉर्मूला अगले पेज पे ये रहा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकालते हो सर? एक्स का वाई के साथ कोरिलेशन निकालना है तो पहले तो वरायंस देखो एक्स का वाई के साथ कितना है, और नीचे में भी आप वरायंस ही निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया ना वरायंस एक्स का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे एक्स का वाई के साथ, क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप भी एक्स का वाई के साथ निकालना है, कहानी खत्म। ऊपर में डेविएशन एक्स का वाई के साथ, नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का वाई के साथ। सो यहाँ पे आ गया आपका बीटा का पोर्शन ख़त्म। अब हम बीटा पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको बीटा पूछा गया था, ठीक है। बीटा कोएफिशिएंट ऑफ आर लिमिटेड आप रिग्रेशन एनालिसिस से भी निकाल सकते हो और कोरिलेशन से भी निकाल सकते हो। मैं अब आपको यहाँ पे छोटी सी बात बता देता हूँ, जब भी कभी आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करो कि कोरिलेशन एनालिसिस से निकालो। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज़ दी है तो कोरिलेशन एनालिसिस वाला मेथड यूज़ करो, यानी कि बीटा इज इक्वल टू आर एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और आसान इसको इसी तरीके से कर सकते हो कि ये फॉर्मूला बन गया कोवरायंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये तो सबसे आसान तरीका हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर यानी क्या है? वरायंस ऑफ वाई, ऊपर में क्या? कोवरायंस ऑफ एक्स वाई, वरायंस ऑफ वाई नीचे, ऊपर में हो गया कोवरायंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है सर, तो आपने क्या करा? वरायंस कोवरायंस लिया। कोवरायंस कैसे निकालोगे? ये रहा। आपने जब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा होगा, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वरायंस और एक्सपेक्टेड रिटर्न आर का भी निकाला है, मार्केट का भी निकाला है। तो हमने आर का जो डेविएशन था, आर का जो डेविएशन था वो एम के डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करा और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो इसको टोटल करते ही आपका कोवरायंस आ गया, ख़त्म। आपका कोवरायंस आ गया 37.5 और आपके पास मार्केट का वरायंस तो ऑलरेडी था ही। कैसे था सर? आपने जब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तब तो आपके पास निकल ही गया था। तो आपको फॉर्मूला शॉर्टेस्ट पॉसिबल कौन सा यूज़ करना है वो आना चाहिए। आप नॉर्मल वाला भी कर सकते हो, ये आर एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, क्योंकि ये दो चीज़ें निकाल चुके हो। पर आर एक्स वाई निकालने के लिए आपको मालूम है आपको कोवरायंस ऑफ एक्स वाई निकालना ही पड़ेगा। तो जब कोवरायंस ऑफ एक्स वाई निकालना ही है तो वो बीटा में रखो सीधा, पहले आर एक्स वाई निकालोगे फिर बाद में ये निकालोगे, तो आंसर तो सेम ही आना है। बीटा 0.888 का मतलब क्या है कि अगर मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तो मेरा जो स्टॉक है आर का वो 8.88% से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ सेम दिखा रहा है, पॉजिटिव नहीं, सेम। तो मार्केट ऊपर गया इसलिए मेरा भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी एफ विथ मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है। ये सिक्योरिटी है और ये मार्केट है। आप देखो ना, 3 पॉसिबल रिटर्न्स दिए हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट।
निकाल सकते हैं क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने में क्या करना है, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल करना है। इसको भी वैसे ही कर लोगे। इसके साथ साथ आप दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो। एफ माइनस बार एफ तो डेविएशन, फिर स्क्वायर, फिर निगेटिविटी हटाने के लिए प्रोबेबिलिटी दी है तो मल्टीप्लाई, और टोटल करोगे, ये आ गया वेरिएंस, स्क्वायर रूट कर दो। तो आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर भी आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी भी आएगा, मार्केट। ये पी यानी यहाँ पे क्या है, मार्केट। अब आगे क्या है देखो, इन्होंने बोला द कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी, ये निकाल, और बीटा भी निकालो। तो अब कोवेरियंस निकालने के लिए क्या करना है सर, कोवेरियंस का फॉर्मूला याद करो, दोनों का डेविएशन लेते हैं एक्स माइनस बार एक्स, सेम प्रोसीजर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने वाली, बस इसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय वाई के यानी कि मार्केट के डेविएशन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। इस क्वेश्चन में मैं वेरिएबल्स अगर बदल दूं तो नंबर्स, कोवेरियंस ऑफ एफ पी, तो एफ का खुद के साथ मीन के साथ डेविएशन हो गया, और इस डेविएशन को मल्टीप्लाई करोगे मार्केट के डेविएशन से। करना क्या, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, आपका कोवेरियंस आ गया। इसी कोवेरियंस में ये जो कोवेरियंस आया इसको डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरिएंस कर दो। आपने निकाला हुआ है ऑलरेडी मार्केट का वेरिएंस यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये जो पी माइनस बार पी है इस चीज़ को स्क्वायर करो, ठीक है, इस चीज़ को p माइनस बार p को स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ p स्क्वायर भी आ जाएगा। इससे क्या आया सर, बीटा, कहानी ख़त्म। तो ये वाला पार्ट भी मैं छोड़ रहा हूँ, काफ़ी आसान हो गया, कोवेरियंस और ये PM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, आंसर निगेटिव आना चाहिए क्या, निगेटिव में आना चाहिए ना भाई, 168 डिवाइडेड बाई 264, सो ये निगेटिव आना चाहिए, इसको हम ठीक कर लेंगे, अपनी बुक में ठीक कर लेंगे। अब इसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 7 जो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल पे बेस्ड है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कैपिटल बजटिंग में एक बार देख चुका है दूसरे नाम से, जिसका नाम था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो वहाँ से शुरू करूँगा और फिर इस पे भी आऊँगा और फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस से आऊँगा। Oh sir, welcome back after this break and now we are going to start with the concept of capital asset pricing model. ध्यान देंगे सर, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत बेसिक सा है, फटाफट लेंगे। मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आया होगा अभी तक कि दो चीज़ें हम बार बार देखते हैं, रिस्क और रिटर्न। तो कहीं पे भी अगर हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने जाए तो हमें रिटर्न्स तो देखना चाहिए, साथ साथ में रिस्क भी देखना चाहिए उसका कितना है। रिस्क का लेटेस्ट में एक कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा वो था बीटा, ठीक है। लेट्स से कि आप FD में इन्वेस्टमेंट करते हो और उसका रिटर्न है कुछ 4% का, बस, ठीक है। रिटर्न उसका है 4% का और बीटा है उसका 0, क्योंकि रिस्क फ्री आइटम। FD में इन्वेस्टमेंट करना, देखो प्रैक्टिकली तो रिस्क फ्री कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा रिस्क हो सकता है कि बैंक भी कभी अपना वो चले जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसे केसेस में रिस्क है वहाँ पे भी, पर थ्योरेटिकली हम उसे 0 मान के चलते हैं, ठीक है। 4% का रिटर्न हासिल करने के लिए कुछ भी रिस्क नहीं उठाना पड़ रहा, ठीक है। पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इतने से रिटर्न आपको मिलेंगे, आपको चाहिए ज़्यादा रिटर्न। तो मैंने बोला कि चलो यार पूरे मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करो, एज अ होल आपने कोई इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। अब आपने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करा तो आपको रिटर्न वहाँ मिल रहा है 15%, और बीटा मार्केट का 1 माना जाता है, मार्केट का बीटा एज अ बेस बनाया जाता है, ठीक है। तो वो उसको 1 रखा है ताकि हम बाकी बीटा को कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो आपने नोटिस करा होगा कुछ भी रिस्क नहीं उठाने के लिए 4% रिटर्न और 1 का रिस्क उठाने के लिए 15% का रिटर्न। तो आप एक चीज़ क्लियर यहाँ से बोल सकते हो कि आपने जो एक्स्ट्रा रिस्क उठाया उसके लिए कितना रिटर्न मिला सर, 11% का। बोल सकता हूँ 11% क्या है, जो रिस्क उठाया उसके लिए आपको रिस्क फ्री के ऊपर प्रीमियम मिला, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। कितने का रिस्क उठाया सर आपने यहाँ पे,
पूरा 1 का, 1 माइनस 0 इज 1। इतना रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिलता है। किसके ऊपर प्रीमियम मिलेगा? रिस्क फ्री के ऊपर। तो रिस्क फ्री का रेट कौन सा हो गया सर? ये रहा, ये रिस्क फ्री का रेट कहा जाएगा। एफडी का रेट जो है वो रिस्क फ्री का रेट कहा जाएगा। तो 4% के ऊपर 11% का प्रीमियम मिलता है 1 का बीटा, यानी रिस्क उठाने के लिए। अब सिंपल सी बात है, मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ आप इन्वेस्टमेंट कर दो अडानी पावर में, तो ये आपका स्टॉक हो गया एक्स, ठीक है। उसका रिटर्न जो है आर एक्स, वो आपको कैलकुलेट करना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने मिनिमम इस स्टॉक से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। वो अब बताओ, उसका बीटा मान लो है 1.2। 1.2 का बीटा का मतलब क्या हो गया कि ये मार्केट के रिस्क से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। मार्केट से ये वाला स्टॉक थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। कितना ज़्यादा? 20%, 0.2। क्योंकि बीटा तो मार्केट का भी 1 है, इसका भी 1.2 है, यानी कि ये ज़्यादा रिस्क उठा रहा है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो हम ज़्यादा रिस्क उठा रहे, तो क्या हमें प्रीमियम भी ज़्यादा मिलना चाहिए? एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ, अगर हम रिस्क एफडी में ना डालते हुए पैसा स्टॉक में डालते हैं तो उसे बोलेंगे, उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें लगेगा उसको बोलेंगे सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। और ध्यान दो, उस सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम में हम रिस्क कितना उठा रहे हैं? 1.2 का। तो हमें प्रीमियम कितना मिलना चाहिए? अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सर सिंपल सी बात है, प्रीमियम कितना मिलना चाहिए? एक रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिलता है, तो 1.2 रिस्क उठाने के लिए 11 इंटू 1.2 का प्रीमियम मिलना चाहिए। यानी हमें प्रीमियम कितना मिलना चाहिए? 13.2% प्रीमियम मिलना चाहिए। रिस्क उठाने का प्रीमियम है, बिना रिस्क के 4% तो सब में मिल ही रहा है, ठीक है। तो आपका टोटल रिटर्न कितना हो गया? ये हो जाएगा आर एक्स। आर एक्स है सर बिना रिस्क के कितना रिटर्न, और रिस्क प्रीमियम कितना, वो है 13.20। कैसे निकाला सर? 4% तो है सर सिर्फ रिस्क फ्री रिटर्न, और 13.20 कैसे निकाला? जब 11 को 1.2 से मल्टीप्लाई करा, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 11। 11 कैसे निकाला सर? रिस्क फ्री रेट प्लस 1.2। 11 कैसे निकाला? 15 में से 4 को माइनस करके। 15 में से 4 को माइनस करा, रिस्क फ्री रेट प्लस 1.2 क्या था? बीटा था एक्स का, जिसका रिटर्न निकाल रहे हो उसका बीटा रहेगा वहाँ पे। 15% है मार्केट का रिटर्न और 4% है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये है आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलता है कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस फॉर्मूला के हिसाब से मिनिमम रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ये बोलता है आपको रिटर्न मिलना चाहिए, यानी कि ये आपको निकाल के देता है रिक्वायर्ड रिटर्न। एक्चुअल में जो मिल रहा वो तो बाद में बात पता चलेगा, इतना मिलना चाहिए। इसी पे बेस्ड था आपका आरएडीआर का कॉन्सेप्ट कैपिटल बजटिंग में, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी था ना वो, हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क इंडेक्स होता था यहाँ पे, जिसे हम बीटा बोलते हैं, माइनस मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रिस्क फ्री रेट। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, बस आपका जगह बदल रही है तो कुछ नाम बदल जाता है, ठीक है। इस पे वापस आते हैं अब। तो इतना परसेंट हमें रिटर्न मिलना चाहिए। कितना परसेंट आ रहा है सर? इसका आंसर 17.2%। यहाँ लिख ले, ये रहा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये दो टाइम लाइन है। 100 रुपये का शेयर 117.20 अगर मिला मुझे एक साल बाद, तो मेरा रिटर्न कितना हुआ? 17.20%, ठीक है। ये जो 17 रुपये 20 पैसे मिले, इसमें डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों आ गया, ठीक है सर। ये हो गई एक केस, ठीक है। ये हो गया आपका CAPM के हिसाब से। CAPM बोलता है कि ऐसा होना चाहिए। पर आप मुझे बताओ कि अगर आपको, ये तो ठीक है उतना ही ले लिया हमने, कांस्टेंट मान के चल रहे, पर वो शेयर 100 रुपये का ना खरीदते हुए आपने और ज़्यादा खरीदा, महंगे में खरीदा, यानी कि 105 रुपये में खरीदा, तो आपका रिटर्न क्या होगा? 117.520 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि बेस वो है जिस पे रिटर्न निकालेंगे, इंटू 100, दैट्स
11.62%। आया आपका एक्चुअल रिटर्न नीचे। क्यों आया? क्योंकि शेयर आपने महंगा खरीदा। सो ध्यान देना मेरी बात पे। ये हो गया एक्चुअल रिटर्न। सर बहुत सिंपल है। आपने अगर नोटिस करा होगा, हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखा था मार्केट प्राइसेस और बॉन्ड का जो यील्ड होता है यानी YTM वो इन्वर्सली रिलेटेड है। वैसे ही इक्विटी शेयर में भी है सर। इक्विटी का रिटर्न और इक्विटी की मार्केट प्राइसेस इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर कोई चीज़ आप महंगी खरीद रहे हो तो आपका रिटर्न कम होगा। यहाँ पे देखना शेयर की प्राइसेस बढ़ी है तो आपका रिटर्न कम हो गया। ये तो चीज़ समझ में आ गई आपको कि भैया इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी अगर आपका एक्चुअल रिटर्न, अब मुझे ध्यान से बताओ, एक्चुअल रिटर्न कम है CAPM से, यानी कि आपका 11.62% रिटर्न मिल रहा है 17.2 के जगह, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करोगे कि एक्चुअल रिटर्न कम है क्योंकि चीज यानी वो शेयर महंगा खरीदा होगा। ये इनवर्स रिलेशनशिप बनाओ। और शेयर अगर महंगा खरीदा होगा तो इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है, यानी वो 100 रुपए का होना चाहिए था, 105 रुपए का है, महंगा है, ओवर वैल्यूड है। अब इसी के साथ साथ दूसरा, मान लो एक्चुअल रिटर्न आपका ज़्यादा आ जाता है, वो ले लेते हैं हम 20%। अब आप बताओ आपका रिटर्न 17.2 के जगह 20% आ रहा है। रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, ऐसे हाथ करना सीखो तभी आपको आएगा। रिटर्न ज़्यादा कब आता है? जब आप वो शेयर सस्ता खरीदते हो। तो 100 रुपये से भी अब वो देखो नीचे चला गया। सस्ता अगर खरीद रहे हो इसका मतलब वो चीज़ क्या है? अंडर वैल्यूड है। और एग्जैक्ट 17.2% आया तो आप क्या बोलोगे? सर 17.2 मिलना चाहिए था, 17.2 ही मिल रहा है, जितने का शेयर होना चाहिए था उतने का ही है, तो करेक्टली वैल्यूड है। अब कई बार लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, इंटरप्रेट करना भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर यहाँ रिटर्न कम दिख रहा ना, जितना चाहिए उससे कम रिटर्न है तो अंडर वैल्यूड। उन्होंने एक रूल बना लिया, कम यानी अंडर वैल्यूड, ज़्यादा यानी ओवर वैल्यूड। अरे कम, लेकिन क्या? रिटर्न नहीं, मार्केट प्राइस कम होनी चाहिए अंडर वैल्यूएशन के लिए। रिटर्न कम हुआ तो मार्केट प्राइस ज़्यादा होगी, सिंपल सा मतलब है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो सर। द रिटर्न्स एंड बीटा ऑफ 3 स्टॉक्स आर गिवन टू यू। ठीक है, 3 अलग अलग स्टॉक के ये एक्चुअल रिटर्न हो गए, बीटा आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट है 9%, मार्केट का रिटर्न है 14%। अब आपको क्या डेटा है? अगर आपको RA निकालना है तो रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा लोगे A का, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, आपने यहाँ पे 9% लिखा, बीटा लिया 1.7 उसका, मार्केट का रिटर्न 14 और -9। तो अब आपका क्या निकल के आएगा इससे कि शेयर A में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कितना % रिटर्न मिलना चाहिए? यही CAPM का हमने फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आया 17.5। हमें कितना मिलना चाहिए? 17.5 मिलना चाहिए। और एक्चुअल में कितना मिलने की आशंका है? 18% मिलेगा ऐसा लग रहा है, या मिला। ठीक है, तो 17.5 की जगह 18 मिला तो ज़्यादा मिला, क्योंकि प्राइस कम थी। प्राइस कम थी तो चीज़ अंडर वैल्यूड है। बहुत सिंपल, ये रहा। दूसरा किस्सा हमने निकाला, उसमें हमने CAPM के हिसाब से 12% रिटर्न मिलना चाहिए था। सॉरी, CAPM नहीं, हाँ CAPM के हिसाब से 12 मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा? 11%। हमें जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। 12% आपका यहाँ पे है, 12 से कम मिल रहा है क्योंकि चीज़ आप महंगी खरीद रहे हो, वो शेयर महंगा खरीद रहे हो। बनाया ना इनवर्स रिलेशनशिप, महंगा खरीदा यानी ओवर वैल्यूड। इंटरप्रेट करो और ये करेक्टली वैल्यूड। क्वेश्चन खत्म। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर सस्ती है तो खरीदेंगे, ओवर वैल्यूड है तो बेचेंगे, और करेक्टली वैल्यूड है तो होल्ड करेंगे। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी स्टार्टिंग में देखा था एकदम से। देखिए सर, अब अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए का क्या दिया हुआ है सर? उसका बहुत सिंपल भाषा में बोले तो उसका रिटर्न दिया है, मार्केट का रिटर्न दिया है, 6% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट 120 रुपीज़। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन पढ़ा, ट्रेडिंग एट लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? बॉन्ड की मार्केट प्राइस है।
और ये जो ट्रेजरी बॉन्ड के पहले का परसेंटेज लिखा होता है इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं कूपन रेट। अब आप मुझे बताइए, क्या ये YTM है, बोला जा सकता है? नहीं, YTM निकालते हैं वो रिटर्न होता है, ये कूपन रेट है। क्या 120 रुपये अगर ट्रेडिंग एड लिखा है तो उसे मैं फेस वैल्यू बोल सकता हूँ? नहीं सर। तो बात बहुत सिंपल सी हो गई। क्या ये कूपन रेट 6% का 120 रुपये पे लग सकता है? नहीं लग सकता। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन में ये गलती करी थी। ये साल मतलब ये कई सालों से क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, तो ये गलती ना दोहराए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड YTM। आपने ये चीज़ पढ़ी थी सर, कूपन रेट लगता है फेस वैल्यू पे और यील्ड या YTM लगेगा आपका मार्केट प्राइस पे, और पे आउट रेशो लगता है सर अर्निंग पर शेयर पे। ठीक है, आगे कोवेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटीज रिटर्न, ये दिया हुआ है कोवेरिएंस ऑफ AM। सिक्योरिटी का नाम है A, मार्केट M। कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन AM। अब आपको निकालने क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटीज रिटर्न, यानी दोनों चीज़ें, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन और सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करना है। अब देखो, जब भी आपको कोवेरिएंस या कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऐसा कुछ दिया है और आपको उसी से रिलेटेड कुछ निकालने बोला, तो एक चीज़ थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए कि कोई ना कोई फॉर्मूला इनसे रिलेटेड होगा जहाँ पे ये आता है। तो सर एक फॉर्मूला तो है, ध्यान देना। सबसे पहले तो बीटा देखो, बीटा अकॉर्डिंग टू कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। रिग्रेशन एनालिसिस तो लगाओगे नहीं यहाँ पे, समेशन ऑफ XY N बार X बार Y ये सब चीज़ें तो दी हुई नहीं है। सो कोवेरिएंस ले लो AM का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M का स्क्वायर, यानी वरायंस ऑफ मार्केट। ये है एक फॉर्मूला। क्या इस फॉर्मूले में डिटेल बैठती है? हाँ सर, बैठ सकती है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का निकालना है, वो इसको स्क्वायर रूट करके आ जाएगा। और कोवेरिएंस हमको दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है वो है बीटा। अब बीटा के लिए और क्या क्या तरीका है बीटा निकालने का? इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। जब मार्केट 12% से मूव हो रहा है और सिक्योरिटी भी 12% से मूव हो रही है, इसका मतलब उसका बाय डिफ़ॉल्ट बीटा क्या हो गया? 1। हर बार ऐसे नहीं लेना, अगर बीटा निकालने बोला है तो ऐसे निकालना नहीं है सर। आपको यहाँ पे बीटा लेना पड़ रहा है कुछ और निकालने के लिए, पर अगर बीटा निकालने अगर आया तो प्रॉपर रिग्रेशन कोरिलेशन वाला मेथड यूज़ करो। हम भी वही कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, अब आपने बीटा ले लिया 1। कैसे लिया? क्योंकि दोनों का रिटर्न सेम था। कोवेरिएंस है 196, हाँ, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M स्क्वायर। अब आप इसको करोगे तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इससे ये क्लियर हो गया कि मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 14। अब ध्यान देना, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज़ में आता है? हमको अब निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A। और अगर आप फॉर्मूला देखो, 2-3 फॉर्मूले हैं वैसे तो, बीटा का ले लो। मैं पहले बीटा वाले फॉर्मूला से चलता हूँ। बीटा का एक और फॉर्मूला क्या है कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे लिख दिया और कोरिलेशन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आता है। यह है 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A निकालना है, यह है 14 और ये हमको 0.8 दिया हुआ है। क्या इससे निकल सकता है? हाँ सर, बिल्कुल निकल सकता है। 14 डिवाइडेड बाई 0.8, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A आ गया 17.5%। और कोई तरीका है क्या? हाँ है सर। कोरिलेशन का फॉर्मूला बताओ। RAM इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ AM, एक सेकेंड, हाँ, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M। गेटिंग इट? तो अब आप क्या करोगे, ये रहा 0.8 इज इक्वल टू 196, ऊपर में आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A निकालना है इंटू 14। सो 14 इंटू 0.8 करो और उसको वापस भेज दो 196 के नीचे, यानी 11.2। 196 डिवाइडेड बाय 11.2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिर से आ जाएगा 17.5। सो देयर आर 2-3 वेज जिससे आंसर इधर उधर करके निकल सकता है। सो ये सारा खेल कैलकुलेशन का है। पोर्टफोलियो में आपको बस फॉर्मूला रखो और बहुत बार आपको कैलकुलेशन करना होगा, पर फॉर्मूला का लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कई बार वर्डिंग्स बदल के कुछ दे दिया तो हमें समझ में आ जाए करना कहाँ से। ये देखो, हाँ, एक और तरीका, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, जो बीटा हमने निकाला, ध्यान देना सर, बीटा हमने 12/12 करके निकाल लिया सीधा 1। ठीक है, ये बहुत आसान सा तरीका था इस क्वेश्चन में, पर इसके अलावा एक और तरीका था, वो था सर CAPM। ध्यान देना, CAPM का फॉर्मूला है रिटर्न ऑफ A इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस
बीटा ऑफ ए इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। अब आप नोटिस करना, आपको ये 12 दिया है, ये नहीं दिया, बीटा तो निकालना है, और ये 12 दिया है और ये नहीं दिया। अगर हमें इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा, बीटा यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकालोगे सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न? बहुत सिंपल है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री वही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल, ये यील्ड है सर, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि यील्ड, करंट यील्ड का फॉर्मूला था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब देखो मार्केट प्राइस तो 120 रुपये की आपको दी है, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? बॉन्ड्स में ऐसा बहुत बार होगा, आपको क्वेश्चंस में फेस वैल्यू नहीं दी रहेगी, लेकिन आपको पता है ना मार्केट प्राइस 120 है, तो फेस वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हो कि 100 होगी। 90% ऑफ द टाइम वो 100 ही होती है, आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखो। सो 6% का जो कूपन रेट है वो फेस वैल्यू पे लगेगा, जो आपने अज्यूम करा 100, तो वो हो गया 6। अब आप देख लो, ये आंसर आएगा 5%। हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 5%, और वो आप यहाँ पे रखो 12। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी निकालो, आंसर 1 ही आना है। मैं बताता हूँ क्यों। 1, 12 माइनस 5, 12, 5, अच्छा बीटा तो निकालना है, ठीक है। अब आप देखो प्लस 7b, किसी भी एंगल से देख लो, क्योंकि जो रिस्क फ्री आप बाहर रख रहे हो वही रिस्क फ्री अंदर माइनस कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी आपकी बन जाएगी। ये 12 माइनस 5 हो गया, तो 7 इज इक्वल टू 7b बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 1। यही इन्होंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। वही आप सीधा सीधा 12/12 करते। क्यों ऐसी सिचुएशन आई? क्योंकि मार्केट का और सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है सर, वही 12 यहाँ पे रख रहे हो और वही 12 यहाँ रख रहे हो, इसका मतलब 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आपने ये वाला सॉल्व करके 14% निकाला, और फिर इसी को कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में रख के 17.5 निकाला। आप बीटा वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे, RAM स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, इससे भी आंसर आपका आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है, ये एग्जाम में आ सकता है। मिस्टर एक्स इज हैविंग 1 लाख रुपीज 1 लाख शेयर्स ऑफ मेसर्स कानक्या लिमिटेड, द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.40। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है इनके पास कानक्या लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स है, उसकी कंपनी का बीटा है 1.40, और मिस्टर वाई उनका फाइनेंशियल एडवाइज़र है। उन्होंने बोला कि आप कानक्या लिमिटेड से हटके इन सिक्योरिटीज़ में पैसा डालो, तो उन्होंने सिक्योरिटी SKPD ऐसा दिया है, उसका बीटा भी दिया और परसेंटेज कितना डालना है, मतलब टोटल पैसों में से कितना पैसा आपने SKPD में डालना है, ये भी उन्होंने दिया, ठीक है। मार्केट रिटर्न 12% का, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% का, ये RM बन गया आपका, ये RF बन गया, ये बीटा हो गया कानक्य का, ध्यान देना, ठीक है। और ये आपका पोर्टफोलियो P ले लो, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा असेट्स हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड सजेस्टेड पोर्टफोलियो। 2 चीज़ों के लिए आपको ये चीज़ें नीचे दिए हुए चीज़ें कैलकुलेट करना है, एक कानक्य के लिए और एक पोर्टफोलियो के लिए। क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो पहले तो बेस्ड ऑन CAPM, और फिर बताओ कि अगर मार्केट गोज अप बाय 2.5% तो फिर दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM निकालो। यानी कि वो सिर्फ मार्केट का जो 12% का रिटर्न है उसे चेंज कर रहे हैं। मार्केट का 12% का रिटर्न अगर 14.5 हो जाए आपका RM, तो क्या होगा, और 9.5 हो जाए, 12 में से 2.5 माइनस कर दो, तो क्या होगा, और मार्केट का रिटर्न, मार्केट गिव्स, गोज अप और डाउन था अभी तक, अब आ गया गिव्स, यानी RM खुद 2.5% हो जाए, तो CAPM का रिटर्न क्या होगा। सबसे पहले तो 3 बार RM बदल रहा है, 3 भी नहीं, एक तरह से 4, ये 3 और जो चौथा दिया हुआ है 12%, और उसके बाद वो 4 RM बदल के CAPM लगाना है 2 असेट्स पे, एक तो कानक्या और दूसरा पोर्टफोलियो। 8 आंसर्स आएंगे आपके इसके CAPM के, ठीक है। अब आपको CAPM के हिसाब से रिटर्न जब निकालना होता है ना, तो आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती है सिर्फ, RF, RM और बीटा। हमारे पास ये है, पर बीटा जो है हमारे पास कानक्य का है, हमारे पास पोर्टफोलियो का बीटा नहीं है। और यहाँ पे आप ये चीज़ सीखोगे, क्या सर पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल, जिस तरीके से आप रिटर्न निकालते हो पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो के रिटर्न के लिए
आप इंडिविजुअल असेट्स को उनके वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल करते हो, वैसे ही बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए इंडिविजुअल असेट्स के जो बीटा है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो। इस क्वेश्चन में देखो, ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया, ये वेट्स आपको दिए हुए हैं और ये बीटा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लो और ये पॉइंट में ले लेना परसेंटेज में जब लोगे तो, और टोटल कर लो, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का बीटा मिल जाएगा। आगे आपके पोर्टफोलियो का बीटा। अब CAPM का फॉर्मूला 8 बार इस्तेमाल करना है सर, और 8 आंसर्स आपको निकालना है। ठीक है, ये तो फटाफट फटाफट निकल जाएगा। ये देखो, ये वेटेड एवरेज आपने बीटा निकाल लिया पोर्टफोलियो का। सो ध्यान देना, के का 1.4 का बीटा है कानक्य, जिसमें ऑलरेडी उनके इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये जो पोर्टफोलियो, ये तो मेरे एडवाइज़र ने मुझे सजेस्ट करा, जिसका बीटा 1.015 है। अब ये तो बहुत क्लियर है कि कानक्य, जिसमें मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा रिस्कियर है एज़ कम्पेयर टू द पोर्टफोलियो। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न हम निकालते हैं। देखो, इन्होंने ना यहाँ पे ये टेबल फॉर्मेट वगैरह दिया है इंस्टीट्यूट ने। आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ सिंपल इक्वेशन वाला तरीका, उससे ना फटाफट फटाफट आंसर निकलेंगे। ये टेबल फॉर्मेट के चक्कर में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको आंसर निकालने में। हम यहीं पे ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। ये कानक्य हो गया, ये पोर्टफोलियो हो गया, और ये अपना कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये RM ले लेते हैं, और इधर ले लिया मैंने। और ये हो गया हमारा फॉर्मूला CAPM का, RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। सबसे पहले हम 12% लेते हैं। RF कितना था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8%, तो RF तो 8% हर जगह सेम ही लेना है अपने को। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 8 लिखोगे। ठीक है, बीटा के लिए जगह छोड़ देता हूँ, और ये 12 माइनस 8 यानी कि 4 हो गया। अब क्या करना है, दोनों का निकालना है अगर आपको रिटर्न, तो इसका बीटा उठाओ 1.4, 4 से मल्टीप्लाई करा, प्लस 8 13.6, फिर उसका बीटा उठाया, 4 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करा, दैट इज़ 12.06। अगला, अब बोलता है कि अगर RM 14.5 हो गया तो क्या, सिंपल सर, 8 प्लस बीटा की जगह छोड़ा, 14.5 माइनस 8, यानी 2.5% से आपका प्रीमियम भी बढ़ गया। तो 4 की जगह 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1.4 का बीटा लिया, इंटू 6.5 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करा, 17.1, फिर 6.5 का प्रीमियम इंटू बीटा 1.015 प्लस 8 ऐड करा, दैट इज़ 14.60। इस तरह से आपको निकालना है। 13.6, 12.06, ये दो, 17.1, 14.60। ठीक है, अब मैं सिर्फ आखिरी वाला ले लेता हूँ। अच्छा, 12 हो गया, 14.5 हो गया, 9.5 से तो आप निकाल देना। निगेटिव वाला मैं लेता हूँ, 2.5% ही RM निगेटिव है, तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, 8 प्लस, ये देखो RM माइनस 2.5 माइनस 8 हो गया अब, यानी कि माइनस 10.5% इज़ द प्रीमियम। सो 10 क्या कैसे निकालता है, 10.5 लिखा, प्लस माइनस दबाया तो वो माइनस में आ गया, इंटू 1.4 प्लस 8, सो आंसर इज 6.7 निगेटिव। कैलकुलेटर पे करना सीखो। माइनस 10.5 कैलकुलेटर पे स्टार्टिंग में कैसे रखोगे, 10.5 दबाओ, उसके बाद प्लस माइनस का साइन होगा, एक प्लस होगा स्लैश माइनस होगा, तो वो आपका साइन बदलने का काम करता है। आपका साइन दिखेगा माइनस 10.5, अब नॉर्मल कैलकुलेशन इंटू 1.015 प्लस 8, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। 6.7 2.66, 6.7 2.66 आ गया। क्या निकालना था, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग निगेटिव रिटर्न इज मोर, मतलब ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मार्केट निगेटिव रिटर्न दे, प्लीज एडवाइज मिस्टर एक्स वेदर टू कंटिन्यू द होल्डिंग्स ऑफ कानक्या और बाय द पोर्टफोलियो एज पर द सजेशन ऑफ मिस्टर वाई। देखो, हमारे पोर्टफोलियो का जो कानक्य है उसका बीटा 1.4 है और पोर्टफोलियो का बीटा 1.015 है, और अगर मार्केट ने निगेटिव रिटर्न देना है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे दोनों पोर्टफोलियो पहले तो पॉजिटिव है, हमारे दोनों जो बीटा है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब मार्केट निगेटिव गया तो हमारे दोनों कानक्य और
अपना पोर्टफोलियो दोनों निगेटिव ही रिटर्न देंगे, तो ऐसे टाइम पे कम से कम बीटा हो वो ज़्यादा अच्छा है। ध्यान देना सर, आपका ये लास्ट वाला केस ही लेता हूँ। जब मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिया तो आप देखोगे आपका चाणक्य जो है वो 6.7% निगेटिव रिटर्न दे रहा है, देगा, और 2.66 सिर्फ पोर्टफोलियो देगा। तो जब लॉस बियर करना ही है तो हम क्या चूज़ करेंगे कि कम से कम लॉस हो, यानी कि हम चूज़ करेंगे पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे डिसीजन क्या निकलेगा कि अगर निगेटिव रिटर्न है तो वो चीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए जिसका बीटा कम हो, ताकि निगेटिव का कम इम्पैक्ट आए। निगेटिव में ज़्यादा बीटा यानी ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा लॉस। निगेटिव में कम बीटा यानी कि आपका कम लॉस, अगर पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव आ रहा था। वही अगर दोनों का निगेटिव होता और मार्केट रिटर्न भी निगेटिव होता, दोनों का बीटा निगेटिव होता और मार्केट रिटर्न भी निगेटिव होता, तो मैं ज़्यादा बीटा वाला चूज़ करता, क्योंकि फिर अपोजिट डायरेक्शन में भागता। अगर इधर 10% का चेंज होता तो उधर 14% पॉजिटिव मिलता निगेटिव की जगह, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भागता वो। ठीक है, अब ध्यान दो, तो यही हमें बताना है यहाँ पे। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट गिविंग नेगेटिव रिटर्न इज मोर, इट इज एडवाइजेबल टू मिस्टर एक्स टू बाय द पोर्टफोलियो सजेस्टेड बाय मिस्टर वाई बिकॉज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज लेस देन चाणक्य। चाणक्य का 1.4 था, इसका 1.015 था, तो निगेटिव अगर इम्पैक्ट आना है तो कम आए, इसलिए वो बीटा चूज़ करा हमने। ठीक है सर, अब ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड। दो कंपनी की आपको डिटेल दी है, दोनों का डिविडेंड दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया रहता ना तो उस डिविडेंड को आप D0 मानते हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला करंट है कि एक्सपेक्टेड है, D0। ग्रोथ रेट आपको दोनों की दे दी, 4 4 10 10। बीटा दोनों का दे दिया। कौन सा शेयर ज़्यादा रिस्की है, ये वाला, तो रिटर्न भी ज़्यादा इसी ने देने चाहिए। करंट मार्केट प्राइस भी दिया है, या एक्चुअल लेके चलो। रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट रिटर्न। सबसे पहली चीज, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। मार्केट प्राइस, ये तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन हो गया सर। D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। 4 में आप ग्रोथ ऐड करोगे ना, पर अब प्रॉब्लम आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास में नहीं है सर। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती थी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी हमें इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटर्न कितना चाहिए वो, और रिटर्न कितना चाहिए ये तो CAPM भी तो निकाल के देता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले आप CAPM लगाओ, RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। क्या है आपका? RF का 7%, RM माइनस RF भी 7% हो गया। इतना जो पार्ट होता है ना RM माइनस RF वाला, ये इसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट जितना रिस्क उठाओगे तो इतना प्रीमियम मिलेगा 7%। पर हम कितना रिस्क उठा रहे हैं सर? एक बार 0.9 उठा रहे हैं, एक बार 1.2 उठा रहे हैं। सो 0.9 लो, एक बार 1.2 लो, आपके दोनों रिटर्न आ जाएंगे। इन्होंने निकाला होगा ना। हाँ देखो, ऐसे इक्वेशन फॉर्मेट में तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा आप करो कैलकुलेशन टेबल फॉर्मेट में। इक्वेशन फॉर्मेट में करोगे तो जल्दी आएगा। सो ये आपने एक बार 0.9 लिया, एक बार 1.2 लिया, तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 15 आया। अब थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाओ। आपके पास न्यूमरेटर में डिविडेंड दोनों कंपनी का सेम है, ग्रोथ दोनों कंपनी का सेम है, तो अब बताओ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इतनी होने के बाद कौन सी कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा आएगी? कौन सी कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा आएगी? जिसका रिटर्न ज़्यादा चाहिए उसकी शेयर की प्राइसेस कम आएगी, जिसका रिटर्न ज़्यादा चाहिए उसकी शेयर की प्राइसेस कम आएगी, और जिसका रिटर्न कम चाहिए उसकी शेयर की प्राइसेस ज़्यादा आएगी। अपोजिट है ना रिलेशनशिप, ये रिटर्न है और आप मार्केट प्राइस निकालना चाह रहे हो। सो मैं ये बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि एक्स लिमिटेड, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रख के, एक्स लिमिटेड के शेयर की प्राइस ज़्यादा आएगी और वाई लिमिटेड की कम आएगी। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें इतना रिटर्न कमाना है या वाई लिमिटेड में ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो सस्ता मिलना चाहिए ना शेयर। बस ये देखो, मैंने बोला इसमें कम रिटर्न था तो प्राइस ज़्यादा आई, इसमें ज़्यादा रिटर्न था तो प्राइस कम आई। हैंस ये तो क्लियर है ना कि रिटर्न CAPM रिटर्न इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट प्राइस। बहुत सिंपल,
अगर आप डायरेक्ट बाकी सब चीज़ें सेम है तो डिविडेंड सेम होना, ग्रोथ सेम होना उस फॉर्मूले में, आप क्या करोगे यहाँ पे रख दोगे, एक बार ये रिटर्न दूसरी बार दूसरा रिटर्न। लॉजिक समझ में आया जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब दोनों की मार्केट प्राइस तो हमको मिल गई, ये है सर थेरोटिकल मार्केट प्राइस, इतना मार्केट में प्राइस होना चाहिए तब जाके हम इतना रिटर्न कमाएंगे। एक्चुअल प्राइस कितना है 150 और 70, इसका है 150, इसका है 70। अब बताओ सर, एक्चुअल मार्केट में तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, अगर यहाँ प्राइस ज़्यादा हो गई तो यहाँ रिटर्न हमारा कम हो जाएगा। सो 13.3 से नीचे जाएगा हमारा एक्चुअल रिटर्न। गलत बात है, प्राइस ज़्यादा है तो चीज़ ओवर वैल्यूड है, बेचो। इट इज़ ओवर प्राइज्ड, ओवर वैल्यूड, नॉट टू इन्वेस्ट बट टू सेल। दूसरे केस में 81 की प्राइस पे ही 15% रिटर्न मिल जाता है, और सस्ता खरीदोगे तो और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। बहुत अच्छी बात है, अंडर वैल्यूड है सर ये, खरीद लो, अंडर वैल्यूड खरीद लो। सो इंटरप्रीट करते हैं आना चाहिए। यही क्वेश्चन को आप ना दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, अगर उसने प्राइस नहीं पूछा होता और उसने बोला एक्चुअल रिटर्न निकालो, तो आप एक्चुअल रिटर्न को CAPM रिटर्न से कंपेयर करते तो भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, यहाँ पे क्या अभी आपने प्राइसेस में कंपैरिजन करा तो आसान हो गया, पर आप एक्चुअल रिटर्न ले लो यहाँ पे और CAPM का रिटर्न यहाँ ले लो, फिर भी आंसर सेम आता। ठीक है सर। अच्छा, ये देखो इन्होंने यहाँ पे कुछ करा है, नहीं, हाँ इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इन्होंने सिर्फ 4 रुपए को ग्रोथ इंक्लूडेड है ये दिखाया तो प्राइसेस बदल गई, जबकि कुछ नहीं दिया है तो ग्रोथ डालो उसमें। मैं तो बोलता हूँ D0 ही मानो उसको, तभी तो ग्रोथ का इम्पैक्ट आप ले पाओगे। ठीक है, देखो सर अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 मज़ेदारी वाला है। SRK लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी और उसने अभी अभी अनाउंस करा है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 13-14। सो ये रहा सर आपका ईयर एंडेड 13-14 और उसका डिविडेंड है 8.20। और थोड़ा सा ध्यान देना कि बाकी जो ईयर्स दिए हैं वो पिछले साल के दिए हुए, 12, 13, 11, 12 से लेके 9, 10 तक। ठीक है, आपको दो डिटेल दी है EPS और DPS की। इन द ओपिनियन ऑफ MD ऑफ SRK, करंट डिविडेंड पॉलिसी अगर मेंटेन की गई तो एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड विल बी नो बेटर देन एनुअल ग्रोथ इन अर्निंग्स ओवर द पास्ट ईयर्स। अगर हम कुछ भी चेंज ना करें, करंट डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करना चाहे, तो एनुअल जो ग्रोथ होगी डिविडेंड और अर्निंग्स में, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू what has happened to earning per share in the past 5 year। ये जो अर्निंग पिछले 5 साल में जिस रेट से ग्रो करी है ऑन एन एवरेज निकाल लो उस हिसाब से। और अर्निंग जब ग्रो करती है ना तो थोड़ा ध्यान देना, 1 रुपये का 10% से 1 रुपये 10 तो होता है, फिर अगले साल 1.21 होता है ना। तो सिर्फ 10 नहीं, वो थोड़ा कंपाउंडिंग बढ़ते जाती है, तो हमें कंपाउंडेड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमें ग्रोथ रेट निकालनी है कि पिछले 5 सालों में हमारी अर्निंग जो है वो क्या रेट से बढ़ी है, 12.20 से लेके 14। तो वो एक्चुअल में 5 साल का डेटा है लेकिन हर साल के एंड का है, तो 12.20 से 14 तक पहुंचने के लिए 4 ही साल बचे, 5 नहीं है, तो गलती से 5 मत ले लेना। यहाँ से 1, 2, 3 और 4, आई बात समझ में। तो इन दोनों के बीच का गैप 4 साल का ही है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा निकाल लो कि ग्रोथ रेट क्या है। अपना कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा, प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+r एनुअली निकालना है टू द पावर RT लेते थे या NT। अपना कंपाउंडिंग तो साल भर की है तो टू द पावर T। अब कंपाउंडेड वाली वैल्यू क्या ले लोगे 14, प्रिंसिपल क्या ले लोगे 12.20, 1+r टू द पावर T। अब इसका आंसर निकालना है। सो 14 डिवाइडेड बाई 12.2 कितना आता है 1.1475 इज इक्वल टू 1+r टू द पावर 4। अब ये जो उधर टू द पावर है 4 है वो यहाँ आके ऐसा बन जाएगा, टू द पावर 1/4 बोलो या फिर ऐसा 1.14। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो सर? बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाना है, कहानी ख़त्म। 2 × 2 4 होते हैं, तो 2 बार स्क्वायर रूट लगाना, ये देखो
ये 2 बार स्क्वायर रूट लगाना, यानी कि और कुछ नहीं, 2 × 2 टू द पावर 4 ये। और एक तरीका बताता हूँ, 1.1, ये देखो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करा होगा, ये रहा, टू द पावर 1/4 है। अब टू द पावर 1/4 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4, 0.24 हो गया। तो ये जो आंसर आया आपका 1.1475 टू द पावर 0.25 भी लिख सकते हैं उसको। अब इसको अगर अलग से सॉल्व करना है, कुछ भी और वैल्यूज़ आ गई मान लो यहाँ पे, और उसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? 2 बार स्क्वायर रूट तो सिर्फ तभी दबाओगे ना जब 4 आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल है सर, ये रखोगे आप कैलकुलेटर पे 1.1475, स्क्वायर रूट का बटन 12 बार दबाओगे, उसके बाद -1 दबाना, इक्वल्स टू अभी भी कहीं पे भी नहीं दबाया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी पावर में था। तो पावर में 4 नहीं था, 1/4 था, यानी कि 0.25, तो जो पावर में था उससे मल्टीप्लाई कर दो, +1 दबाओ, और अब इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ऐसे 12 बार दबाओ, 12 टाइम्स, आपका आंसर वही आएगा एग्जैक्ट। सो ये चीज़ तब काम आती है जब अजीब से फिगर्स होती है वहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सिंपल है सर, स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 2 बार, आपकी 3.5% की ग्रोथ रेट आ गई, ठीक है। आगे देखो, सिंस द बोर्ड ऑफ SRK लिमिटेड इज रिलक्टेंट टू टेक डेट नहीं लेना चाहती वो फाइनेंसिंग करने के लिए, मतलब वो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहती है कंपनी, लेकिन वो बाहर से डेट नहीं लाना चाहती। इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा, जो कंपनी खुद कमा रही है, वो जो डिविडेंड बांटा जा रहा है उसे कम कर सकते हैं या पूरा का पूरा हटा सकते हैं। ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, चेंजिंग इट्स डिविडेंड पॉलिसी बाय रिटेनिंग 50% ऑफ द अर्निंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट्स। जितना भी कमा रहे हैं उसका 50% रिटेन कर लो, बाकी 50% आप जो है बांट सकते हो, ठीक है, बाय रिटेनिंग 50% ऑफ इट्स अर्निंग, ठीक है ठीक है ठीक है। द बीटा ऑफ SRK लिमिटेड इज 1.5, ध्यान देना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6%, बीटा 1.5 दिया है मार्केट का। हाँ, यहाँ हो सकती है गलती, मैक्सिमम लोगों से गलती होगी, मार्केट का रिटर्न 4 - 6 ले लेंगे, जबकि क्वेश्चन में मार्केट का रिटर्न नहीं, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी उन्होंने RM - RF करके आपको दिया है, तो उसको आप सीधा सीधा 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि वो 10 - 6 होगा, तभी 4 आया। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है सर। तो ये रहा 10 - 6, 4 आ गया, ये 1.56, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डिस्काउंटिंग के लिए चाहिए वो है 12%, या फिर आप बोलो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सर। डिविडेंड है यहाँ पे, ग्रोथ रेट भी है, जहाँ डिविडेंड और ग्रोथ की बात हो रही है मान के चल रहा ना, D0 इन ब्रैकेट 1 + G डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G, पिछले चैप्टर में जो देखा था, या फिर D1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G, ठीक है। तो अगर हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी चेंज नहीं करते हैं तो मार्केट में शेयर की प्राइस क्या होगी, और पॉलिसी चेंज करते हैं बाय रिटेनिंग 50% ऑफ द अर्निंग, यानी कि 50% मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो मेरे मार्केट के में शेयर की प्राइस क्या होगी, सीधी सी बात है, डिविडेंड पॉलिसी में बदलाव आएगा तो मार्केट में शेयर के प्राइसेस में भी बदलाव आएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सर पुरानी ग्रोथ रेट क्या थी आपकी, 3.5% की, ठीक है। पुरानी ग्रोथ रेट 3.5% की, 12% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया, डिविडेंड भी आपको 8.20 को दिया। अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करते हो तो क्वेश्चन ने बोला कि ये ग्रोथ रेट मेंटेन की जा सकती है। लेट्स फाइंड आउट द शेयर प्राइस इफ़ वी कंटिन्यू विद दैट। सो अगर हम 8.20 का डिविडेंड पे करते हैं 3.5% के ग्रोथ रेट से, 12% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया था, तो हमारी मार्केट की प्राइस आ रही है 99.85। ये हो गया तब जब हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर रहे। पर अगर हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, जितना भी कमाएंगे सर उसका 50% तो हमें रिटेन करना पड़ेगा, बाकी का 50% जो है हम डिविडेंड बांट सकते हैं। यानी कि डिविडेंड कितना बट रहा है, 14 का 50% 7 रुपये, पर ये EPS है, EPS 0 हमारे लिए, हमें तो अगले साल का चाहिए, तो हमें इसमें ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी। पर हमें अभी ग्रोथ नहीं पता सर, 3.5% ग्रोथ तो है ना, पर ये तो तब है ना जब डिविडेंड पॉलिसी आप चेंज नहीं कर रहे। पर डिविडेंड पॉलिसी चेंज कर रहे हो तो कहाँ दी हुई है ग्रोथ रेट, आपको नहीं दी हुई है, निकाल सकते हैं कैसे,
ध्यान देना, अगर आप डिविडेंड पॉलिसी चेंज करते हो तो ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला जो है हर बार हमने सीखा, रिटेंशन रेशो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कितना रिटेन करके रख रहे हैं सर? 50% ऑफ द टोटल अर्निंग। और जिन प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपको दी है, दैट इज़ 15%। यानी कि हम 15% उसमें से कमाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने ये ग्रोथ का फॉर्मूला पढ़ लिया था। प्लीज़ गो थ्रू दैट रिवीजन वीडियो। आई एम होपिंग कि आप वहाँ से ही आए हो। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ रेट अब कितनी होगी? 7.5%। खत्म। आपका 14 का अर्निंग है, उसको 50% से मल्टीप्लाई करो तो D0 हो गया आपका, यानी कि 7 रुपये का D0। ग्रोथ रेट 7.5%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। कहानी खत्म। ये 3 फिगर के साथ में आपका अगला प्राइस आ जाएगा। ये रहा, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये देखो 14 इंटू ये D0 हो गया। इसके बाद ये जो करा ना इन्होंने, और कुछ नहीं, ये रिटेंशन रेशो है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इससे ग्रोथ आता है, तो ये 1 प्लस ग्रोथ ही है। नीचे भी उन्होंने वही करा है, ये जो रिटेंशन रेशो है इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस, आपको लगेगा कोई नया फॉर्मूला आ गया, नहीं सर, ये पूरा का पूरा पार्ट ग्रोथ ही कहलाता है। अब मार्केट प्राइस बढ़ गई, देख लो, तो अच्छी बात है ना, मार्केट प्राइस बढ़ रही है, हम नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो 167 हो गई, ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट मतलब 80-60% तो बढ़ी गई। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि CAPM के साथ में मार्केट प्राइस तो निकालनी है, पर इन्फ्लेशन भी अगर दिया है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीके से ली हुई है। ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो इसमें से डेटा निकालते जाते हैं, क्वेश्चन आसान बन जाएगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% आपको दिया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 13%। तो इतना तो आपको समझ में आया कि रिस्क प्रीमियम मार्केट का कितना हो गया सर? 4% का। अब ग्रोथ फॉर द डिविडेंड जो दी है वो है 7% की, ठीक है। ग्रोथ रेट हमने 7% ले ली। लास्ट डिविडेंड, ये अंडरलाइन करना, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि जो डिविडेंड दिया है वो D0 है, वो है 2 रुपये का। D0 आ गया 2 रुपये का। बीटा भी आपको दिया हुआ है स्टॉक का 1.2, सो बीटा आ गया स्टॉक का 1.2, सब कुछ दिया है। अब आपको बताना इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है इक्विटी की। इक्विटी की प्राइस कैसे निकालते हैं सर? जब आपको ग्रोथ डिविडेंड ऐसा दिया हुआ है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। आपके पास में D0 है, ग्रोथ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे आप CAPM वाले फॉर्मूले से, रिस्क फ्री रेट इन ब्रैकेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको इसमें से क्या नहीं है, सब दिया हुआ है, तो इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी, वो ऊपर जाके इस्तेमाल करोगे। ये रहा, इससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली, वो ऊपर जाके इस्तेमाल करा, तो आपका आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस 31.47। थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल है। और तो कैसे, ये रिस्क फ्री रेट, ये प्रीमियम कैसा आया? बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। इसके बाद नीचे में ये D0 पे ग्रोथ ऐड करी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये जो 13.8 आई थी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज। ये जो प्राइस अभी अभी आपने 31.47 की निकली है, ये किस तरह से चेंज होगी? थोड़ा सा ध्यान देना, ये थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस है, मैं जस्ट एक ऐड कर लेता हूँ चीज़ें। मान लो एक्चुअल मार्केट प्राइस आपकी 40 रुपये की है, तो शेयर ओवर वैल्यूड है क्या? हाँ सर, शेयर ओवर वैल्यूड है, क्योंकि होना 31 चाहिए था, है 40, ज़्यादा है। अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस 30 है तो अंडर वैल्यूड है, और इतना ही है तो करेक्टली वैल्यूड है। अच्छा, आपको CAPM का रिटर्न 13.8 दिया है ना। चलो अब आप मुझे बताओ, 13.8 है आपका जितना रिटर्न होना चाहिए था। अब एक्चुअल रिटर्न मान लो आपका 15% है, शेयर्स ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? रिटर्न ज़्यादा है तो प्राइस कम होगी, अंडर वैल्यूड है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि रिटर्न आपका 13.8 चाहिए था लेकिन 10 ही मिल रहा है, रिटर्न 13.8 चाहिए था, 10 ही मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो प्राइस ज़्यादा होगी, ओवर वैल्यूड है। इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा आगे देखो, अब उन्होंने क्या बोला, फिर से प्राइस निकालो ये वाली। अगर इन्फ्लेशन की वजह से जो आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो है 2% का, ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ जाती है, बाय लिखा है, बाय 3% से बढ़ जाती है। अभी कितनी है? 7 है, तो लॉजिक क्या बोलता है? 10 हो गई, ठीक है। बीटा जो है वो राइजेस 2 लिखा है, राइजेस बाय नहीं लिखा, तो 1.2 से सीधा 1.3 हो गया, ये 1.3 हो गया बीटा। अब क्वेश्चन जिस तरीके से दिया है वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट इसलिए है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि एक एक करके इम्पैक्ट डाले तीनों का,
ये 3 अलग अलग बार लेना है या तीनों एक साथ लेके निकालना है? मेरे जैसा बंदा तो क्योंकि तीनों अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं तो मैं तो एक साथ ले लूँगा और फिर से ऐसी प्राइस निकाल लूँगा। इन्फ्लेशन प्रीमियम 2% से और मिलना चाहिए। भाई देखो 13.8% तो मेरा ऑलरेडी बन रहा है, उसमें 2% ऐड कर दूंगा, 15.8% हो जाएगा कि भैया प्रीमियम का भी इन्फ्लेशन का भी 2% एक्स्ट्रा मुझे मिलना चाहिए। 13.8 तो मैं वैसे भी मांग रहा था, इन्फ्लेशन का 2 और मांगूंगा तो 15.8, तो मेरा नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 15.8, नया बीटा आ गया 1.3 और नई ग्रोथ रेट आ गई 10%। इसके साथ वापस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट इज़ पॉसिबल। ये देखो हाँ, पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, थोड़ा अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है। तो अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले जो 2% इन्फ्लेशन है उसको सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री पे लगाया। 9% का रिस्क फ्री रेट था, उस पर 2% बढ़ा दो। 9 और 2 11 भी नहीं करा उन्होंने, 9 प्लस 2%। चलो ठीक है, इस पे करा पर मार्केट पे नहीं करा, 13% को वैसा ही रखा। हाँ, ये बीटा इन्होंने ले लिया 1.3 का, सारा एक साथ कंसिडर करा यहाँ पे। पर एक साथ कंसिडर करने में उन्होंने सिर्फ प्रीमियम इन्फ्लेशन का जो है वो रिस्क फ्री रेट पे लगाया। इससे आपका नया रेट आ गया 14.146, ठीक है। इसके बाद आपने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ रेट ले लिया अब 7% से 10%, बाकी सब कुछ सेम, आपका प्राइस आ गया। तो मेरे को थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे लगा कि रिस्क फ्री रेट पे 2% आपने जिस तरीके से बढ़ाया वो सही नहीं है। चलो ठीक है, पर झगड़ा नहीं करेंगे यहाँ पे। ऑल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड। फिर उन्होंने दूसरा भी तरीका दिया कि यार 9% पे 2 ऐसे ऐड करने से अच्छा 9 और 2 11 कर दो, ये भी तरीका सही है। हाँ, ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि इसमें भी 2 ऐड करा आपने और फिर 13 में भी आपने 2 ऐड करा, तो ये थोड़ा बेटर तरीका है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये थोड़ा बेटर तरीका है। तो आपने इसमें ऐड कर दिया और ये आंसर निकाल लिया, प्रीमियम रिस्क फ्री और उसमें ऐड करा। तो 16.20 का आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आया और आप यहाँ पे रख दोगे 16.2, ये रहा। और आपने नई ग्रोथ रेट ले ली 10 की, तो आपका नया आंसर आ गया। पर इंस्टीट्यूट और अल्टरनेटिव आंसर देता है कि सारे फैक्टर्स को अगर सेपरेटली लेना है, यानी एक बार सिर्फ इन्फ्लेशन लो बाकी सब सेम रखो, फिर ग्रोथ लो बाकी सब सेम रखो, तो फिर अलग अलग आंसर आता है। ये आप एक बार ट्राई कर लेना। मेरे हिसाब से इसमें मत जाना, स्पेसिफिकली लिखा है अलग अलग से तो ठीक है, नहीं तो ये सेकंड वाला आंसर सबसे बेस्ट है, थोड़ा लॉजिकल ज़्यादा यही है ना। आप इसमें भी जा सकते हो, 13 को आप 15.8 भी कर सकते हो, 13.8 को देखो मैं यहाँ बताता हूँ, ये रहा, इन्होंने करा ना सीधा 2% ऐड किस में करा, 13.8 में ऐड करा, पॉसिबल है दैट इज़ ऑल्सो। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा देखेंगे, अच्छा है। K Limited has invested in a portfolio of short-term equity investment. Short-term. You are required to calculate the risk of K Limited short-term investment portfolio. पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है सर, और हर बार रिस्क निकालने का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे फिगर्स भी दिए हुए होने चाहिए। रिस्क का मतलब और एक होता है, वो है बीटा, और आपको सबके बीटा दिए हुए हैं, इसका मतलब वो पोर्टफोलियो का बीटा निकालने बोल रहा है। रिलेटिव टू दैट ऑफ द मार्केट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। सी, मार्केट का तो बीटा बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अब आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, पोर्टफोलियो का बीटा इज़ नथिंग बट वेटेड एवरेज। तो आपको सबके बीटा तो इंडिविजुअल दिए हुए हैं, आपको सिर्फ वेट निकालना है। वेट निकालने के लिए क्या करोगे, ये नंबर ऑफ शेयर है मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, लेट से मार्केट वैल्यू आ रही है ये वाई, इस वाई की टोटल करो और हर y को टोटल में पता करो कितना वेट कैरी करता है, ए का, बी का, सी का, डी का। आपको इससे चारों के वेट मिल जाएंगे, चारों के बीटा यहाँ पे है, आपका वेटेड एवरेज बीटा निकल जाएगा। ध्यान देना, ये नंबर ऑफ शेयर है, ये मार्केट प्राइस है, इससे मेरी मार्केट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू देख रहे हो। अब मार्केट वैल्यू के बेसिस पे इन्होंने सीधा यहाँ पे कंपोजिशन निकाला है। एक बार चेक करें तो कहीं इन्होंने डिविडेंड का तो कंपोजिशन नहीं निकाल लिया। 0.2339, हाँ। तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे कंपोजिशन यानी कि वेट, ये वेट निकाल लिया, बीटा से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज बीटा आ गया आपका 2.94 या 9355, जैसा भी 94 भी लिखो तो नॉट अ प्रॉब्लम, 4 डेसिमल तक बीटा जनरली लिखा नहीं जाता। ठीक है, सो आपका ये बीटा आ गया 2.94। ठीक है,
अब देखो इन्होंने ना कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करके सी ए पी एम के फॉर्मूले में डाल के एक और नया बीटा निकाला, उसको बोला मार्केट बीटा इम्प्लिसिट इज 0.238। अब जबकि मार्केट का बीटा 1 ही होता है, क्यों फालतू में तमाशे करना। बहुत पुराना आंसर है, इसीलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आंसर वैसे भी यहाँ तक ही पूछा गया था, 0.2.9355। दिस इज़ द प्रॉपर आंसर। ठीक है, आगे एडवाइज। अच्छा, करंट मार्केट रिटर्न आपको 20% दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड यानी क्या हो गया, इस क्वेश्चन में डिविडेंड के अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन तो नहीं दिया हुआ है। किसी भी स्टॉक का जब आप रिटर्न निकालते हो तो डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन अगर नहीं दिया है तो वो डिविडेंड यील्ड ही आपका पूरा स्टॉक का रिटर्न बन जाता है। इस क्वेश्चन में ये जो डिविडेंड यील्ड आप देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ए बी सी डी के। अब क्वेश्चन ये बोलता है एडवाइज वेदर के लिमिटेड शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो। यानी कि इन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, ध्यान देना कि 23% ए में डाला, 21 बी में, 19 20% सी में और 35-36% डी में। तो ये कंपोजिशन बदलना चाहिए क्या? सवाल ये है कि ये कंपोजिशन बदले या फिर कोई ना कोई शेयर और सस्ता होगा तो उसमें और पैसा डाल दे, कुछ महंगा मिल रहा होगा, एबीसीडी का महंगा चल रहा होगा तो उसे बेच निकाले। ऐसा कुछ करना है क्या? एडवाइज वेदर एक के लिमिटेड शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, अगर हाँ है तो कैसे? मेक कैलकुलेशन अप टू 4 डेसिमल। चलो सही बात है, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। मैंने यहाँ पे, अब मेरे से गलती हो गई, मैंने बोला था 4 डेसिमल तक जनरली लेते नहीं, पर आखिरी का सेंटेंस मैंने पढ़ा नहीं था। और ये गलती जिस तरीके से मेरी से हुई है, इस तरीके से आपसे भी हो सकती है। अभी अभी से सीख लो। हम पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर अगर सॉल्व कर लेंगे तो गलती कर सकते हैं। सो 2.94 मत लिखना अब गलती से भी। अगर कैलकुलेशन आया है तो 4 डेसिमल तक करो, क्योंकि लिखा है। नहीं लिखा होता तो फिर ठीक था। बीटा 2 डेसिमल तक, वेट्स 4 डेसिमल तक, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 डेसिमल तक। नहीं लिखा रहा तो। अब कंपोजिशन हम कब बदलेंगे, सीधी सीधी सी बात बताता हूँ। चारों सिक्योरिटीज का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालो, क्योंकि आपको रिस्क फ्री, मार्केट रिटर्न और बीटा दिया हुआ है इंडिविजुअल। चारों का निकालो कि चारों में हमें रिटर्न चाहिए कितना था, मिल कितना रहा है, ये तो दिया हुआ है। इससे डिसाइड करेंगे हर सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। कोई भी सिक्योरिटी अंडर वैल्यूड निकली उसमें और पैसा डालेंगे, अगर ओवर वैल्यूड निकली तो उसे बेच मारेंगे, और अगर करेक्टली वैल्यूड रख ली तो ना उसमें पैसा डालो ना उसमें और उसको बेचो। तो हमें अभी सी ए पी एम रिटर्न निकालना है चारों के। ध्यान देना, चारों का बीटा दिया हुआ है और मार्केट और रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, बस खत्म। 4 रिटर्न निकालो। ये देखो, अब मैंने क्या करा, मैंने सर चारों के रिटर्न निकाला। कहाँ गया, ख़त्म कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। हाँ, ये चारों के एक्सपेक्टेड सी ए पी एम के रिटर्न आ गए। सही है, काफ़ी ज़्यादा नहीं आया रिटर्न। बीटा ज़्यादा दे दिया क्या? नहीं, हाँ बीटा काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, 2 4 1 3। अब चारों के रिटर्न देखोगे तो 33 55 28 और 40। जबकि हमारे यहाँ चार रिटर्न देखोगे 9 14 7 16। यानी हमें जितना मिल रहा है वो बहुत कम है। चारों के चारों रिटर्न्स आपको ज़्यादा दिए हुए हैं यहाँ पे। यानी मैं एक बार लिख लेता हूँ, 9.5 14 7.5 और 16। 9.5 14 7.5 और 16। देखो हमारी रिक्वायर्ड इतनी है और मिलेगा शायद 9.5। कम मिलेगा, कम मिलेगा क्योंकि चीज़ महंगी है, ओवर वैल्यूड। दूसरे में भी सेम चीज़ हो रही है, रिक्वायर्ड 55 है, मिल कम रहा है। क्यों कम रिटर्न मिल रहा है? क्योंकि चीज़ महंगी होगी। ओवर वैल्यूड ओवर वैल्यूड ओवर वैल्यूड। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा आया है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जिसमें एक ओवर वैल्यूड आता है, बाकी 3 अंडर वैल्यूड आते हैं, तो उसको बेच के बाकी 3 में इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा डिसीजन निकलता है। इस वाले केस में क्या निकल रहा है, सब कुछ बेच मारो। Comparing dividend yields with the expected returns of investment as per CAPM, it can be observed that all investments are overpriced and they should be sold immediately and acquire new securities। ABCD को छोड़ के कुछ और एक्वायर करो, क्योंकि आपको जितना रिटर्न चाहिए उतना नहीं दे रही कोई भी सिक्योरिटी। रिटर्न कम दे रही है क्योंकि चीज़ महंगी है मार्केट में, और महंगी है तो बेच मारो। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, मज़ा आएगा।
ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन मिस्टर XLY वांट्स टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो जो कि इक्वली एज रिस्की एज द मार्केट। मार्केट जितना रिस्की यानी कि क्या होता है, बीटा 1 आना चाहिए, एंड हैज़ 20 लाख रुपीज़ टू इन्वेस्ट। डिटेल्स आपको दी हुई है, ऑफ द असेट्स आर गिवन बिलो। अब आप देखना स्टॉक ABC और डिबेंचर D में दो में तो इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 20 लाख में से 4 लाख और 5 लाख वहाँ डाल दो। 4 लाख डालना यानी कि 20%, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ 20% डाल दो, यहाँ 25 डाल दो, टोटल मिला के 45% आपका हो गया। अब इन दोनों का मिला के 55% ही बचा है हमारे पास पैसा, ठीक है। और वेटेड एवरेज बीटा कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि उन्होंने बोला कि इक्वली एज रिस्की एज मार्केट, सो वेटेड एवरेज बीटा आपका 1 आना चाहिए। बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। आगे देख लेते, एक बार पढ़ लेते पूरा। हाउ डू यू रिकमेंड एंड इंटरप्रेट द रिस्क सिनेरियो एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑल द सिक्योरिटीज़। सिंपल सी बात है, इसके वेट को इससे मल्टीप्लाई किया, इसके वेट को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर अब हमें चाहिए सिर्फ वेट C और D का, इस तरीके से कि वेटेड एवरेज बीटा 1 आए। क्या करना है आपको, इसका वेट ले लो, वेट ऑफ C, बाकी दो का तो ऊपर का पता है, और इसका वेट कितना आएगा पता है, वेट ऑफ D जो है इसका वेट आएगा 0.55 माइनस वेट ऑफ C, क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 55% है। 55 में से अगर कुछ WC यहाँ डाल दोगे तो 55 में से बचा हुआ WC जो बचा आपका वो नीचे वाले में आएगा। सो आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.20, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ये तो दो स्पेसिफाइड थे पहले से, दिस मल्टीप्लाइड बाय WC एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.55 माइनस वेट ऑफ C। खैर ये वाला पार्ट तो वैसे ही पूरा जीरो बन जाता है, क्योंकि जीरो बीटा है किसका, डिबेंचर का, जो कि रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री का बीटा यानी रिस्क कितना, 0, ठीक है। अब आप चारों को टोटल कर लो, 1 आना चाहिए। इससे आंसर आपका WC का निकल जाएगा, वेट ऑफ सिक्योरिटी C। 55 में से कितना परसेंट वहाँ जाएगा, बाकी का परसेंटेज यहाँ ले लेना। ये देखो 20%, 25 बचा हुआ 55, ठीक है। सो वेट ऑफ A 20, ये हो गया A का पार्ट, ये B का पार्ट, ये C का पार्ट, D वाला तो 0 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। सो इस तरह से वेट ऑफ C आ गया आपका 36.56, यानी वेट ऑफ D क्या होगा, 0.55 माइनस 0.3656, ये वेट ऑफ D हो जाएगा। ख़त्म। AB पता था, C यहाँ निकाला, D यहाँ निकाला, और टोटल 20 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 20 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो C में इतना डालना है, D में इतना डालना है, कहानी ख़त्म। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक C इज़ दिस मच। ऐसे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं, ये MTP अप्रैल 24 का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। मिला। क्वेश्चन नंबर 15 पे थोड़ा ध्यान दो। अब यहाँ से ना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ से बढ़ रहा है या अगले क्वेश्चन से बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम नया कॉन्सेप्ट देखेंगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा। 1 2 3 क्वेश्चन और है। 37 क्वेश्चन लेने का यही तो पर्पज़ है कि आधे क्वेश्चंस जो है आपके 20 तक, आई थिंक 20 तक ही है, या हाँ 20 के अराउंड तक क्वेश्चंस जो है वो सेम है आपके। उसके बाद आपकी कहानी शुरू होती है जो डिफ़िकल्ट पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। आ जाओ, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले के 2 पार्ट तो काफ़ी आसान है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़िया बनेगी जो सीखने लायक है इस क्वेश्चन में। मेसर्स सीरी लिमिटेड हैज़ अ सरप्लस अमाउंट ऑफ 3 करोड़ टू इन्वेस्ट एंड हैज़ शॉर्टलिस्टेड द फॉलोइंग इक्विटी शेयर्स। ठीक है सर, 5 शेयर्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 3 करोड़ का, ठीक है। सबका बीटा भी आपको दिया हुआ है। अब इफ मेसर्स सीरी लिमिटेड इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट इन ऑल सिक्योरिटीज, इक्वल अमाउंट इन ऑल सिक्योरिटीज, इसका मतलब 5 सिक्योरिटीज है तो इक्वल, यानी कि वेट कितना हो गया, 0.20 का। आई बात समझ में। व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, वेट इनटू
बीटा, ये टोटल करना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेसर्स सीरी लिमिटेड इन्वेस्ट करता है 15% इन एस लिमिटेड। एस कहाँ है देखो, तो अब वेट कितना हो गया 15% इसमें, 15 पी में, पी कहाँ है ये दूसरा वाला, मतलब तीसरे नंबर पे जो है, और बाकी 10% जो है वो सी लिमिटेड में, यानी कि 0.10। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल मिला के 40%। और जो बैलेंस बचा उसको इक्वल अमाउंट में, बैलेंस बचा कितना 15 15 30 और 10 40 हो गया, और बचा है 60%, उसका इक्वल होता है 2 में 30 30, तो ये हो गया 0.3 वेट आ गए वापस से सबके। अब बताओ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना, वापस से बीटा को वेट से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कर लो, यू विल गेट द बीटा। तो दो केस में अलग अलग इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे दो बीटा आए होंगे आपके। पहले तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। वेटेड एवरेज करोगे बहुत टाइम बचेगा, इन्होंने जिस तरीके से करा है उस तरीके से भी आंसर आता है। अगर आपको सीखना है, टाइम है, गो थ्रू दैट। अगर टाइम नहीं है तो फिर ये सब चीज़ों में मत पड़ो, वेटेड एवरेज करके कहानी ख़त्म करो, ठीक है। अच्छा, ये पहले वाले पार्ट में तो वेटेड एवरेज भी नहीं करना सर, मैंने तो आपको बताना ही भूल गया। जब इक्वल वेट होता है तो सबकी टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 कर दो, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये वेटेड एवरेज तो तब करना है जब अलग अलग वेट है, ठीक है। ये देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे करा ना, ये भी प्रोसेस थोड़ी लेंथी हो जाती है, पर इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा। तीसरा पार्ट देखो, ये तो पहला पार्ट हो गया, बीटा आ गया आपका 0.98। दूसरे पार्ट का बीटा देखो सेकंड इसमें, वो है 1.155। इतना तो आपने कवर कर लिया। अब देखो तीसरा, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का 12% है, बीटा 1 है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मार्केट का बीटा 1 होना चाहिए, फिर भी दिया उन्होंने। व्हाट विल बी द पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशंस गिवन अबव। देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो सीएपीएम से निकलेगा अब, है ना, क्योंकि मार्केट का रिटर्न दिया है, बीटा दिया है, तो सीएपीएम यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसके अलावा पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का और कोई तरीका नहीं है। पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का हमने एक और तरीका देखा था, वो था वेटेड एवरेज। उसके लिए सबके रिटर्न दिए हुए होने चाहिए ना, फिर तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट भी चलो हमको दोनों में है, पर रिटर्न नहीं है सबके। हाँ, हम सीएपीएम से ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दोनों केसेस में बीटा तो पता चल गया। इस केस में सीएपीएम से पोर्टफोलियो का रिटर्न, इस केस में सीएपीएम से पोर्टफोलियो का रिटर्न। बस सीएपीएम के लिए भी आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अब अगर क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो निकल सकता है क्या, पहले देखो। हमने ट्राई करा, नहीं निकल सकता, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे क्या, नहीं सर। तो नहीं दिया इसका मतलब ज़ीरो लेके चलो, 5% 7% कुछ ले तो नहीं सकते, उसको ज़ीरो लो। तो देखो ये रहा, अगर आप रिस्क फ्री रिटर्न को ज़ीरो लेते हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको ज़ीरो ले लो, उसको ज़ीरो ले लो, तो बन जाएगा फॉर्मूला आर आई इज इक्वल टू बीटा आई आर एम, ख़त्म। जो मार्केट का रिटर्न है 12%, उसको दोनों बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, दो आपके सिक्योरिटी के रिटर्न निकल जाएंगे। ये देखो इन्होंने यही करा। ये पहला बीटा था 0.98, ये दूसरा बीटा था 1.155, जो 12% से मल्टीप्लाई करा। बहुत सारे बच्चों का यहाँ डाउट होता है कि ये किस तरीके से निकाल लिया। जब डेटा ही उतना दिया हुआ है तो उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से दिया हुआ है। मार्क्स छोड़ के नहीं आ सकते, कुछ तो करके आना है। ये स्ट्रैटेजी हर जगह अप्लाई करो। जब आप सोचोगे कि इसको कैसे सॉल्व करो नहीं समझ में आ रहा, तो छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। छोड़ा तो श्योर कर लिया आपने कि अब तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ तो लिख के आओ, गलती से सही भी हो गया तो मार्क्स तो मिलेंगे। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला पार्ट, थोड़ा ध्यान देना। अगर कंपनी चेंज करती है उसकी पॉलिसी टू इन्वेस्ट इन एनी 3 सिक्योरिटीज़ विथ अ मिनिमम ऑफ 20% इन ईच। अब 5 में से कोई भी 3 सिक्योरिटी चूज़ करो और उन तीनों में मिनिमम 20% तो डालना ही है, यानी मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई भी 3 सिक्योरिटी चूज़ कर सकते हो और उसमें मिनिमम 20%। 3 करोड़ का 20% यानी 60 लाख रुपीज़, यानी कम से कम 60 60 60 सब में आना चाहिए मिनिमम। हाँ ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका 60 60 60 करके तो सिर्फ 180 करोड़ होता है, बाकी का 1 करोड़ 20 लाख तो बचा है। वो 1 करोड़ 20 लाख आप तीनों में से वापस किसी में भी डाल दो, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, पर मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ओके हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइस कि क्या राइट मिक्स होना चाहिए, कौन सी वो 3 सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए और क्या उनका वेट होना चाहिए उन 3 सिक्योरिटीज़ में, कि हम अपना रिटर्न मैक्सिमाइज कर पाए इन द फॉलोइंग 2 सिनेरियोज, और कैलकुलेट करो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है।
देखो मार्केट का रिटर्न 10% अगर गया बुल फेज में और बियर फेज में -5% गया, तो यहाँ अब आपको दिमाग लगाना है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो ही सॉल्व कर सकता है, जिसको फॉर्मूला रट के गया वो नहीं कर पाएगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट्स से बुल फेज है, ठीक है। बुल फेज है यानी कि मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। अब मार्केट अगर पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है तो आप कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? आपको तो सिर्फ बीटा दिया है ना, तो बीटा के एंगल से देखो। क्या आप उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करोगे जिनका बीटा ज़्यादा है, या उन सिक्योरिटीज़ में जिनका बीटा कम है? अब ज़्यादा और कम का मतलब देखो, पॉजिटिव, ज़्यादा और कम में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गया। ज़्यादा बीटा के चक्कर में क्या होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मतलब मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, मार्केट से ज़्यादा लॉस भी मिल सकता है। हाई बीटा, अगर मार्केट रिटर्न दे रहा है तो हमको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ऊपर जाएंगे, और लॉस भी ऊपर जाएगा। क्या हम चाहते हैं कि लॉस ऊपर जाए? अगर मार्केट ने लॉस दिया तो हमारा लॉस भी ज़्यादा जाएगा। सो ध्यान देना, हम कौन से केसेस में हाई बीटा प्रीफर करेंगे? जब मार्केट पॉजिटिव है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो यहाँ हाई बीटा प्रीफर्ड है। क्यों हाई बीटा प्रीफर्ड है? क्योंकि हमारा भी रिटर्न मार्केट से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम रहेगी, पॉजिटिव है तो। सिंपल सी बात। तो यहाँ हम हाई बीटा प्रीफर करेंगे कि मार्केट से भी हम ज़्यादा रिटर्न कमाएं। अब आप निगेटिव मार्केट रिटर्न्स के केस में अगर हाई बीटा ले लोगे तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। मैं आपको यहीं पे पहले तो एग्जांपल लेके समझाता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स से आपके पास में दो बीटा है, 1.2 का है और लो बीटा है 0.3 का। मैं दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ फिलहाल। अब 1.2 का बीटा, हम दोनों केस में हाई बीटा लेके देखते हैं। तो इस केस में हमारा रिटर्न कितना हो जाएगा, 12% का। 10 इंटू 1.2, अगर हमने हाई बीटा लिया तो यहाँ हमारा 12% का रिटर्न हो जाएगा हमारे पोर्टफोलियो का। और यहाँ पे भी अगर हमने 1.2 लिया तो हमारा जो लॉस है वो मार्केट से भी ज़्यादा आएगा, दैट इज़ 6% का। ठीक है, ये एक किस्सा हो गया। पर अगर आपने बीटा लो लिया दोनों केस में, तो ध्यान देना, आपने 0.3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ आपका रिटर्न 3% ही होगा, और यहाँ जो आपका लॉस है वो 0.3 से मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 3 15, 1.5% का लॉस होगा। सो अब आप ध्यान दो, पहले तो मैंने ऐसे ऐसे कैलकुलेट करा, अब ऐसे कंपेयर करो हॉरिजॉन्टल, और आप बताओ कि बुल फेज में जब मार्केट के रिटर्न्स पॉजिटिव है तो हमें ये वाले रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं या ये वाले? आप सीधा सीधा सा बात है, ज़्यादा रिटर्न। तो हमने क्या चूज़ करना चाहिए, हाई बीटा इन केस ऑफ मार्केट रिटर्न्स आर पॉजिटिव। बट इफ द बियर फीस इज देयर, यानी मार्केट रिटर्न्स निगेटिव है, तो आप क्या ये चूज करोगे हाई बीटा? क्यों? 6% का लॉस क्यों बियर करोगे? अगर लॉस बियर ही करना है तो कम से कम लॉस, यानी कि -1.5। तो उस केस में हम लो बीटा यूज करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर बियर है तो हमारा एक चीज क्लियर हो गया, बुल है तो हाई बीटा सिक्योरिटीज ले लो, आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इस केस में लो बीटा सिक्योरिटीज़ ले लो, और हमको लेना सिर्फ 3 सिक्योरिटीज़ है, तो पहला वाला लेते हैं। अब बुल फेज में कौन सी 3 सिक्योरिटीज़ लोगे? जिसका बीटा सबसे ज़्यादा है। पहली सिक्योरिटी रहेगी हमारी ये 2, दूसरी सिक्योरिटी रहेगी ये, और तीसरी रहेगी ये, अगर कोई भी 3 करनी ही है तो। और आपको पता है मिनिमम तीनों में 20% तो आना ही चाहिए। तो सबसे नीचे की जो दूसरी और तीसरे नंबर की सिक्योरिटी होती है उसमें आप ना 20% डाल दो, और बचा हुआ पूरा 60% आप यहां डालो, जो सबसे पहले चूज करी थी हाईएस्ट बीटा वाली। आपने सबसे पहले ये क्यों चूज करा था, पहले तो ये बताओ। क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आपको ये देगा बुल फेज में, इसलिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उसी में होना चाहिए। और क्योंकि मिनिमम वाली कंडीशन है, इसलिए पहले हमने जिनको मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उनको दे दिया और बचा कुचा यहाँ डाला। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा अब आपका, 3 करोड़ में से 60 लैक्स आप इसमें डालोगे, 60 यहाँ डालोगे, 120 चला गया, अब बचा हुआ 1.80 करोड़ यहाँ डालोगे।
आई बात समझ में? तो देखो क्या हो जाएगा। अब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन्हीं तीन के बीटा ले लो आप, सिर्फ 1.6, 1 और 2। आपके पास में वेट भी है, आपके पास तीन बीटा भी है, आपके नए पोर्टफोलियो का बीटा निकल जाएगा। ठीक है, नए पोर्टफोलियो का जो बीटा निकला उसको आप एक काम करोगे, इस 10% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आएगा। रिस्क फ्री रेट होता तो हम CAPM पूरा लगाते, पर नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व हुआ। अगर बुल फेज है तो मार्केट रिटर्न 10 का है तो हमने हायर बीटा चूज करना चाहिए। हाई बीटा में ध्यान देना, उन्होंने एस, के और डी इन तीन को चूज करा। यहाँ नोटिस करना, यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा उन्होंने जो और लो थे, तो तीन हाईएस्ट बीटा ले लिए। उसमें सबसे पहले जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसमें डाल दिया, और बचा हुआ उसमें डाला जो सबसे पहले चूज करा था। एक्चुअल में सबसे पहले तो वही चूज करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा बीटा है। ठीक है, डाल दिया। अब आपका इन्होंने वेटेड एवरेज निकाला है। आप सिंपल काम क्या करो, ये बीटा दिया हुआ है, इसको 0.20 से, इसको 0.20 से और इसको 0.60 से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकालो, आपका बीटा आएगा 1.72। मार्केट का रिटर्न 10 है तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया 17.20, सीधा मार्केट से मल्टीप्लाई करा। अब दूसरा किस्सा देखते हैं सर, बियर फेज में। बियर फेज में लोवेस्ट पॉसिबल जो बीटाज होंगे ना उसको सिलेक्ट करोगे। अब आप बताओ यहाँ देख के साइड में कि लोवेस्ट बीटा कौन कौन से है, मतलब जितना लोवेस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा सर। अब आपको तो सबसे ज़्यादा रिटर्न हमको कौन देगा पता है? -3 वाला, 0.3 वाला, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। जब मार्केट गिरेगा तो हमारा शेयर भागेगा ऊपर में, तो ये तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले करा है ना, तो पैसा भी सबसे आखिरी में डालना। इसके बाद दूसरे नंबर पे ये आ गया 0.6 और तीसरे नंबर पे ये आ गया। तो जो दूसरा और तीसरा नंबर था उसमें 60-60 लाख रुपए डाल दो, 20% और बचा हुआ 180 यहाँ डालो, सबसे ज़्यादा रिटर्न होगा। आप कॉम्बिनेशन घर पे ट्राई करना, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ये देखो 60 और 60 यहाँ डाला, बचा हुआ 180 आपने यहाँ डाला। ठीक है, सिंपल क्या करना है, इसको 0.20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.60 आएगा यहाँ पे और इसको 0.20। तो इनसे क्या आएगा, इस पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज बीटा आया, वो आया सर 0.14। और कंपनी का जो मार्केट का लॉस था वो कितना, 5% का था, उसको मल्टीप्लाई करो बीटा से। देखो हमारा लॉस तो आया ही, आना ही था, वो प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं थी, कम थी, पर कम हो गया ना। कितना कम हुआ? मार्केट जहां 5% नीचे गिरा वहां हमारा पोर्टफोलियो सिर्फ 0.7% नीचे गिरा, तो लॉस हमारा यहाँ पे कम हो गया। दैट्स इट, दिस वॉज द क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी सालों बाद कुछ ढंग का उन्होंने पूछा। नवंबर 22 में आया था ये, 8 मार्क्स का। ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, और उसके पहले ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं था, तो ना हम पढ़ाते थे। तो आप सोचो आपके एग्ज़ाम में भी कोई नया क्वेश्चन आ सकता है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, पर कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट कहाँ गलत हुआ? पॉजिटिव बीटा सेम डायरेक्शन और निगेटिव बीटा अपोजिट डायरेक्शन, उसी का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पे करा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका अगला क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है और एक तरह से टाइम खोटी करने वाला क्वेश्चन है, पर एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपके बल्ले बल्ले है, बिकॉज इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, फटाफट से लेंगे सर, ध्यान देना। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिटर्न्स ऑन शेयर्स ऑफ 3 डिफरेंट कंपनीज। पिछले 4 सालों के 3 डिफरेंट कंपनीज के रिटर्न्स दिए हुए, प्रोबेबिलिटी दी है क्या नहीं दी है। ऐसे केस में अगर एवरेज रिटर्न निकालना रहा, एक ए का एक रिटर्न, बी का एक, सी का एक, तो क्या करोगे? सारे रिटर्न्स के टोटल करके डिवाइडेड बाय एन, ये सबसे पहले देख चुके हैं, तो एवरेज रिटर्न आपका इससे निकल जाएगा। अगर निकालना है तो मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी आगे। कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज एंड इट्स रिटर्न इफ ईच पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एनी 2 कंपनी शेयर्स। हर पोर्टफोलियो में इन 3 में से सिर्फ 2 शेयर्स आप ले सकते हो, ए और बी, बी और सी, ए और सी, ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आगे, इन प्रोपोर्शन ऑफ 65 से 35%। पर इन्होंने ये नहीं बोला, ध्यान देना, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ए बी, बी सी, सी ए, और उन्होंने बोला कि 65 और 35% इन्वेस्ट करना है टोटल का। अब ये नहीं बताया कि 65-35 में से इस ए और बी में, ए में कितना डालना है और बी में कितना डालना है।
65 ए में डालूँ, बी में 35 डालूँ? तो ऐसे केस में वो भी ऑप्शन आपको लेना है कि एक बार ए में 65 डाल रहे हो, बी में 35 डाल रहे हो, और एक बार ए में 35 डाल रहे हो, बी में 65 डाल रहे हो। ये 3 नंबर यहाँ है, ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ है, 3 इंटू 2 6 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। आपने स्टैटिस्टिक्स में ये वाला पार्ट अगर देखा होगा तो सीखा होगा, वहाँ पे फाउंडेशन पे होगा, या पहले भी आपने मैथ्स वगैरह करा होगा, तो तब यहाँ से ना आपका कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाता है। आपने तब सवाल खड़ा करा होगा और आपको लगता होगा कि ये सब चीज़ें रियल लाइफ में कब काम आती है। सर अब काम आ रही है, आपका टाइम बचाएगी वो अब, और गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे जब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। वरना बहुत लोग सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन लिख के आ जाएंगे, 65 35 लगा देंगे, पहले वाले में 65, दूसरे वाले में 35, कहानी खत्म, और पूरे मार्क्स कितने? 0, क्योंकि हमने फाउंडेशन लेवल पे ये नहीं पढ़ा था कि इसके 3 नंबर है अपना को पॉसिबल कॉम्बिनेशन है और उसके 2 है, तो 3 और 2 ऐसे मिला के पूरे 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है सर, तो करना क्या है? वेट्स आपके आ गए, बहुत सिंपल है, एक बार 65 35 ये लोगे, फिर 35 65 लोगे, और करना क्या है? रिटर्न कैलकुलेट करना है। रिटर्न कैसे लोगे? अब ए और बी और सी के ये 4 रिटर्न तो लेते नहीं बैठोगे, एवरेज रिटर्न निकालो सर। उस एवरेज रिटर्न को उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करना है। 6 अलग अलग पोर्टफोलियो के रिटर्न निकलेंगे आपको। आगे देखते हैं, और उन्होंने बोला सजेस्ट विच पोर्टफोलियोज हैव हाईएस्ट रिटर्न। ठीक है सर, दूसरा वाला पार्ट बाद में देखेंगे। ये देखो एवरेज निकाल लिया, और पहला ये 6 कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे होंगे, 65 इन ए, 35 इन बी, उसके बाद यहाँ देखना 35 इन ए, 65 इन बी, है ना? सेम ए और बी वापस रिपीट हुए हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन बदल गया, परसेंटेज बदल गया। उसके बाद 65 इन बी, 35 इन सी, 35 इन बी, 65 इन सी, ये आ गया। उसके बाद ये 65 इन सी, 35 इन ए, फिर 35 इन सी और 65 इन ए, ये सारा आ गया। और करना क्या है सर? ये जो एवरेज रिटर्न लिया है 7% इंटू वेट प्लस उसका परसेंटेज बी का इंटू वेट, ये आ गया टोटल। ऐसे ही आपको सारे रिटर्न्स की टोटल निकालनी है, ये पोर्टफोलियो रिटर्न आपका आता जाएगा। हाईएस्ट कहाँ है देख लो, 2 3 4 5 और ये 6। सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है अपना आखिरी में ही 9.15 वाला। कहानी ख़त्म, कुछ भी नहीं है, बस टाइम जाएगा ये सब कैलकुलेट करने में। नवंबर 22 में 8 मार्क्स का। अभी के लिए आपको ऐसा लगेगा टाइम खोटी हुआ, पर एग्जाम में आया तो आप बोलोगे कि भैया यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें मार्क्स तो कम से कम श्योर हो गए, हमें तो पास होने से मतलब है। आगे कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड बीटा। अब वापस से पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो बीटा निकालना है। ध्यान देना, पोर्टफोलियो रिटर्न इज व्हाट? समेशन ऑफ वेट आई आर आई, और बीटा इज व्हाट? समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई। अब तीनों सिक्योरिटीज़ के एवरेज रिटर्न तो आपको पता है, ठीक है। अगर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करता है ए बी सी में 65,000, आगे क्या लिखा है उसका बीटा दिया है 0.45, 20,000 और 1.15, 15,000 और 1.8। उन्होंने पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो बीटा निकालने बोला। देखो आपके पास में रिटर्न्स तो है तीनों के, और अब आपके पास तीनों के बीटा भी हो गए, सिर्फ नहीं है तो वो है वेट। और वेट कैसे कैलकुलेट करोगे सर? ये 65, 20 और 15 का टोटल ले लो, ये हो गया पूरा 1 लाख। 1 लाख होता है ना, 5 और 5 10, 20, 40, 1 लाख। बहुत सिंपल, तो वेट्स कितना आसानी से निकल जाएंगे, कहानी ख़त्म। ये वेट्स हो गए, बीटा से मल्टीप्लाई करो पोर्टफोलियो बीटा आएगा, रिटर्न से मल्टीप्लाई करो पोर्टफोलियो रिटर्न आएगा। अब इंस्टीट्यूट ने कैसे करा है देखो, 65/1 लाख, इतना कोई लिखता है? अगर टोटल 1 लाख है और ऊपर है उसमें से 65,000 का वेट निकालना है तो 0.65 लिखो। टाइम बचाओ मालिक, टाइम बचाओ। ये 2 बार 65/1 लाख लिखने जाओगे तो हो गया फिर तो रिटर्न पोर्टफोलियो का, रिटर्न बीटा पोर्टफोलियो का, कहानी ख़त्म। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। अब आगे देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। यू आर प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द रिटर्न्स ऑन द शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड एंड द मार्केट। 2 चीज़ों के, सी के और मार्केट के, आपको रिटर्न्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की ये 3 कंडीशंस दी है और उसके होने के चांसेस दिए हुए हैं, और उसके बाजू में सी लिमिटेड के और मार्केट के आपको रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहली चीज़, इतना देख के आप क्या क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो।
क्यों सर, ये क्यों करना है, ऐसा करना क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप डेटा देख के ये पता लगा सकते हो कि आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आती है। वो चीज़ें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है ये पता है, तभी तो आप बता पा रहे हो कि आपको क्या निकालना आता है। देखो, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करके, सी का भी मार्केट का भी। फिर वही एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये सारे रिटर्न्स में के डेविएशन निकाल के स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, निगेटिविटी हट गई, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, टोटल करा तो आपका वेरायंस आ गया, उसको स्क्वायर रूट करा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सी और मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, कभी भी स्टॉक और मार्केट का दिया हुआ है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस क्वेश्चन में बीटा के बारे में भी आपको कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो बीटा भी निकालना हमें आता है सर। रिग्रेशन या कोरिलेशन, देखो रिग्रेशन भी निकाल सकते हो, कोरिलेशन से भी निकाल सकते हो, पर रिग्रेशन में आपको प्रोबेबिलिटीज यूज करने में काफ़ी दिक्कत जाएगी। जब भी कभी प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में दी होती है तो यूज कोरिलेशन एनालिसिस बीटा कैलकुलेट करने के लिए। कोरिलेशन एनालिसिस क्या है सर? RCM इज इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। बहुत सिंपल है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही तो निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हो? कोवेरिएंस ऑफ आर एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। डिनोमिनेटर तो है आपके पास में, कोवेरिएंस कैसे निकालोगे सर? आर और बार आर, ध्यान देना, और बार आर का डिफरेंस, एम और बार एम का डेविएशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करके टोटल करूंगा तो कोवेरिएंस आ जाएगा। ध्यान देना, ये कोवेरिएंस आ गया तो आपका कोरिलेशन आ गया, तो आपका बीटा भी आ गया। आर यू गेटिंग इट? तो बीटा भी आपका आ सकता है। अब आपको बीटा दिया है, स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है, हाँ, इसका एक रिटर्न आएगा ना बार आर, इसका रहेगा बार एम, और बीटा भी है। तो आपने देखा CAPM का जो फॉर्मूला होता है, RC, इसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट, बीटा किसका? C का, RM माइनस RF। तो ये आपके पास में क्या क्या निकल गया? RC निकल गया, इसका मीन, RM निकल गया सर, मार्केट भी दिया हुआ है यहाँ पे, आपने बीटा भी अभी अभी निकाल लिया। तो आप क्या निकाल सकते हैं? RF अगर नहीं दिया है तो, ठीक है, अगर वो दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो? थेरोटिकल रिटर्न कितना होना चाहिए। लेट्स से वो आया 10% और ये वाला आया 12%, तो आप बोलोगे देखो थेरोटिकली 10% कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से होना चाहिए, लेकिन है कितना? 12%, यानी ज़्यादा रिटर्न कब मिलता है? ये देखो, ये 10% है, जितना होना चाहिए वहाँ पे एक ऐसा हाथ कर देना। अब आपको कितना मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर्स अंडर वैल्यूड होंगे, इन्वर्स रिलेशनशिप बनाना है, शेयर्स की प्राइस कम होगी ना, तभी तो रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। प्राइस कम मतलब अंडर वैल्यूड है, खरीदो सर ये शेयर। अगर वही आपका आया लेट से 9%, तो 10 की जगह आपको 9 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर्स महंगे मिल रहे होंगे, ओवर वैल्यूड है, मत खरीदो। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी निकल सकती है, एक मैंने मोटा मोटा बताया। चलो अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो करंट रिस्क फ्री रेट तो आपको 9% दे दिया क्वेश्चन ने, तो अब आप क्या निकाल सकते हो कि थेरोटिकली कितना रिटर्न रिक्वायर्ड है, और वो कंपेयर कर सकते हो इसके एवरेज से, जो भी निकल के आएगा। ठीक है सर। कैलकुलेट द कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ सी एंड मार्केट। कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, कोवेरिएंस ऑफ आर एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, जो अभी अभी डिस्कस करा वो। ध्यान देना, यहाँ पे आपने क्या करा, आर नहीं सॉरी सी है ना, मैंने आर ले लिया, तो हम कोवेरिएंस ऑफ CM, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ C, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, बस खत्म। देखो हमने C ले लिया, M ले लिया, और उन दोनों को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो C का एवरेज रिटर्न और M का एवरेज रिटर्न मार्केट का आ गया हमारे पास में 19, ठीक है, और 18 आ गया। अब हम क्या करेंगे सर, इस C के रिटर्न से एवरेज रिटर्न जो है वो माइनस करेंगे, तो आपका मीन निकल के आएगा, ये रहा डेविएशन, ये रहा डेविएशन। ठीक है, इन दोनों डेविएशन को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है सर? आपका कोवेरिएंस, ये रहा कोवेरिएंस। ये जो आपका 27.20 आया, दिस इज नथिंग बट द कोवेरिएंस, ये रख दो सर यहाँ पे। अच्छा बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? सी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो रिटर्न है सी का, उसको उसके मीन से माइनस करो। ये तो हम निकाल चुके हैं ना, सी माइनस बार सी जो है, अब यहाँ पे वो दिख नहीं रहा, सी माइनस बार सी, एम माइनस बार एम, ऐसा लो। तो ये डेविएशन तो आ चुके हैं। इस डेविएशन में निगेटिविटी होती है, उसको स्क्वायर करेंगे,
प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे तो वेरिएंस आएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे यही करा, स्क्वायर करा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, टोटल करा, ठीक है। ये माइनस साइन हटा देना भाई। स्क्वायर का टोटल करा तो आ गया वेरिएंस, वेरिएंस को स्क्वायर रूट करोगे तो आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं ये बीच में बोल रहा था इसलिए मैं अटक गया। ये जो आपको ऊपर में दिया है ना, मैंने हटाने तो बोला, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये उसके ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर का साइन है। ये यहाँ पे नहीं भी रखते तो ठीक है, यहाँ पे भी है, वो दिख नहीं रहा होगा, ये भी ठीक है। तो ये आपके दोनों आ गए 5.73 और 5.37। देखना कंफ्यूज मत होना, 3773। तो ये दोनों ले लो आप। यहाँ पे कहाँ लोगे सर? इसके नीचे में मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा सर? कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच का। ये रहा कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों के बीच का 0.88। यहाँ दिख रहा होगा आपको, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ना ये साइन था, माइनस नहीं था वो 2। ये तो 0.88 का आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब समझो कि अगर एक सिक्योरिटी 10% से आगे जा रही है तो दूसरी सिक्योरिटी 8.88% से आगे ही जाएगी। कैसे? एक तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है इसका मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, और दूसरा ये बताता है कितने एक्सटेंट तक मूवमेंट होगी, व्हाट वुड बी द एक्सटेंट। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट द टोटल रिस्क। टोटल रिस्क यानी कि क्या होता है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन। उस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर दो रिस्क और होते हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, मतलब उसका बाइफरकेशन ऑफ सी लिमिटेड। ये तो हम निकाल चुके हैं सर, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी लिमिटेड इज 5.73। ठीक है, आगे एंड डिस्कस व्हाई दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ रिस्क टू बी यूज्ड इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी तक हम इस्तेमाल करते आए हैं। मैं बताता हूँ, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना आपका, ये टोटल रिस्क कहलाया जाता है। और टोटल रिस्क के ना दो हिस्से होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि बीटा, यानी कि आपका मार्केट स्पेसिफिक रिस्क, और अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी कि आपका इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ दो रियल लाइफ के। लेट्स से इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन कोई कंपनी से रिलेटेड नहीं होता, पूरे मार्केट में हर कंपनी पे लगता है, ठीक है। दूसरा ले लो आपका वॉर हो गई, तो इसमें कोई एक कंपनी का हाथ नहीं होगा, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, इसमें क्या कंपनी का क्या लेना देना है उसके अंदर में। तो ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिसका निगेटिव इम्पैक्ट सारी कंपनी पे पड़ता है, तो ये जो रिस्क होता है ये हटाया नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने मारुति के शेयर्स में, मारुति भी छोड़ो, चलो आप टाटा स्टील ले लो, टाटा स्टील में आपने इन्वेस्टमेंट करा, नाउ यू वांट टू रिमूव द रिस्क या रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, वॉर और अर्थक्वेक, और उसके लिए आपने टाटा स्टील से शेयर बेच के आपने डाल दिया लेट्स से रिलायंस में। तो क्या इन्फ्लेशन, वॉर और अर्थक्वेक का इम्पैक्ट रिलायंस के शेयर्स पे नहीं पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में, रिस्क रिड्यूस करने के चक्कर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप रिड्यूस नहीं कर पाए वो रिस्क। गेटिंग इट? तो ये रिस्क आप रिड्यूस नहीं कर सकते। पर यही ले लो इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अब एग्जांपल, कंपनी को किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो गया, लेट्स से गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बुरी खबर ला दी, तो क्या ये रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है? यस। आप उस कंपनी के अलावा किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते तो लॉस की जगह प्रॉफिट भी तो आ सकता था, क्योंकि कंपनी बदल गई। क्या चांसेस है कि सारी कंपनीज को उस टाइम पे लॉस ही होगा? ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अगेंस्ट में आपका अगर कोई बुरी खबर आई है तो आप सिर्फ ऑटोमोबाइल में क्यों पैसा डाल रहे हो? एक बार टाटा मोटर्स में डाला, ठीक है, या ईचर मोटर्स में डाल दो आप इधर में, तो ये हो गया आपका ऑटोमोबाइल। तो पूरा इसमें ना डालते हुए आधा पैसा यहाँ से निकाल के आप एक काम करो ना, आप उसमें डाल दो, क्या कहते हैं, पावर कंपनी में डाल दो, या फिर आप सिंपल बोलो तो लाइट बनाने वाली कंपनी में डाल दो, ओरिएंट है, तो ऐसे कुछ में डालो, हैवेल्स है, इसमें डाल दो, तो आपका जो लॉस या रिस्क है ना वो कम हो जाता है। तो यस सर, आप अनसिस्टमैटिक रिस्क तो कम कर सकते हो, ये रिस्क कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो चीज़ आप कम कर सकते हो इसका मतलब आपके कंट्रोल में है, वो आप हटा सकते हो। तो जो चीज़ हटा सकते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो मान के चलेंगे हम। अब क्या होता है, हम जब क्वेश्चंस करते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कभी लिया जाता है तो ये माना जाता है कि आप स्मार्ट हो, आप इस रिस्क को तो मिनिमाइज कर ही लोगे, ज़ीरो एकदम नहीं होता, हम लिख रहे हैं।
तो ये रिस्क ज़ीरो ही है, ये मान के चलेंगे। तो इस रिस्क के बेसिस पे कोई डिसीजन लेने में तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। वो अगर ज़्यादा निकला तो आपका डिसीजन ऊपर नीचे होता है, कम निकला तो डिसीजन ऊपर नीचे होता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज सिस्टमैटिक रिस्क, ना कि टोटल रिस्क। क्योंकि टोटल रिस्क में एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे कंट्रोल में है और उसे हम मिनिमाइज और रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है उसे फिर साइड में हटा दो, उसको भी क्यों डिसीजन मेकिंग में लेके आ रहे हो। जो कंट्रोल में नहीं है उसी की चिंता होनी चाहिए, और तो उसी की चिंता है तो वही जानने में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। सो दैट इज़ व्हाट द एंटायर थिंग इज। ध्यान देना, दिस इज नॉट द बेस्ट मेजर, क्या सर, टोटल रिस्क, बिकॉज इट कंटेन्स अनसिस्टमैटिक रिस्क विच कैन बी डाइवर्सिफाइड एंड रिड्यूस्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब जीरो हो जाएगा ये तो नहीं बोल सकते, पर काफ़ी हद तक आप उसे कम कर सकते हो। मार्केट विल नॉट गिव यू एनी प्रीमियम फॉर दिस रिस्क। देखो, हम ये तो बोलते हैं ना कि जितना रिस्क उठाते हैं उतना ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, पर गलत हो जाएगा ये शब्द बोलना, पर मार्केट पागल नहीं है। ध्यान देना, मार्केट आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क उठाने के लिए कोई रिटर्न नहीं देगा। आप बोलोगे रिस्क उठाने के लिए रिटर्न तो मिलना चाहिए, पर ऐसा रिस्क जो आप ख़त्म कर सकते थे वो आपने ख़त्म नहीं किया, ये आपकी प्रॉब्लम है। मार्केट उसके लिए प्रीमियम नहीं देगा। मार्केट प्रीमियम उसी के लिए देगा जो आप हटा नहीं सकते, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क विच इज बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द बीटा फैक्टर ऑफ सी लिमिटेड एंड ब्रीफली डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। इज सी लिमिटेड इफिशियंटली प्राइज्ड अकॉर्डिंग टू द CAPM एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब आपको क्या निकालना है सर, बीटा निकालना है। और आप अगर पहले कोरिलेशन, कोवेरियंस ये सब निकाल चुके हो तो उसी मेथड को कंटिन्यू करो। आपने कोरिलेशन निकाल लिया था, RCM स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया था, इस फॉर्मूले में रखो, बीटा आएगा आपका। ये देखो, या तो ये फॉर्मूला ले लो या तो ये फॉर्मूला ले लो। अभी हमने जो लिखा वो ये था, तो आपका बीटा आ गया 0.94, यानी कि मार्केट के काफ़ी नज़दीक है। मार्केट के बीटा के, मार्केट अगर 10% से नीचे गया तो हमारा स्टॉक 9.4% से नीचे जाएगा, और मार्केट उतने से ऊपर गया तो हमारा भी स्टॉक उतने से ऊपर जाएगा। काफ़ी हद तक बोल सकते हैं कि मार्केट जैसा ही है हमारा स्टॉक, मार्केट के रिस्क को कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ ठीक है, चलो ये तो डेटा दे दिया। अब क्वेश्चन ने बोला कि भाई अब कंपेयर करके दिखाओ CAPM का रिटर्न। CAPM का रिटर्न CAPM में डाल के देखो। In order to calculate if the stock is efficiently priced, we need to compare the theoretical return and expected return. अच्छा, theoretical incomplete in book क्यों दिया है ये तो पता नहीं, चलो छोड़ो। theoretical return निकालो सर। देखो, मार्केट का रिटर्न 18% एवरेज आया था क्या, ये रहा, आया था ना। रिस्क फ्री रिटर्न 9% आपको दिया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बीटा डालो, तो अब CAPM के हिसाब से हमें इस शेयर में 17.46% का रिटर्न मिलना चाहिए। कितना मिलने की ये है आपको एक्सपेक्टेशन, 19। 17.46 का मिलना चाहिए, 19 मिल सकता है। क्यों ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि शेयर की प्राइसेस मार्केट में कम होगी यानी कि अंडर वैल्यूड है, इट इज़ वर्थ बाइंग। शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, वर्थ बाइंग, गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं सर, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। आ जाओ सर, क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज वन ऑफ योर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो एज पर हिज रिस्क एपेटाइट। अब उसने अपने रिस्क के हिसाब से 3 अलग अलग इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करा और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स में। तो सिक्योरिटीज़ आपको दी है कि कितने शेयर्स खरीदा, 1000, 1500 और 20,000 यूनिट्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी 20,000 बॉन्ड इसके। ठीक है, द अदर डेटा रिलेटेड टू ईच ऑफ दिस सिक्योरिटीज़, हर एक की शेयर की प्राइसेस, बॉन्ड की प्राइस, कितना डिविडेंड मिला तीनों में और इंटरेस्ट मिला बॉन्ड में, और उनकी अभी मार्केट प्राइस कितनी है। ठीक है, यही डेटा ऊपर वाले टेबल को भी कंटिन्यू करके दिया जा सकता था। अब ध्यान देना आपका क्या डेटा निकलता है यहाँ से। सर, ये जो कॉस्ट है और ये जो मार्केट प्राइस है, इनके डिफरेंस को बोलोगे आप कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल लॉस। पहले वाले में लॉस हो रहा है, 10,000 का सिर्फ 9,800 हो गया ना, उसी तरह से सब में निकाल लोगे तो आपका एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर इनकम का यहाँ पे है। सो अब आप रिटर्न निकाल सकते हो हर एक का
डिविडेंड या इंटरेस्ट प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये आ गया आपका, हर एक पे रिटर्न निकल सकता है, पर ये सिर्फ एक एक शेयर का नहीं निकालना, हमें तो टोटल का भी निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो सर नंबर ऑफ यूनिट से, सो कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अब ध्यान देना कैसे, यहाँ पे क्या करा इन्होंने, शेयर्स लिए, कॉस्ट लिया, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करा, शेयर से मल्टीप्लाई करा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7.5 करोड़ का, 1 करोड़, 1.5, 1.4, 3.6। उसके बाद उन्होंने डिविडेंड और इंटरेस्ट पर शेयर ले लिया, उसके बाद कैपिटल गेन लिया, दोनों को टोटल करा, ध्यान देना, दोनों को टोटल करा तो टोटल रिटर्न आ गया। अब उस टोटल रिटर्न को नंबर ऑफ यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स है सिक्योरिटीज़ आपके पास है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया टोटल रिटर्न, ये आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट। आप इसको इससे डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो दैट इज़ 8.90%। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, 8.90% पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया। क्या सिंगल सिंगल रिटर्न निकाल सकते थे, पॉसिबल है, वो भी आप निकाल सकते हो। उसके बाद 8.90 पे पहुंचा जा सकता था, हाँ सर बिल्कुल पहुंचा जा सकता था। जब आपके पास में 4 रिटर्न होते ये वाले, तो आपको क्या करना था पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने के लिए, वेटेड एवरेज। तो आपको वेट निकालना पड़ेगा सर, ये जो कॉस्ट दी है ना आपको, उसके बेसिस पे, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे नहीं, अभी कॉस्ट के बेसिस पे वेट निकालते कि 1 करोड़ का पूरे 7.5 करोड़ में वेट कितना, 1.5 का 7.5 में कितना, 1.4 का 7.5 में कितना, ऐसे करके 4 वेट आते, 4 रिटर्न आते, टोटल करते तो फिर भी यही रिटर्न आता। सो दोनों तीनों तरीके आपको पता होने चाहिए। It could also have been arrived at by using this formula, individual returns in percentage multiplied by the weight. Okay, ये क्लियर हो गया। अब करना क्या है सर, ध्यान देना, अब आपको आखिरी वाले कॉलम में इन बीटा भी दिया हुआ है, यानी कि रिस्क। अगर हमें चारों का वेट पता चल जाए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी निकाला ये वेट, ठीक है, मार्केट वैल्यू का नहीं, कॉस्ट का निकलेगा सर यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ मार्केट प्राइस दी होती ना तो मार्केट वैल्यू का निकालते, यहाँ पे बेस हमारा कॉस्ट है हर जगह। सो आप कॉस्ट के बेसिस पे वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो, तो आपका एक बीटा भी आ जाएगा, दैट इज़ 0.40। इन्होंने क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है इन्वेस्टमेंट को बीटा से, और टोटल इन्वेस्टमेंट नीचे, तो भी अल्टीमेटली आंसर सेम आता है, पर इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है सर, कोई नहीं। तो हमारे पास में अब क्या क्या है सर, हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न है, हमारे पास बीटा है सर, हमारे पास मार्केट का भी रिटर्न है। क्या निकालना होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। योर क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग सम मोर फंड्स इन बॉन्ड्स इशूड बाय जीओआई। इन्होंने मोर तो बोला है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स यानी कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रेट निकालना है, वो इसकी बात नहीं कर रहे, ये पीएसयू के बॉन्ड है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन पीएसयू बॉन्ड्स एंड जीओआई बॉन्ड्स, ठीक है। पीएसयू बॉन्ड में भी गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है एटलीस्ट 51% की, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड तो प्योरली गवर्नमेंट के होते हैं 100%, ठीक है। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं, लेट्स से कंपनी हो गई IRFC, NTPC, आप सर्च करके देखना, ये पीएसयू बॉन्ड उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को फंडिंग करने के लिए जीओआई बॉन्ड इशू किए जाएंगे, और अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए, एक्सपांशन के लिए, ये वाले पीएसयू वाले बॉन्ड, ठीक है। आगे देखो, अब वो उन्होंने निकालने क्या बोला, एस्टिमेट द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट योर क्लाइंट वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज बॉन्ड्स। कौन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, यानी अल्टीमेटली वो आरएफ निकालने बोल रहे हैं आपको। सीएपीएम के फॉर्मूले में आरपी आरएफ प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो RM माइनस RF, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सिर्फ RF निकालना है। क्या निकाल सकते हो, यस, इजी हो गया अब आपके लिए कहानी। ये देखो 8.90 जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आपने निकाला, वो वेटेड एवरेज से भी निकाला जा सकता था, ये निकालना बाकी है। बीटा अभी अभी आपने निकाला, मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, इससे हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा ये वाले पेज पे, ठीक है। तो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आ गया 6.37%। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, एनालाइज करो वेदर इट्स पोर्टफोलियो हैज़ आउट परफॉर्म्ड द मार्केट और नॉट, अज्यूमिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 7%। देखो पोर्टफोलियो का रिटर्न हमारा कितना आया, 8.90%। अब हम क्या करेंगे, CAPM का रिटर्न निकालेंगे। सबसे पहले तो CAPM का रिटर्न निकाल लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं समझाऊंगा आपको। चलो CAPM का रिटर्न, अब उन्होंने रिस्क फ्री रेट 7% बोला, बीटा 0.40, मार्केट का रिटर्न 12.7 माइनस 7, तो इससे हम आंसर निकालते हैं, ध्यान देना। यह आंसर आता है 9.28।
इतना रिटर्न सीएपीएम की थ्योरी के हिसाब से हमें इस पोर्टफोलियो में मिलना चाहिए। कितना मिला? 8.90। सीएपीएम बोलता है 9.28 मिलना चाहिए था। अगेन 9.28 मिलना चाहिए था, कम मिला। क्यों? क्योंकि शेयर की प्राइसेस ज़्यादा होगी, रिटर्न कम मिला, तो कहाँ हम आउट परफॉर्म कर पाए? आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। 9.28 से ज़्यादा मिलता तो हम आउट परफॉर्म करते मार्केट को, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। सिंस द एक्चुअल रिटर्न इज 8.90% विच इज़ क्वाइट लोअर देन द एक्सपेक्टेड, या फिर आप उसको रिक्वायर्ड बोलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंसिडरिंग द सिस्टमैटिक रिस्क बॉर्न बाय, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ 0.40 by the investor, hence the portfolio has not outperformed the market, rather it has underperformed। जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, इसका मतलब हमने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिया। वी हैव नॉट आउट परफॉर्म्ड। अब ध्यान देना सर, आउट परफॉर्म्ड और ओवर वैल्यूएशन, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, ये दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं। ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड है इसीलिए आउट परफॉर्म नहीं कर पाए, अंडर वैल्यूड होते तो आउट परफॉर्म कर पाते। सो थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आप इधर आउट परफॉर्म्ड और अंडर परफॉर्म्ड लिख रहे हो और उधर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड लिख रहे हो, पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करेंगे। ये क्वेश्चन से आप थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट में सीखने मिलेगा, बदलाव आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अभी भी सारे सेम हैं। कंटिन्यू करते हैं। अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ द फॉलोइंग 4 स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो। 4 तरह के स्टॉक्स, 4 उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि सर उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। तो ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो मार्केट वैल्यू आ गई इसकी टोटल करो, इसको इसके अंदर डिवाइड करके आप निकाल लोगे हर एक का वेट। उस वेट को, ये वेट आ गया सर, ध्यान देना, उस वेट को आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा सर वेटेड एवरेज बीटा। ख़त्म, आपका पोर्टफोलियो का बीटा रेडी। एक तरह से क्वेश्चन बोलता है पोर्टफोलियो का बीटा निकालो, रेडी। अब आप वेट्स ये देखो, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करा ये, ठीक है, तो हमारा मार्केट वैल्यू आई, उसके हिसाब से हमने वेट निकाल लिया और वेट को मल्टीप्लाई करा बीटा से, टोटल बीटा आ गया 1.108। मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिस्की है हमारा पोर्टफोलियो। अगर मार्केट 10% रिटर्न देगा, हमारा पोर्टफोलियो 11.08% रिटर्न ज़रूर देगा, पर अगर मार्केट 10% से गिरा तो हमारा पोर्टफोलियो उससे भी ज़्यादा से गिरेगा, दैट इज़ 11.08। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखो, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, पीएम का मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजर, सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8। अब उसे क्या करना है, अपने पोर्टफोलियो का बीटा उसे लगा बहुत ज़्यादा है और उसको करना है अब कम। हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन? ये तो बात क्लियर है सर, रिस्क फ्री असेट लाओगे पोर्टफोलियो के अंदर, इन 4 के बाद 5वीं लाइन रिस्क फ्री असेट की लिखो, तो आप बीटा में क्या लिखोगे, उसकी जगह 0 ही लिखोगे ना, 0 ही लिखोगे। और अभी क्या हो रहा है, 100% वेट 4 में डिवाइड हो रहा है और बाद में 100% वेट 5 में डिवाइड होगा, तो कुछ तो वेट आपका रिस्क फ्री भी लेगा और उतना ही वेट ऊपर कम इस्तेमाल होगा, है ना। अगर इसको 0.41 मिला है तो अगली बार इतना नहीं मिलेगा सर वेट, ये सारे वेट्स कम हो जाएंगे। और अगर ये सारे वेट्स कम हो गए, ध्यान देना मेरी बात, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारे नंबर कम हो जाएंगे और 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आता है। तो जब सारे नंबर कम हो गए तो ये फिगर भी कम हो जाएगी। हमें ये वैल्यू कितनी लाना है, 0.8 लाना है। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है सर, ध्यान दो कैसे कर सकते हैं। सो सिंस यू हैव टू रिड्यूस द बीटा फ्रॉम पोर्टफोलियो बीटा फ्रॉम 1.108 टू 0.8, आपको क्या करना होगा, एक नया पोर्टफोलियो बनाना होगा। ये ले लो ओल्ड पोर्टफोलियो है और ये ले लो रिस्क फ्री असेट्स है, ठीक है। ध्यान देना, या फिर मैं पहले छोटा पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। ये आपका छोटा पोर्टफोलियो यानी कि अभी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसके अंदर आपकी 4 सिक्योरिटीज़ हैं और इसका बीटा निकल के जो आया था वो था 1.108।
8, ठीक है। अब ये जो 1.108 का बीटा है, इसको हमें ओवरऑल पोर्टफोलियो हमें रिड्यूस करना है बीटा को, तो रिस्क फ्री एसेट ऐड करने के लिए हम इसमें रेडी है। तो हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, रिस्क फ्री एसेट्स। जैसे ही रिस्क फ्री एसेट ऐड करोगे उसका बीटा क्या कहलाता है, 0, क्योंकि वो रिस्क फ्री है तो बीटा हो गया 0, तो ये हो गया बीटा। अब आप एक काम करो, अब आपका ना एक तरह से नया पोर्टफोलियो बन गया, ठीक है। इसे कहोगे न्यू पोर्टफोलियो, अंदर वाला हो गया ओल्ड पोर्टफोलियो। इस न्यू पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो 0.8 आना चाहिए, ठीक है। इस न्यू पोर्टफोलियो का बीटा जो है वो 0.8 आना चाहिए। तो अब कैसे फॉर्म करोगे सर, बहुत सिंपल है। मान के चलो कि आपके नए पोर्टफोलियो के अंदर 2 असेट है, एक तो ये ओल्ड पोर्टफोलियो, दूसरा तो रिस्क फ्री असेट। तो क्या वेटेड एवरेज बीटा निकाल सकता हूं? हाँ सर, बहुत इजी से। ध्यान देना, नए पोर्टफोलियो का जो मेरा बीटा निकलेगा दैट विल बी विद दिस फॉर्मूला 0.80। अब वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इंटू बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी इंटू बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू 0.8। मानते हो बात को? ठीक है। वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो, ध्यान देना, ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा हमारा निकला हुआ था 1.108 इंडिविजुअली प्लस, अब ध्यान दो ये चीज मैटर ही नहीं करती अब आपको अभी के लिए, क्योंकि रिस्क फ्री का जो बीटा है यह है 0 और उसको कितने भी वेट से मल्टीप्लाई करो वो आंसर आएगा 0, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया 0.8। अब आपने क्या समराइज कर लिया कि 1.108 इंटू ओल्ड पोर्टफोलियो का बीटा वेट जो अगर मैं करूंगा नए पोर्टफोलियो में तो उसका बीटा आना चाहिए 0.8। सो देयरफॉर वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इन न्यू पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय वो 1.108 इधर भेज दो, 72.20%। क्या मतलब निकला इन सब का कि ओल्ड पोर्टफोलियो का नए पोर्टफोलियो में जो वेट बनता है दैट शुड बी इक्वल टू 72.20%। ओल्ड पोर्टफोलियो की टोटल कितनी थी सर, 12 लाख रुपए की अपना इंडिपेंडेंटली, पर इसको अगर मैं उठा के नए पोर्टफोलियो में डालूं तो ये जो 12 लाख रुपए है दैट शुड बी इक्वल टू 72.20% ऑफ द टोटल ऑफ द न्यू पोर्टफोलियो, तभी जाके बीटा 0.8 आएगा। सो अगर 12 लाख रुपए 72.20% है नए पोर्टफोलियो का, सो 12 को डिवाइड कर दो 72.20% से, तो आएगा आपका नए पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट, दैट कम्स टू 16,62,050। अगर टोटल नए पोर्टफोलियो का वैल्यू इतना रहेगा तो उसमें 12 लाख रुपए विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 72.20% ऑफ द टोटल, ठीक है। ये रहा, तो इसका मतलब बैलेंस क्या होगा, बाकी का 27.80% क्या होगा, रिस्क फ्री एसेट। नए पोर्टफोलियो में तो खाली 2 ही चीजें थी, एक ओल्ड पोर्टफोलियो और दूसरा रिस्क फ्री एसेट, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। वो कितना, 12 लाख और 1662 का डिफरेंस, दैट विल बी 4,62,050। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़े मेरी बात पे। इट शुड बिकम 0.8 डिवाइडेड बाय 1.108। इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया पर इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, ये वेटेड एवरेज फॉर्मूला से ही आया। 0.8 डिवाइडेड बाय 1.108 ये यहाँ से आया ना, ये रहा। कि कैसे आया, ऊपर से पूरा सॉल्व करते हुए वेटेड एवरेज बीटा कैसे निकाला, फिर से बताता हूं सर। ओल्ड पोर्टफोलियो को उठा के नए पोर्टफोलियो में रखो रिस्क फ्री के साथ, तो अब आपके पास में 2 असेट है, इसका वेट इसका बीटा प्लस इसका वेट इसका बीटा शुड बी इक्वल टू 0.8। बस कर लो, आगे 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 सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि ओल्ड पोर्टफोलियो का नए में वेट कितना होना चाहिए। ठीक है, सो वो आ गया सर 72.20%।
अब वो था 12 लाख रुपए, तो टोटल वैल्यू आ गई 16,62,040। दिस इंक्लूड्स ओल्ड प्लस रिस्क फ्री। उसमें से ओल्ड 12 लाख माइनस कर दोगे तो रिस्क फ्री का अमाउंट आ गया 462,050। यानी कि आपने 4,62,050 शुड इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री असेट्स और नया पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। पहले तो 12 लाख था ही, उसमें 462 और डाला, अब 1662 हो गया। इस पोर्टफोलियो का बीटा निकालोगे तो आएगा 0.8। इन्होंने आगे करके भी दिया है, करने की ज़रूरत नहीं थी, पर देखो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ठीक है, यहाँ तक तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट सारा का सारा सेम है और उन्होंने 462 ये कर लिया, तो अब टोटल कितना हो गया 1662। अब हम वेट जब निकालेंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1662 करेंगे तो देखो थोड़ा वेट कम हो गया। पिछले टेबल पे जाना, देखना ए का वेट कितना था, ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस। ऐसे ही अब सबका वेट निकालो, सबका वेट निकाला, वो बीटा तो सेम रहेगा और रिस्क फ्री का बीटा देखो 0। अब मल्टीप्लाई करो तो टोटल आएगी 0.80। आप बोलोगे जादू है, नहीं सर, आपने पहले ही ये कंडीशन रखी तभी तो ये बैलेंस आया था कि 0.80 मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, मान ली बात। अब सेकंड वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बोलता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू इंक्रीज द बीटा। अरे रे रे, हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू इंक्रीज द बीटा टू 1.8। अब वो कम नहीं करना चाहते, अब वो रिड्यूस करना चाहते हैं। तो देखो, अगर वो रिड्यूस करना चाहते हैं तो वापस वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सर। एक बार थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। ये हमारा ओल्ड पोर्टफोलियो है, ठीक है। ओल्ड पोर्टफोलियो का जो हमारा बीटा था वो था 1.108। इसके अंदर हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ ऐड करेंगे जिसका बीटा तो 0 रहता है, ये रहा बीटा। और इन दोनों का मिला के हमने एक नया पोर्टफोलियो बना लिया सर, ठीक है। और इसका बीटा हमें चाहिए 1.102, नहीं सॉरी कितना, ये तो पुराने का है, इसका बीटा चाहिए 1.2। आप देख रहे हो, आपको अब रिस्क जो है वो बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है कम नहीं करना। तो आप बताओ, एक चीज़ तो समझो, कितनी भी अमाउंट का रिस्क फ्री सिक्योरिटी डाल लो, 2 रुपए 1 रुपए का भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी अगर आप नए पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो रिस्क कम ही होना है, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। यानी कि आप 1 रुपए का भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी ऐड तो नहीं कर सकते, शॉर्ट ज़रूर कर सकते हो। यानी कि अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान देना। अब आपको वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ रिस्क फ्री असेट्स इनटू वेट ऑफ रिस्क फ्री असेट्स कुछ इस तरह से लाना है कि हमारी टोटल वेटेड एवरेज की 1.2 आए। ठीक है सर। अब आपको पता है ये वाला पार्ट तो 0 हो जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि बीटा ऑफ रिस्क फ्री 0 है। तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ, 1.108 वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1.2। सिंपल। ये समझ में आया? नहीं आया मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको समझ में आ गया। समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई करते हैं हम, ठीक है। तो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो प्लस वेट ऑफ रिस्क फ्री असेट्स, बीटा ऑफ रिस्क फ्री असेट्स शुड बी इक्वल टू 1.2। अब आप ये तो समझो सर कि ये पार्ट तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि रिस्क फ्री का बीटा 0 ही होता है। तो बचा क्या, सिर्फ ये और ये, वही मैंने नीचे लिखा। तो इसके हिसाब से जाएं तो वेट ऑफ ओल्ड पोर्टफोलियो शुड बी 1.083 1.2 डिवाइड 1.103। अब जनरली ये 1 से कम आना चाहिए था, अब ये 1 से आया है ज़्यादा। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। आपका टोटल वैल्यू जो है ओल्ड पोर्टफोलियो का, दैट इज 12 लाख। 12 लाख को इससे डिवाइड कर दो तो आपका ओल्ड वैल्यू ये था, न्यू वैल्यू क्या बन जाएगा? 1108,033।
-12 लाख, आंसर आता है माइनस में 91,967। यानी आपके रिस्क फ्री असेट्स में माइनस में इन्वेस्टमेंट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय माइनस में इन्वेस्टमेंट करना है? इसका मतलब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको अपने जेब से पैसा नहीं डालना, आपको बोरो करना है। ध्यान देना, जब भी आप पैसा डालते हो शेयर्स खरीदने में या रिस्क फ्री खरीदने में, तो आप उसको पॉजिटिव लिखते हो। तो जब पैसा उठाओगे तो क्या लिखोगे? वो भी तो पोर्टफोलियो का पार्ट बन गया। खाली इन्वेस्टमेंट करना ही थोड़ी पोर्टफोलियो होता है। इन्वेस्टमेंट, बोरोविंग, इन सब का मिक्स मिला के आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो। सो दैट इज ऑल्सो पोर्टफोलियो। तो ये आंसर आएगा निगेटिव में। यू हैव टू बोरो 91,967 का। तो रिस्क फ्री असेट्स में आपने क्या करा, इतने का हम अमाउंट बोरो करके, इतने का अमाउंट आपने बोरो करा और फिर डाला बाकी में। तो आपके जेब से सिर्फ 11 लाख रुपए गए, क्योंकि बाकी तो यहाँ से आपने उठाया था, और टोटल वैल्यू जो चारों में डाली वो 12 लाख की बन गई। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। अरे अरे, ठीक है, 108% होना चाहिए 12 लाख, तो उस हिसाब से 11 लाख रुपए आया। ये देखो अब क्या हुआ, ये फिगर थोड़ी काट देना, इट शुड बी 11,08023, 11,08023। अब ध्यान देना, क्योंकि यहाँ निगेटिव बैलेंस आया, तो इस निगेटिव बैलेंस का, क्योंकि बोरो करा है तो निगेटिव, इन्वेस्ट करा है तो पॉजिटिव आता, ठीक है। तो निगेटिव बैलेंस जो आया उसको डिवाइड करोगे टोटल से, तो उसका वेट जो निकल के आएगा वो भी सर निगेटिव आएगा, 0.0830। मैं एक बार देख लेता हूँ, 91,970 डिवाइडेड बाय 11,08023, हाँ निगेटिव 0.0830 आया निगेटिव। अगर निगेटिव आ गया और टोटल हमें 1 चाहिए, तो टोटल मिला के 1.08 का वेट जाएगा अब ऊपर के चारों में। पहले सिर्फ 1 का गया था, अब ज़्यादा जा रहा है वेट ऊपर ज़्यादा गया तो ज़्यादा बीटा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर आएगी, इसलिए बीटा अल्टीमेटली आपका ज़्यादा आएगा। ध्यान देना, पहले ए का वेट कितना आया था सर आपका? नॉर्मल केस में 0.4167 आया था, अभी देखो 0.45 हो गया, वो बढ़ गया ना उसका वेट बढ़ा, बीटा से ज़्यादा, बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, बढ़ा हुआ वेट अगर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बढ़ी हुई वैल्यू मिलेगी, इसलिए यहाँ पे भी हमें बढ़ा हुआ बीटा मिला 1.20। आई कहानी समझ में आपको? वेट बढ़ाना, बीटा रिस्क बढ़ाना है तो रिस्क फ्री एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं, बोरोविंग करो। यहाँ लिखा होगा कहीं पे, इन्होंने क्रॉस चेक भी करके दिया है वैसे, पर हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट शुड बी निगेटिव 91,967, यानी कि डाइवेस्ट 91,970 ऑफ द रिस्क फ्री असेट्स। एक तरह से आप बोरो कर लो, या आपके पास आप उसको शॉर्ट कर दो, बेच दो, ऐसा। शॉर्टिंग तो पॉसिबल नहीं होती इतने टाइम के लिए, यू कैन बोरो। वो पैसा जाता है तो पॉजिटिव लेते हैं, आता है तो निगेटिव लेंगे। ठीक है सर, ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करने के पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स हम और देख लेते हैं सर, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। हम किसके थ्रू देखेंगे, हम थोड़ा ना इस बार चार्ट्स में आते हैं। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर है सर, जो आपने शुरू करा था। हमने क्या देखा था, मैं एक अलग तरीके से आपको रिवाइज करा रहा हूँ अभी तक क्या हो चुका है। इन्वेस्टर्स को, दो इन्वेस्टर जितने भी होते हैं, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करो, मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में बताया था कि सिर्फ रिटर्न नहीं, हमें रिस्क भी देखना चाहिए, ठीक है। मैं रिटर्न की बात करता हूँ फिलहाल। सिर्फ रिटर्न हमने कैसे कैलकुलेट करने देखा। सबसे पहले सिंगल असेट या सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न विदाउट प्रोबेबिलिटी अगर है तो डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये वाला हम देख चुके हैं एक बार। और प्रोबेबिलिटी के साथ है तो समेशन ऑफ आर आई इंटू पी आई। विदाउट प्रोबेबिलिटी भी होगा और बहुत सारे आपको पॉसिबल रिटर्न्स दिए है, तो आप सबकी टोटल करके डिवाइडेड बाय एन कर दो, तो आपका सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न आ जाता है। इसके बाद हमने पोर्टफोलियो रिटर्न देखा सर। पोर्टफोलियो में क्या करते हैं हम, वेट्स को इंडिविजुअल असेट के रिटर्न से, उस पोर्टफोलियो में जितने भी सिक्योरिटीज़ है उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लेते हैं, वो पोर्टफोलियो रिटर्न आया। उसके बाद हम आए थे सर CAPM रिटर्न पे। थोड़ा सा ध्यान देना, CAPM रिटर्न में भी हमने देखा कि हम जो सिस्टमैटिक रिस्क एक्स्ट्रा उठा रहे हैं
उसके लिए हमें कितना रिस्क रिटर्न मिलना चाहिए, प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। सो CAPM रिटर्न को थोड़ा सा आप जानो कि पहला पार्ट जो है वो बताता है कि बिना रिस्क उठाए कितना रिटर्न मिलना चाहिए, जो सबको मिल रहा है, दैट इज RF। ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है पूरा का पूरा वो है सर मार्केट में हम सिस्टमैटिक रिस्क जो उठा रहे हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिलना चाहिए। RM माइनस RF आपको ये बताता है कि भैया रिस्क फ्री से 1 का रिस्क उठाने के लिए बीटा मार्केट रिटर्न जो है उसके लिए कितना प्रीमियम मिलना चाहिए। सो अगर ध्यान देना ये 11% आया आपका, मान लो ये 15% है, ये 4% है, तो आपका आंसर आया था 11% इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम। 1 का बीटा 1 का रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिलना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि सर आप कितना रिस्क उठा रहे हो, आपका आई सिक्योरिटी जिसका रिटर्न निकाल रहे हो उसका बीटा कितना। अगर उसका बीटा भी 1 है तो हमें भी 11 मिलना चाहिए प्रीमियम। अगर उसका 1.2 है तो 1.2 इंटू 11 मिलना चाहिए प्रीमियम, जो कि इस 4% में ऐड हो जाएगा। सो ये था हमारा CAPM रिटर्न जो इस तरीके से बांटता है। पर CAPM रिटर्न में एक प्रॉब्लम है, जो बीटा है ये बीटा पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है एक ही सिंगल फिगर से या नंबर से, यानी कि 1.2। इस 1.2 में मार्केट का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन, अर्थक्वेक, ये जो मार्केट से रिलेटेड फैक्टर्स है उन सब का इम्पैक्ट सेम माना गया। सेम माना गया यानी कि सब में आपने क्लब कर दिया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि इन्फ्लेशन की वजह से मुझे 3% का रिटर्न लेना चाहिए, अर्थक्वेक हो या फिर कोई और मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट बढ़ गए गिर गए उसकी वजह से मेरा प्रीमियम अलग हो। तो सबकी वजह से प्रीमियम अलग अलग हो सकते हैं। हर फैक्टर का मार्केट में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ता तो है, अवॉइड भी नहीं कर सकते, पर अलग अलग पड़ेगा ना। सब में क्लब कर देना विल नॉट गिव यू द करेक्ट पिक्चर। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि CAPM गलत है। 99% ऑफ द टाइम CAPM पूरे वर्ल्ड में जो है आपका इजीली अडॉप्ट किया जाता है रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए। पर इसको और बेटर करना है तो इस बीटा को आपको ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग फैक्टर्स में। हमने क्या वर्ड यूज करा, फैक्टर्स में। तो उन फैक्टर के बीटा लो और उन फैक्टर की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलना चाहिए वो लो। अब ध्यान देना, आपने सारे फैक्टर्स में यानी कि पूरा मार्केट का एक बीटा लिया था, तो यहां पे पूरा मार्केट का रिटर्न लिया था आपने। अब ध्यान देना, दूसरी आपकी थ्योरी बोलती है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। CAPM अगर सिंगुलर है तो ये है प्लूरल, यानी कि CAPM में एक बीटा इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे बहुत सारे बीटा इस्तेमाल किए गए। फॉर्मूला वही है सर, RF से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो β1 और λ1। λ1 क्या है, ये वाला पार्ट, पर कैलकुलेट ऐसे नहीं करना। λ1 इज द प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1, बीटा इज द प्रीमियम ऑफ बीटा इज द रिस्क ऑफ फैक्टर 1। ये जो 1 है वो फैक्टर कहलाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन बिकम्स 1 फैक्टर, इंटरेस्ट रेट्स आपके हो गए, आपका अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अगर डालना है आपको, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी या टैक्सेशन ले लो, तो वो जो है रिस्क इस बीटा द्वारा आएगा और उससे रिलेटेड जो प्रीमियम मिलना चाहिए वो। अब इससे ये जो अमाउंट है लेट से 5% और ये है इन्फ्लेशन का प्रीमियम, तो ये जो 5% का इन्फ्लेशन का प्रीमियम ये सबके लिए अप्लीकेबल है जिनका बीटा 1 है। पर अगर हम इस फैक्टर का हमारे कंपनी में, ध्यान देना, इस फैक्टर का इन्फ्लेशन का हमारे कंपनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है तो ये बीटा भी ज़्यादा आएगा, लेट से 1.2, तो हमें भी प्रीमियम ज़्यादा मिलना चाहिए यानी कि 6। ये मतलब हो गया β1 λ1। अब इन्फ्लेशन के अलावा और भी फैक्टर्स है आपके, तो उसको और ऐड करते जाओ, β2 λ2 β3 λ3 अप टू जितने फैक्टर्स है उतने खत्म। लैम्बडा इज द प्रीमियम, वहाँ पे RM माइनस RF दिखाते थे, यहाँ पे लैम्बडा दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा या तो आपको निकालना पड़ेगा, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। बाकी CAPM और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी सेम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है हमारा रिटर्न्स कैलकुलेट करने का। अभी तक ये जो हम रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है सर, तीनों थ्योरी देखो, CAPM, APT और सिंगल इंडेक्स मॉडल बोलो या शार्पेज इंडेक्स मॉडल बोलो, ये तीनों से जो रिटर्न कैलकुलेट करके आता है उसे कहा जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये तीनों थ्योरी अपने अपने अंदाज से बताती है कि आप अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इतना % रिटर्न मिलना चाहिए। इसका हो सकता है वो बोले 15% रिटर्न, ये बोले अपना 14% रिटर्न, ये बोल दे 17% रिटर्न, इतना मिलना चाहिए। अब आप कौन सी थ्योरी फॉलो करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। एक दूसरा, अब मैं बात करता हूं सर
शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल की। शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल क्या करता है, रिक्वायर्ड रिटर्न को 3 हिस्सों में बांटता है, ठीक है। अल्फा आई वो बोलता है कि आपके सिक्योरिटी का रिटर्न जो रिक्वायर्ड है वो इन 3 फैक्टर से बनता है। इन 3 फैक्टर की वजह से जो रिटर्न्स आपको मिलना चाहिए वो, पहला है अल्फा आई, दूसरा है बीटा आई आर एम, और तीसरा है अनसिस्टमैटिक इवेंट अगर होता है, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट बोलो, अनसिस्टमैटिक नहीं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं बीच का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, बीटा आई आर एम। बीटा यानी कि आपका 1.2 मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। अगर मार्केट में रिटर्न 15% है तो उस मार्केट की वजह से हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, 15 इंटू 1.2, सीधा सीधा शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल, आर एफ वगैरह माइनस नहीं होगा यहाँ पे। मार्केट 15% रिटर्न दे रहा है, पॉइंट इंटू 1.2 करो, मेरे को इतना रिटर्न मिलना चाहिए। गुड इनफ, सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। 18% तो मिनिमम। पर ये जो 18% है ये पूरा का पूरा मार्केट की वजह से मिलने वाला रिटर्न है। कंपनी सिर्फ मार्केट के भरोसे तो काम नहीं करती, कंपनी की अपनी भी कुछ खासियत होती है ना। तो कंपनी अपनी कोर कंपिटेंसीज की वजह से, जैसे कि मैनेजर्स अच्छे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, सो कंपनी स्पेसिफिक भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा आई। हो सकता है हमारी टीम बहुत अच्छी हो तो उसकी वजह से 2% मार्केट के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 4 कंपनी है, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपका और ले लो ईचर मोटर, ठीक है, 2 3 4 ऑटोमोबाइल की कंपनी ले लो। ये सारी कंपनी मान के चलो सब कुछ सेम है इसमें, सिवाय एक चीज़ के। जो टाटा मोटर्स में है वो है कि टीम बहुत अच्छी है, इनकी सेल्स की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये लोग डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने अभी अभी बताई है कंपनी स्पेसिफिक है, कंपनी ने इंटरनली डिसाइड करी, ये तीनों चीज़ें बाकी में नहीं मिलती। ये हो गई सर कोर कंपेटेंसी। क्या आपको नहीं लगता टीम अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, डिस्काउंट की पॉलिसीज़ भी है, तो इनका सेल बढ़ना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए। एग्जैक्टली ये रहा 2% का, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा आई। क्या इन सब चीज़ों में कहीं मार्केट का इम्पैक्ट आया? नहीं, मार्केट में जितना रिस्क हम उठा रहे हैं उतना तो 18% में आ गया। 18+2 हमारा तो 20% होना चाहिए सर। पहला पार्ट कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न देता है, दूसरा पार्ट मार्केट स्पेसिफिक रिटर्न देता है, और तीसरा पार्ट जनरली जीरो रहता है। ध्यान देना मेरी बात को, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। मैंने नाम में बोल दिया अनएक्सपेक्टेड है तो कभी कभी होगा, या आप उसको बोलो रेयर इवेंट है। एग्जाम्पल की तरह कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो मार्केट में हाहाकार मचता है, कुछ तो नया आया होगा, कुछ तो बेहतर आया होगा, तो उसकी वजह से अगर आपका कुछ रिटर्न बढ़ना चाहिए तो वो है 1%। 1% यानी कि EI। हर साल तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, या हर साल कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो नहीं होंगे। ये तो मैंने पॉजिटिव इवेंट बताया। निगेटिव इवेंट यानी कि आपका बहुत ही अच्छा जो CEO था, जो अच्छा खासा काम कर रहा था कंपनी में, कंपनी को बहुत अच्छी ग्रोथ पे लेके गया, वो उसकी डेथ हो गई। सर उसकी डेथ होना अनएक्सपेक्टेड है ना, हर साल तो मरेगा नहीं, वो एक ही बार मरेगा, वो यहाँ आएगा, और उसका निगेटिव में भी आंसर आ सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि सबका पॉजिटिव ही आंसर आएगा, अल्फा निगेटिव भी हो सकता है। बुरी होगी कंडीशन तो उसकी वजह से रिटर्न और नीचे भी जाना चाहिए, वैसे ही अनएक्सपेक्टेड। तो 3 ये चीज़ें याद रखनी है शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में, कंपनी स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इन तीनों का टोटल करके शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट होता है। तो मैंने अभी अभी आपको 2 तरीके और बता दिए रिटर्न्स कैलकुलेट करने के, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी और शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल। APT के रिटर्न्स पे काफ़ी क्वेश्चंस है। अब मैं बात करता हूं सर, ये तो देखो पूरा हो गया सारा रिटर्न का किस्सा। अब मैं बात करता हूं रिस्क का। हमने क्या देख लिया अभी तक वो देखते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, 2 हिस्सों में हम रिस्क को, टोटल रिस्क को बांट सकते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये डाइवर्सिफाई करके मैं रिड्यूस कर सकता हूं। बाकी जो सिस्टमैटिक रिस्क है यानी कि बीटा, उसको कैलकुलेट करने के लिए, सिंगल असेट को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड थी, रिग्रेशन और कोरिलेशन। रिग्रेशन का ये फॉर्मूला हमने देखा, उस फॉर्मूले में हमने बोला कि इतना पार्ट काफ़ी है, लेकिन बाद में जो मीन की वजह से इम्पैक्ट आता है वो हटाना भी ज़रूरी है, तो वो हमने हटाया। इसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस में मैंने आपको ये समझाया था कि यार इतना पार्ट काफ़ी है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन जो है वो ज़रूरी है एडजस्ट करना, तो उसकी वजह से जो बीटा आया, ठीक है। ये कोरिलेशन कैलकुलेट होता है इससे, और ये कोवेरियंस कैलकुलेट होता है इससे, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा इज़ नथिंग बट वेटेड एवरेज।
आगे आते हैं सर, अब इधर में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी हमने विदाउट प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला देखा था, r माइनस बार आर का स्क्वायर करते थे। प्रोबेबिलिटी नहीं है इसका मतलब टोटल करके हम डिवाइडेड बाय n करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे। प्रोबेबिलिटी है तो हमने ऐसे कैलकुलेट करा कि r माइनस बार आर का स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर टोटल करके स्क्वायर रूट करा, ठीक है। पर अगर दो सिक्योरिटीज़ है तो हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपनाया था, याद है, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला आपका कुछ ऐसे बन जाता है, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर, 2 इंटू वेट ऑफ ए, देखो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए होता है, पर मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, फिर आता है आपका पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी आर ए बी। इत्तेफाक से जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा वो है कि ये जो पार्ट बन गया अब आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी और आर ए बी, ये और कुछ नहीं सर, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इन केस अगर आपके पास ये डेटा नहीं हो आर ए बी का तो आप कोवेरिएंस भी यहाँ पे रख सकते हो, आंसर सेम आता है। इसके बाद हमने 3 सिक्योरिटी का भी देखा था, याद होगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब, वो फॉर्मूला आप अपनाओ, ये अभी छोड़ दो, इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, वो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब विल बी इनफ फॉर यू। बाद में आता है सर शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल या सिंगल इंडेक्स मॉडल। रिस्क कैलकुलेट करना सर, रिस्क कैलकुलेट करना अकॉर्डिंग टू शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल। शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में सारे रिस्क जो दिए हुए हैं वो वरायंस के फॉर्म में दिए हुए हैं। उन्होंने बोला भाई मैं हम वरायंस का फॉर्मूला दे देते, आप स्क्वायर रूट डाल के स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट में निकाल लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बात करते हैं सिंगल सिक्योरिटी की। सिंगल सिक्योरिटी वरायंस, जिस तरीके से आपने रिटर्न देखा शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल का, याद आ रहा है ये वाला, इसमें क्या था, रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमने बीटा आई आर एम और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा लिया था ना, सेम। अगर रिस्क निकाल रहे हो तो आर एम की जगह पे रिस्क रख दो। अब दो हिस्से होते हैं सर रिस्क के, ध्यान देना, ये है आपका टोटल रिस्क और ये है आपका सिस्टमैटिक रिस्क और ये है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में टोटल रिस्क के फॉर्मूलों को दो हिस्सों में डिवाइड करा, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। आप बोलोगे सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा होता तो है, राइट, बीटा लिया है ना फॉर्मूले में, लेकिन हमें इंडेक्स में नहीं निकालना। बीटा आपको आंसर देता है 1.2, 0.5 ऐसा, हमें परसेंटेज में निकालना है। और ये जो बीटा होता है ये मार्केट स्पेसिफिक होता है, इसीलिए हमने क्या करा, हमारा टोटल रिस्क निकालने के लिए हमने हमारे बीटा को टोटल रिस्क ऑफ मार्केट से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये बीटा आया भी मार्केट से ही है। सो मार्केट से, मार्केट का जो वरायंस है स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू बीटा हमारे स्टॉक का, उसका रिस्क स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में निकाल रहे हैं सर वरायंस में, इसलिए स्क्वायर है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया सिस्टमैटिक रिस्क वरायंस के फॉर्म में। उसके बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क ई आई स्क्वायर, ई आई यानी कि अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है। जैसे कि कंपनी का इस साल फाइनेंशियल लॉस हो गया, टोटल लॉस में फाइनेंशियल लॉस हो गया, या फिर सीईओ की आपकी डेथ हो गई तो उसका जो रिस्क है, या फिर कंपनी स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बुरी खबर मिल रही है गवर्नमेंट से, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, वो मार्केट स्पेसिफिक नहीं है, तो उसका वो जो रिस्क है वो यहाँ, दैट इज़ अनसिस्टमैटिक रिस्क प्लस सिस्टमैटिक रिस्क, तो आपका वरायंस आ जाएगा। आप बोलोगे सर सबका स्क्वायर हटा देते हैं, ऐसे नहीं हटता सर, सारा निकालो उसके बाद स्क्वायर रूट डालो तो स्क्वायर हटता है, ठीक है। इन सब पे स्क्वायर रूट डाल देते हैं, मत डालो, अलग आंसर आता है। आप ध्यान देना सर, दो फिगर लो, आप बोलोगे दिमाग नहीं लगाना उसमें ज़्यादा, पर फिर भी लॉजिक समझ जाओ। मान लो ये है आपका 25 और ये है आपका 49, सो 25 प्लस 49 कितना हुआ, 74, और अगर इसका स्क्वायर रूट निकालो तो आता है 8.60, ठीक है, ये हो गया सही तरीका। पर मैं बोलता हूँ सर कि मैं पहले ही स्क्वायर रूट कर देता हूँ दोनों को, तो इसको स्क्वायर रूट करूँगा 5 आंसर आएगा, इसको स्क्वायर रूट करूँगा 7 आंसर आएगा, दोनों को टोटल करूँगा 12 आंसर आएगा। क्या सही है आंसर? 8.6 आना चाहिए था, 12 आया, गलत आया ना, इसलिए ये जो स्क्वायर यहाँ दिख रहा था आपको, उसको स्क्वायर रूट मत करो। इन केस अगर आप यहाँ पे भी यही करने का सोच रहे हो कि यार स्क्वायर रूट डाल देते इस पर तो ये हट जाएगा, प्लस उधर स्क्वायर रूट डाल दे तो हट जाएगा, तो गलत है वो तरीका, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया क्या सिक्योरिटी का वैरिएंस? अगर वही चीज़ पोर्टफोलियो में बदल जाती है तो क्या करना सर? वेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या होगा, इसी फॉर्मूले में
ये तो असेट का हो गया। मान लो ऐसे 4 असेट्स दिए हुए हैं और उस पोर्टफोलियो का शार्पेज इंडेक्स मॉडल के हिसाब से वरायंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, बीटा आई की जगह पे बीटा पी हो जाएगा। ये पोर्टफोलियो का बीटा ले लो, कहानी ख़त्म करो। पोर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज, तो यहाँ पे आप वेट से मल्टीप्लाई कर दो, वेट से बीटा को मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, तो आपका वेटेड एवरेज बीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या करोगे, अनसिस्टमैटिक के केस में भी वेट से मल्टीप्लाई करोगे, पर अनसिस्टमैटिक के केस में ध्यान देना, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर करना है और उसके बाद टोटल करना है। सो टोटल किसकी हो रही है, जो स्क्वायर कर चुके हो उसकी। मैं फॉर्मूला आप समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा फ़र्क कहाँ आता है, या फिर यहाँ पे ले लो, यहाँ पे तो मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, ये रहा, वही फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको पर उतना इम्पैक्ट है नहीं उस चीज़ का। ये देखो, ये वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करके आप टोटल करते हो तो क्या आता है, पोर्टफोलियो बीटा आता है। अगर आपके पास में पोर्टफोलियो बीटा है तो बीपी रख दो वहाँ पे, उसका स्क्वायर ले लो, कहानी खत्म, और उसको मार्केट के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया सिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या करना है, वेट को अनसिस्टमैटिक रिस्क के मल्टीप्लाई करके टोटल करने के पहले स्क्वायर करना है। इधर वाले में आपने क्या करा था, पहले टोटल करा था और फिर स्क्वायर है, यहाँ पे पहले स्क्वायर है और फिर टोटल है, बस इतना याद रखना, ये गलती नहीं करना। इसके पीछे का भी लॉजिक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मार्केट का उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो स्पेसिफिक होता है। तो हर सिक्योरिटी का रिस्क अलग से पहले निकालना ज़रूरी है टोटल करने के। अगर आप एग्रीगेट कर लोगे यानी टोटल कर लोगे, दैट विल गिव यू अ रॉन्ग पिक्चर। बीटा को किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको पहले स्क्वायर कर रहे हैं, इसको पहले टोटल करा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दोनों में ध्यान देना, शार्पेज इंडेक्स मॉडल में टोटल रिस्क का जो फॉर्मूला है सबसे पहले तो वो स्क्वायर में है, यानी सब कुछ वरायंस में मिलेगा आपको। ठीक है, वरायंस बोलो वेरिएंस बोलो, मिलेगा। उसके बाद टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है, सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, दैट्स इट। सिस्टमैटिक में बीटा आए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, अनसिस्टमैटिक तो जनरली कैसा होता है ना, जो पोर्टफोलियो पूरी तरह से आप डाइवर्सिफाई कर चुके हो। ध्यान देना, अगर आप, मैं बोलूँ ना कि आपका पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसका मतलब आपने ये वाला रिस्क तो हटा ही दिया, अब आपका बचा है सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, यानी इस फॉर्मूले में आपका इस तरीके से आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है पूरी तरह से तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आपके कंट्रोल में था, आपने ज़ीरो कर दिया होगा, ये मान के चलेंगे। प्रैक्टिकली नहीं होता तो फॉर्मूला सिर्फ इतना बच जाएगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, नहीं तो क्वेश्चन में अनसिस्टमैटिक रिस्क भी दिया रहेगा। प्रैक्टिस करेंगे ना सर हम इसके साथ में, तो और हमें ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक देखी। अच्छा, एक और चीज़ थी, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला आपने फॉर्मूला देखा था ना, इसमें मैंने ये नीचे भी दिया है कि व्हेन आर इज इक्वल टू 1 तो फॉर्मूला छोटा हो जाता है, आर इज इक्वल टू -1 तो और छोटा हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका भी रिवीजन एक बार देखेंगे, आगे पॉसिबल हुआ तो करेंगे सर। आओ अब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अभी हमने क्या सीखा, थोड़ा सा रिवाइज कर ले और आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न्स में हमने देखा कि सिंगल इंडेक्स मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी और शार्पेज इंडेक्स मॉडल के रिटर्न देखा। आर एफ प्लस बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 2 बीटा 3 लैम्बडा 3 बीटा एन लैम्बडा एन तक, हर फैक्टर का अपना प्रीमियम और उसका बीटा। यहाँ पे क्या हो गया था, सब मिक्स कर दिया था एक ही में, एक ही प्रीमियम एक ही बीटा। यहाँ पे हर फैक्टर का अपना प्रीमियम अपना बीटा, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी यही बोलता है। ठीक है, सिंगल इंडेक्स मॉडल में हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा था, कंपनी, मार्केट और अनएक्सपेक्टेड वाला पार्ट। उसके बाद हम रिस्क देखने गए थे शार्पेज इंडेक्स मॉडल, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से नहीं है रिस्क आपको। सिक्योरिटी का वरायंस, सर सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क का टोटल, दोनों सब कुछ वरायंस में है तो सबको स्क्वायर में रखना है आपको, कहानी खत्म। यहाँ पे क्या करना है सर, ये पोर्टफोलियो का, अगर पोर्टफोलियो का वरायंस निकालना है शार्पेज इंडेक्स मॉडल में तो पोर्टफोलियो का बीटा ले लो। तो सिस्टमैटिक रिस्क यहाँ पे पोर्टफोलियो का बीटा इंटू मार्केट, और ये देखना वेट आई इंटू ई आई का स्क्वायर पहले है फिर सम है। चलो आ जाओ, आओ सर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी सीखने भी मिलेगा आपको। रिटर्न्स ऑफ अ पोर्टफोलियो ए एंड मार्केट पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 12 मंथ्स आर इंडिकेटेड एज बिलो।
पिछले 12 महीने के मार्केट के और पोर्टफोलियो के आपको रिटर्न्स दिए हुए हैं, मंथली रिटर्न्स है सारे के सारे, जनवरी से दिसंबर, और आखिरी में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दिया हुआ है। इनफैक्ट रिटर्न्स भी आप दोनों के निकाल सकते हैं। क्या करना है, सारे रिटर्न्स का टोटल करके 12 से डिवाइड करना है तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में रिटर्न आ जाएगा ए का पोर्टफोलियो जो है, आपके पास मार्केट का रिटर्न रहेगा, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का भी रहेगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मंथली रिटर्न्स एट्रीब्यूटेबल टू शेयर स्केल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरे में व्हाट पार्ट ऑफ द मंथली रिटर्न इज एट्रीब्यूटेबल टू द हायर रिस्क अज्यूम्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर, दोनों के बारे में बताऊंगा। अज्यूम दैट द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। थोड़ा सा ध्यान देना, ऊपर में जो आपको रिटर्न्स दिए गए हैं ये पर मंथ है, या तो आप इसको पर एनम कन्वर्ट कर लो, या तो इसको पर वो कर लो, क्या बोल सकते हैं, मंथ। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको पर मंथ कर लेते हैं, दैट वुड बी गुड इनफ। तो ये 1% पर मंथ आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली रिटर्न सारे मंथली है, तो यहाँ पे भी मंथली ही हो। एंड द पोर्टफोलियो इज़ फुल्ली डाइवर्सिफाइड। अब ये चीज़ समझो, अगर पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है तो टोटल रिस्क में दो हिस्से होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क आपने हटा दिया होगा इसमें से, क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफाइड का मतलब ही वही होगा, आपके कंट्रोल में था, आपने अपना एक ही जगह पैसा लगाने के बजाय 17 जगह पे लगाया और वो वाला पार्ट हटा दिया। अब बचा जो है कंपनी के टोटल रिस्क में, वो है सिस्टमैटिक रिस्क। हम थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो डिपेंड करता है कि निकालना क्या है, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे ध्यान दो। मान लो ये मार्केट का बीटा है 1, ठीक है। तो मार्केट का रिटर्न, ये मार्केट का बीटा ले लिया 1, उसका रिटर्न ले लिया लेट से 10%, ठीक है। और स्टॉक का बीटा है 1.2, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रिटर्न निकल के आएगा वो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा होगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट से ज़्यादा रिस्क हम उठा रहे हैं। तो इसको ले लेते हैं लेट से 11.5%। पर ये क्या है पता है, ये रिटर्न जो आपको निकला ये आपका थ्योरेटिकल रिटर्न है, कि CAPM की थ्योरी जैसे होती है कि यार आपका अगर रिस्क मार्केट से थोड़ा ज़्यादा है तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड। हम वापस स्टॉक का रिटर्न निकाल लेते हैं, और ये है इस बार एक्चुअल डेटा पे बेस्ड। ऑब्वियस सी बात है बीटा 1.2 ही रहेगा जो था, क्योंकि स्टॉक सेम है। पर ये अब जो निकल के आया आपका एक्चुअल रिटर्न निकल के आया, और ये ले लीजिए 15%। अब आप मुझे कुछ चीज़ें बताइए बहुत सिंपल सी भाषा में। मार्केट में 10% रिटर्न मिल रहा है, आपके स्टॉक में 11.5% रिटर्न मिल रहा है, कितना ज़्यादा मिला सर? 1.5। क्यों? क्यों आपको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए? रिक्वायर्ड है ना, बहुत सिंपल है सर, क्योंकि हम ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं। बीटा 1.2, तो ये हो गया हायर रिस्क, ठीक है हायर रिस्क। अब आप और आगे आ जाओ, आपको मिलना चाहिए था 11.5%। मार्केट का बीटा हमने ध्यान में रखा, हमने आपको एक्स्ट्रा रिटर्न दिया, पर एक्चुअल जो आपने परफॉर्म करा और जब आपके रिजल्ट आए तो पता चला आपका तो 15% रिटर्न है। कितना ज़्यादा मिला सर? 3.5। किस वजह से? वजह बताओ, क्यों ज़्यादा मिला? सर मार्केट में ज़्यादा रिस्क उठा रहे हैं? नहीं, जो रिस्क उठा रहे हो उसके हिसाब से तो 11.5 ही मिलना चाहिए, उधर भी 1.2 इधर भी 1.2 है। अब सर क्योंकि स्टॉक तो सेम है, मार्केट का सारा इम्पैक्ट रिटर्न्स का जितना होना चाहिए वो इसमें आ गया। पर ये जो 3.5 एक्स्ट्रा मिला ये किसकी वजह से है? कंपनी की वजह से। तो इस क्वेश्चन में कंपनी में हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर है।
पोर्टफोलियो मैनेजर ने बहुत अच्छे से रिसर्च करा और ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करा कि हमने मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर दिया। मार्केट को आउट परफॉर्म करना यानी कि मार्केट के रिस्क के हिसाब से हमें जितना मिलना चाहिए था मार्केट में, उससे ज़्यादा जो मिला, दैट इज आउट परफॉर्मिंग मार्केट। सो दिस इज द शेयर स्किल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है उसी की वजह से मिला, अदरवाइज सिर्फ हम मार्केट के भरोसे रहे तो ये रहा, उसका रिस्क कितना है तो उतना रिटर्न मिलना चाहिए थ्योरी के हिसाब से। दिस इज कंपनी स्पेसिफिक। इस क्वेश्चन में कंपनी स्पेसिफिक को जो वर्ड या फिर आप बोलो स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया गया वो है सर पीएम के यानी पोर्टफोलियो मैनेजर के स्किल के बेसिस पे। ये पोर्टफोलियो मैनेजर का स्किल जो है ये कहाँ आएगा, मार्केट स्पेसिफिक बनेगा या कंपनी स्पेसिफिक बनेगा? कंपनी स्पेसिफिक। कहानी खत्म, क्वेश्चन में ये निकालना है आपको। तो अब मैं 2-3 चीज़ें दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना एक बार वापस से ओपन करने दो। स्लो हो गया था काफ़ी, आई होप सेव हुआ हो। अब आप मुझे बताओ, ये जो शेयर स्किल वाला था आपका, ये पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला बनेगा सर आपका एक्चुअल रिटर्न 15 माइनस 11.5 कराना, आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्चुअल रिटर्न जो है माइनस CAPM रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाओगे आप? CAPM रिटर्न 11.5 माइनस 10 है ना, तो यहाँ बनाओगे आप CAPM रिटर्न माइनस क्या, ये रिटर्न किसका है? स्टॉक का नहीं है, मार्केट का रिटर्न है, माइनस मार्केट का रिटर्न। कहानी खत्म। तो आपको ये निकालना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसमें उसके ऊपर आप एवरेज जब 12 महीने का रिटर्न निकालोगे तो आपका एक्चुअल रिटर्न स्टॉक का भी आ जाएगा और मार्केट का भी आ जाएगा। कहानी खत्म। वो दोनों फिगर्स आप यहाँ पे रख लो। चलो एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो 12 रिटर्न्स दिए हैं उसका एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, आ गया एवरेज रिटर्न 2.1825 किसका है? पोर्टफोलियो का यानी कि स्टॉक का, वो हम रख लेते हैं। ये रहा 2.1825 स्टॉक का रिटर्न, और मार्केट का कितना? 1.4558। 1.4558 मैं ऊपर भी रख लेता हूँ, 2.1825 1.4558। क्या निकालना बाकी है सर? CAPM रिटर्न ही निकालना है आपको। अब CAPM रिटर्न निकालना है दोनों केसों में, दोनों का प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। तो CAPM रिटर्न का फॉर्मूला RF प्लस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इन ब्रैकेट RM माइनस RF। ध्यान देना सर, आपके पास में मंथली रिटर्न रिस्क फ्री का है 1%, 12/12। एवरेज एनुअल रिटर्न 12% था, मंथली हो गया 1। बीटा नहीं है, मार्केट का रिटर्न तो आपने निकाल ही लिया 1.4558, और ये है रिस्क फ्री का 1। अब क्या निकालना है? सिर्फ बीटा। अब बीटा पे आ जाओ। क्वेश्चन में ना आपको क्लियरली लिखा हुआ था, ये देखो, पोर्टफोलियो इज फुल्ली डाइवर्सिफाइड। अब आपके पास दो तरीके हैं, दोनों से अलग अलग आंसर आएंगे। अगर आप इस पर रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करोगे तो भी बीटा आएगा, कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करोगे तो भी बीटा आपका निकल के आता है। दैट इज़ नॉर्मल मेथड, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोलेंगे उसको। पर ये है आपका सिंगल इंडेक्स मॉडल। अगर डाइवर्सिफाइड लिख दिया इन्होंने तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया इनका 0। तो अब मैंने निकालना है सिर्फ सिस्टमैटिक वाला पार्ट, या तो रिग्रेशन कोरिलेशन से या तो मैं सिंगल इंडेक्स मॉडल से। उससे भी इससे भी निकलता है बीटा, रुकेगा नहीं कहीं पे काम। अब मैं इससे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। इसमें वेरिएंस के फॉर्म में बीटा निकलता है। हाँ सर बिल्कुल। अब कैसे निकालेगा, कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट इज द फॉर्मूला? टोटल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा ऑफ दैट सिक्योरिटी का स्क्वायर और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस ये अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। ये देखो, ये आय यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब स्टॉक का है डेटा, और ये मार्केट का। यही फॉर्मूला था अभी अभी हमने जो देखा। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये पार्ट तो 0 है क्योंकि फुल्ली डाइवर्सिफाइड है हमारा स्टॉक। तो बचा क्या? सिर्फ ये। अब देखो प्लस का साइन भी हट गया,
वो ज़ीरो रख दोगे तो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो हम स्क्वायर रूट यूज़ ही कर ही सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डिवीजन इधर आ गया, बीटा आई स्क्वायर, सब में से स्क्वायर हटा दोगे तो बीटा आई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ आई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एम, ख़त्म। यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ आई यानी कि पोर्टफोलियो 1.6223 0.9498, इससे आ जाएगा आपका बीटा। कितना आया देखो। यही वो फॉर्मूला है, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क यहाँ था, वो 0 प्लस में आ गया क्योंकि डाइवर्सिफाइड है। तो बीटा आ गया 1.708। ये ऐसे आंसर आ गया, रिग्रेशन से अलग अपना आंसर। ये 1.708 क्या करोगे सर, यहाँ डाल दो 1.708, इससे आपका CAPM रिटर्न आ जाएगा। मैं अब डायरेक्ट आ जाता हूँ। CAPM रिटर्न कितना आ रहा है, 1.7785%। 1.7785, इसी चीज़ को आप रख दो यहाँ पे 1.7785 और 1.7785 मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ ताकि आपको ना क्लैरिटी आए। आया क्या समझ में? इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है वो रिस्क की वजह से है, सिर्फ कि रिस्क ज़्यादा लिया तो ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर बन जाएगा इसका डिफरेंस। ये देखो 1.7785 माइनस 1.4558, ठीक है। उसके बाद जो आपने एक्चुअल में कमाया और जितना कमाना चाहिए था उसका डिफरेंस कौन लेके आया, मार्केट नहीं लेके आया। मार्केट की वजह से तो आपको मिल गया यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, ये था पोर्टफोलियो मैनेजर की वजह से। तो उसका आंसर हो गया सर ये ऊपर वाला, इतना आपने एक्चुअल में कमाया, इतना कमाना चाहिए था, 0.404। गेटिंग इट? तो ये जो आपने इन्होंने वर्डिंग्स यूज़ करे उसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा अगला आंसर है। इसमें एक हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन नाम का है। मैथमेटिकली ज़्यादा यूज़ होता है, आपको थोड़ा बहुत उसमें रटना पड़ेगा बिकॉज दैट इज़ लॉजिक, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ ऑल टुगेदर मैथ्स वाला पार्ट। तो हम फटाफट करके आगे बढ़ेंगे। देखो सर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान देंगे। एन इन्वेस्टर हैज़ 2 पोर्टफोलियोज नोन टू बी ऑन अ मिनिमम वरायंस सेट। ये लाइन अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। मिनिमम वरायंस मतलब कम से कम रिस्क है इनमें, और 2 पोर्टफोलियो दोनों मिनिमम वरायंस पे, यानी कि जितना कम हो सकता है उतने कम रिस्क पे, जीरो तो कर नहीं सकते, मिनिमम। Population of 3 securities. For a population of 3 securities A, B and C having below mentioned weights. देखो A, B और C ये 3 सिक्योरिटीज़ में अलग अलग प्रोपोर्शन करा और एक पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो X, और एक पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो Y, ठीक है। ये दोनों पोर्टफोलियो जो है ये अपने मिनिमम वरायंस पे, इनका रिस्क बहुत कम है, ठीक है। इट इज़ सपोज दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब नेगेटिव वेटेज। तो ये तो हम अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं स्टेटमेंट की। वॉट वुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 5,000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 3,000 इन पोर्टफोलियो वाई। अब आपको क्या करना है, 5,000 रुपये एक्स में डालना है, 3,000 रुपये वाई में डालना है, और एक आपका नया पोर्टफोलियो बनेगा 8,000 रुपये का, उसको बोलो पोर्टफोलियो जेड। और उसमें ए का वेट कितना, बी का कितना और सी का कितना, ये बताना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत सिंपल सर। सबसे पहले तो 5,000 रुपये जो पोर्टफोलियो एक्स में है वो पूरे वेट में, परसेंटेज जो प्रोबेबिलिटी दिए, प्रोबेबिलिटी सॉरी वेट्स जो दिए उसमें डिवाइड कर दो। सो पहले में आ जाएगा 1,500, 40% से मल्टीप्लाई करोगे तो 2,000, और 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 इंटू अगेन 1,500। फिर आप वाई के साथ भी वही करो। 3,000 रुपये है वाई में डालने के लिए और ये वेट से डालना है, तो 600 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा और 900 यहाँ आएगा। अब कर लो इनकी टोटल कि आपने ए में कितना डाला टोटल मिला के, बी में कितना और सी में कितना। और अब ये तीनों जो ए बी सी है इसका टोटल वेट निकाल लो 8,000 में। ये नया पोर्टफोलियो है ना जेड आपका। तो अब बताओ ए का टोटल में वेट कितना, बी का टोटल में वेट कितना, ये आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3
2100, 3500 और 2400, ये सब निकाला हमने 8000 में। तो ये तो बहुत सिंपल वाला पार्ट था। इस पार्ट के लिए तो 8 में से सिर्फ 2 ही मार्क मान के चलो है, बाकी 6 मार्क्स तो सर इस पे है। सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4000 आउट ऑफ 8000 इन सिक्योरिटी ए में उसने 8000 में से 4000 डाल दिया, यानी कि कितना 50% तो टोटल का उसने उसी में डाल दिया। हाउ ही विल अलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी टू एंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन अ मिनिमम वरायंस सेट। मिनिमम वरायंस पे होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो कुछ भी डालना होता तो डाल देते, पर हमें क्या इंश्योर करना है या प्रूफ करना है एट द एंड की देखो ए में 50% डाला, बी और सी में इतना इतना डालो, तो अब जो पूरा पोर्टफोलियो बना दैट इज ऑल्सो ऑन अ मिनिमम वरायंस, यानी इसका भी रिस्क मिनिमम है जैसे पहले 2 पोर्टफोलियो का हुआ। तो ये कैसे करोगे, इसके पीछे और कोई रास्ता नहीं, आप इधर उधर के लॉजिक लगाओ भी मत। एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ जो आपने अलजेब्रा और ज्योमेट्री में कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। उसका नाम है सर इक्वेशन ऑफ लाइन। थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊँगा। और वो दिखता है कुछ ऐसे, देखा होगा आपने ये चीज़ें, मतलब वाइडली यूज़ किया जाता है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। इसमें m जो होता है वो है आपका स्लोप, और ये जो है वो है आपका इंटरसेप्ट। अब आप बोलोगे स्लोप क्या, इंटरसेप्ट क्या, डायग्राम निकालना, ये सब चीज़ों में अभी नहीं जाते, तो इसको मान के चलो एक तरह से कांस्टेंट। क्या है ये कांस्टेंट, देखो ये इक्वेशन है एक तरह का फॉर्मूला। मान लो आपने एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ कि जैसे माँ बाप होते हैं हमारे, तो माँ बाप के जब बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के जब बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे ना क्या करते पता है, कुछ ना कुछ फीचर्स माँ बाप के रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपी करके आते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी आंखें तो पापा पे गई है, इसका मुंह तो मम्मा पे गया है, इसके दांत तो पापा पे गए हैं या दादा पे गए, ऐसा हम फैमिली से रिलेट करते हैं उस चीज़ को। तो वो उसने क्या करा है, बच्चे ने अपने स्पेसिफिकेशन या फीचर्स जो है वो पुरानी जनरेशन से लेके आया है। सो अब ये फॉर्मूला क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। कोई एक पॉपुलेशन लो, डेटा लो, उस पॉपुलेशन पे ये फॉर्मूला लगाओ। आपने उस पॉपुलेशन में मान लो 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 अलग अलग तरह के लोग हैं, तो आपने क्या करा, कॉमन चीज़ें निकाली, 10 के 10 में ऐसा क्या कॉमन है, ठीक है। तो आपने वो फॉर्मूला लगा के एक नया फॉर्मूला बना लिया। लेट से वो फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू 0.5x प्लस 2। तो मैंने क्या करा, देखो m को रखा कुछ नंबर में, c को रखा कुछ नंबर में, यानी कि फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास आंसर आ गया, एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया। अब ये फॉर्मूला ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला मैं कोई नई पॉपुलेशन पे लगाऊंगा, इधर में कहीं पे भी नए डेटा पे लगाओ, तो इसका मतलब ये होगा कि वो डेटा भी इस पुरानी पॉपुलेशन के फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा, या पुराने पॉपुलेशन की फीचर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आपने बनाया था इन्हीं पॉपुलेशन से, इन्हीं डेटा से बनाया था। एक डेटा से आपने कुछ फॉर्मूला निकाल के बना के लाया, और वो फॉर्मूला आप जहां जहां लगाओगे वो हर जगह इस डेटा की फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये है वो इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कांस्टेंट यानी कि m और c, ऐसे 2 कांस्टेंट आपको निकालने हैं पुराने डेटा से। हमारे केस में पुराना डेटा है पोर्टफोलियो x और y। इस पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करो और एक नया फॉर्मूला बनाओ, तो वो फॉर्मूला आप जहां पे भी लगाओगे वो भी मिनिमम वैरिएंस पे होगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला आपने बनाया, ध्यान देना यहां पे मैं समझाता हूं, x और y पे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लगाई और उससे एक नया फॉर्मूला बनाया, और उसको मैं जहाँ पे भी लगाऊंगा वो पोर्टफोलियो, जो नया पोर्टफोलियो बनेगा, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड ऑन अ मिनिमम वैरिएंस सेट। वाई? बिकॉज जहाँ से ये फॉर्मूला बन के आया वो भी मिनिमम वैरिएंस पे ही था। बस सिंपल सा मेरा बोलने का मतलब ये है।
इक्वेशन ऑफ लाइन कई बार इसी तरह से इस्तेमाल की जाती है, जिसको डेटा पे लगा के दो कांस्टेंट निकलते हैं, दो अननोन रहते हैं। अननोन क्यों रहते हैं कि भैया अगर आपको अब x की वैल्यू पता चल जाए तो हम y की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो यही हमें करना है। अब हमें क्या वेट्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा फॉर्मूला हमें बदलना पड़ेगा। फॉर्मूले में आप क्या रखोगे, आपके पास में ए बी और सी है, आपको ए का वेट 0.5 दे दिया ना, तो आप ए बी ले लो, या फिर आप ए सी भी ले सकते हो। हाँ, ए और सी भी ले सकते हो, कोई भी दो लो, क्योंकि वाई और एक्स चाहिए हमें, कोई भी दो, तो तीसरा अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो मैंने ले लिया ए बी। तो अब ऐसे में मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं अपना फॉर्मूला बना लूँगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई हो गया मेरा वेट ऑफ बी, एक्स के बाद y आता है, ए के बाद बी आता है, वैसे मान के चलो, और m इंटू वेट ऑफ ए प्लस सी। अच्छा, सी नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि ए बी हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, तो सी भी हमारा स्टॉक है। सी की जगह मैं बस नाम बदल देता हूँ यहाँ पे एन, ये मान लो आपका इंटरसेप्ट हो गया, है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाते हैं पोर्टफोलियो एक्स पे। एक्स में वेट ऑफ बी देखो क्या है 40, और ए कितना है 30, तो ये हो गया 40, ये हो गया एम 30 प्लस एन। ये क्या हुआ सर, आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये आपने एक्स पे लगाया। अब आप एक काम करो, पोर्टफोलियो वाई पे भी यही लगाओ। तो बी का है 50, ए का है 20, 50 और ये 20 प्लस एन, ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करना है सर, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस करोगे तो इधर आंसर आ जाएगा प्लस 0.10, इधर आंसर आ जाएगा m माइनस 0.10 प्लस 0, ठीक है। तो अब आपका m कितना आ गया 0.10 डिवाइडेड बाय माइनस 0.10, यानी m आ गया आपका -1। मानते हो, ठीक है, ये आ गया आपका -1। अब m जो -1 आया, आप ये किसी भी इक्वेशन में रख दो, x में रखो या y में रखो। तो मैं x में रख देता हूँ, जिसका इक्वेशन था ये 0.40 इज इक्वल टू -1 इंटू 0.30 प्लस n। सो आप नोटिस करोगे ये -0.30 इधर चला जाएगा, तो ये n इज इक्वल टू 0.70 बन जाएगा, ठीक है। अब आपका m यानी एक कांस्टेंट आ गया स्लोप, दूसरा कांस्टेंट आ गया n। अब आपका फिर से फॉर्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू, y नहीं सॉरी, हमने क्या रखा था, वेट ऑफ b इज इक्वल टू -1 इंटू वेट ऑफ a प्लस 0.7। ये आपका पुराने डेटा पे लगा के एक फॉर्मूला बन गया। अब इसे कहीं पे भी लगाओ, आपका वही डेटा का फीचर रहेगा, उस डेटा का जो फीचर या पोर्टफोलियो का जो फीचर रहेगा वो पुराने पोर्टफोलियो के फीचर को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज मिनिमम वैरिएंस। बस खत्म। नए पोर्टफोलियो में उन्होंने क्या बोला, 50% कहाँ डालना है, ए में डालना है, 0.7 ये आ गया 0.20 वेट ऑफ बी। वेट ऑफ ए कितना है हमारे पास 0.5, तो वेट ऑफ सी कितना होना चाहिए 0.3, क्योंकि टोटल तो 1 ही आता है। ये आपका इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ। 8,000 रुपये को ऐसे बांटो, 1600 यहाँ पे, अरे मैंने गलत बोल दिया ना, ए बी सी लिखना है ना, हाँ तो ठीक है, 1600 बी में, 4000 ए में, सी में हो गया 2400। आया समझ में लॉजिक? ये देखो, ये जो इक्वेशन बनाया था, वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए, ये और कुछ नहीं सर, इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल लाइन यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्म है, उसको आप प्रॉपर लिखो तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एम वेट ऑफ ए प्लस एन कर सकते हो। सी होता है, वो सी स्टॉक था इसलिए हटा दिया। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ बी आ गया 20%, वेट ऑफ सी आ गया 30%, कहानी ख़त्म। तो बी में कितना 1600, सी में कितना 2400, ए में कितना था 50% यानी 4000। तो इसको भी आप बोलोगे मिनिमम वैरिएंस पे, कहानी ख़त्म। पर्पस क्या था, एक पोर्टफोलियो बनाना पर्पस नहीं था, पर्पस था कि पोर्टफोलियो बनाओ और उसके बाद में आप उसको बोल सको कि ये मिनिमम वैरिएंस पे है।
दैट्स इट। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी दोनों इस्तेमाल करना है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। आ जाओ सर। तो CAPM और आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी पे ये क्वेश्चन है। मिस्टर निर्मल कुमार हैज़ कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। एक तो स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स है, ध्यान देना, ग्रोइंग है और वैल्यू है, ग्रोथ है और वैल्यू है। तो कोई स्टॉक्स वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, कोई स्टॉक ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी ऐसे कंपनीज जो छोटी है ग्रोथ पे फोकस कर रही है, छोटी है वैल्यू पे फोकस कर रही है, बड़ी है ग्रोथ पे फोकस कर रही है, बड़ी है वैल्यू पे फोकस कर रही है, ठीक है। तो हम इनको SG, SV, LG, LV ऐसा बोल सकते हैं। मिस्टर निर्मल कुमार ऑल्सो एस्टिमेटेड, अच्छा उसने क्या करा पता है, ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट, मतलब ये पूरा मार्केट बन गया, सारे स्टॉक्स को इनमें डिवाइड कर दिया, बड़े वाले इधर आ गए, छोटे वाले इधर आ गए, ग्रोथ वाले भी और वैल्यू वाले अलग कर दिए, ठीक है। मिस्टर निर्मल कुमार ऑल्सो एस्टिमेटेड द वेट्स ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ स्टॉक इन द मार्केट इंडेक्स, उन्होंने वेट्स भी निकाल लिए। फर्दर द सेंसिटिविटी ऑफ द रिटर्न्स, ध्यान देना सर, सेंसिटिविटी का मतलब और कुछ नहीं, बीटा on these categories of stocks to the three important factors are estimated। ध्यान देना, आपको स्टॉक्स दिए हुए हैं, स्मॉल कैप्स ग्रोथ वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ वैल्यू और रिस्क प्रीमियम। उसके बाद वेट्स भी दिया हुआ है 25, 10, 50 और 15। फैक्टर दिया हुआ है 1 बीटा, फैक्टर 2 है बुक की प्राइस, फैक्टर 3 है इन्फ्लेशन। अब 3 फैक्टर दिए और पूरे पोर्टफोलियो में फैक्टर का जो मैक्सिमम इस्तेमाल है सिर्फ APT में, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए। और एक बात, उन्होंने पहला फैक्टर एज अ बीटा दे दिया है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अब ये क्या है, इसके अंदर जो दिया ये क्या है सर, ये सारे के सारे बीटा है, मतलब आपका बीटा यानी रिस्क है उन फैक्टर का वो रिस्क है, ठीक है। ओके आगे बढ़ो, और नीचे में देखो क्या दिया है, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1, क्या बोलेंगे सर, रिस्क प्रीमियम ऑफ फैक्टर 1 इज लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, जो मैंने आपको APT मॉडल में बताया था। ये है कि भैया इस फैक्टर की वजह से मार्केट में इतना प्रीमियम मिलना चाहिए। अगर आपका बीटा 1 आता है तो, पर आपका बीटा अगर 0.9 है तो थोड़ा इससे कम प्रीमियम, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा कम। चलो ठीक है, अब ध्यान देंगे द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ट्रेजरी बॉन्ड्स, यानी कि हो गया रिस्क फ्री रेट 4.5 का। यूजिंग आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, यानी कि मार्केट में क्या है, 4 अलग अलग तरह के स्टॉक्स हो गए। यहाँ पे मार्केट का मतलब हो गया एक तरह से पोर्टफोलियो जो आपने बनाया, आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है APT मॉडल से, ठीक है। अब पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दो। आप चारों के रिटर्न्स निकाल लो, अगर निकालना है तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके पास में मान लो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल कैप ग्रोथ, ठीक है। आपके पास में 3 बीटा दिया हुआ है तीनों लाइन से, 3 प्रीमियम दिया हुआ है, रिस्क फ्री अगले पेज पे दिया हुआ है। तो रिस्क फ्री लो, फॉर्मूला अपना ये रहा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का, बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 2 प्लस बीटा 3 लैम्बडा 3। देखो तो आपके पास 3 बीटा दिया है, 3 लैम्बडा दिया है, रखो और एक रिटर्न आ जाएगा। इसी तरह से बाकी 3 का भी निकाल लो, आपके पास 4 रिटर्न आ गए, आपने चारों के वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। बट दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज, आप एक काम कर सकते हो, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ही, पर आगे भी काफ़ी काम आएगा आपको। आप ये जो तीनों फैक्टर है ना, इन्हीं कोई बीटा से मल्टीप्लाई कर दो और हर फैक्टर का पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये वेट को फैक्टर 1 के बीटा से मल्टीप्लाई कर लो और टोटल करो, क्या आएगा सर, आपका फैक्टर 1 का पोर्टफोलियो का बीटा आएगा जिसमें ये चारों इंक्लूडेड है। ऐसे ही फैक्टर 2 का बीटा 2 आएगा, ये बीटा 3 आएगा, ये बीटा 1 ले लिया, 3 बीटा आ गए पूरे पोर्टफोलियो के, 3 लैम्बडा हमारे पास दिए हुए हैं। तो इन दोनों की मदद से जो रिटर्न कैलकुलेट का आएगा यहाँ पे, वो हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। ध्यान से सुनो,
जिनका बीटा लोगे अंदर में उनका ही तो रिटर्न बाहर आएगा। पोर्टफोलियो का रिटर्न लोगे तो पोर्टफोलियो का बीटा लोगे तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकल के आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने दोनों तरीके आपको यहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इंस्टीट्यूट ने हर एक का रिटर्न भी निकाल के दिया है, आपको जैसा ठीक लगता है करो। ये 4 रिटर्न आ गए, चारों को वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 रिटर्न है सर जो मैंने अभी अभी लिखे, अंडरलाइन करे। उसके बाद 4 वेट भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। इसके अलावा आप बीटा भी निकाल सकते हो, 1 2 3, एवरेज कर लो, वेटेड एवरेज। तो ये रहा, आप यहाँ से कर लो। ये देखो इन्होंने क्या करा, 4.5 लिया पहले तो रिस्क फ्री, उसके बाद एक ये पूरा आंसर निकाला। ये है बीटा 1 का वेटेड एवरेज मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा 1। देख रहे हो, ऐसे ही बीटा 2 लैम्बडा 2 बीटा 3 लैम्बडा 3 करा, आंसर फिर भी सेम ही आना है। गुड। अगला पार्ट उन्होंने अब बोला CAPM से निकालो एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट का। हर बार ध्यान देना, हो सकता है यहाँ पे वो किसी और चीज़ का पूछ लेते, आप जल्दबाजी में उसी का निकालो, यहाँ तो सेम दिया है तो ठीक है। तो मार्केट का CAPM से निकालने में क्या दिक्कत है सर, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। बताओ, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। पर इस क्वेश्चन में हमें RM अलग से नहीं दिया है। हाँ, इस बीटा से रिलेटेड ये जो मार्केट का प्रीमियम है ये हमें ज़रूर दिया है। CAPM फॉर्मूला जब इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या करना है, ऐसे केस में बीटा को इंडिविजुअल फैक्टर मानना है, ये रहा, बस इतना। क्योंकि CAPM में सिंगल बीटा इस्तेमाल किया जाता है। तो सर फैक्टर 2 भी तो ले सकते थे, नहीं, इसीलिए तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे बीटा, कि ये एज अ होल मान के चलो, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं CAPM में। तो आपने इसको मान लिया भगवान, आपने वेटेड एवरेज बीटा निकाला तो वो पोर्टफोलियो का बीटा बना, प्रीमियम ये। अब आप इसको क्या मानोगे, CAPM में RM माइनस RF ऑलरेडी है, ये देखो रिस्क प्रीमियम लिखा हुआ है ना, तब आप उसको RM माइनस RF मानोगे और CAPM में रख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे वापस देखो, अब क्या होता जो मैंने सेकंड मेथड बताई थी पहले आपको, कि आप सबका बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 निकाल लो। अगर आप पहले वाले पार्ट में ये वाली स्टेप्स फॉलो करते तो यहाँ तक तो ये सेम ही था, पर अब आपको ये सब करना नहीं पड़ता, इतना जो है झमेला नहीं करना पड़ता वापस से। इन्होंने चारों के रिटर्न निकाल के फिर से चारों पे क्या करा, CAPM लगाया। पिछले वाले पार्ट में क्या करा था, चारों पे APT लगाया था। जस्ट अ सेकेंड, अब 4 बार इन्होंने CAPM लगाया, डजंट मेक सेंस। ये पेंसिल को क्या हो गया, अब इन्होंने चारों में CAPM लगाया तो वो चीज़ आपकी बच जाती है, अदरवाइज ये रहा आंसर। तो इसका एक आंसर जो आना चाहिए, कहाँ गया इसका, रिस्क फ्री रेट। अच्छा, रिस्क फ्री रेट तो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। देखो अब ये तो सेंस है ना, ये है रिस्क फ्री रेट, ये है प्रीमियम, तो बार बार ये बस यही बदलना है आपको। या तो इसको वेट से मल्टीप्लाई करके एक फिगर निकाल लेते तो ये भी एक बार रखना पड़ता, ये भी एक बार रखना पड़ता। जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। अब आगे आ जाओ सर, लास्ट पार्ट पे देखते हैं। मिस्टर निर्मल कुमार वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कंस्टिट्यूटिंग ओनली स्मॉल कैप का वैल्यू, उन्होंने ग्रोथ हटा दिया, और लार्ज कैप का ग्रोथ स्टॉक। इफ द टारगेट बीटा फॉर द डिजायर्ड पोर्टफोलियो इज 1, डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ हिज पोर्टफोलियो। कौन से 2 स्टॉक्स लेने हैं, सिर्फ ये वाले, ठीक है। तो यही 2 बीटा काम के आपके 0.9 और 1.165। इसका एक पोर्टफोलियो बीटा निकालना है आपको, और वो निकालना क्या है, वो दिया है उन्होंने का 1, कि इन दोनों स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके मेरा जो पोर्टफोलियो का बीटा है वो 1 आना चाहिए। अब आप बताओ किस में कितना परसेंटेज डालूं। बहुत सिंपल है, पोर्टफोलियो का बीटा इज नथिंग बट वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज कैसे लिखेंगे सर, वेट ऑफ स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक बीटा ऑफ स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक प्लस वेट ऑफ लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक
और बीटा ऑफ लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक। ठीक है सर, वेट हमें निकालना है, बीटा हमको दिया हुआ है 1.165। अगली स्टेप क्या होगी इसमें सर, कोई भी एक वेट को या तो WSV को या तो LG को आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस अदर, यानी आप एक काम करो, इसको ले लो, इसको लिख दोगे 1 माइनस वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू, क्योंकि देखो दोनों का वेट टोटल 1 आना चाहिए, और अगर किसी का इतना है तो दूसरे का 1 माइनस इतना ही होगा, वही रख दो वहाँ पे, तो आपका वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू स्टॉक आ जाएगा। ये देखो, ये रहा, इन्होंने X1 X2 लिया है। मैं यहाँ थोड़ा डिटेल में आपको एक बार समझा देता हूँ, कहीं गलती ना हो। 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू 0.90 प्लस 1 माइनस वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू इंटू 1.165। गेटिंग इट? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.90 वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू प्लस 1.165 माइनस 1.165 स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब आप 1.165 को उधर भेजोगे तो अच्छा, उधर तो 1 था ही, ये 1 ऑलरेडी था, इधर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा 1.165 इज इक्वल टू इन दो की टोटल हो जाएगी 0.90 माइनस 1.165, दैट्स माइनस 0.265 वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू। ये आंसर आया माइनस 0.165 डिवाइडेड बाय माइनस 0.265 इज इक्वल टू वेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू। माइनस माइनस साइन गया, मेरा वेट ऑफ स्मॉल वैल्यू स्टॉक आ गया 62.26%। तो बचा हुआ परसेंटेज कहाँ जाएगा सर? 37.74 ना, राइट? 37.74, 62.27। स्मॉल कैप वैल्यू, लार्ज कैप ग्रोथ। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला रख दो, और दो चीज़ें कभी भी होती है ना, A प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं B को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस A, सिंपल। सो ये हो गया सर आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब 23 भी कुछ इसी तरीके का है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। पर इस वाले क्वेश्चन में पहली बात तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी इस्तेमाल करनी है, सिर्फ CAPM आपको करना नहीं है। दूसरा, यहाँ पे लैम्बडा आपको निकालना पड़ेगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम आपको निकाल के दिया हुआ था। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट या रिटर्न निकालने का, वो हो गया आपका रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 2। अब बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखिए, किसी एक स्टॉक का या एक चीज़ का निकाल रहे हैं तो आप उस चीज़ का, ध्यान देना, बीटा लेंगे, लैम्बडा उस फैक्टर का लेंगे, और रिस्क फ्री रेट में ऐड करेंगे। 5 चीज़ें हमें चाहिए। अगर 2 फैक्टर है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फैक्टर है, आपके पास 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, आप अकॉर्डिंगली ऐड करोगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यही क्वेश्चन अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने बोले आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी से, तो क्या करोगे सर? बहुत सिंपल है, यहाँ पे पोर्टफोलियो का बीटा और बीटा 1 और बीटा 2 लेंगे, सही बात है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे पहले इसका बेस समझा देता हूँ। देखो, मान लो आपके पास में 4 सिक्योरिटीज़ दी हुई है, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर में, और जो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से रिक्वायर्ड फील्ड्स होती है वो है सर रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा 1 लैम्बडा 1 बीटा 2 लैम्बडा 2, ये बीच में प्लस आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा वापस से लिख देता हूँ, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 2। ठीक है, अब 2 तरीके होते हैं पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का। ठीक है, एक तो रिस्क फ्री रेट पूरा सेम होता है, तो यहाँ बार बार लेने की बजाय यहाँ पे एक बार ले लो। ठीक है, यहाँ जो लोगे वो उससे पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा। उसके बाद बीटा देखो, बीटा भी चारों का दिया होगा आपको, वो 4 बीटा को 4 वेट से, यहाँ पे मान लो वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4, चारों स्टॉक्स के वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो पोर्टफोलियो का बीटा पता चलेगा आपको।
वैसे ही लैम्बडा पोर्टफोलियो का पता चलेगा, बीटा 2 पोर्टफोलियो का पता चलेगा, लैम्बडा 2 पोर्टफोलियो का पता चलेगा। फिर आप ये कर सकते हो बीटा 1 लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 लैम्बडा 2। ये एक तरीका हो गया पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालने का। पर एग्जैक्ट सेम रिटर्न निकालने का दूसरा भी तरीका है कि आप आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का फॉर्मूला हर स्टॉक पे लगा दो, तो आपके पास में, ध्यान देना, तो आपके पास में एपीटी मॉडल से R1 R2 R3 R4 4 एपीटी के रिटर्न्स निकल के आ जाएंगे। और उसके बाद आपका वही फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में सीखा था पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का, वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज, वेट्स अप्लाई कर दो, वेट ऑफ 1, वेट ऑफ 2, वेट ऑफ 3, वेट ऑफ 4। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला मेथड अपनाया था, ध्यान देना, क्योंकि ये इजी और जल्दी आंसर दे रहा था। इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाला मेथड अपनाएंगे क्योंकि ये जल्दी आंसर देगा आपको। एग्ज़ाम में क्लिक हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है। तो ये चीज़ें कब आती है पता है? प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आती है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में 1 मिनट, आधा मिनट या कुछ सेकंड्स ज़रूर दो उस चीज़ को समझने के लिए कि इसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर हैज़ कैटेगराइज्ड ऑल द अवेलेबल स्टॉक इन द मार्केट इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, सेम वैसा का वैसा ही है, सारे स्टॉक्स को कैटेगराइज करा। नीचे 4 टाइप आपको दिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और फ्लेक्सी। ठीक है, वेट्स भी आपको चारों के दिए हुए हैं। और उसके बाद ये मार्केट इंडेक्स है, सेंसिटिविटी यानी बीटा भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 ही फैक्टर है, ध्यान देना सर, टेबल में ये 4 कैटेगरी, उन चारों के मार्केट में वेट और ये बीटा। अब देखो बीटा आपको दिया हुआ है चारों का, और उसके बाद जो दिया हुआ है वो है इंटरेस्टिंग, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज, एक्चुअल वैल्यू इन परसेंटेज। ये क्या है? रिटर्न है सर उस फैक्टर का स्मॉल कैप कैटेगरी में, सीधी बात। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था 6.70 लेकिन एक्चुअल में मिला 6.70। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे दैट विल बी कॉल्ड एज लैम्बडा। लैम्बडा का मतलब होता है सर प्रीमियम, कि कितना ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क प्रीमियम। यहाँ आप बताओ कितना ज़्यादा मिला? 0। पर आपने एक्सपेक्टेड में से एक्चुअल माइनस करा या एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड माइनस करा? सर सीधी सी बात है, देखो 10% एक्सपेक्टेड था, 12% मिला, तो आप 10 माइनस 12 नहीं करते, आप बोलते हो कि मुझे 2% ज़्यादा मिला, वो आता है 12 माइनस 10 करके। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे सर, एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो इधर वाली फिगर में से ये वाली फिगर माइनस करेंगे। आ जाओ करके देखते हैं। यहाँ पे 1.5% का प्रीमियम है, यहाँ पे 1.25 का प्रीमियम है, और यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ निगेटिव है। यहाँ जितना एक्सपेक्ट करा था उससे कम मिला, 6.5 मिला। ठीक है, तो अब आपके पास में 4 बीटा आ गए इन्फ्लेशन के और 4 लैम्बडा आ गए। इसके बाद सेम चीज़ आप फैक्टर 2 में भी कर लो, बीटा दिया हुआ है लैम्बडा निकालते हैं 0.5। अगर लग रहा है मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं देखने की, ताकि आपका भी टाइम बचे। 9.75 ये आ गया 0.90। हाँ, ये हमारे पास अब 4 बीटा 4 लैम्बडा दोनों फैक्टर के आ गए, और उसके बाद वेट भी आ गया। अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गलती से 3-4 डेसिमल वाला आप करना चालू कर दिए, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन है तो अब इस चीज़ का इंपॉर्टेंस होता नहीं है, नोट दिए छोड़ देते हैं, पर इस चीज़ को ही फॉलो करना है, मार्क्स कटने के चांसेस हो बढ़ाओ मत। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स ऑफ फॉर बोथ द फैक्टर, क्या बोला उन्होंने? एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट इंडेक्स। सिर्फ इतना बोलता ना तो हम एपीटी से रिटर्न निकालते, पर उन्होंने बोला फॉर बोथ द फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स का रिटर्न बताओ। क्या पूछ रहे हैं वो पता है आपको? जैसे आपको हर स्टॉक का, ध्यान देना, हर स्टॉक का आपने यहाँ पे प्रीमियम निकाला लैम्बडा, ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा था, फिर पोर्टफोलियो का भी आपने लैम्बडा निकाला वेट से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न, और वो उसके बाजू में एक्चुअल रिटर्न। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये पूरे पोर्टफोलियो का बताओ। क्या करोगे सर, ये जो आपके वेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें ये जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड के मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसको वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं सीधा ले लेता हूँ, ये देखो, ये है आपके वो 4 एक्सपेक्टेड रिटर्न के कॉलम वाले रिटर्न्स।
फैक्टर 1 के, क्योंकि हम फैक्टर 1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा, तो आपका आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न 6.15। सेम चीज़ फैक्टर 2 के लिए करी, सिर्फ एक्सपेक्टेड वाले कॉलम के रिटर्न्स लेके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका टोटल 8.55। बहुत बेसिक था। सेकंड वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स अंडर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एग्जिस्टिंग सिनेरियो। अब मुझे कैसे समझ आया कि मैंने कौन सा अप्रोच यूज़ करना चाहिए, मैंने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया था। अगला ही पार्ट ना वापस सेकंड वाले पार्ट का आंसर निकालने बोल रहा है, यानी पोर्टफोलियो का रिटर्न। सिर्फ उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेट्स बदल दिए। उन्होंने अगले वाले पार्ट में बोला कि वेट्स बदल के 25% हो जाएंगे इक्वली इन ऑल द 4 कैटेगरीज। यानी आपको सारा कैलकुलेशन जो सेकंड में करा वो वापस करना है थर्ड में, सिर्फ वेट्स बदल के। तो मैं बार बार वेट्स पूरे हर चीज़ को लगाना पड़े ऐसा काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा टाइम बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ बदल रही है ना सेकंड और थर्ड में, देखो थोड़ी टेक्निक कैसे अपनानी पड़ती है। जब आपको ये पता चल जाए कि कोई भी, जैसे 4 सब क्वेश्चन थे उसमें से 2 सब क्वेश्चन आपको सेम चीज़ निकालने बोल रहे हैं, सिर्फ एक कोई फैक्टर बदल दिया, जैसे इस क्वेश्चन में तो वेट्स बदले, हो सकता है किसी का बीटा बदल देते वो। चलो, अब यहाँ पे वेट्स बदल दिए, तो मैं क्या करूँगा, जो चीज़ बदल रही है ना उसको कोशिश ये करूँगा कि सबसे आखिरी में लगाऊँ, और तब तक जितना कैलकुलेशन होता है मैं कर लूँ। सो ध्यान देना, मैंने ये कैलकुलेशन 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 कर लिया और मैंने पूरा इंश्योर करा कि वेट्स में आखिरी में लगाऊँ, तो मैंने यहाँ वेट्स लगाए। तो अब ये वेट्स लगा के मेरा आंसर आ गया। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को उसके अगले पार्ट में क्या कर रहा है, ये वाली फिगर उठाऊंगा और ये वेट्स नए वाले डालूंगा और फिर आंसर आ जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसीजर है ना, ये करनी नहीं पड़ेगी सर वापस, टाइम बचाओ। ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ is I'm going to find out the arbitrage pricing return of all the 4 stocks. आ जाओ, क्या क्या लेना पड़ता है सर, 7.5% ऐड करना पड़ेगा। किस में, बहुत सिंपल है, बीटा 1 लैम्डा 1। ये रहा आपका बीटा 1, मैं आपका पेन का कलर बदल देता हूँ, बीटा 1 लैम्डा 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीटा 2 लैम्डा 2 मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 7.5% ऐड कर दो, तो आपका रिटर्न आएगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट से बना लेता हूँ, स्मॉल मीडियम लार्ज फ्लेक्सी। ठीक है, 7.5 1.2 इंटू 0, सीधा सीधा लिखूँगा, हाँ आप एक कॉलम और बना सकते हो टेबल में। आप टेबल में क्या करोगे, पहले फैक्टर 1 लिखोगे, बीटा लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पूरा लिखो, क्योंकि आंसर तो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लैम्बडा लिखो और उसके बाद बीटा इंटू लैम्बडा का एक कॉलम बनाओ। मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है टाइम लगेगा। या फिर एक काम करता हूँ, मैं पॉज करता हूँ और मैं पूरा बना के फिर आपको दिखा देता हूँ। देखो, आ जाओ वापस। अब देखो, ये बहुत बढ़िया सी चीज़ मैं बताता हूँ। अब इंस्टीट्यूट का आंसर और आपके आंसर में क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता सर। आप चीज़ों को थोड़ा सा अगर सिंपल बना दो तो आपका टाइम बचेगा और आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर पाओगे। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन देख लिया था। सेकंड वाला पार्ट था कि भैया रिटर्न्स निकालो पूरे पोर्टफोलियो के, सिंपल। अब हमने क्या करा हमने क्या करा, दोनों फैक्टर का पहले एक टेबल निकाला, टेबल लिखा, एक्चुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू। ध्यान देना, फैक्टर 1 ये इन्फ्लेशन है, फैक्टर 2 ये स्टॉक मार्केट है। एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में से आपने डिफरेंस निकाल लिया तो लैम्बडा आ गया। एक्चुअल वैल्यू इधर दी थी पहले और एक्सपेक्टेड इधर दी थी क्वेश्चन में, हमने सही लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। ये हमने लैम्बडा 1 निकाल लिया। इसी तरह से फैक्टर 2 का लैम्बडा 2 निकाल लिया, ये फैक्टर 2 का लैम्बडा 2 ले लो। ठीक है, आ गए हमारे पास दोनों लैम्बडा अलग अलग, चारों कैटेगरी के, दोनों के बीटा भी है, दोनों के लैम्बडा भी हो गए, रिस्क फ्री रेट भी हो गया। अगले वाले पार्ट में हमने क्या करा, ये जो आपको दिया था क्वेश्चन में सब पार्ट 2, ये सॉल्व करा। कैसे सॉल्व करा सर, देखो ये है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, ये है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला लगाया हमने सब पे लगाया। तो हमने वापस पूरा कैलकुलेशन करा और हमारे पास में 4 रिटर्न निकल के आ गए सबके। ध्यान दे रहे हो, चारों के एपीटी के रिटर्न निकल के आ गए। जो वेट क्वेश्चन में दिए थे वो वेट से मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरा आंसर आ गया 9.03।
ठीक है, आपका ये 9.03 आंसर, सिर्फ ये 2 टेबल्स आपको बनाने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना सर। और वो भी सिंपल है टेबल, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधा सीधा नीचे में एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है और ये यहाँ पे डिफरेंस निकालना है सिर्फ। ये डिफरेंस भी नहीं निकालना होता तो, और लैम्बडा दिया होता तो एक ये टेबल भी बच जाता। वहीं इंस्टीट्यूट का आंसर हम देख लेते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह पे ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट बन के टाइम हमारा एग्ज़ाम में बचा सकते हैं। मेरे हिसाब से वो टाइम बचाना कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स यूजिंग आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में इन्होंने एक टेबल लिया, उसमें चारों कैटेगरीज रखी। ध्यान देना सर, बीटा रखा, एक्चुअल वैल्यू रखी, एक्सपेक्टेड वैल्यू रखी, उसका डिफरेंस निकाला, फिर बीटा और उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला जो हम वैसे भी आगे करते ही हैं। बीटा और उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, ये एक बार लिखना पड़ गया आपको, ठीक है। इसके बाद वापस फैक्टर 2 के लिए ये टेबल बनाया, यानी फैक्टर 1 फैक्टर 2 का तो टेबल हमने भी बनाया था, लेकिन सिर्फ डिफरेंस निकाला था, इतना सारा नहीं करा था उसमें। हमने सिर्फ ये 3 कॉलम बनाए थे, 1 2 और 3, कहानी खत्म। ना ये बीटा का अलग से लिखना पड़ा, ना वो बीटा का उधर से लिखना पड़ा अलग से, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे वापस वही चीज़ रिपीट करी और वो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन निकालिया डिफरेंस का। अब क्योंकि आपको पता है बीटा 1 इंटू लैम्बडा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लैम्बडा 2 करना ही पड़ता है। ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे मैं आपको एक साइन बताता हूँ। ये जो साइन देख रहे हो, ये साइन में क्या मतलब हो गया इसका कि बीटा 1 लैम्बडा 1 का जो टोटल है मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट, वो बीटा 2 लैम्बडा 2 के प्रोडक्ट के साथ टोटल करना पड़ता है। तो आपकी इतनी फिगर आ जाती है ये वाली चारों की, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ करी यहाँ पे, ठीक है, कर ली, 2 बड़े टेबल बन गए। इसके बाद भी फाइनल आंसर आया नहीं सर। इसके बाद एक और टेबल हमने बनाया जिसमें हमने वापस वो फिगर्स रखी लास्ट कॉलम की, उसको वेट से मल्टीप्लाई करा, ये सब वापस रखना पड़ गया आपको। जितनी बार टेबल बनाओगे उतनी बार ये सारा चीज़ वापस लिखना पड़ेगा। हमने भी लिखा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे एक और बस आप कॉलम डाल देना, स्मॉल मीडियम, ये आपको भी लिखना पड़ेगा। जितनी बार टेबल बनाओगे तो कम से कम टेबल बने वो अच्छा है। तो अब आपका आंसर आ गया 9.03, ठीक है। पहली बात तो 3 टेबल लगे यहाँ पे, हमने 2 टेबल में काम खत्म कर दिया, उसमें भी कम से कम कॉलम में, ठीक है, एक। उसके बाद का फैक्टर देखो, उसके बाद तीसरा पार्ट क्या बोलता है कि ये जो वेट्स आप ले रहे हो, ये वेट्स भूल जाओ क्वेश्चन में दिए हुए और मानो सबका इक्वल वेट है। अब अगर सबका इक्वल वेट है तो पहली बात तो ये टेबल बनाने की ज़रूरत है कि आपको पड़ेगी। इन्होंने जिस तरीके का अप्रोच यूज़ करा है उसमें आपको टेबल ही बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने वापस वो बीटा और डिफरेंस लिया, इन्होंने वेट से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऐड करा, यहाँ पे भी इन्होंने करा था और आंसर आया 9.6। हम क्या करेंगे सर, ये सेकंड वाला पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हमने जो सेकंड टेबल में आंसर निकाला था, ध्यान देना, हमने ये जो सेकंड टेबल में आंसर निकाला था इसका टोटल करो, चारों के रिटर्न है, टोटल करके 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे आता है 15। कहानी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट, व्हेन इक्वल वेट्स, थोड़ा सा लिख दो बस, आर असाइंड मार्केट इंडेक्स रिटर्न इज इक्वल टू 7.9 प्लस 11.03 प्लस 10.25 प्लस 7.42 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आंसर आ गया 9.15। कहानी इस क्वेश्चन की ख़त्म। 9.03 भी आ गया, 9.15 भी आ गया, ठीक है सर। ये 9.16 इनका आया ना सेम। तो आप कैलकुलेशंस को समझ गए, प्रैक्टिस काफ़ी हो गई तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब आगे चल, अब देखो उसका आखिरी पार्ट, लास्ट पार्ट आपको ये बोलता है कि दोनों में से कौन सा अल्टरनेटिव प्रॉफिटेबल है। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों में से सेकंड वाला अल्टरनेटिव आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ प्रॉफिटेबल। तो करना क्या है सर, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, इक्वल इन्वेस्टमेंट करो सब में। ये परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा रिटर्न कम आ रहा है, सीधी सी बात है। उसमें क्या हो रहा है कि आप मैक्सिमम वेटेज, ये पहले वाले में क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेटेज ना निगेटिव रिटर्न पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहीं पे सारा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो इक्वल वेट आ रहा है,
चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज़। 3 सिक्योरिटीज़ आपको दी है, तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है अगले कॉलम में, और उसके बाद कोरिलेशन विथ इंडेक्स दिया हुआ है। ध्यान देना, ये इन्होंने क्या बोला, कोरिलेशन विथ इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि मार्केट। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी दिया है। उसके बाद आपको आर ए एम, आर बी एम और आर सी एम दिया है। मार्केट के साथ कोरिलेशन है वो। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज ऑब्जर्व्ड टू बी 15%। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी है हमारे पास 15%। व्हाट इज द सेंसिटिविटी, क्या मतलब होता है सेंसिटिविटी का, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था नॉर्मली बीटा। देखो सेंसिटिविटी को स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह भी इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि निकालो, ये डिपेंड करता है आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है। अभी तो बीटा निकालना है ऑफ ईच स्टॉक, बीटा निकालना है हर स्टॉक का विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, बीटा नो हमने तो हमेशा देखा मार्केट के साथ ही निकलता है। ठीक है, अब बीटा कैसे निकालोगे, ऊपर में जो डेटा दिया हुआ है उसमें आप रिग्रेशन एनालिसिस इस्तेमाल करोगे कि कोरिलेशन एनालिसिस। सर रिग्रेशन एनालिसिस में तो नहीं जाएंगे, पर पहला फॉर्मूला ये जो है बीटा निकालने का वो रहेगा हमारा बीटा ऑफ कोई भी सिक्योरिटी लेट से आए, तो हम ये वाला फॉर्मूला इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम यहाँ ले लेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आई एम, है ना, उसका कोरिलेशन मार्केट के साथ मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। इस फॉर्मूले में आप तीनों फिगर्स रखो, आपके पास में तीनों है। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 15% है, वो डिनोमिनेटर में रख दोगे, और कोरिलेशन मार्केट के साथ और स्टैंडर्ड डेविएशन उस स्टॉक का है, तो आपके पास ये 3 आंसर आ जाएंगे, यानी 3 बीटा आ गए आपके पास। क्या आया, बीटा ए, बीटा बी, बीटा सी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ये पहला आंसर कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई यानी कि ए बी सी। ये हो गया आपका कोरिलेशन ऑफ आई एम के साथ, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ठीक है, चलो सर अब सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं। व्हाट आर द कोवेरिएंसेस अमॉन्ग द वेरियस स्टॉक। नाउ दिस इज़ वेरी गुड। अभी कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया सर, कोवेरिएंस इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक फॉर्मूला है हमारा समेशन ऑफ आर एक्स माइनस बार एक्स, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं हम आर वाई माइनस बार आर वाई। ये क्या है, वरायंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, डेविएशन जो होता है उसको स्क्वायर करते हैं निगेटिविटी हटाने के लिए, और फिर हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं रही तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो क्या करते हैं, डेविएशन को स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग स्टॉक के साथ निकालना है, लेट से एक्स और वाई, तो एक्स के डेविएशन को वाई के डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले केस में क्या होता था, एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, डिवाइडेड बाय आप एन कर लो या मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी कर लो, पर इस तरह का डेटा इस क्वेश्चन में नहीं है। इसीलिए एक और तरीका आपका जो है निकालने का, ये मैं अब वापस हटा देता हूँ, वो है कोरिलेशन वाला फॉर्मूला। आर, अगर 2 स्टॉक का निकालना है तो लेट से आर ए बी इज इक्वल टू, आप ले लोगे ऊपर में कोवेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, आपके पास में ये है, पर ध्यान देना, आपको अगर ये तो निकालना है कोवेरिएंस ऑफ ए बी, तो इसके लिए डिनोमिनेटर को उधर भेज दो। आप बोलोगे हमारे पास आर ए बी भी है, नहीं सर, आपके पास जो कोरिलेशन दिया है हर स्टॉक का मार्केट के साथ दिया हुआ है, एक स्टॉक का दूसरे के साथ नहीं दिया हुआ कोरिलेशन। अगर नहीं दिया हुआ तो हम एक स्टॉक का दूसरे के साथ कोवेरिएंस नहीं निकाल सकते। ध्यान देना, अगर मेरे को आर ए एम दिया है तो मैं कोवेरिएंस ऑफ ए एम निकाल सकता हूँ, ए बी नहीं निकाल सकता। और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है अमॉन्ग्स द वेरियस स्टॉक, क्लियर बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोला विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट जैसे ऊपर वाली लाइन में बोला था, यहाँ उन्होंने बोला अमॉन्ग द वेरियस स्टॉक्स। तो यहाँ पे अब हम ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, ये वाला, तो ये भी हटा देते हैं सर। चलो अब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपने
सिंगल इंडेक्स मॉडल देखा, या फिर हम ना यहाँ पे फॉर्मूला बुक में आ जाते हैं। अब देखो, आपने शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल के हिसाब से एक फॉर्मूला देखा था सिक्योरिटी वेरिएंस का, वो था ये, जिसमें हमने देखा कि टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क माना जाता है जीरो। क्यों सर? क्योंकि देखो, बहुत थ्योरी बहुत सिंपल सी है। अनसिस्टमैटिक रिस्क आपके कंट्रोल में है और मार्केट ये अज्यूम करता है कि आप थोड़े से पढ़े लिखे हो और आपको ये पता है कि ये अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई करके ख़त्म किया जा सकता है, तो यू शुड डू इट। दैट मीन्स अनसिस्टमैटिक रिस्क को मिनिमम से मिनिमम लेके आओ। कोई भी रिस्क ज़्यादा उठाना नहीं चाहता, सो मार्केट उस चीज़ के लिए कभी कोई प्रीमियम नहीं देता अनसिस्टमैटिक के लिए। सो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये जो बचा हुआ है। अब मैं ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस से, इज इक्वल टू बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। यानी मेरा टोटल रिस्क इज इक्वल टू अब सिर्फ सिस्टमैटिक वाला पार्ट बना। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई? यस सर। और इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बीटा आई मल्टीप्लाइड बाय बीटा आई, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं एम इंटू एम, पर ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं। जिस चीज़ का आप टोटल रिस्क निकाल रहे हो, आई क्या है सर? सिक्योरिटी है। उसी का बीटा उधर लेना है, इसलिए हमने आई यूज़ करा। अब ये तो था सर जब हमें वेरिएंस निकालना है खुद का खुद के साथ ही, आई का आई के साथ। पर आई का अगर जे के साथ निकालना पड़ा तो फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे, बीटा आई बीटा जे, एक रिप्लेस कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। देखो, ऐसे डायरेक्टली रिप्लेस करने का आप बोलोगे कि सर इतना आसान है क्या, रिप्लेस कर दे, कोरिलेशन नहीं लेंगे क्या अब इन दोनों के बीच का? क्योंकि अगर सेम सिक्योरिटी रहती तो कोरिलेशन क्या रहता है, आर का आई के साथ में वन ही रहता है। पर ज़रूरी है क्या आर का आई के जे के साथ में कोरिलेशन वन ही रहेगा? नहीं सर। खैर, इसके डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर हमारे पास टाइम होता तो रेगुलर बैच वगैरह में देखेंगे। फिलहाल आप इतना मान के चलो। तो हमने क्या करा, वही चीज़, हमको कोवेरियंस चाहिए था आई का जे के साथ, तो आई का जे के साथ मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे खुद के साथ था। ठीक है, तो बीटा ऑफ आई बीटा ऑफ जे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया सर, ये वाला पार्ट जो है आप इसको बोलोगे कोवेरियंस ऑफ आई जे इज इक्वल टू, दोनों का बीटा लो, प्रोडक्ट करो और मार्केट के वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोवेरियंस आ जाएगा। क्वेश्चन यही चाहता है। आई जे यानी क्या है, ए बी बी सी सी ए, है ना? देखो, उन्होंने बोला अमॉन्ग द वेरियस स्टॉक्स आपको कोवेरियंस निकालना है, ये है वो फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखते जाओ। इंस्टीट्यूट ने जो मैट्रिक्स बना के दिया है उसमें उन्होंने क्या करा है, खुद का खुद के साथ भी निकाल लिया। ये रहा ए बी सी, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर बी का भी तीनों के साथ, सी का भी तीनों के साथ। ऐसे 9 फिगर्स निकले हैं, 6 ही आंसर, पर वो कुछ 3 फिगर्स जो है वो रिपीट हुए। ठीक है, हम यहाँ पे एक रख के मैं बता देता हूँ। कोवेरियंस ऑफ ए बी कैसे निकालोगे, बीटा ऑफ ए बीटा ऑफ बी और मार्केट का वेरियंस बराबर, बीटा ऑफ ए है 0.8, बी है 1.14 और ये हो गया 15 का स्क्वायर। इससे आपका आंसर आ जाएगा 205.20। ए का बी के साथ जो वेरिएंस आ रहा है वो है 205.20। ठीक है, ऐसे ही आप बी सी का भी निकाल लोगे और सी ए का भी निकाल लोगे। मैं बता देता हूँ, ए बी बी सी और सी ए, ये रहा, ये 3 आंसर आते हैं। 205 153, नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो सी का सी के साथ हो गया, ये वाला, ये 3 आंसर आते हैं आपके, ए बी ए सी और बी सी। ठीक है, तो यही 3 फिगर्स वापस रिपीट हो रही है मैट्रिक्स में, ध्यान देना, 205 108 और 153। ठीक है, वो उधर की 3 इधर 3 रिपीट हुई है क्योंकि कॉम्बिनेशन वापस रिपीट हुआ। इसके बाद खुद का खुद के साथ जो 3 फिगर्स ऐसी बची हुई है वो है खुद का खुद के साथ। ये मैं जो बना रहा हूँ ये रहा, ये ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। वो कैसे निकालते हैं सर, बहुत सिंपल, खुद के साथ कोवेरियंस निकालना। कोवेरियंस ऑफ ए इज़ नथिंग बट वेरियंस ऑफ ए सर, सिंपल।
यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर। ये देखो ए का है 20, उसका स्क्वायर हो गया 400। ये है 18, इसका स्क्वायर हो गया 324, इसका स्क्वायर हो गया 144। ये रहा 400, 324, 144। अब आपको ये मैट्रिक्स समझ में आया? आगे बढ़े सर, ध्यान देना। आगे का है व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली। अब वो रिस्क पोर्टफोलियो का पूछ रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली। देखो वो रिस्क पूछ रहे हैं तो वो रिस्क में टोटल रिस्क भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, पर ये वाले पार्ट में वो टोटल है क्योंकि अगले पार्ट में उन्होंने बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पूछा है। ठीक है, अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली कैसे निकालोगे? ध्यान देना मेरी बात पे। यहाँ पे या तो मैं इधर लिखना चालू करूँ। हम 3 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो होता है उसका रिस्क कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर करके, याद है? ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ऐसा करते हैं और उसको फुल फॉर्म में लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा बनता है। उसको मैं डिटेल में लिख लेता हूँ फॉर्मूले को। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, वेट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो? 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, आर ए बी। एक काम करता हूँ, यहाँ पे जगह तो नहीं बचेगी, थोड़ा समझा देता हूँ और फिर ये आगे बढ़ते, क्योंकि कैसे फॉर्मूला छोटा होता है ये देखना आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, ये कौन सा पार्ट है हमारा? थर्ड पार्ट है आई थिंक, स्क्वायर। तो वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्क्वायर। ये एक पार्ट होता है। उसके बाद आता है 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, आर ए बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, आर बी सी प्लस लास्ट वाला 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, आर सी ए। ठीक है, अब आपके पास में क्या क्या है ये देख लो। आपके पास में तीनों के वेट है, राइट? आपको इसमें कितनी चीज़ें चाहिए? तीनों के वेट चाहिए, तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए, बस। आपके पास में तीनों के वेट्स है इक्वल, आपके पास तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब सिर्फ जो नहीं है आपके पास वो है सर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पर अभी अभी आपने कोवेरियंस निकाला था, उससे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोवेरियंस भी ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ है, आपको वहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ये निकाल सकते हो। पर अदरवाइज ऑल्सो आपका फॉर्मूला ईजी बना सकते हैं हम। कोवेरियंस से कोरिलेशन निकाल के वापस यहाँ रखने की बजाय आप अगर नोट करोगे तो इतना पार्ट यानी कोवेरियंस ही होता है। इतना पार्ट हटा के आप कोवेरियंस ऑफ ए बी रख दो जो आपने अभी अभी निकाला है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं अभी थोड़ा फटाफट लेता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे। ये मैंने कॉपी पेस्ट करा और ये वाला पार्ट मैं हटा दूँगा अब, और उतने पार्ट के जगह मैं रख दूँगा कोवेरियंस ऑफ ए बी, कोवेरियंस ऑफ बी सी, कोवेरियंस ऑफ सी ए। बस ख़त्म। अब आपको आंसर्स रखने, मतलब वैल्यूज़ रखनी है। सो 0.33 लो या 1/3 लो, 0.33 तो मतलब एक काम ऐसा कर सकते हो आप, 1/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए था 20 का स्क्वायर, 1/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी था 18 का स्क्वायर, प्लस 1/3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ
और सी था 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, आगे बहुत कहानी आसान हो गई है। 2 × 1/3 इंटू 1/3 इंटू कोवेरियंस था इनका ए का बी के साथ, ये रहा 205.20। मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस ये तो इतना पार्ट हो गया। फिर हम वापस आते हैं 2 × 1/3 इंटू 1/3 इंटू ये दूसरा क्या है, बी का सी के साथ, तो वो है 153.90 प्लस 2 × 1/3 इंटू 1/3 इंटू आपका लास्ट वाला बन जाएगा 108। अब आपको इसको सॉल्व कर लो, आपका वेरिएंस यानी कि पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ जाएगा। फिर उसको करना पड़ेगा लास्ट में स्क्वायर रूट, ध्यान देना। ये रहा, ये टोटल रिस्क जो आया आपका, ये जो 200 है, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर। अगर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 200.244 का स्क्वायर रूट करो, वो आंसर आएगा 14.15। कहानी ख़त्म। आगे बढ़े सर, ये टोटल रिस्क है। इसके बाद बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बोला। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर इक्वल वेट्स है तो कुछ नहीं करना सर, ये जो पहले पार्ट में आपने बीटा निकाला था, ये 3 बीटा निकाले थे, तीनों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि वेटेड एवरेज क्या है, इक्वल वेट होते हैं तो हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। जैसे ही डिवाइडेड बाय 3 करते हो, इसका मतलब सबको आपने इक्वल वेट असाइन करे। दिस इज योर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अच्छा, अब पार्ट देखो क्या पूछा है। What is the total systematic and unsystematic risk of the portfolio in part 4? इन्होंने पार्ट 4 नहीं, ये होना चाहिए था पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने निकाला था टोटल रिस्क। तो व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक? देखो टोटल तो आपने निकाल लिया था 200.4 समथिंग। अब उसमें से आपको सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक निकालना है, यानी कि शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल इस्तेमाल करना है। ठीक है, आ जाओ, शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा आई स्क्वायर। हम पोर्टफोलियो ले लेते हैं सीधा सीधा सीधा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा पी स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर प्लस जो ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है पोर्टफोलियो का, उसका भी स्क्वायर। देखो हमको एक एक करके वेटेड एवरेज नहीं करना, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपना ये जो आंसर आया था, ये था 200 पॉइंट वेरिएंस में आता है, क्योंकि उन्होंने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने बोला है। तो शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में ये चीज़ ध्यान रखना कि फॉर्मूलाज वेरिएंस में है, तो वेरिएंस में फिगर लेंगे 200.24। अब पोर्टफोलियो का बीटा देखो, पोर्टफोलियो का बीटा हमने अभी अभी निकाला है, वो है 0.8467। इसका कर लेंगे स्क्वायर। मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, उसका कर लो स्क्वायर। तो इससे आपको आ जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना है। 200 में से आपका सिस्टमैटिक वाला पार्ट इतना हो गया और अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट इतना हो गया, कहानी ख़त्म। तो मैं सिस्टमैटिक निकाल लेता हूँ, वो आ गया 161.30। अब 200.24 में से माइनस कर दो तो ये बचा हुआ 161.30 सिस्टमैटिक, वो माइनस कर दिया टोटल में से, तो आ गया अनसिस्टमैटिक। इस क्वेश्चन में हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए वो फॉर्मूला वेटेड एवरेज वाला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, अगले क्वेश्चन में ज़रूर आएगा वो। सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चन अबाउट द शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल। काफ़ी अच्छी तरीके से शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल इसमें रिवाइज होता है आपका। एक आध क्वेश्चन और देखेंगे सर जिसमें शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे स्विच करते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। इस पोर्टफोलियो में भी 3 शेयर है पिछले पोर्टफोलियो की जैसे। अब शेयर डीजीएस डीवी बीपी, पोर्टफोलियो का वेट, उनका बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी दिए हुए हैं तीनों शेयर्स के, और वेरिएंस। टोटल वेरिएंस अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में, तो इन्होंने ना डेसिमल्स में दिया है काफ़ी कुछ, तो आंसर भी हमने वैसे ही निकालना है, ये चीज़ ध्यान देना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज़ 14%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज़ दिस, ठीक है। उसके बाद कोवेरियंस आपको दिया हुआ, ये भी ऐसे डेसिमल्स में है।
कोवेरियंस आपने देखा होगा, ये अब अपने अपने स्टॉक्स के साथ है अलग अलग, 3 कोवेरियंस आ गए। क्वेश्चन पहला है आपका पोर्टफोलियो बीटा निकालना। क्या निकाल सकते हैं सर? वेट्स को मल्टीप्लाई करो, वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा फॉर्मूला बनता है वेट को बीटा से मल्टीप्लाई करके टोटल करना। जब आप फॉर्मूले को भी इसी तरीके से पढ़ते हो ना, जो स्टेप्स में आप वर्किंग करते हो, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है आगे उसे याद रखना। रेसिडुअल वरायंस ऑफ ईच ऑफ 3 शेयर्स, ध्यान देना, रेसिडुअल वरायंस यानी बचा कुचा। बचा कुचा क्या होता है सर? अनसिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट दे आर आस्किंग इज अनसिस्टमैटिक रिस्क। हमें कैसे पता चलेगा सर कि वो अनसिस्टमैटिक है? इसीलिए तो आप अभी मेरे से गाइडेंस ले रहे हो। रेसिडुअल का मैंने बता दिया, अब आगे से पता रखो। रेसिडुअल वरायंस ऑफ ईच ऑफ द 3 स्टॉक्स, अनसिस्टमैटिक। अब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को अपने दिमाग में लेके आओ और पता करो कि अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में कहाँ कैलकुलेशंस करे थे। सिंगल इंडेक्स मॉडल, या बोलो उसको शार्पेज इंडेक्स मॉडल। तो हमारे पास में टोटल वेरिएंस है, सिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस निकाल लो तो आपका रेसिडुअल वेरिएंस आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है। ये निकालने का फॉर्मूला क्या है थोड़ा देखो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा आई स्क्वायर इंटू मार्केट का वेरिएंस प्लस ये आपका रेसिडुअल वेरिएंस। तो ये मैं बाद में बात करूँगा। अब बात करते हैं इसकी। आपको मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आपको बीटा भी तीनों का दिया हुआ है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो क्या आप सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं? तीनों का सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लो वेरिएंस में, स्क्वायर रूट मत करना, और उसको इसमें से माइनस कर दो। तीनों के टोटल वेरिएंस में से वो 3 माइनस कर दो कि आपका रेसिडुअल वेरिएंस आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर चुके थे तो वापस नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बीटा लिया, ये लिया। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, देखो सारा जो रिस्क वाला पार्ट है इस क्वेश्चन में डेसिमल्स में यूज़ करा है, डेसिमल्स में, पॉइंट के बाद, 0 पॉइंट के बाद। देखा, टोटल वेरिएंस भी, कोवेरिएंस भी। तो यहाँ आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन भी लोगे तो आपको डेसिमल में लेना है, 14 मत रखना। 14 रखोगे तो वो बाहर आंसर आएगा करेक्ट, पर जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, और आप उसी फॉर्मेट में छोड़ के आ जाओगे। इंस्टीट्यूट के पेपर चेक करने वाले ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, उनको लगेगा ये गलत है, जबकि रहता सही है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियाँ है ना, क्लेरिकल एरर बोल सकते हैं हम इसे, इसकी वजह से मार्क्स जा सकते हैं आंसर सही होने के बाद में भी। तो जब हमें पैटर्न पता चल रहा है क्वेश्चन का कि डेसिमल्स में दिया हुआ है सब कुछ, यानी रिस्क, तो हमने रिस्क जहाँ जहाँ आएगा अब डेसिमल्स में ही लेना है। तो हमने 14 को भी डेसिमल में लिया, ये मार्केट का वेरिएंस बन जाएगा, स्क्वायर करते ही ये बीटा का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। इसको क्वेश्चन में दिए हुए टोटल रिस्क में से माइनस कर दो। ये है टोटल रिस्क, यह है सिस्टमैटिक रिस्क इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंस। तो ये बन गया आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क। कहानी खत्म, बहुत आसान था। अब देखो ये तो हो गया इतना पार्ट। अब बोलता है पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालो यूजिंग शार्पेज इंडेक्स मॉडल। तो टोटल वेरिएंस तो आपको दिया हुआ है, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस पूछा है, कैसे निकालोगे सर? बहुत ही सिंपल। पोर्टफोलियो वेरिएंस, जब शार्पेज इंडेक्स मॉडल का फॉर्मूला ये पोर्टफोलियो में कन्वर्ट होता है तो इट विल बी लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर। जो पोर्टफोलियो बीटा आप निकाल चुके हो पहले वाले पार्ट में, उसका स्क्वायर ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, ये जो 0.14 है उसका स्क्वायर ले लो। अब देखना, अब आएगा असली पार्ट, प्लस अब जितने भी अनसिस्टमैटिक रिस्क आपके पास में है उसका आपको स्क्वायर करना था। ध्यान देना, पहले तो फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ आई, या पहले ये ले लेता हूँ, यह अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको करो स्क्वायर, और ये जो सारे स्क्वायर आए उनको करो टोटल। ये आ गया आपका, कहानी खत्म। अब ध्यान देना, ये निकालना बहुत आसान है क्योंकि पोर्टफोलियो बीटा भी आपको एक ही फिगर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम की भी एक ही नंबर है, ये बहुत आसान हो गया। पर यहाँ पे आप एक गलती करोगे आपने जो अभी अभी निकाला, मैं इस चीज़ को उधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गलती ध्यान दे देना, बस वो ध्यान दे दिया तो फिर वो कुछ नहीं है सर आगे। और ये मैंने यहाँ लेके आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले तो पोर्टफोलियो बीटा, पिछले वाले पार्ट पे गए ना, पोर्टफोलियो बीटा कहाँ था,
0.605, ये लो 0.605 यहाँ रखा, उसका स्क्वायर करा, 0.14 यहाँ रखा, उसका स्क्वायर करा। ये तो आ गया सिस्टमैटिक। अब इसका पार्ट जो इसका जो कैलकुलेशन है वो आप अलग से कर सकते हो। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क अब सबका लोगे, उसको वेट से मल्टीप्लाई करोगे। आपको वेट तो पता है ही, 35, 25 और 40, ठीक है। और तीनों के आपको अनसिस्टमैटिक रिस्क भी पता है। तो आप क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 0.25, 3 2 5 6 और 0.40, राइट। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। आप क्या करोगे, ये रहा ई आई, ये रहा वेट आई, मल्टीप्लाई करा और फिर स्क्वायर करने जाओगे। और यहाँ हो गई सबसे बड़ी गलती, क्योंकि आपने एक चीज़ ध्यान नहीं दी। जो आपने निकाला वो ऑलरेडी वेरिएंस में था सर, वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जो फिगर्स दी हुई है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो जब अंदर में स्क्वायर है तो बाहर और वापस करोगे क्या, नहीं। तो ऐसे में आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ई आई स्क्वायर वेट आई स्क्वायर। ये भी बात सेम ही पड़ी, ई आई वेट आई का स्क्वायर लो या ई आई स्क्वायर वेट आई स्क्वायर करो। तो अब ध्यान दो, अब आपको ई आई स्क्वायर यानी कि अनसिस्टमैटिक वेरिएंस दिया हुआ है। अब सिर्फ वेट का स्क्वायर करके रेसिडुअल वेरिएंस से मल्टीप्लाई करना है, 3 फिगर आएगी उसको टोटल करना है इसके साथ। इन्होंने कहाँ कहाँ करा है, ये रहा। ये तो आ गया सर आपका सिस्टमैटिक वेरिएंस पोर्टफोलियो का। ये पोर्टफोलियो का बीटा लिया तो ये पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक पार्ट आ गया। अनसिस्टमैटिक वाला वेरिएंस देखना, इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं करा क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, सिर्फ वेट को स्क्वायर करा। ध्यान दिया, क्यों वेट को स्क्वायर करा, क्योंकि वो अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट ऑलरेडी वेरिएंस में। अब आप अपने 2 आंसर्स ले लो, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, तो आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल वेरिएंस अकॉर्डिंग टू शार्पेज इंडेक्स मॉडल। पर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आपको शार्पेज इंडेक्स मॉडल से निकालने बोल रहा है, और 4th पार्ट आपको बोल रहा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो मार्कोविट्ज ने दी थी उससे निकालो। सर ये तो नाम आपने अभी तक बताया ही नहीं, पर हमने क्वेश्चन ज़रूर कर लिया था। ये और कुछ नहीं, a+b+c स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ये आप यूज़ कर लो। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करा था, ये रहा a+b+c वाला फॉर्मूला, यही था ना। और यहाँ नहीं, पिछले वाले पार्ट में था क्या, थर्ड, हाँ यही तो था, ये हमने इस्तेमाल करा था। इसमें हमने क्या करा था, ये जो आखिरी वाला पार्ट है ना, इतना वाला, इसके जगह हमने क्या रख दिया था, कोवेरिएंस ऑफ ए बी। ये हमने सॉल्व करा था इधर में, यहाँ। बस यही फॉर्मूला आपको रखना है अब इस बार। लेकिन ध्यान देना, वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर अब आप कैसे लिखोगे, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 25 को भी यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, वापस से गलती नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में भी आप सेम फार्मूला इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ये है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में दिया हुआ है। तो डायरेक्ट उठा के वो फिगर इसके अंदर रख के फिर वापस स्क्वायर मत कर देना, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा बदलो। वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ ए स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा अलग अलग लिखो तो जाके आपका प्रॉपर फॉर्मूला बनेगा। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ध्यान देना। ये वाला नहीं, ये वाला करते हैं क्योंकि कोवेरिएंस हमको दिया हुआ है। ये वाला उठेगा सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे, और देखो मैंने क्या चेंज करना है, a+b+c स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये। इसमें हमने ये वाला जो पार्ट है ना, स्क्वायर यहाँ से हटा दो, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब आप क्या करोगे, इंडिविजुअल स्क्वायर डाल दो,
क्योंकि एक फिगर तो आपकी ऑलरेडी स्क्वायर में है, वो है टोटल वेरिएंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क। टोटल रिस्क ये आ गया आपका। कोवेरिएंस आपको दिया हुआ है, तीनों वेट बस आपको डालने हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, पूरा आंसर निकल के आएगा। आओ ये रहा, देख रहे हो। अब इन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है उसको, वेट ऑफ ए का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, ध्यान देना मेरी बात, और एक कहाँ है, वेट ऑफ बी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर, जहाँ जहाँ है मैं मैच करवा रहा हूँ। वेट ऑफ सी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्क्वायर, हो गया। फिर 2 इंटू, ध्यान देना इन्होंने बहुत लंबा कर दिया फॉर्मूला, 2 इंटू वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी और कोवेरियंस ऑफ ए बी, ऐसा ही था ना। 2 बार वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, कोवेरियंस ऑफ ए बी है, तो इन्होंने अननेसेसरी फॉर्मूला बढ़ा दिया। रुको, ये रहा, ये एक बार ध्यान देना क्या है, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी, और ये वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी, ये वही हुआ सेम। तो 2 इंटू एक बार लिखते तो भी आंसर सेम आता। तो दिस इज़ अ लेंथी प्रोसीजर, डोंट फॉलो इट। आप अपना ये वाला भी मेथड फॉलो करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब सेम ही है तो वापस मैं उसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको ये समझ में आया कि 3 असेट के पोर्टफोलियो का शार्पेज इंडेक्स मॉडल से भी रिस्क निकाला जा सकता है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी से भी निकाला जा सकता है। इनफैक्ट शार्पेज इंडेक्स मॉडल में 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी असेट्स हो, उसका पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला जा सकता है। टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू सिस्टमैटिक वेरिएंस प्लस अनसिस्टमैटिक वेरिएंस, या आप बोलो रेसिड्यूअल वेरिएंस करके। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आया। इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ हमें याद रखना है फॉर्मूले में रखने के पहले। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले हम मार्केट लाइंस की कुछ बात कर लेते हैं। 3 तरह की मार्केट लाइंस होती है सर, वो हम डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले भी हम ना थोड़ा सा अब रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक देखा क्या है, क्योंकि माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होगी अभी तक आपके। ओके, सो 5 मिनट देंगे सर, मैं रिवाइज करवाऊंगा। अगर जिनको नहीं चाहिए वो आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा सा। मैं पूरा चार्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, और उसके आगे क्या हम कवर करने वाले वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना सर, इन्वेस्टर 2 चीज़ें मोस्टली हर जगह पे निकालता है, रिटर्न और रिस्क। रिटर्न हमने निकालना देखा सिंगल सिक्योरिटी का विदाउट प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। विथ प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ आर आई इंटू पी आई। रिटर्न्स को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लिया। फिर आपने पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला, वेटेड एवरेज रिटर्न। CAPM का रिटर्न निकाला, जिसमें पोर्टफोलियो ये है रिस्क फ्री रिटर्न और ये है रिस्क प्रीमियम मार्केट का रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय हमारा बीटा, जिसका हमें रिटर्न चाहिए। CAPM में एक ही बीटा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे मल्टीपल बीटाज इस्तेमाल होते हैं APT में, और यहाँ पे लिया जाता है लैम्बडा एज अ प्रीमियम ऑफ दैट फैक्टर। सो जितने फैक्टर है उतने बीटा उतना प्रीमियम, तो आपका APT का रिटर्न आता है। सिंगल इंडेक्स मॉडल या शार्पेज इंडेक्स मॉडल के हिसाब से रिटर्न को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है सर। कंपनी स्पेसिफिक अल्फा आई, मार्केट स्पेसिफिक बीटा आई, RM, और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर कभी हुआ तो, अदरवाइज ये मोस्टली रहेगा 0। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसे मानेंगे 0। रिस्क की बात करते हैं सर, सिग्मा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, टोटल रिस्क। ये टोटल रिस्क डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। मार्केट इस रिस्क को उठाने के लिए प्रीमियम नहीं देता, वो बोलता है कि आप जाओ डाइवर्सिफाई करो, रिड्यूस करो। तो मार्केट किसके लिए प्रीमियम देगा? आपको सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क उठाने के लिए प्रीमियम देगा। इसीलिए CAPM में आपने जब मल्टीप्लाई करते हो रिस्क से, तो टोटल रिस्क से मल्टीप्लाई नहीं करते, आप सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि उसी के लिए प्रीमियम मिलता है। ठीक है, करा। सिस्टमैटिक रिस्क यानी कि बीटा निकालने के 2 तरीके हैं सर, एक आपका रिग्रेशन एनालिसिस, दूसरा कोरिलेशन एनालिसिस। सिंगल असेट पे रिग्रेशन एनालिसिस में समेशन ऑफ एक्स, मार्केट एक्स का रिटर्न मार्केट के रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करते हैं, डिवाइडेड बाय मार्केट का ही रिटर्न मार्केट के साथ करते हैं और टोटल करते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। माइनस हम जो अरिथमेटिक मीन की वजह से इंपैक्ट आता है वो हटा देते हैं, ताकि ये इत्तेफाक वाला पार्ट हटे और एक्चुअल कोरिलेशन निकले मार्केट के रिटर्न्स के साथ में स्टॉक का। तो ये n बार x बार y डिवाइडेड बाय n बार y बार y, बार y है, इसीलिए इसको स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, सो ऊपर का और नीचे का फॉर्मूला डिट्टो सेम है सर। ऊपर x को y के साथ जोड़ा गया, नीचे y को y के साथ जोड़ा गया, बाकी सब कुछ सेम। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस से बीटा आएगा, अदरवाइज आप कोरिलेशन एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। कोरिलेशन से निकालने के लिए मैंने तो सिंपल बोला था कि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कर दो, पर x का y के साथ में
एग्जैक्ट इम्पैक्ट निकालना है और इत्तेफाक हटाना है तो आप कोरिलेशन निकालो, कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करो, तो वो इत्तेफाक हटा हुआ पार्ट बताता है आपको सिर्फ बीटा का, तो वो बीटा प्रॉपर बीटा होता है। ठीक है। अब ये कोरिलेशन निकालने के लिए ध्यान देना सर, आपको कोवेरियंस निकालना पड़ता है और कोवेरियंस निकालने का ये तरीका है। कोवेरियंस किसी भी दो चीज़ों के बीच में निकालना है तो आप दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करो और टोटल करो, डिवाइडेड बाय n कर दो, सिंपल। आप इससे वो भी निकाल सकते हो, कोवेरियंस ऑफ ए भी ऐसे ही निकलेगा, हम ऐसे ही करते हैं इनफैक्ट। चलो पोर्टफोलियो बीटा कैसे निकालोगे सर, वेटेड एवरेज करके, जितने भी बीटा है उसको वेट से मल्टीप्लाई करो, टोटल कर दो, तो आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। इसके बाद रिस्क को निकालने का तरीका देखते हैं। सिंगल सिक्योरिटी यानी कि मार्कोविट्ज मॉडल बोलो, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बोलो। विदाउट प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट आर माइनस बार आर, डेविएशन आता है, डेविएशन का निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को टोटल कर लिया उसके बाद में और डिवाइडेड बाय n करेंगे। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं थी, प्रोबेबिलिटी यहाँ है, तो हम डेविएशन का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करते हैं, तो वो वेरिएंस आता है और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हो गया किसी भी सिंगल असेट का रिस्क निकालना है। अगर पोर्टफोलियो में दो असेट है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वेट ऑफ ए स्क्वायर एक्सटेंशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी एक्सटेंशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी एक्सटेंशन ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ बी आर ए बी। ये जो आखिरी वाला पार्ट है एक्सटेंशन ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ बी आर ए बी, इसको कोवेरियंस से रिप्लेस कर सकते हो। अभी अभी दो क्वेश्चन में हमने यही चीज़ देखी थी। ठीक है, और यहाँ पे रिप्लेस भी नहीं कर रहे हो तो ये जो आर ए बी आ रहा है आखिरी में, अगर आपका ये आर ए बी एग्जैक्ट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड यानी कि 1 है तो पूरा फॉर्मूला छोटा हो जाएगा और वो बन जाएगा सिर्फ वेटेड एवरेज, वेट ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी एक्सटेंशन ऑफ बी। अगर -1 है आर ए बी आपका तो वही फॉर्मूला जो वेटेड एवरेज का था उसमें बीच में ये माइनस साइन लगेगा, और अनकोरिलेटेड है तो वो फॉर्मूला छोटा होकर ये वाला बन जाता है। इसके बाद हमने शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल देखा था सर, सिंगल असेट को अगर निकालना है, रिस्क निकालना है, तो शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में क्या होता है, रिस्क में वेरिएंस में दिया है सब कुछ, तो वेरिएंस में दिया तो टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये वाला जो पार्ट है इसे हम सिस्टमैटिक बोलते हैं, इसे अनसिस्टमैटिक बोलते हैं। सिस्टमैटिक में क्या करा, सिस्टमैटिक रिस्क जो बीटा इंडेक्स में है उसको मार्केट, क्योंकि मार्केट से ही कंपेयर करना है, सिस्टमैटिक का मतलब ही हो गया कि मार्केट स्पेसिफिक रिस्क, इसलिए मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन का जो स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई करा। इसी चीज़ को हमने पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पोर्टफोलियो आ रहा है तो पोर्टफोलियो ऑफ बीटा भी लेंगे, ये रहा, तो ये क्या है सर, पोर्टफोलियो बीटा इंटू स्टैंडर्ड ऑफ एम स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या करा, हर एक के अनसिस्टमैटिक रिस्क को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करा और फिर टोटल करा, तो ये आ गया पोर्टफोलियो का वेरिएंस। अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने नया नया देखा था, कोवेरियंस निकालना है दो स्टॉक के बीच में, तो हमने पहले तो मॉडर्न पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला देखा डेविएशन को मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे है दोनों के बीटा को मार्केट के वेरिएंस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। चलो फटाफट ले लिया मैंने। अब ध्यान देना सर, 3 मार्केट लाइन्स होती है आपकी। ये मार्केट लाइन और कहाँ से आई है सर, कहीं से नहीं आई है, आपके CAPM के फॉर्मूले से ही आई है एक तरह से। CAPM का जो फॉर्मूला था आपका वो था सर सिक्योरिटी मार्केट लाइन का, सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी कि और कुछ नहीं, CAPM वाला आपका फॉर्मूला RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। अब ध्यान देना क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलता है कि जो मार्केट में मिलने वाला प्रीमियम है उसको सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क से मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये फॉर्मूला ना कैसा था मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा होता है फॉर्मूला, बीटा आई डिवाइडेड बाई बीटा एम। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लो कि यहाँ पे ले लेता हूँ, RF ले लो 4, मार्केट ले लो 15% और बीटा ले लो हमारे स्टॉक का है 1.2, ठीक है। सो CAPM के हिसाब से जाए तो RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। अब ये फॉर्मूला ना एक्चुअल में ऐसा नहीं, ऐसा है, पर ऐसा लिखा नहीं जाता क्योंकि बीटा ऑफ M जो डिनोमिनेटर में आपने लिखा वो हमेशा 1 होता है। तो अब ध्यान देना, ये 4% है, ये 1.2/1 लिया, मार्केट का रिटर्न कितना 15 माइनस मैंने 4% लिया। ये क्या बताता है, थोड़ा सा और इंटरप्रेट करते हैं। 4 प्लस मैं एक काम करता हूँ 1.2 को यहाँ रखता हूँ, आंसर कितना आया इसका 11, और 11 के नीचे ये 1 रखता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, मतलब समझोगे तो फिर आगे भी समझेगा। 11 क्या है सर, मार्केट जितना रिस्क उठाया तो प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, RM माइनस RF। तो मार्केट जितना रिस्क कितना था 1 का,
तो ये यहाँ से दिखता है हमको कि 1 जितना रिस्क उठाओगे तो 11% प्रीमियम मिलेगा, तो 1.2 जितना रिस्क उठाओगे तो कितना परसेंट प्रीमियम मिलेगा, ये क्वेश्चन मार्क। ये सर आपका इंटरपोलेशन में आप सीख चुके हो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, पहला लेक्चर आपने देखा है तो, ये कैपिटल बजटिंग भी आपने देखा है तो ऐसे ही करते थे। 1 जितना रिस्क उठाने के लिए अगर 11% प्रीमियम है तो 1.2 के लिए कितना, तो इतना, ये वाला पूरा पार्ट आपका देता है कि सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी आपकी सिक्योरिटी मार्केट लाइन की होगी, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। इसमें भी आप क्या करते हो, ये सारी जो मार्केट लाइन्स है ये कहाँ से आई है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन से बनी है, y = mx+c। हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर, ध्यान देना, जिसके अंदर दो कांस्टेंट होते हैं m और c। यहाँ पे भी हम कांस्टेंट बना सकते हैं दो, कि कोई डेटा पे हमने सिक्योरिटी मार्केट लाइन लगाया, ये कौन सा है सर, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। कोई डेटा पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ और उससे ना आपको कुछ कॉमन फिगर्स मिलेगी, कुछ कॉमन फिगर्स मिलेगी कि भैया बीटा इतना होना चाहिए या मार्केट का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न इतना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपका फॉर्मूला बन के आता है, लेट्स से RI = 7% रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा आई और 20% मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट 7 यानी कि 30। ये फॉर्मूला बन गया सर। मार्केट लाइन बनाना यानी कि ऐसा लिखना, आंसर नहीं निकालना है हमको फाइनल। मार्केट लाइन बनाना यानी कि फॉर्मूला बनाना। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला बना लिया, इसका मतलब अब ये फॉर्मूला आप जहाँ पे भी लगाओगे उसका भी जो फीचर रहेगा उस वैसा ही सेम रहेगा जिससे ये फॉर्मूला बन के आया है। ठीक है, इसमें दो कांस्टेंट कौन से, ये दो कांस्टेंट हो गए, यानी कि अब अगर हमें बीटा पता चल जाए तो हम उस स्टॉक का रिटर्न निकाल सकते हैं। जिसका भी रिटर्न निकालना है बस उसका बीटा बता दो, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। ये है मार्केट लाइन का मतलब। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया, पर एक और मार्केट लाइन है, एक और लाइन है, ये तो था SML सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन, पर दूसरा है कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है कि आप ये जो रिस्क ले रहे हो वो सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर कर रहे हो, जबकि टोटल रिस्क कंसिडर करना चाहिए। तो टोटल रिस्क अगर हम ले तो रिप्लेस कर दो फॉर्मूला कैसा बनेगा, RI = RF। बीटा लेने की बजाय आप उस स्टॉक का टोटल रिस्क लो, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही टोटल रिस्क होता है। नीचे में भी मार्केट का बीटा लेने के बजाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन लो, -RM - RF। अब आप देखो ये क्या हो रहा है, अगर मैं फॉर्मूला ऐसा बनाऊं, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I लेट से 12 है और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ये 15 - 4। इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि ये जो 11% का प्रीमियम मिल रहा है मार्केट में, वो मार्केट का 10% का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क उठाने के लिए मिल रहा है। मार्केट का रिस्क 10% उठाओगे तो 11% प्रीमियम मिलेगा, तो स्टॉक का 12% रिस्क उठाने के लिए कितना प्रीमियम मिलेगा, ये है वो मतलब इस चीज़ का। ठीक है, करा क्या आपने, कैपिटल मार्केट लाइन या अपना सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो थी CAPM वाली, उसमें एक ही चीज़ चेंज करा। आर्ग्यूमेंट ही यही है, क्योंकि तभी तो 2 थ्योरी बनी, अदरवाइज 2 थ्योरी बनती भी नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट है सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के भरोसे नहीं, टोटल रिस्क के भरोसे निकालो। तो वही पार्ट हमने सिर्फ चेंज करा। आप देखोगे सिर्फ इतना सा पार्ट चेंज है दोनों में, तो मतलब भी समझ में आना चाहिए। हाँ, ध्यान देना सर, ये फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय बीटा m मत रखना कभी भी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है। बीटा m हमेशा 1 होता है, पर वो नीचे डिनोमिनेटर में मैंने इसीलिए लिया ताकि कैपिटल मार्केट लाइन समझाऊं, तो सिस्टमैटिक से अनसिस्टमैटिक पे शिफ्ट होना मेरे लिए काफ़ी, सिस्टमैटिक से टोटल पे शिफ्ट होना काफ़ी आसान हो जाए। अब आपको समझ में आएगा कि डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m क्यों लिया, यहाँ पे भी था, बस वो दिखता नहीं है। ठीक है, इसके बाद सर इसका भी अगर आपको इक्वेशन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। RI = 7% रिस्क फ्री रेट प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M, मार्केट रिटर्न 20% और ये 7। अब आपको ध्यान देना सर अब आपको अगर कोई भी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाए तो आप स्टॉक का रिटर्न निकाल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा ही नहीं, आप फॉर्मूले को बदल भी सकते हैं। इसमें आप अगर कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं, 2 कांस्टेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप ऐसा भी लिख लो,
रिस्क फ्री रेट प्लस दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन तो खैर एक का पता नहीं होना चाहिए, वो सही है। आपको मान लो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है लेट्स से 15, तो और मार्केट का रिटर्न पता है लेट्स से 20 माइनस आर एफ, तो इसमें भी क्या आपको सिर्फ दो ही चीज़ें निकालनी है। दो दो आपको कांस्टेंट दे दिया मैंने, और ये दो पता अगर चल गए आपको, तो आपको स्टॉक का रिटर्न निकालना आ जाएगा। क्या? रिस्क फ्री रेट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई। स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क फ्री रेट अगर पता चल गया तो स्टॉक का रिटर्न आप निकाल सकते हैं। इसके बाद सर थर्ड मार्केट लाइन जो आती है, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ये मैंने सरका लिया। अब का आसान हो जाता है काफ़ी ये सब चीज़ों की वजह से। अब तीसरा आता है आपका सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखो, आपका जो एसएमएल था ये पूरा बेस्ड था सीएपीएम पे। सीएमएल जो है वो बोलता है सीएपीएम जैसा ही होना लेकिन टोटल रिस्क होना। सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपका शार्पेज इंडेक्स मॉडल के रिटर्न पे बेस्ड है। उसका फॉर्मूला है आर आई इज इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई आर एम। उसमें आगे और एक प्लस ई आई भी होता है, लेकिन सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में हम ये नहीं लेते। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्योंकि जनरली ये ज़ीरो माना जाता है। अनएक्सपेक्टेड है, रैंडम है, तो मान के चलो नहीं है, तो फॉर्मूला बन गया सिर्फ इतना। अब आपको अल्फ़ा और बीटा पता है तो आप इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। ये कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न, ये मार्केट स्पेसिफिक, फॉर्मूला तो आपने देखा था, तो फॉर्मूला बन गया सिर्फ इतना, कंपनी स्पेसिफिक और मार्केट स्पेसिफिक रिटर्न। अब इस केस में आपका मार्केट लाइन यानी कि फॉर्मूला क्या बनता है जो आप आगे लगा सकते हो, वो कुछ इस तरह का हो सकता है। लेट्स से आर आई हो गया, ये आपको जो अननोन वेरिएबल है निकालना है। अल्फ़ा आई हो सकता है आपने निकाल लिया 2.5 प्लस बीटा आई ले लो 1.2 आर एम। यानी कि अब अगर आपको मार्केट का रिटर्न पता चल जाए तो आप स्टॉक का रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ये इतना पार्ट। ठीक है सर, क्या क्या फ़र्क है देख लो। सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपका सीएपीएम पे बेस्ड है, कैपिटल मार्केट लाइन एग्जैक्टली सीएपीएम जैसा है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क की जगह टोटल रिस्क लेने बोलता है। सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन और कुछ नहीं, आपका शार्पेज इंडेक्स मॉडल का रिटर्न का फॉर्मूला है। ठीक है, आओ ये रहा। हम अगर हमारे चार्ट में जाते हैं तो ये रहा कैपिटल मार्केट लाइन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिर्फ बीटा लेता है, और ये अपना सिंगल इंडेक्स मॉडल। अब आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न बोला है, मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, और वेर एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ 37%। फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CML, कैपिटल मार्केट लाइन। तो आपने कैपिटल मार्केट लाइन रखी। ध्यान देना, कैपिटल वर्ड आया तो टोटल रिस्क लेना है, सिक्योरिटी वर्ड आया तो आपको उसमें सिर्फ बीटा लेना है, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न आ जाएगा। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, छोटा सा है। आगे बढ़ते हैं सर। 15.29 मार्केट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ उसमें ये भी कर देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ये जो 4% एक्स्ट्रा रिटर्न निकला ना मार्केट का, वो है 28% मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क उठाने के लिए। सो 4% मिलता है 28 पे, तो 37 पे कितना मिलेगा? इंटरपोलेशन वाला ही हो गया आपका ये तरीका। 15.29, 10% तो रिस्क फ्री है ही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन द टू स्टॉक्स अगेंस्ट BSE सेंसेक्स रिटर्न्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल अंडर टू सिनेरियो, बुलिश सिनेरियो, बेरिश सिनेरियो। बुलिश में मार्केट्स ऊपर जाएंगे, बेरिश में नीचे। तो सेंसेक्स यानी कि हो गया ये मार्केट। इस मार्केट के कंपैरिजन में आपको स्टॉक R और Z के रिटर्न्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम इसको RM बोलेंगे, ये RM रहेगा बुलिश और बेरिश के केस में। ठीक है,
इसके बाद द बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स आर एंड जेड क्या है, और अच्छा हाँ, अब आपको कैलकुलेट करने बोला इन्होंने बीटा ऑफ द टू स्टॉक्स आर एंड जेड कैसे निकालोगे सर। आपको बुलिश और बेरिश दो दो ही पॉसिबल अलग अलग से रिटर्न दिए हुए, तो आप ना सबसे पहले तो एक काम करो, सिंपल बना लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कौन सा है, 27। मार्केट स्टॉक आर और स्टॉक जेड। मार्केट 25 और -5, फिर 32 और -4, 18 और -3। ये ऐसे समझाने में थोड़ा सा आसान जाएगा। सबसे पहले उन्होंने निकालने बोला सर बीटा। बीटा ध्यान देना सर, बीटा निकालने के कई सारे तरीके। उन्होंने स्टॉक आर और जेड का बोला, स्टॉक का और आर का और जेड का मार्केट के अगेंस्ट ही निकलना है, तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये लोगे आप, ध्यान देना, और एक कॉम्बिनेशन लोगे ये और ये का कॉम्बिनेशन। जेड को मार्केट के रिटर्न के साथ कंपेयर करोगे, आर को भी मार्केट के रिटर्न के साथ कंपेयर करोगे। अब रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ कर सकते हो आप, करना चाहो तो इस पे कोरिलेशन एनालिसिस भी यूज़ कर सकते हो, पर उन दोनों से भी जो आंसर आएगा वो मैच करेगा एक और मेथड से। याद रखना, जब भी एक और दो, सिर्फ दो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हो आपको, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बीटा निकाल सकते हैं। कैसे सर, डिफरेंस इन रिटर्न्स ऑफ स्टॉक एंड नीचे में मार्केट। आप रिटर्न्स का डिफरेंस देखो कितना है दोनों में, ये 30% का डिफरेंस है सर। डिफरेंस लेना है आपको, 25 पॉजिटिव से -5 में जाओगे आप तो 30 का डिफरेंस आएगा आपका। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 36 का आएगा, और यहाँ आएगा 21 का। सो स्टॉक आर का डिफरेंस है 36 का, मार्केट का है 30 का, ये आ गया 1.2। बीटा ऑफ आर, बीटा ऑफ जेड भी ऐसे ही निकालो। जेड के रिटर्न्स का जो डिफरेंस है वो 21 है, डिवाइडेड बाय 30, मार्केट के अगेंस्ट कंपेयर करोगे, सो दैट्स 0.7। अब आप अपना कैलकुलेशन कर लो, रिग्रेशन या कोरिलेशन, पर आंसर इतना ही आएगा। कोरिलेशन तो बिल्कुल मत लगाना, अननेसेसरी टाइम टेकिंग है। रिग्रेशन लगा के देख लो, थोड़ा सा टाइम में जल्दी आ जाएगा आंसर, अगर आप लगाना चाहते हो तो। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट था ये, 1.2 और 7 का आंसर आया। मैं आपको अगले पेज पे दिखा देता हूँ इन्होंने क्या करा। ये रहा 1.2 और 7, क्या करा, डिफरेंस दोनों का लिया। प्लस तो जानबूझ के रखा है यहाँ पे, ऐसे मत कर देना। ये डिफरेंस है, वो आंसर सेकंड रिटर्न का माइनस में था इसीलिए। सो एक्चुअली पहला रिटर्न माइनस दूसरा रिटर्न, तो ये माइनस था इसीलिए वो प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। इससे कोई अपने मन का फॉर्मूला मत बना लेना कि दोनों के रिटर्न्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली देखो, इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी लगाई है शार्पेज इंडेक्स मॉडल का, उससे भी निकाला तो 1.2 और 0.7। आप चाहो तो रिग्रेशन एनालिसिस भी लगा सकते हो। ये अच्छा, ये इन्होंने कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करी है, इन्होंने बहुत बढ़िया करा है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने, तारीफ़ के लायक है कि इन्होंने ना हर तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाया। सो शार्पेज इंडेक्स मॉडल वो सबसे इजी वाला तरीका, ये शार्पेज इंडेक्स मॉडल, और ये हो गया कोवेरियंस वाला मॉडल, उससे भी आंसर आपका क्या आ रहा है, 1.2 और 7। आप रिग्रेशन भी लगा लो चौथा, आपका आंसर सेम ही आएगा। पर आप ध्यान देना, ये सारे मेथड यूज़ मत करो, सिर्फ ये यूज़ करो अगर दो ही पॉसिबल रिटर्न्स दिए हुए हैं हर चीज़ के, मार्केट के दो, स्टॉक के दो, दूसरे स्टॉक के दो, तो ये आंसर आपका वैलिड रहता है। आगे सेकंड पार्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच स्टॉक इफ द लाइकलीहुड ऑफ द मार्केट अचीविंग सिनेरियो 1 इज थ्राइस द लाइकलीहुड ऑफ मार्केट अचीविंग सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 के चांसेस 3 गुना है पहले वाले से, यानी 3:1 का रेशियो हो गया, यानी कि क्या 75%,
और 25% का वेटेज आ गया। सर 75-25 के वेटेज में मल्टीप्लाई कर दो। पहला वेट उन्होंने क्या लेने बोला है, 0.75 और 0.25। ऐसे में आप तीनों के रिटर्न्स निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड, मार्केट के भी रिटर्न, आर के भी, स्टॉक के, जेड के, जितने भी रिटर्न्स है उसको ये प्रोबेबिलिटी से, सॉरी, वेट से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये। मैं आगे चल रहा हूँ सीधा इसमें, यहाँ पे ये रहा 75-25, 3:1 था इसलिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, द सिक्योरिटीज मार्केट लाइन इफ द रिस्क फ्री रेट इज 8%। सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, देखो सर 3 तरह की लाइन होती है, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। ये स्टैंडर्ड डिवीजन लेने बोलता है, ये बीटा लेने बोलता है, बाकी फॉर्मूला सेम है, और ये सिंगल इंडेक्स मॉडल के हिसाब से, या फिर इसमें आप बोलो CAPM। तो हमें क्या लेने बोला है उन्होंने, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, यानी ये CAPM वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसमें RF दिया हुआ है और लाइकलीहुड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट रिटर्न अचीविंग द बुलिश बेस रिटर्न इज 25%। बुलिश बेस रिटर्न ऑफ 25% इज थ्राइस दैट ऑफ अचीविंग -5, यानी इसमें भी 3:1 का रेशो दिया उसने, यानी यही 75-25 आपका प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.75 0.25 का, ठीक है। तो अब क्या निकालने बोला है, SML निकालने बोला है, सिक्योरिटीज़ मार्केट रिटर्न। देखो 75-25 से सबसे पहले तो आपने तीनों के रिटर्न्स निकाल लिए थे ऊपर में, अगर आपने नोटिस करा होगा तो। अब आपको सिर्फ मार्केट लाइन बना के देनी है। सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन में RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF, ऐसा होता है। तो अब आपको ये दिया हुआ है, ये निकल जाएगा RM। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, ये दो कांस्टेंट रहेंगे, RF और RM। चलो देखते हैं इन्होंने क्या कांस्टेंट रखा है। हाँ, RF और RM रखा है, राइट। मार्केट का, अच्छा यहाँ पे इन्होंने R और Z का निकाला था, मार्केट का नहीं निकाला था। मार्केट का कैसे निकालोगे, ये रहा 75-25 कर दो, आंसर आया 18.75 माइनस 1.25, दैट इज़ अराउंड 17.5। ये हो गया मार्केट का रिटर्न। सो आपका, मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बहुत भसड़ मचाई हुई है। RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF 8 रखो, बीटा यहाँ रखो, 17.5 माइनस 8 रखो, RI बोलोगे 8 प्लस 9.5 बीटा। ये बन गई आपकी सिक्योरिटीज़ मार्केट लाइन। ये देखो 8 प्लस बीटा 9.5। सर जब भी कभी मार्केट लाइन निकालने बोला ना इन्होंने, तो आपको करना क्या है, यही तो, आपको एक फॉर्मूला बना के देना है। सॉल्व मत कर लेना कि सर अब मैं बीटा भी निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टॉक का तो रिटर्न 23% है, तो इससे मैं बीटा निकाल लेता हूँ। नहीं, यहाँ तक तो सिर्फ इतनी ही लाइन बनानी है। अगला क्वेश्चन अगर बीटा निकालने बोले तो फिर बात अलग है। द अल्फाज ऑफ द टू स्टॉक्स बेस्ड ऑन शार्पेज इंडेक्स मॉडल। शार्पेज इंडेक्स मॉडल के हिसाब से दोनों का अल्फ़ा बताओ। सर RI इज इक्वल टू अल्फ़ा I प्लस बीटा I RM, ये है। तो इसमें आपको क्या बताना है, ये अल्फ़ा वाला पार्ट, कि दोनों स्टॉक का जब एक बार रखो R, एक बार रखो Z, और दोनों स्टॉक का अल्फ़ा निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। पर इस मेथड के हिसाब से देखो आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में मार्केट का रिटर्न है, पर बीटा है क्या, बीटा नहीं है। क्या निकाला जा सकता है क्या, हाँ सर, ये रहा, यहाँ आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है R और Z में, पहले वाले पार्ट में 1.2 और 7। एक बार 1.2 रखो, मार्केट का रिटर्न 17.5 आया था, स्टॉक का रिटर्न आपने कहाँ निकाला, यहाँ निकाला है, बस आपका अल्फ़ा आ जाएगा इसमें। तो ये तो बस आंसर रखो वाला काम हो गया। ये देखो ये 1.2, 0.7, 17.5 मार्केट का रिटर्न, ये आपने ऊपर दोनों से निकाला, ये निकालना बाकी था अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 0.5। अब अल्फ़ा का मतलब समझो क्या होता है। आपने बीटा 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 तो देखा, अल्फ़ा क्या हो गया, मैंने बोला मार्केट स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो होते हैं, कंपनी स्पेसिफिक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जो होते हैं वो, यानी कि जितना कंपनी को रिक्वायर्ड था, ध्यान देना, CAPM का रिटर्न अगर बोलता है कि 20% कमाओ, और मेरा प्रोजेक्ट या मेरा शेयर अगर मुझे एक्चुअल कमा के देता है 22%,
तो ये एक्चुअल माइनस CAPM जब आप करते हो 2%, तो ये और कोई नहीं अल्फ़ा कहते हैं। इसे आगे हम बोलेंगे जेनसन्स अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब जितना एक्सपेक्ट रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा कितना कमाया, हो सकता है उससे कम भी कमाओ। तो अगर आपका 20 रिक्वायर्ड था और आपने 19 ही कमाए तो अल्फ़ा उस टाइम पे -1 कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फ़ा 2 है, इसका मतलब जितना इससे रिक्वायर्ड है उससे 2% इसने ज़्यादा ही कमाया या कमा के देगा। ये 0.5 है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे 0.5 ज़्यादा ही कमा के देगा। ठीक है, हम इसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद में जब हम देखेंगे वो इवैल्यूएशन मेजर्स। ये वाला पार्ट देखो, फॉलोइंग आर द सिक्योरिटी रिटर्न्स एंड मार्केट रिटर्न्स फॉर द लास्ट 10 मंथ्स। पिछले 10 महीने के आपको रिटर्न्स दिए हुए हैं। सिंपल बोला, एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा ऑफ द सिक्योरिटीज़। अल्फा और बीटा निकालना है। सबसे पहले ना आप बीटा निकालो। बीटा निकाल सकते हो आप रिग्रेशन एनालिसिस से। जब भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होते हैं ना, आप रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ करो। देखो, सिक्योरिटी के रिटर्न को उन्होंने एक्स बोला, मार्केट के रिटर्न को उन्होंने वाई बोला। सबसे पहले तो यहाँ पे इसी टेबल को बनाओ वापस से, और सबसे पहले ले लो एक्स वाई। कैसे निकालो रिग्रेशन एनालिसिस का? पहले तो फॉर्मूला बताओ, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन बार एक्स बार वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन बार वाई स्क्वायर। ये क्या है? एवरेज यहाँ निकाल लोगे आप, बार एक्स बार वाई। ठीक है, तो ये बार वाई बार एक्स बार, ये इतना पार्ट तो आपने पूरा निकाल लिया। इसके बाद क्या बचा? सिर्फ इधर वाला पार्ट, समेशन ये एक्स वाई ले लो, फिर वाई वाई ले लो यानी कि वाई स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल कर लो समेशन। बस आंसर में रखो। अब आपका बीटा निकल के आएगा। एक बार बीटा आ गया तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखो, इन्होंने वही करा, एक्स वाई था तो सबसे पहले एक्स वाई लिया, इधर वाई स्क्वायर ले लिया, तो ये एक अमाउंट आ गई एक्स वाई न्यूमरेटर की, ये वाई वाई की आ गई। ठीक है, अब इन्होंने रख दिया इसी फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला पहले तो पढ़ो, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन बार एक्स बार वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन बार वाई स्क्वायर। वो -2 नहीं है ऊपर में, बार वाई का स्क्वायर है। सो सबसे पहले ये पार्ट रखा, ये रहा इतना। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में ये पार्ट रखो, ये रहा इतना। फिर साइड वाला जो अरिथमेटिक मीन हमें माइनस करना है, 10 ऑब्जर्वेशंस है हमारे, और दोनों का मीन यहाँ पे y का मीन का स्क्वायर, मीन इंटू मीन। तो आपका बीटा आएगा इससे 1.066। एक बार बीटा आ गया तो अब आपका अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, शार्पेज इंडेक्स मॉडल में अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई आर एम। अब आपका बीटा आ चुका है, और पता है आपको ना, आर एम और आर आई भी आ चुका है। ये रहा आर आई और ये रहा आर एम। क्या था ये? मीन ही तो है। ये 2.29 यहाँ रखोगे, अल्फ़ा आई निकालना है, बीटा 1.066 और आर एम आपका 2.51। ख़त्म। ये रहा अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा देखो निगेटिव आ रहा है, यानी कि कंपनी से जितना रिक्वायर्ड होगा ना उससे 0.39% उसने कम कमाया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी से 10% रिक्वायर्ड है तो उसका एक्चुअल रिटर्न कितना आया होगा मैं बताता हूँ। उसका एक्चुअल रिटर्न होगा 9.61 और कंपनी से रिक्वायर्ड होगा 10। ठीक है, ये रिक्वायर्ड, ये एक्चुअल, तो ये आ गया अल्फ़ा। कहानी ख़त्म। माइनस में आएगा अल्फ़ा यहाँ पे। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए सर। सिंपल है। अल्फ़ा पॉजिटिव है, इसका मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा कमा के ये देगी, तो पॉजिटिव अल्फ़ा इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड। नेगेटिव अल्फ़ा मीन्स बैड साइन, कि ये कंपनी उतनी मज़ेदार नहीं है। तो आगे जाके रियल लाइफ में भी जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। पॉजिटिव अल्फ़ा इज़ गुड साइन, नेगेटिव अल्फ़ा इज़ बैड साइन। ठीक है, आगे आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने क्या बोला? रिटर्न्स दिए हैं आपको स्टॉक के और मार्केट के। 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इन चारों से आप, ये जो 4 रिटर्न्स दिए इससे आप मीन निकाल सकते हो। एवरेज रिटर्न ऑफ बी और एवरेज रिटर्न ऑफ मार्केट, है ना? चारों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 कर दो। सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन कैसे बनती है? आर आई इज इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई आर एम। ठीक है, तो हमारे पास आर आई तो मिल गया, यानी कि आर बी इस केस में, और ये रहा आर एम। ये 2 रिटर्न्स तो हमारे पास में है, अल्फ़ा और बीटा नहीं है। और लाइन बनानी है तो क्या करोगे पता है? जो 2 रिटर्न आपके पास में है ना, वो तो आप रखोगे अननोन। आपको अल्फ़ा और बीटा चाहिए सर।
अल्फ़ा और बीटा निकालो। सबसे पहले तो आप बीटा निकालो। कैसे? अगेन सेम प्रोसीजर, रिग्रेशन एनालिसिस लगाओ दोनों पे, समेशन ऑफ एक्स वाई इंटू एन बार एक्स बार वाई वाला फॉर्मूला, तो उससे बीटा आ जाएगा। वो आप रखो यहाँ पे, दोनों इक्वेशन बनाओ। दो इक्वेशन बनेंगे सर फिर, चलो दो इक्वेशन छोड़ो, वो रखो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग। इसमें आपको आर आई पता है, आर एम पता है, बीटा पता है, तो अल्फ़ा भी पता चल जाएगा। सेम जैसे अभी हमने निकाला उसी तरीके से निकालो। आपके पास अल्फ़ा आ गया और बीटा आ गया, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान देना। सेम वापस करा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हाँ वही मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस है सर ये। अब नीचे में आपको थोड़ा सा लगेगा कि रुको मेरे को देखने दो, इन्होंने 246 जो लिया है वो y का है कि x का है, फिर पता चला गड़बड़ हो गई। हाँ, इन्होंने थोड़ी सी, मतलब गड़बड़ नहीं, हमारे एंगल से गड़बड़ है। जो स्टॉक के रिटर्न है उसको उन्होंने नाम दे दिया y और उसको दे दिया x, तो जो हम xy लेते थे अब वो बन गया yx, यानी कि yx बन गया। ये स्टॉक है, ये मार्केट है, तो उस चीज़ में कन्फ्यूजन मत होना। उन्होंने मार्केट को x लिया, इसलिए मार्केट के रिटर्न नीचे में दिखा रहे हैं यहाँ पे। बाकी बीटा आ गया आपका 0.74। देखो स्टॉक का रिटर्न 34 था, नहीं 34 भी नहीं होगा, एवरेज ये रहा, एवरेज ये था स्टॉक का। और ये अब आपके पास स्टॉक का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न और बीटा है, इससे आपका अल्फ़ा आ जाएगा। ये देखो 8.5, 6.5 और ये आपका, तो इससे अल्फ़ा आ गया 3.69 आ गया। अल्फ़ा भी है, बीटा भी है। सिक्योरिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन क्या बोलती है फिर से? अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई आर एम। और लाइन बनाने बोला, इसका मतलब आंसर नहीं निकालना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला में ये अननोन रखो और ये कांस्टेंट बनेगा अल्फ़ा आई 0.74 क्या है, अल्फ़ा आई बीटा 3.69, ये रहा अल्फ़ा, और बीटा 0.74 आर एम। बस ये हो गया सर फाइनल आंसर, इसके आगे मत बढ़ना। इसका मतलब क्या है, आप ये लाइन निकाल के क्या बोलना चाहते हो कि भैया अगर आर एम पता चल जाए तो अब आर आई पता चल जाएगा। मार्केट का रिटर्न के हिसाब से हम हमारे स्टॉक का रिटर्न निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला उठा के लगा दो अब आप। ये हो गया। अब इसके बाद की बात देखो, उन्होंने बोला सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो। किसका निकालोगे सर? बी का। सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक जहाँ बोला वहाँ पे मान लो शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल आ गया। अब उसके हिसाब से रिस्क देखो क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर टोटल रिस्क इज बीटा ऑफ बी स्क्वायर मार्केट का वेरिएंस प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बी स्क्वायर, है ना। तो उन्होंने क्या निकालने बोला आपको? ये पार्ट और ये पार्ट, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। इसके लिए सबसे पहले तो आप करो टोटल रिस्क निकाल लो। कैसे निकालते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर सर, आर बी माइनस बार आर बी का डेविएशन, फिर निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर, फिर कर लो टोटल डिवाइडेड बाय करो एन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है ना यहाँ पे। तो ये हो गया वेरिएंस। स्क्वायर रूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए। इस फॉर्मूले से वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर है बहुत? आपको मार्केट के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, आर एम माइनस बार आर एम, निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर, टोटल कर लो डिवाइडेड बाय एन। इससे आ गया मार्केट का भी वेरिएंस। बीटा आपने अभी अभी निकाला तो सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा, और टोटल में से सिस्टमैटिक माइनस करोगे तो अनसिस्टमैटिक भी आएगा। देखो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इन्होंने ये यहीं पे निकाल लिया था। ये जो टेबल था ना, ये है मार्केट, और स्टॉक कौन सा है? ये है स्टॉक 45 वाला, वेरिएंस। अच्छा, डिवाइडेड बाय एन नहीं करा, ये सिर्फ टोटल करा था। डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो फिर आपका वेरिएंस आएगा। तो इन्होंने वो जो डिवाइडेड बाय 4 है ना, यहाँ करा, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, और ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर, है ना। तो ये तो टोटल रिस्क हो ही गया। इस टोटल रिस्क में दो रिस्क है सर, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का ये रहा फॉर्मूला, बीटा आपने निकाला था, स्क्वायर कर लिया, ये 19.25 यहाँ ला लो, वापस स्क्वायर मत करना, ऑलरेडी वेरिएंस है वो 19.25 जो है। तो ये आ गया सिस्टमैटिक वेरिएंस के फॉर्म में। अब 11.25 में से ये 10.54,
माइनस कर दो तो बचा क्या, ध्यान देना सर, टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दोगे तो बचा क्या, अनसिस्टमैटिक, सब वेरिएंस के फॉर्म में। कहानी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारा हो गया। इसमें आते हैं सर आपके चार्ट में वापस से। ये तो फॉर्मूला बुक एसएफएम की पुराने सिलेबस की है। ये रहा चार्ट, देखो आपकी ये मार्केट लाइन सब आपको समझ में आई। कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन, ये ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी हम लेंगे थोड़ा सा। अब ये देखो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर्स, इसमें 3 तरह के मेजर्स हम देखेंगे। एक है सर शार्प रेशो, एक है ट्रेनर रेशो और एक है जेनसन सल्फा। अब ये मतलब क्या है, ध्यान देना। ये आपको इवैल्यूएट करने के लिए, आपके अगर 5-7 सिक्योरिटीज़ है या 5-7 पोर्टफोलियो है तो उसमें से बेस्ट पोर्टफोलियो निकाल के लाने के लिए हेल्प करने वाले मेजर्स हैं। अब आप शार्प रेशो पे थोड़ा सा नज़र डालिए। आर आई माइनस आर एफ का मतलब क्या हो गया कि जिस सिक्योरिटी का आपको रिटर्न निकालना है लेट से 10% और रिस्क फ्री रेट है 7%, उसी सिक्योरिटी का रिस्क आर आई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई ये हो गया लेट से 6। सो ऊपर में आया 3%, नीचे में आया 6%। क्या है ये, रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क। 6% आ गया, ये आ गया 0.5। क्या मतलब निकला, 0.5 इज द रिटर्न दैट यू आर अर्निंग पर यूनिट ऑफ रिस्क। 1% स्टैंडर्ड डेविएशन का रिस्क उठाने के लिए 0.5 का आपको प्रीमियम मिल रहा है मार्केट में। रिस्क फ्री से ज़्यादा रिटर्न कितना है, 3% का, रिस्क फ्री से ज़्यादा। सो ऊपर का जो परसेंटेज है 0.5 या 3 जो आया वो है प्रीमियम, 1% स्टैंडर्ड डेविएशन उठाने के लिए। अब यही शार्प रेशो हमने किसी और सिक्योरिटी पे लगाया, लेट्स से उसका रिटर्न है 15%, पर रिस्क फ्री रेट तो इक्वल रहेगा दोनों के लिए, अप्लीकेबल जो रहेगा। उसका रिटर्न लिया हमने 15% और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो। अब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया लेट्स से 10%। अब आप इसका शार्प रेशो निकालो, ये अलग स्टॉक हो गया। अब आप ये निकालोगे तो ये आएगा आंसर 8/10 यानी कि 0.80। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या मतलब निकला कि 1% स्टैंडर्ड डिविएशन जितना रिस्क उठाने के लिए 0.80 का प्रीमियम मिलता है, उतना ही रिस्क उठाने के लिए यहाँ पे सिर्फ 0.50 का प्रीमियम मिलता है। यहाँ आप क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं कि 1% स्टैंडर्ड डिविएशन पे ज़्यादा प्रीमियम किस में मिल रहा है, इस वाले स्टॉक में मिल रहा है, पहले वाले स्टॉक में नहीं मिल रहा था। दिस इज हाउ यू इवैल्यूएट पोर्टफोलियोज। आप रैंकिंग कर सकते हैं कि बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा है एज इन कंपैरिजन ऑफ रिटर्न और प्रीमियम पर यूनिट ऑफ रिस्क। सो दिस इज कॉल्ड एज शार्प रेशो। शार्प रेशो और ट्रेनर रेशो सेम है। शार्पिस का ये बोलना था कि भैया टोटल रिस्क को कंपेयर करना, टोटल रिस्क को बेस बनाना चाहिए। ट्रेनर का बोलना है कि देखो टोटल रिस्क पे प्रीमियम कंपेयर करना गलत है, क्योंकि टोटल रिस्क के अंदर 2 हिस्से होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क हमने अभी तक डिस्कस करा कि डाइवर्सिफाई करके ज़ीरो कर दिया जा सकता है, कंट्रोलेबल है वो चीज़, रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं ना। तो उस अनसिस्टमैटिक रिस्क पे कोई प्रीमियम मिलना ही नहीं चाहिए, यानी उस पर कंपेयर करना ही गलत हो गया। आप सिर्फ उस रिस्क के कंपैरिजन, उस रिस्क को कंपैरिजन में लाओ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप कम नहीं कर सकते, सिस्टमैटिक रिस्क। तो उन्होंने फॉर्मूला दिया, इसी फॉर्मूले को उन्होंने इम्प्रूव करा और बोला कि ये एक बेटर तरीका है इवैल्यूएट करने का। वही आर आई माइनस आर एफ निकालो और बीटा से कंपेयर करो उसको, कि पर यूनिट ऑफ बीटा के अगेंस्ट कितना प्रीमियम मिलता है उन्हीं 2 असेट्स का। और फिर आप बताओ, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे आर आई माइनस आर एफ था इनका, ऊपर में 10-7 था पहले वाले स्टॉक का, वही सेम डेटा लेते हैं सिर्फ बीटा के 10-7, तो ये आ गया 3, और अज्यूम करते हैं कि बीटा पहले वाले का है 1.2, सो ये आ गया 3/1.2, यानी हर एक यूनिट ऑफ बीटा के लिए 2.5% का प्रीमियम मिलता है। वहीं हम दूसरा स्टॉक लेते हैं जिसमें हमारा 15-7 था रिटर्न प्रीमियम, और बीटा ले लो 2 का, ये 2 या 2.5 का ले लो, तो ये आ गया 8/2.5, यानी प्रीमियम हो गया 3.2 पर यूनिट ऑफ बीटा।
अब आप बताओ, ट्रेनर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो ये तरीका इवैल्यूएट करने का कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है सही है, कि ये बताता है कि 3.2% का प्रीमियम मिलता है 1 यूनिट ऑफ बीटा, यानी मार्केट जितना रिस्क लेने के लिए इतना प्रीमियम मिलता है, और वहाँ पे 2.5% का। सो इसमें भी लॉजिक सेम है, जो फिगर ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा प्रीमियम दे रही है सेम लेवल ऑफ रिस्क के लिए। दोनों में अब रिस्क इक्वल हो गया, बीटा वन। ऊपर में भी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल कर दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन वन, ताकि कंपैरिजन हमारे लिए आसान हो जाए। इसके बाद आता है जेनसन्स अल्फ़ा। ये हम देख चुके हैं कि एक्चुअल रिटर्न अगर आपका 12% का है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि CAPM से निकाला हुआ 10% है, तो अल्फ़ा कितना आया सर? 2%। पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है कि आपको सिर्फ 10% की रिक्वायर्ड थी रिटर्न, पर आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने बोलो या आपका जो एक्चुअल रिटर्न आया वो ज़्यादा आया। अच्छी बात है ना, 10 ही चाहिए थे, 12 मिला तो क्या बुरी बात हो गई? 2%। आई बात समझ में? सो ये हो गया जेनसन अल्फा। ये 3 चीज़ें हैं, अब हम ये इन पे क्वेश्चंस देखेंगे, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेनसन अल्फा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 5 पोर्टफोलियोज एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट्स ड्यूरिंग अ 7-year पीरियड। 5 पोर्टफोलियो दिए ABCDE, उन सब का एवरेज एनुअल रिटर्न दे दिया RI, उसके बाद उन पांचों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया। तो हमारे फॉर्मूले में ये हो गया RI, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I, और उसके बाद इन्होंने दिया है कोरिलेशन कोएफिशिएंट उन सब का मार्केट के साथ। देखना मार्केट लिखा है तो RIM है वो, ठीक है। इसके बाद इन्होंने मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मार्केट का भी रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, उसे हम RM कहेंगे, और रिस्क फ्री रेट 7% का दिया हुआ है। अब इन्होंने बोला शार्प मेथड से निकालो, रैंक द पोर्टफोलियोज यूजिंग शार्प मेथड। तो रैंकिंग कैसे होगी, पहले तो ये समझो, शार्प हो, ट्रेनर हो, जेनसन्स हो, तीनों में सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहे हैं वो फर्स्ट रैंक उसको मिलता है, वो बेस्ट पोर्टफोलियो कहा जाएगा। अब शार्प रेशो का फॉर्मूला है RI माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I। अब आप बताओ, आपके पास क्या सारा डेटा है? आपके पास RI है, आपके पास RF है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, तो शार्प रेशो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि सारा डेटा दिया हुआ है। ये हम पहले निकाल लेते, कहाँ गया, ये रहा। इन्होंने ना बहुत सस्ते में निपटा दिया है, थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहिए था। इन्होंने डायरेक्ट रेशो निकाल के दिया है, तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, पर आप निकालो। देखो करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे RI है अपना सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो ए का 19%, रिस्क फ्री रेट है 9, तो हमने क्या करा, 19 माइनस 9, 10% आ गया, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ I यानी कि ये 2.5। सो 10% का प्रीमियम डिवाइडेड बाय 2.5, ये रहा 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2.5। यहीं पे देखो, ये -9 कर लो सब में, डिवाइडेड बाय उसका बाजू के कॉलम में जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, आपको शार्प रेशो यहीं से मिल जाएगा। तो मैं एक सॉल्व करता हूँ। 19 माइनस 9 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2.5, दैट कम्स टू 4। फिर 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 3, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप समझो कि अब आपकी रैंकिंग आ गई इस तरह से 4 3, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये रहा 4 3 7.5 4.25 4.5। ये क्या है इंटरप्रेट करना सीखो। आपको सर इतना परसेंट, ये है परसेंटेज ऑफ रिटर्न प्रीमियम, बोलो रिस्क प्रीमियम नहीं बोलेंगे अभी हम, पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज 1% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, आप ऐसा बोल सकते हो, सीधा सीधा लिख देते, फॉर 1% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 1% स्टैंडर्ड डेविएशन जितना रिस्क उठाने के लिए कितना प्रीमियम मिल रहा है? तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा मिल रहा है, इसको रैंकिंग 1 कर दी, यहाँ दूसरा, फिर तीसरा आ गया ये 4.25, फिर 4 और फिर 3। सर एक ही नंबर अगर दो जगह आया, मान लो 7.5 7.5, तो दोनों को फर्स्ट रैंक दो, कोई बात नहीं, दो फर्स्ट रैंक दो लोगों को आ सकता है,
सेम मार्क्स नहीं आ सकते क्या? अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ट्रेनर्स मेथड। ट्रेनर का फॉर्मूला है आर आई माइनस आर एफ, जो हमारे पास में है, पर नीचे चाहिए बीटा, जो हमारे पास में नहीं है। पर डेटा अब आपको पता है, ऐसा दिया हुआ है कि आपको निकालते आता है। बीटा सर कोरिलेशन से भी निकाला जा सकता है, रिग्रेशन से भी निकाला जा सकता है, और दो चार तरीके हैं सिंगल इंडेक्स मॉडल में या सीएपीएम में। पर आपको डेटा देखना, उधर कोरिलेशन दिया हुआ है मार्केट के साथ, तो हम कोरिलेशन वाला अगर फॉर्मूला लगाए तो दैट इज कोरिलेशन कोइफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सिंपल। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट है आपके पास, यूज करो सर। सॉरी, ये है कोरिलेशन कोइफिशिएंट ऑफ स्टॉक विथ मार्केट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, और नीचे में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। नाउ यू कैन यूज इट। तो यहां से बीटा निकल जाएगा आपका, ये रहा। इन्होंने बीटा का भी कैलकुलेशन नहीं दिया है यार, गलत काम करा। चलो कोई बात नहीं, एक हाथ हम निकाल लेते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट वाले का निकाल लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना रखूँगा, 0.840 रखा। देखो मैं इधर ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.5, मार्केट का है 1.2। ये आंसर आ जाएगा, दैट्स 1.75। ये आ गया बीटा सर, जो आप डिनोमिनेटर में रख सकते हो यहाँ पे, और आपका ट्रेनर्स का भी रेशोज आ जाएंगे। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 2.0, ये रहा साइड में, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2, दैट्स 0.9 इंटू 0.8 इंटू 2.0 इंटू 1.8, और सब में डिवाइडेड बाय 1.2। इस तरह से पांचों बीटा ले लो। पांचों बीटा लेने के बाद ये फॉर्मूले में रखो, यू विल गेट द ट्रेनर्स मेथड। ये बीटा है 1.75 से लेके, उसी को रखोगे तो आपका अब ये ट्रेनर्स रेशो आएगा। अब ये क्या बताता है, इसमें हाईएस्ट देखो यहाँ पे 9.23 का आपका प्रीमियम है। ये है आपका रिटर्न का प्रीमियम, जो आपको रिटर्न मिल रहा है रिस्क फ्री से ऊपर कितना मिल रहा है, ये है आपका प्रीमियम। ये सारे फॉर 1 यूनिट ऑफ बीटा, या 1 बीटा, फॉर आप बोल लो उसको फॉर बीटा 1। जब रिस्क सबके लिए सेम ही है तो हम कौन सा सिक्योरिटी चूज करेंगे जिसमें प्रीमियम सबसे ज़्यादा हो। अब क्या करेंगे, हमारे पास बीटा तो आ गया, अब हमारा थर्ड पार्ट है सर जेनसन्स अल्फा। जेनसन्स अल्फा में ध्यान देना, एक्चुअल रिटर्न जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी माइनस सीएपीएम रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न कर लो। रिक्वायर्ड रिटर्न देखो सीएपीएम से भी निकाला जा सकता है, आपको आगे जाके ये सभी क्वेश्चन आ सकता है कि सीएपीएम नहीं एपीटी से निकालो या फिर सिंगल इंडेक्स मॉडल से निकालो, कोई भी थेरी से निकालो। ये रिक्वायर्ड रिटर्न हो गया, उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल रिटर्न से, तो कितना ज़्यादा रिटर्न कमाया वो हो गया आपका जेनसन्स अल्फा। अब हम एक निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये हो गया आपका रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट रिस्क मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। अब हमारे पास रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9%, मार्केट रिटर्न है 14%। 9 प्लस 14 माइनस 9, क्या करना है सर, जो बीटा अभी अभी आपने निकाला है पाँचों का, वो आपको, जैसे हमने इसका बीटा निकाला था 1.75, वही बीटा यहाँ रखना है। तो इसका आंसर आएगा 17.75%। ठीक है, एक्चुअल नहीं, ये आया सिर्फ अभी आपका रिक्वायर्ड रिटर्न। अब आप एक्चुअल रिटर्न रख दो। एक्चुअल आपने कितना कमाया इसमें 19%, तो आपका जेनसन्स अल्फा आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट कम्स टू 1.25। एक्चुअल आगे रखना सर। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो 1.25, ये रहा रिक्वायर्ड रिटर्न, दिस इज रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है।
एक्चुअल रिटर्न जो क्वेश्चन में दिए उसमें से ये रिक्वायर्ड माइनस कर दोगे, यू विल गेट द जेनसन्स अल्फा। इसमें भी क्या हो गया इसका मतलब, आप ध्यान देना, आपने जितना उम्मीद लगाई थी उससे ज़्यादा कितना कमा के दिया। तो सबसे ज़्यादा कौन कमा के दे रहा है उम्मीद से, ये वाला। जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी, पता नहीं, मान लो अगर सिर्फ यही दिया रहा है तो कैसे इंटरप्रेट करोगे, जो भी रिक्वायर्ड था उससे 3.60% इस स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिला है, प्रीमियम। तो ये हो गया जेनसन्स अल्फा आपका। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अब एक क्वेश्चन करते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको ना डिटेल में करूँगा क्वेश्चन नंबर 31 को, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके तकरीबन आई थिंक 10-11 कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं, और ये क्वेश्चन भी देखना पूरे 2 पेज का है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 एक ब्रेक के बाद। तो ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 31 पे, मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज फॉर विच ही इज कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 ऑल्टरनेटिव्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर होते हैं, तो रिवीजन पर्पज के लिए पोर्टफोलियो में ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। आगे 2 लाख रुपए है सर मेरे पास में, और वो मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरे पास में 3 ऑप्शन है, या तो मैं एक्स में डालूँ, या तो वाई में डालूँ, या तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में डालूँ। 1,20,000 और 80,000। तो वेट क्या आ गया सर, 60% इन एक्स, 40% इन वाई, है ना। तो अल्टीमेटली है 2 ही सिक्योरिटी, या तो पूरा एक्स में डालूँ, या तो पूरा वाई में डालूँ, या तो दोनों में मिला के डालूँ। ठीक है, अब आगे देखना, एवरेज एनुअल रिटर्न अर्नड बाय म्यूचुअल फंड एक्स एंड वाई। देखो जो जो दिया है ना वो लिख लेते हैं। हमारे पास में 3 सिचुएशन है, एक्स, वाई और एक्स वाई। ठीक है, अब इनका जो रिटर्न दिया है वो है 15% और 14%। ठीक है, क्या हम एक्स वाई का रिटर्न निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो जो बनाया आखिरी में? यस सर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों का रिटर्न है और दोनों का वेट भी दिया हुआ है। 15 को मल्टीप्लाई करोगे आप 0.6 से, 14 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से, आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। अभी निकाल लेता हूँ, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब काम में लाएंगे। 9 और 14.6%। ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है। आगे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है और मार्केट रिटर्न भी दिया हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सारा डिटेल है आपके पास तो। यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूँ, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न क्या है, 12%, रिस्क फ्री है 10%। ठीक है, हमें और डेटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे, तो इस चीज़ को वापस उठा के यहाँ डाल देता हूँ, दैट विल बी गुड। अब ध्यान दो आगे, अब आपको नीचे क्या दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ये जो मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स बोला है उसमें क्लैरिटी ये नहीं आती कि ये मार्केट के डिटेल है या पोर्टफोलियो जो अभी अभी हमने बनाया एक्स वाई उसका है। तो ध्यान देना सर, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, ये है सिर्फ और सिर्फ मार्केट का। तो अब और डिटेल देखो, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। म्यूचुअल, ये क्या दिया हुआ है, सब कुछ आपको कोवेरियंस दिया हुआ है, यानी कि ये वाला पार्ट कोवेरियंस। अब कोवेरियंस एक्स का एक्स के साथ में है, एक्स का वाई के साथ में है, एक्स का मार्केट के साथ में भी है। ठीक है, और हमने जो बनाया ना ये वाला पार्ट, ये पोर्टफोलियो है सर, इसको पी नाम से हम डिनोट करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद y का x के साथ तो हमने ले लिया ऊपर, और y का y के साथ लेंगे, y का मार्केट के साथ भी लेंगे, और फिर मार्केट का मार्केट के साथ। ऐसे 6 अलग अलग आंसर्स बनते हैं कोवेरियंस के। 9 आंसर दिखेंगे पर यूनिक आंसर आपके 6 ही रहेंगे इसमें। ठीक है, x के साथ कोवेरियंस कितना, 4.8, x का y के साथ 4.3, x का मार्केट के साथ है 3.37, y का y के साथ है 4.250, y का मार्केट के साथ है 2.8, खुद के साथ 4.2, और मार्केट का खुद के साथ है 3.1। ये मैंने अलग अलग एक बार लिख लिया, आपको एक आइडिया आ गया। आगे देखो क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड एक्स, म्यूचुअल फंड वाई और मार्केट। पहले 3 चीज़ों का पूछा, एक्स का, वाई का
और मार्केट का वेरिएंस बताओ। वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर कैसे निकालोगे? और कुछ नहीं करना सर, खुद का खुद के साथ जब निकालना होता है ना, ये जो कोवरायंस कोवेरियंस बोलो, एक्स का एक्स के साथ होता है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का एक्स के साथ अगर आपको निकालना बोले तो आप क्या बोलोगे? सर खुद के साथ तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1, 0 और 1 इस रेंज में रहता है। अब आपको मैं बोलूँ कि टाटा मोटर्स अगर 10% से ऊपर गया तो टाटा मोटर्स कितने परसेंट से ऊपर जाएगा? 10%। आप बोलोगे ये क्या बेहुदा सवाल हो गया? ऑब्वियसली बात है, सेम परसेंटेज ही रहेगा अगर कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं तो ये आर हमेशा कोई भी सिक्योरिटी का खुद के साथ कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम इसका फॉर्मूला ले लेते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ऐसा ही आएगा। गेटिंग इट? अब अगर आर आपने 1 लिख लेना है तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये डिनोमिनेटर इधर भेज दो, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। बस यही तो लिखा। यहाँ पे भी यही आएगा, जहाँ पे वाई है ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, खुद के साथ जहाँ पे है वहाँ बहुत क्लियर आप लिख सकते हो कि यही हमारा आंसर है। तो हमारे पहले 3 आंसर कौन से सर? एक ये और एक ये, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस उठाना भी एक कला है, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी तो आप उठा के लिख पाओगे। 4.8, 4.2, 3.1 ये रहा। इन्होंने यहाँ पे प्रूव भी करा, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 रख के 4.8, 4.2, 3.1 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो पार्ट आपका शुरू हो रहा है, वहाँ पे इन्होंने क्या करा, मार्केट को हटा दिया और मार्केट की जगह उन्होंने रख दिया पोर्टफोलियो, जो आपने एक्स और वाई का मिल के बनाया था। पहले वाले पार्ट में एक्स वाई और मार्केट का डिटेल दे रहे थे, अब आप दोगे एक्स वाई और एक्स वाई का डिटेल। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी रखना, गलती नहीं होगी। अब आपको निकालना है पोर्टफोलियो रिटर्न। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट में तो सब कुछ एक्स वाई के बारे में पूछा है उन्होंने, सिर्फ पोर्टफोलियो का रिटर्न हमने निकाला, बीटा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान देना, एक्स का वेट है 0.60, वाई का वेट है 0.40। अगर पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ वेट आई आर आई, यानी कि 0.60 इंटू उसका रिटर्न जो हमने लिया 15 और 4। ये देखो, ये जो 14.6 हमने निकाला था, 15 और 14, हम कैसे लिखेंगे इसको? 15 प्लस 0.4 इंटू 14, ये आ गया 14.60% आपका आंसर। ये हो गया पहला पोर्टफोलियो रिटर्न का आंसर। अब बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला लिखो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये भी वेटेड एवरेज होता है। अगर आपको एक्स और वाई का बीटा पता है तो आप वेटेड एवरेज यहाँ पे लिख सकते हो। आपको वेट्स तो पता है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको बीटा नहीं पता है ना, तो बीटा निकालना पड़ेगा। और बीटा के लिए कोवेरियंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो बीटा पहले निकालो। कैसे निकालोगे सर? बीटा ऑफ एक्स किसके साथ निकालते हैं हम? बीटा जो रहता है वो मार्केट के साथ निकलता है। तो आप बीटा का फॉर्मूला क्या रखोगे? 2 फॉर्मूले बनते हैं, उसमें से यहाँ जो अप्लीकेबल होगा वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। पहले अपन ये लिख लेते हैं, आर एक्स एम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। अब इसके लिए क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए कोवेरियंस जानना है, तो कोवेरियंस वाला ही हमारा एक फॉर्मूला बनता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला याद करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम वापस से लिख लेते हैं, बना लेते हैं। आर एक्स एम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। आर का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम, है ना, यही फॉर्मूला बना। अब इसमें क्या होगा सर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एक्स कट जाएगा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम नीचे चला जाएगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स एम
डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। यही तो बीटा का अपना फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो मैं अब इसे हटा देता हूँ, या फिर चलो रहने दो। अब हमें क्या करना है, एक्स का मार्केट के साथ कोवेरियंस ले लो, है ना हमारे पास। ये देखो, एक्स का मार्केट के साथ ढूंढो। एक्स का मार्केट के साथ 3.37 और मार्केट का वेरिएंस आप यहाँ से उठा लोगे 3.1, 3.37, ये रहा 2, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 2। न्यूमरेटर में कोवेरियंस, डिनोमिनेटर में वेरिएंस, वहीं से उठा लो 3.37 और 3.1। तो 3.37 डिवाइडेड बाई 3.1, इससे निकल जाएगा बीटा ऑफ एक्स। फिर बीटा ऑफ वाई के लिए वाई का मार्केट के साथ वेरिएंस ढूंढो सर। वाई का मार्केट के साथ वेरिएंस इज 2.8। अब ये दोनों बन जाएंगे। अरे अरे अरे, जस्ट अ सेकंड। ये रहा वाई का, ये दोनों 2.8 डिवाइडेड बाई 3.10, यहाँ ले लो 2.8 डिवाइडेड बाई 3.10, तो यह आएगा 1.087, यह आएगा, तो यह आता है 0.903। ठीक है, दोनों का बीटा आ गया। अब आपका ध्यान देना, निकालना क्या था सर, वेटेड एवरेज। हमें पोर्टफोलियो का बीटा निकालना था, इंडिविजुअल तो मिल गया, वही आप ऊपर रख दो 1.087 और 0.903। ये देखो 1.0134, ये हो गया पोर्टफोलियो का बीटा। अब तीनों का बीटा बताता हूँ, एक्स का ये इधर, वाई का ये इधर, और एक्स वाई का ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना सर, एक्स का, वाई का और एक्स वाई का। तो ये क्या आया सर, ध्यान दो, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। अब हमें चाहिए पोर्टफोलियो का वेरिएंस। पोर्टफोलियो का वेरिएंस बहुत सिंपल सर, ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें 2 असेट्स है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम अपना सकते हैं। क्या है, ध्यान दो, फॉर्मूला में वापस पूरा एक तरह से लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू, ध्यान देना, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। यस, जो बाकी का पार्ट है ना आपका, इसके जगह पे आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर एक्स वाई, उसी का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। हमको कोवेरियंस दिए हुए थे क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। तो आप अब यहाँ पे डिटेल डालो। क्या आप डिटेल डाल सकते हो? यस सर, थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा क्योंकि हमको क्वेश्चन में वेरिएंस ऑलरेडी सबके दिए हुए हैं, तो स्क्वायर फॉर्म में ही है वो। ठीक है, तो हमको लिखते समय थोड़ा सा या तो हम केयरफुल रहे, इसको स्क्वायर लिख ले, इसको स्क्वायर लिख ले, तो हमें दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे ये रहा, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या वैल्यूज़ रखना है? हाँ ठीक है, रखो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा 4.8, वाई स्क्वायर 4.25, एक्स का है 4.8। ये पूरा स्क्वायर में ही है, गलती यहीं पे होगी एग्ज़ाम में। आप फटाफट और सोचो, अगर कोई पैनिक सिचुएशन में रहेगा, पैनिक भी नहीं है, या फिर टाइम जिसके पास कम रहेगा, दर 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 करने के चक्कर में वो स्क्वायर लगा देगा 4.8 पे, बस आगे का सब कुछ गलत। वेट कितना था, 0.6 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4.2 है ये, और वेट आएगा 0.4 का स्क्वायर, फिर ऐसे 2 इंटू 0.6 0.4, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालो, पिछले पेज पे है आपको। अब आपने क्या ऐसे लिख लिया तो आसान हो गया, 4.3 वाई, 4.3 एक्स वाई का, ये हो गया 4.3। अब इसे कर लो सॉल्व। यहाँ पे आ जाता हूँ अब इंस्टीट्यूट के आंसर में, पोर्टफोलियो का रिटर्न आ गया, पोर्टफोलियो का बीटा आ गया, ये इंडिविजुअल था, पोर्टफोलियो का वेरिएंस अगले पेज पे है। ये देखो, वेट ऑफ एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वेट ऑफ वाई, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई, 2 इंटू ये पूरा। तो ये देखो 4.8 4.2 को हमने स्क्वायर नहीं करा,
ये आंसर आता है 4.472। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का स्क्वायर यानी पोर्टफोलियो का वेरिएंस। इसको स्क्वायर रूट में डालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो आपके चारों पार्ट आ गए सेकंड क्वेश्चन के, सब क्वेश्चन के। रिटर्न, बीटा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरा एक्स वाई का पूछा। अब देखो उन्होंने क्या पूछा थर्ड पार्ट में, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक्सपेक्टेड यानी कि देखो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा CAPM से। किसका निकालना, ये जब नहीं पूछा तो आप क्या करोगे, सबका निकालोगे। क्यों एक्स का निकाल के छोड़ दोगे, वाई और पोर्टफोलियो बुरा मान जाएगा। वाई का निकालोगे बाकी दो बुरा मान जाएगा। सबका निकालो। तो आपको 3 चीज़ें निकालनी है, 3 अलग अलग असेट्स का, एक्स वाई और एक्स वाई। 9 आंसर्स आने चाहिए। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो तीनों का, फिर सिस्टमैटिक रिस्क निकालो तीनों का, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो। अब ये भी पता है कि सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक पूछ लिया तो शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल लगाएंगे, वहाँ पूरा फॉर्मूला आएगा, टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक। टोटल रिस्क क्या है सर, एक्स का ये रहा ना। क्या मैं बोल सकता हूँ शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में टोटल रिस्क ये रख सकता हूँ, यस। वेरिएंस फॉर्म में ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वाई का ये, और एक्स वाई जो पोर्टफोलियो है उसका टोटल रिस्क ये बन जाएगा। इसी के अंदर सिस्टमैटिक पार्ट निकालना है, अनसिस्टमैटिक पार्ट निकालना है। चलो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको CAPM का फॉर्मूला लगेगा। CAPM के फॉर्मूले में रिस्क फ्री रेट आता है, मार्केट का रिटर्न आता है, ये दोनों दिए हुए हैं आपको। बीटा आता है, बीटा भी हमने तीनों का निकाल लिया है जस्ट अभी अभी। तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, CAPM में रखना है, ध्यान देना सर। पोर्टफोलियो एक्स और वाई, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न रख लिया। ये बीटा हमने एक्स वाई का निकाला था और इन दोनों की मदद से पोर्टफोलियो का भी निकाला था। और उसके बाद ब्रैकेट में मार्केट का रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न। आपका 3 रिटर्न्स निकल गए, एक्स वाई और पोर्टफोलियो के। इसी तरह सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लो, टोटल रिस्क तो दिया हुआ ही है। सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए हमारा बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। जस्ट अ सेकेंड ना, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। एम डालना पड़ेगा ना हमें क्वेश्चन में, मतलब हमारे क्वेश्चन बुक में। ठीक है, दो मिनट देना बस। नोट कर लेंगे अब इस चीज़ को ना। अब आगे बढ़ो। सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड ऑफ एम स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल के तहत। टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, बीटा आई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर, बस। और ये तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट निकलेगा। ये अनसिस्टमैटिक कैसे निकलेगा, जब आपके पास टोटल रिस्क रहेगा ऑलरेडी, उसमें से सिस्टमैटिक माइनस कर देना। बीटा अभी अभी हमने तीनों के निकाले, उसका स्क्वायर करो। और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, उसका वेरिएंस यहाँ आ गया। कहाँ से लिया सर, 3.1, ये यहाँ 3.1, ये तो यूज़ करते ही आ रहे हैं। बीटा तीनों का अभी अभी निकाला, तो ये आ गया सिस्टमैटिक रिस्क। अब क्या करना सर, टोटल रिस्क में से माइनस कर दो, एक्स का, वाई का और पोर्टफोलियो का। ध्यान देना, पोर्टफोलियो का तो ये था ना ऊपर 4.472 जो निकाला आपने, यही वेरिएंस था, ये यहाँ ले लिया। और एक्स और वाई का आपने यहाँ से ले लिया, एक्स का वाई का, वाई के साथ ये रहा, एक्स का वाई का 4.8 4.25, ये रहा। ठीक है, ये ऑलरेडी ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक माइनस करते तो अनसिस्टमैटिक आ जाता है। कहानी ख़त्म। बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब क्या निकालना है सर, शार्पेज रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फा ऑफ म्यूचुअल फंड, एक्स वाई और पोर्टफोलियो। आ जाओ, ये भी कर लेंगे। अब नहीं, अब तो सारी डिटेल दी हुई है आपको। देखो, शार्प रेशियो के हिसाब से फॉर्मूला क्या बोलता है, आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई, आर आई और आर एफ सब कुछ है क्या, 15%, 14% क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों का मिला के पोर्टफोलियो का भी रिटर्न हमने 14.6 निकाला था। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तीनों का हमारे पास, तीनों बोलता हूँ, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है ना, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसीलिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर लोगे।
ये देखो 4.8 को डाल दिया स्क्वायर रूट में, 4.2 को डाल दिया स्क्वायर रूट में, और पोर्टफोलियो का भी 2.115 लो, ये यहाँ निकाल लिया था, जो स्क्वायर रूट यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, ये आपने ले लिया। इससे क्या आ गया, शार्पेज रेशो। अब बताओ कौन सा शार्पेज रेशो में एक्सक्यूज मी रैंकिंग करनी पड़ी तो कैसे करोगे सर? सबसे ज़्यादा जिसका आ रहा है जैसे कि 2.282, ये क्या हो गया, इतना प्रीमियम आपको मिल रहा है, इतना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम आपको मिल रहा है फॉर 1% स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें भी वही, इसमें भी वही, तो सबसे ज़्यादा जिसमें है वो चूज़ करेंगे। ट्रेनर रेशो में क्या रखना है, सिर्फ इसी फॉर्मूले में आपको बीटा रखना है नीचे में, यही 15-10, 14-10 और 14.6-10 में नीचे में आपने तीनों बीटा लिख लिए जो आपने निकाले थे। अल्फ़ा में क्या करोगे सर, ध्यान दो पहले, अल्फ़ा आप बताओ, रिक्वायर्ड रिटर्न को माइनस करोगे एक्चुअल में से। एक्चुअल कौन से है सर आपके, 15, 14, 14.6 में से रिक्वायर्ड कहाँ गए, ये रहा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले ना, ये 12, 12, 11, ये तीनों माइनस करो, ये देखो 15, 14, 14.6, 12, 11, 12, ये आपका अल्फ़ा आ गया। अल्फ़ा भी ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात होती है, यानी कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपने कितना कमाया, इसमें उम्मीद से ज़्यादा इतना, इतना और इतना हमने कमाया है। काफ़ी आसान था। देखो यहाँ से तो काफ़ी आसान बन जाता है जब आप ये रिटर्न्स निकाल लेते हो, उसके बाद से इस पॉइंट ऑनवर्ड्स तो सारा डेटा आपने निकाल लिया पहले, तो ये बस वैल्यूज़ रखना है अगर कॉन्सेप्ट आपको आता है तो। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, प्रैक्टिस के लिए ज़रूर उसको नोट करके रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मिक्स पे। ये एक थ्योरी है और वो हम चार्ट्स में जाके एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये देखो नीचे में मार्केट लाइंस आपने 3 देख ली थी, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। मार्केट लाइन में स्टैंडर्ड डिवीजन है, कैपिटल वाले में स्टैंडर्ड डिवीजन है, सिक्योरिटी वाले में बीटा आ जाता है, और नीचे में ये सिंगल इंडेक्स मॉडल पे शार्पेज। अब ये देखो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है ये हम थोड़ा सा पहले जानते हैं सर। आइए देखो, अब आप मान लो कि हमारे पास में ABCDEF ऐसे 6 सिक्योरिटीज़ दी है। अब मैंने आपको बोल दिया कि इसमें से ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बना के बताओ। अब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि इनमें से सबसे पहले तो बेस्ट सिक्योरिटीज़ चूज़ कर लो। अब कितनी करनी है ये मैंने नहीं बताया, 6 की 6 करनी है कर लो, 5 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, 1 कर लो। पोर्टफोलियो बनाओगे 2 तो सिक्योरिटी मेरे हिसाब से चूज़ करोगे। पहली बात तो आपको ये नहीं पता कितनी सिक्योरिटीज़ चूज़ करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर पता भी चल गया तो यहाँ एक और प्रॉब्लम आएगी कि आपने कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ चूज़ करनी चाहिए, ABC या फिर BCD। अगर 3 आंसर आया आपका तो कौन सी, EF या A, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनना चाहिए, सीधी सी बात है। अब 3 प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है कि सबसे पहले कितनी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करना है वो, और उतनी सिक्योरिटीज़ में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हमने लेना चाहिए। अब मान लो कोई 3 सिक्योरिटी आपने, पहला तो आंसर आया, मान लो कि आपका 3 सिक्योरिटी ले लो सर 6 में से। अब 3 में से आपका आंसर आ गया लेट्स से रैंडमली कि A चूज़ कर लेते हैं, 3 में से A चूज़ कर लो, D चूज़ कर लो और F चूज़ कर लो। ये हो गया A, D और F। इसका मतलब आपने बाकी सारी सिक्योरिटीज़ जो है B, C और E उसको ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में नहीं लिया। नहीं लेने का मतलब समझो कि वो आपको ठीक नहीं लग रही और बाकी 3 सिक्योरिटीज़ आपको लग रही है कि बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स देंगे। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाना यानी बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने का मतलब रिटर्न ज़्यादा, रिस्क कम, और रिटर्न्स और रिस्क को आपको बस कंपेयर करते रहना है तो आपको बेस्ट सिक्योरिटीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपने 2 ग्रुप बना लिए, A, D और F के, जो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स देते हैं कम से कम रिस्क में, और B, C, E जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज आपको वो रिटर्न्स नहीं दे रहे या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पहली स्टेप नंबर चूज़ करना, दूसरी स्टेप स्टॉक्स चूज़ करना, तीसरी और आखिरी स्टेप्स होती है, आखिरी स्टेप होगी सर कि A, D और F में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हमारे पास 5 लाख रुपए है तो A में कितना डालूँ, D में कितना डालूँ और F में कितना डालूँ, वो हो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना, ये हो गया कि सर किस में इन्वेस्टमेंट करना है ये फाइंड आउट करना, और ये हो गया कि सर नंबर्स फाइंड आउट करना कि कितने स्टॉक में
गिवन डेटा में से इन्वेस्टमेंट करना है। सो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाया जाता है, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए और कितना प्रपोर्शन उसमें करना है, यही सारी प्रोसीजर एक टेक्निकल मेथड के थ्रू हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सर आप क्या करोगे, जितना भी डेटा दिया है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी की मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहले उसमें ट्रेनर रेशो निकाल लो। आपका ट्रेनर रेशो क्या बताता है, आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा है, यानी हर स्टॉक का रिटर्न लो और उसको रिस्क फ्री सिक्योरिटी में से माइनस कर दो और फिर निकालो, डिवाइड करो बीटा से, तो आपका आएगा कि रिस्क प्रीमियम कितना है पर यूनिट ऑफ बीटा। कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें हम अगर रिस्क को सेम कर दे, बीटा 1 कर दे सब में, तो प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है सर, हमने निकाल लिया। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर आपके पास ऐसा डेटा होगा तो आप कौन से स्टॉक को चूज करोगे, जिसका ट्रेनर रेशो सबसे ज़्यादा है। वो ज़्यादा दे रहा है क्योंकि रिस्क तो सेम कर दिया, अब रिटर्न तो ज़्यादा हो कम से कम, वो स्टॉक आप चूज़ करोगे। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब इसका सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा इसी में डालना है। सेकंड लोवेस्ट कौन सा है, मान लो ये है, एफ है, तो ए और एफ भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। बाकी हो सकता है रिजेक्ट कर दे, नहीं पट रहा हो तो, या फिर 3 करना है तो ये 3 कर लो। तो जैसी पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हुई, ध्यान देना सर यहाँ पे, कैलकुलेट ट्रेनर रेशियो फॉर ईच स्टॉक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन्हीं सारे शेयर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्रेनर रेशियो। जिसका हाईएस्ट ट्रेनर रेशियो है उसको सबसे ऊपर रख देंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दी जा रही है कि कोई ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बना तो उसको तो लेना ही है। उसमें अगर मन भर गया तो फिर उसके नीचे वाले को लेना है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट ट्रेनर रेशियो उसी का ही है, प्रीमियम वो ही ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो आपने उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, सेकंड स्टेप, लॉजिकल है ये भी। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ सी। यहाँ आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, थोड़ा फॉर्मूला समझो। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या कर रहे हो, आर आई माइनस आर एफ, यानी कि आप प्रीमियम निकाल रहे हो। आप लॉजिक समझो सर, आर एफ को माइनस करने का क्या लॉजिक है, सारे स्टॉक्स में से उतना रिटर्न हटा दो जो बिना किसी रिस्क के भी हमें मिल सकता है, दैट इज इक्वल इन ऑल द स्टॉक्स। तो उतना हम हटा दिए तो हमको पता चलेगा कि अब स्टॉक का खुद की वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न कितना है, क्योंकि उन्हीं को सिलेक्ट करना है। जो बेस वैल्यू सब में सेम है वो हमने हटा दी। ठीक है सर, अब आर आई माइनस आर एफ किया, यहाँ पे प्रीमियम आया, उस प्रीमियम को उसके बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपको पता चलेगा ये सी ए पी एम का सेकंड पार्ट है सर, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। उस सिक्योरिटी का मार्केट में हमें कितना प्रीमियम मिलना चाहिए, वो हमने निकाला पर यूनिट ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आई स्क्वायर बोलो, इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई आई स्क्वायर बोल सकते हो, नाम अलग अलग है पर मतलब समझो, डिनोमिनेटर में है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस। तो आपने क्या निकाला सर, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ अनसिस्टमैटिक वेरिएंस, हर स्टॉक का निकाल लो जो आपने अरेंज करा है। उसके बाद आप उनकी टोटल करोगे, ये क्यूमुलेटिव का मतलब मैं आगे बताऊंगा, और उसको कंपेयर करोगे मार्केट के वेरिएंस से। ठीक है, ये आया आपका न्यूमरेटर। उसके बाद डिवीजन में आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, सिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर। ये बीटा एम स्क्वायर नहीं है, मेरे से गलती हुई थी, ये बीटा आई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आई स्क्वायर है, वो एम दिख रहा था। सो आपने क्या किया, सिस्टमैटिक रिस्क को अनसिस्टमैटिक रिस्क से कंपेयर करा, पर यूनिट निकाला, उसका टोटल करके मार्केट के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू आएगी। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन राइट नाउ। ठीक है, तो ये डिटेल हो जाएगी। इसमें आप क्या करोगे, आप बेस्ट पॉसिबल पोर्टफोलियो बना रहे हो। जब हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव। अब जो भी वैल्यू ये सी की आएगी, पांचों की वैल्यू आएगी आपकी, पांचों छः हो जो भी होगी, जिसमें भी ये हाईएस्ट आएगी उसको हम सी एस्ट्रिक बोलेंगे एज अ बेंचमार्क। ठीक है, एज अ बेंचमार्क हमने सेट कर दिया। अब उस बेंचमार्क के ऊपर की सारी सिक्योरिटीज, अब उस बेंचमार्क में जितनी सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है उन्हीं को हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बनाने के लिए। आगे के स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अब आपको वहाँ तक कैलकुलेशन देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन करते हैं सर, थोड़ा ध्यान देना।
Ramesh wants to invest in stock market and he has got the following information about individual securities. उसके पास में 6 सिक्योरिटीज़ है, 6 सिक्योरिटीज़ का अपना रिटर्न, अपना बीटा और अपना ये स्क्वायर में वेरिएंस दिया हुआ है, और ये टोटल वेरिएंस नहीं है, ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ऐसा भी आ सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कोई एक ही तरीके से दिखाया जाए। मार्केट का इंडेक्स का वेरिएंस दिया है ऑलरेडी 10%, तो वो ऑलरेडी वेरिएंस में है सर 10, वापस से स्क्वायर मत करना, कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ा तो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स क्या होता है सर? जब आपके पास स्टॉक होते भी नहीं है और आप उसे बेचते हो, बोरोइंग एंड लेंडिंग स्कीम के थ्रू ये होता है। बोरोइंग एंड लेंडिंग स्कीम पे एक क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 2024 का, तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो, आरटीपी नवंबर 24 मयंक कोठारी सर्च करोगे तो यू विल गेट दैट। उसके अंदर में पूरा बोरोइंग और लेंडिंग स्कीम पे एक क्वेश्चन है। आई थिंक इस चैप्टर में भी आखिरी में होगा हमारे पास, देखेंगे बाद में। सिक्योरिटीज नीड टू बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशो। हमने सबसे पहले क्या किया, सबका ट्रेनर रेशो निकाला। ट्रेनर रेशो में हमको आर आई चाहिए, ये वाली लाइन है, हमको आर एफ चाहिए, ये 7% हम माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा, सब में से वो बेस हटा दिया कि यार इसका 15% रिटर्न तो दिख रहा है, लेकिन 15 में से 7% रिटर्न तो रिस्क फ्री की वजह से ही है, तो खुद की वजह से कितना है वो सिर्फ उतना लो, उसमें फिर हम रिस्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। डिवाइडेड बाय बीटा कर लो, आपके पास में अगले कॉलम में है, तो आपके पास में ट्रेनर रेशो आ जाएगा, ये लास्ट वाला कॉलम देखो आ गया ट्रेनर रेशो। अब आप देख सकते हो ट्रेनर रेशो ऊपर नीचे 5.33 से लेके यहाँ 4.67, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। आपको एक तो बहुत क्लियर हो गया कि सब में आपने रिस्क अब सेम कर दिया, बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप कौन सी सिक्योरिटी चूज करोगे? आप सबसे एक ही सिक्योरिटी बोलूँ तो 5.33 वाली चूज करोगे। एक ही सिक्योरिटी चूज करनी होती तो यहाँ कहानी खत्म हो जाती, इन्वेस्टमेंट भी 100% आता, सिक्योरिटी भी चूज कर ली, यहाँ बन गया मेरा ऑप्टिमम। पर यहाँ पे पोर्टफोलियो पूरा बनाना है, तो एक के बाद कौन से करोगे सर? ये करोगे। पर रुकना कहाँ है, उसके बाद हम ये करेंगे। रुकना कहीं है क्या कि सारे के सारे स्टॉक्स ले लूँ? ऐसा नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, जिसका हाईएस्ट था ट्रेनर रेशो ऊपर रखा, उसके बाद धीरे धीरे कम करता है, और इसी पे पूरी वर्किंग करेंगे। कर लिया। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू में अंदर से बाहर आते जाओ। सबसे पहले क्या था सर? सबसे पहले था आपका आर आई माइनस आर एफ, यहाँ नीचे, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, हाँ, अंदर से बाहर आएंगे, न्यूमरेटर वाला पार्ट देखो, आर आई माइनस आर एफ इंटू बीटा आई। तो आर आई माइनस आर एफ आपका ये निकाल लिया पहला कॉलम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया बीटा आई से। डिनोमिनेटर में देखना अनसिस्टमैटिक रिस्क है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आई स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आई बोलो, ई आई बोलो, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 8 को 1.5, अरे जस्ट अ सेकेंड, ये तो पुराना है पीडीएफ। हाँ, अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले के हिसाब से 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 40 करोगे तो ये आपका वो वाला पार्ट आ जाएगा। कौन सा? आर आई माइनस आर एफ इंटू बीटा आई डिवाइडेड बाई अनसिस्टमैटिक रिस्क का वेरिएंस। ठीक है, तो आपने कितना कवर कर लिया, अब आप मुझे बताओ। आप इतना कवर कर चुके हो, अब थोड़ा और बाहर आओ तो आएगा समेशन। यानी क्या है ये समेशन? यानी कि टोटल करना नहीं है यहाँ पे, ये समेशन है कि हर स्टेज पे आप टोटल करो, क्यूमुलेटिव आंसर निकालना है। यानी कि 0.3 ये आपने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि ये पहली स्टेज है। अगली स्टेज पे क्या करोगे, इस चीज़ को इसके साथ ऐड कर दो, या फिर आप क्यूमुलेटिव बोलोगे तो क्यूमुलेटिव यानी कि इन दोनों का टोटल 0.65। अब इसके लॉजिक में बता देता हूँ। सेकंड स्टेज पे अगर आप कोई भी वैल्यू लिख रहे हो, इसका मतलब आप उस सिक्योरिटी को ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में कंसिडर करने का सोच रहे हो, और अगर इसको सोच रहे हो तो ए को भी लेना पड़ेगा क्योंकि इससे बेहतर स्टॉक ए था। आप एफ को ज़रूर लो लेकिन ए को भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हमने अरेंज ही ऐसा किया है। आपको अगर यहाँ तक आप जाओगे ना, इसका मतलब यही है कि आपको ऊपर के भी सारे स्टॉक्स ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में लेना पड़ेगा क्योंकि ई से बेहतर है ऊपर के सारे स्टॉक्स। तो क्यूमुलेटिव का मतलब ही यही हुआ कि आप ऊपर से पूरा टोटल करते आओ वहाँ तक। जब हम तीसरे स्टेज पे जाएंगे
तो हम क्यूमुलेटिव करेंगे इन 3 का, ठीक है, या फिर आप सीधा पहले वाले क्यूमुलेटिव में नई फिगर ऐड करते जाओ, आपका नया क्यूमुलेटिव आता जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैंने भले ही यहाँ पे 1.15 लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू बी की नहीं है, ये वैल्यू बी की नहीं है, ये वैल्यू है ए, एफ और बी की, तीनों का टोटल आ रहा है वहाँ पे। तो अब आपको जो इस कॉलम में वैल्यू दिख रही है ना, वो इंडिविजुअल स्टॉक की नहीं है। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है ए और एफ, यहाँ आया सर ए, एफ और बी, ध्यान दे रहे हो, उसके बाद डी, सी और ई, ए, एफ, बी, डी, ए, एफ, बी, डी, सी, ए, एफ, बी, डी, सी, ई। यानी कोई भी पॉइंट पे वैल्यू आप निकाल रहे हो तो ऊपर के सारे स्टॉक्स को इंक्लूड कर रहे हो। लॉजिक वही है कि ट्रेनर रेशियो उसका हाईएस्ट था, यानी कि वो स्टॉक बेहतर है जो स्टॉक आप कंसिडर कर रहे हो उससे। तो इसको तो लो, लेकिन उसके ऊपर के भी सारे स्टॉक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, कर लिया। ये हो गया सर हमारा पहला पार्ट। ठीक है, इसको क्या करना है, पहला पार्ट यानी न्यूमरेटर वाला पार्ट क्यूमुलेटिव तक। क्यूमुलेटिव के और बाहर आओगे तो न्यूमरेटर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि जो 10 है अपना, आप 10 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे नहीं लिया है, आप एक और कॉलम निकाल सकते हो जहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये कॉलम जो है ये पूरा न्यूमरेटर फाइनल कर देता है, ये जो भी वैल्यूज़ है इन सब को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या आएगा, मैं भी लिख लेता हूँ चलो यहाँ पे, ताकि अगर इनकेस आपको कंपेयर करना पड़े। सो अगला स्टेज आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करते ही 3.0, 6.5, 11.5, 13.5, 16 और 16.6। सही कह रहा हूँ, बस 10 से मल्टीप्लाई करना है तो वो एक डेसिमल इधर कर दिया मैंने। यह आ गया आपका पूरा का पूरा न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब इसे साइड में रखते हैं और डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। आ जाओ, अब इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर देखेंगे सिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये क्वेश्चन के पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। रिवीजन वीडियो का मतलब यही होता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करा के देने हैं, इसलिए ये भी कवर अप करवा रहे हैं। बीटा आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी आई स्क्वायर। ये देखो, सिस्टमैटिक रिस्क जो भी होगा उसका स्क्वायर लो, और ये ऑलरेडी वेरिएंस में आपको दिया हुआ था, वापस स्क्वायर मत लेना। ये देखो स्टार्टिंग में ये 2 कॉलम थे ना आपके, ये तो स्क्वायर में नहीं है, इसका स्क्वायर करो। सो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ये ले लिया आपने। ठीक है, अब फॉर्मूले में वापस जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि उसके बाहर थोड़ा सा आते हैं तो क्यूमुलेटिव स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसका भी क्यूमुलेटिव निकाल दो डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया सर क्यूमुलेटिव, देखो 0.056 है तो पहला स्टेज वही, दूसरे स्टेज में इन दोनों का टोटल, तीसरे स्टेज में इन तीनों का टोटल, ऐसे करते करते आप सबका टोटल निकालते लेके आओ। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, वापस से वही कि यह है ए, यह है ए एफ, यह है ए एफ बी, यह है ए एफ बी और डी का टोटल, यह है ए एफ बी डी और सी का टोटल, और यह है ए एफ बी डी सी और ई का टोटल। ठीक है, तो कोई भी ये वैल्यूज़ को जब इंटरप्रेट करोगे तो सिर्फ सी की है और बी की है ऐसा नहीं बोलना, अब ये सबकी है ऊपर में भी। अब आप एक काम करो, ये आपका क्यूमुलेटिव आ गया और थोड़ा सा और बाहर आते हैं तो हमें क्या करना है सर, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट का वेरिएंस +1 कर देंगे। सो 10 मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो वैल्यूज़ क्या आएगी वो भी हम अब लिख लेते हैं, ध्यान देना। 0.056 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.5 आएगा ना, +1 यानी कि 1.56, इसका आंसर आ गया। मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह मेरे पास कम है। 1.56, ये क्या आएगा 1.31 आएगा पहले 10 से मल्टीप्लाई करते ही, और उसमें 1 ऐड करोगे तो 2.31, ये आ जाएगा 4.31, 1 ऐड करते जाता हूँ 5.31, 7.39 और 8.11 आ गई। क्या करना है सर, अब आपको न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कौन सी वैल्यूज़ जो मैंने ब्लैक में लिखी है दोनों जगह पे वो आप डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। ये आ गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये आ गया सी की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ
न्यूमरेटर में भी क्यूमुलेटिव स्टॉक्स इंक्लूडेड है, डिनोमिनेटर में भी क्यूमुलेटिव स्टॉक्स इंक्लूडेड है, तो जो सी की वैल्यू आई उसमें भी क्यूमुलेटिव स्टॉक्स इंक्लूडेड है। यानी कि आप अगर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकते हो, मान लो किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो, तो उसमें कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होंगे, ये वाले एफ बी, सी और ई। मानते हो? अब अगली स्टेज क्या है सर हमारी, कि जिसमें भी सी की वैल्यू ज़्यादा आई है वो आपका बेंचमार्क बन जाएगा। अब आप नोट करो और बताओ कहाँ सी की वैल्यू ज़्यादा दिख रही है, ये रहा, दिख रही है यहाँ सी की वैल्यू ज़्यादा, यानी इससे सिलेक्ट करना है। यानी कि ये रहा आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, ए और एफ। इसके नीचे के सारी वैल्यूज़ को आप रिजेक्ट कर दोगे और उसके ऊपर की सारी वैल्यूज़ को आप सिलेक्ट करोगे, यानी कि स्टॉक्स को। 2.814 का हाईएस्ट सी का ये बन गया हमारा सी एस्ट्रिक, इसको सिलेक्ट करना, यानी अब आप सिर्फ 2 सिक्योरिटीज़ चूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आपको 2 आंसर तो आ गए, कितने सिक्योरिटीज़, 2, कौन से सिक्योरिटीज़, ए और एफ। अब हमें डिसाइड करना है कि इसका रिलेटिव इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ये है आपका ZI। अगला स्टेज क्या आता है, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा है टेक्निकल। मूव ऑन टू कैलकुलेट द रिलेटिव इन्वेस्टमेंट ZI फॉर द सिलेक्टेड स्टॉक्स। कौन से 2 स्टॉक्स हमने जो चूज करे थे वो ए और एफ। अब आप क्या करोगे, ZI यानी कि ZA निकालोगे और ZF निकालोगे। उन्हीं 2 स्टॉक्स का बीटा लो, मार्केट का वेरियंस से डिवाइड करो, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क पर यूनिट ऑफ वेरियंस ऑफ अनसिस्टमैटिक पार्ट। और अंदर में क्या करा आपने, RI माइनस RF डिवाइडेड बाई बीटा आई, यानी कि उनका ट्रेनर रेशियो जो है, ट्रेनर रेशियो में से माइनस करोगे आपका सी एस्ट्रिक जो आया, जो हाईएस्ट आपकी सी की वैल्यू आई थी वो। द डिफरेंस ऑफ दिस इज मल्टीप्लाइड विद द सिस्टमैटिक रिस्क पर यूनिट ऑफ अनसिस्टमैटिक वेरिएंस। तो ये हो गया आपका रिलेटिव इन्वेस्टमेंट। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, तब आपको मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अब हम ZI कैलकुलेट करेंगे सर, सिर्फ ए और एफ के लिए, ध्यान देना। ये रहा फॉर्मूला आपका, और ZA और ZF निकाला है। तो ये हमने लिया बीटा ऑफ ए, वेरिएंस अनसिस्टमैटिक ऑफ ए, ट्रेनर रेशो ऑफ ए माइनस अपना जो हाईएस्ट पॉइंट आया, वैसे ही हमने ZF निकाला। हमारे पास में 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसका मतलब समझो क्या है, इनकी करो टोटल, 0.09435 प्लस 0.0928, सो दैट कम्स टू 0.18715। ये चीज़ क्या बताती है कि अगर आपके पास में, ध्यान देना सर, अगर आपके पास में, मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, ये इतना पैसा है, कितना, 0.18715 करोड़ बोलो, लैक्स बोलो, जो भी बोलो, अगर आपके पास में इतना पैसा है तो इसमें से 0.09435 ए में डालो, बचा हुआ एफ में डालो, यानी 0.0928। ये बताता है आपको रिलेटिव इन्वेस्टमेंट की कितना पैसा अगर है तो उसमें से इतना कितना ए में जाना चाहिए, कितना एफ में जाना चाहिए। ये एक नंबर लाके देता है, पर ये तो हमारे काम नहीं आने वाला, इसीलिए अगली स्टेज पे जाते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं इनका प्रोपोर्शन, कि ए का प्रोपोर्शन टोटल में कितना, एफ का प्रोपोर्शन टोटल में कितना। हम क्या करेंगे अगले स्टेज पे, ध्यान देना सर। हाँ, 0.0943 का प्रोपोर्शन टोटल में कितना, ये टोटल ही है दोनों का टोटल, और फिर 0.0928 का प्रोपोर्शन टोटल में कितना, तो हमको परसेंटेज मिल जाएगा। ये है हमारा प्रोपोर्शन। अब ये पोर्टफोलियो आपका ऑप्टिमम बन गया। क्या था सर XI का फॉर्मूला, XI जो लास्ट स्टेज थी, ZI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ZI, यानी कि टोटल ZI की टोटल में ZI का हर वैल्यू का परसेंटेज निकालना, वेट निकालना। ये तो बहुत आसान सी स्टेज है, ठीक है। तो इस तरह से आपका वेट निकल गया और आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बन गया। अब आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपको 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी में मत करो। इन 2 में करके आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न विथ लोवेस्ट रिस्क मिलेगा। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है वो है सर 50.41% इसमें करना है, 49.59% इसमें करना है। यानी अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, ध्यान देना टोटल में, तो आप 50,410 यहाँ डालो, 49,590 यहाँ डालो, ये आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बन गया, बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स और लोवेस्ट पॉसिबल रिस्क के साथ। दिस इज़ व्हाट द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी इज़। टाइम लगा काफ़ी, लेकिन एक चीज़ कवर हो गई, छूटेगी नहीं सर सिलेबस से।
सो वापस इस सारी स्टेज आपकी डिफाइन करके मैं क्लोज करता हूँ। ट्रेनर रेशियो फॉर ईच स्टॉक निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी, आपको वो समेशन का मतलब क्यूमुलेटिव समझ में आ गया। जो भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगी उसके अंदर जितने स्टॉक्स है वही स्टॉक सिलेक्ट करोगे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो के लिए, उनका रिलेटिव इन्वेस्टमेंट निकालोगे जेड से और उसका प्रोपोर्शन निकालोगे एक्स में। दैट्स इट, दिस इज़ योर ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी। अब वापस आते हैं सर चार्ट पे। टाइम की कमी है सर, नहीं तो मन तो बहुत करता है कि डिस्कस करें काफ़ी। ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सर, हमारे हमने क्या क्या कर लिया है। मार्केट लाइंस हमारी हो गई थी, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो हो गया, ऑप्टिमम इवैल्यूएशन मेजर भी हो गया। अब है सर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लो। रीबैलेंसिंग करने का मतलब क्या होता है कि सर देखो, आपने ऑप्टिमम पोर्टफोलियो तो बना लिया, ये स्टेज तक आप आ गए एज एन इन्वेस्टर, आप ये स्टेज तक आ गए और आपने पोर्टफोलियो में पैसा डाल दिया जिस तरीके से परसेंटेज में बोला था और घर चले गए। क्या मार्केट की कंडीशन या इकोनॉमी जो है सेम रहती है रोज़? नहीं, ये बदलती रहती है। इसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें भी अपना पोर्टफोलियो ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। कितना पैसा हमने रिस्क फ्री असेट्स में डालना चाहिए, जैसे कि एफडी हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, रिस्क फ्री, और कितना पैसा रिस्की असेट्स में डालना चाहिए, ये भी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और हमारी कोई पॉलिसी भी तो होगी, हमारी उम्र के हिसाब से भी डिसाइड करता है। अगर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ऑलरेडी 60 साल का हो चुका हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा पैसा कमा के करूँगा क्या? आई नीड मनी ओनली फॉर माई सर्वाइवल, और थोड़ा बहुत पैसा अपने वालों को, आगे बच्चों को दे के मैं निकल जाऊँगा। तो ये जो पैसा है, अब आप डालोगे रिस्क फ्री में ज़्यादा, तो आपके पास टोटल अगर 10 लाख रुपए होंगे तो आप 9 लाख रुपए रिस्क फ्री में डालो, 1 लाख रुपए रिस्की में डालो सिर्फ। पर मेरी उम्र अगर 20-25 साल की ही है, तो मैं मैक्सिमम 90% रिस्क की सिक्योरिटीज़ में डालना चाहूँगा और फिर कम से कम रिस्क फ्री में डालूंगा। सो रीबैलेंसिंग करना एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम विल गिव यू हाईएस्ट रिटर्न, आपके रिटर्न्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इनफैक्ट टाइम टू टाइम आप रीबैलेंसिंग करोगे, यानी कि चेक करोगे अपने पोर्टफोलियो को, तो आप रिस्क भी कम कर पाओगे। पता चला आज ही आप पोर्टफोलियो बना लिया, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो, और आप चले गए, साल भर बाद में वापस आ रहे हो और देख रहे हो कि भैया आपके 10 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए होके बैठ गए, क्योंकि आपने चेक ही नहीं करा था। अगर टाइम पे चेक करते तो 10 का जब 9 हुआ था तभी आप वहाँ से हटा लेते शायद, और कहीं अच्छी जगह डालते। आपने रीबैलेंसिंग नहीं करी। रीबैलेंसिंग करने का एक अपने सिलेबस के हिसाब से मतलब हो गया कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसको ऊपर नीचे करना, कुछ चीज़ें बेचना, कुछ चीज़ें खरीदना, ऐसा। वही बात समझ में? तो इस रीबैलेंसिंग में 3 थेरी है सर हमारी। पहली थेरी है एंटी रीबैलेंसिंग, वो बोलते हैं डू नथिंग पॉलिसी, बाय एंड होल्ड। एक ये भी पॉलिसी है कि भैया आप आज खरीद लो स्टार्टिंग में और सालों तक भूल जाओ, आपका स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस लॉजिक के साथ ये एंटी रीबैलेंसिंग थ्योरी चलती है, जिसे कहते हैं बाय एंड होल्ड पॉलिसी या फिर डू नथिंग अप्रोच। नाम में ही है, बाय करो और होल्ड करके रखो, कुछ एक्शन मत लो। पर बाकी की 2 पॉलिसीज जो है वो आपको कोई ना कोई एक्शन लेने बोलती है। दैट इज कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी और कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी। ये 2 पॉलिसीज हम अपने क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करेंगे सर। आइए देखो सर, ये है CPPI, थर्ड वाली पॉलिसी। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन के साथ में ही हम सीख जाएंगे, तो अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंदिरा हैज़ अ फंड ऑफ 3 lakhs विच शी वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट विथ रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर एवरी 10 days टू स्टार्ट विथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम नाउ। ध्यान देना, इंदिरा के पास 3 लाख रुपए है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, साथ साथ में रीबैलेंसिंग भी करना चाहती है, यानी कि वो डाल के छोड़ नहीं देगी, वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी बीच में। कितने दिन के लैग में? 10 days के लैग में। ये है सर टाइम पीरियड कि बंदा वापस आएगा, अपने पोर्टफोलियो को देखेगा क्या हाल हो चुके हैं, वो हाल पता लगाओ, और उसके बाद जो अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से ऊपर नीचे कर दो, यानी कि कुछ बेच दो, कुछ खरीद लो, ठीक है। और ये सब प्रोसेस चलेगी 1 month तक, यानी कि ये रहा, आज आपने एक्शन लिया, फिर 10 दिन बाद आओ, ठीक है, 10 दिन बाद आओगे और आप देखोगे मार्केट में क्या हाल हो गए, फिर और आप 10 दिन बाद आओगे, फिर देखोगे क्या हाल हो गए, और ये आखिरी का, ठीक है। तो ऐसे करके 10-10-10 यानी 30 दिन तक कहानी खत्म होगी। द प्रेजेंट निफ्टी इज 5326। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है, निफ्टी यानी कि ये क्या है सर? मार्केट। द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन एट मोस्ट बी 4793.4।
मैक्स टू मैक्स जो एक महीने में निफ्टी में गिरावट आ सकती है वो है इतना 4793.4। आज कितना है 5326, ये रहा। एक महीने में वो 4793.4 जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा और कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगा 10% की गिरावट। मैं फटाक से निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे। तो एक महीने में क्वेश्चन का ये बोलना है कि निफ्टी 10% मैक्सिमम गिर सकता है। शी वॉन्ट्स टू नो एज टू हाउ she should rebalance her portfolio under the following situation according to the theory of CPPI, constant proportion portfolio insurance policy using 2 as a multiplier। अब CPPI पॉलिसी ना आपको क्या बताती है मैं बताता हूँ। वो बोलती है पॉलिसी कि भैया जिस पॉइंट पे भी आप रीबैलेंसिंग करोगे उसमें इक्विटी की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस, या फिर आप बोलो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। फ्लोर वैल्यू का मतलब मैक्स टू मैक्स एक महीने के पीरियड में, जैसे इसमें एक महीना है तो आपका जो भी पॉलिसी लगाने का पीरियड होगा, 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, उस दौरान आपका पोर्टफोलियो मैक्स टू मैक्स कितना गिर सकता है, दैट बिकम्स द फ्लोर वैल्यू, कि इसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। और टाइम टू टाइम 10-10 दिन में जब आप वापस आने वाले हो तो उस टाइम की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है दैट इज करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, या फिर आप सी यूज़ ही मत करो, सी का मतलब आज का ले लोगे नहीं तो उस टाइम की पोर्टफोलियो वैल्यू में से फ्लोर वैल्यू माइनस करो, द डिफरेंस विल बी कि कितना और आपका चेंज बचता है। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने मल्टीप्लायर से, यानी कि यहाँ पे है 2। ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हो। लेट्स से कि आपकी 10 लाख की वैल्यू है और फ्लोर वैल्यू 7 लाख की है एग्जाम्पल के लिए, तो आपका कितना बचा डिफरेंस 3 लाख का, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जैसे मल्टीप्लायर करोगे तो आंसर आता है सर 6। गेटिंग इट? आंसर कितना आया 6 लाख। यानी कि आपने 6 लाख इक्विटी में डालना चाहिए, बाकी के बचे हुए 4 लाख, क्योंकि 10 लाख है ना, वो रहने चाहिए आपके रिस्क फ्री असेट्स में, जैसे कि बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खरीद लो, आप एफडी में डाल दो, कोई भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो ये जो आपको फॉर्मूला है वो बताता है कि एज कंपेयर टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी रिस्की एसेट्स में कितना पैसा डालना चाहिए। अब आप जरा सा इमेजिन करके देखो, अगर आपने 2 की जगह 2.5 कर दिया, यहाँ पे 2.5 कर दिया तो 3 इंटू 2.5 7.5 लाख हो जाएगा। यानी कि इक्विटी का प्रोपोर्शन और बढ़ जाएगा। इक्विटी का प्रोपोर्शन और बढ़ना यानी कि ज़्यादा रिस्क लेना, ज़्यादा रिस्क लेना, क्योंकि आपका फैक्टर ज़्यादा था। तो ये 2 और या मल्टीप्लायर वाला फैक्टर क्या बताता है कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। ये मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने ये एग्जाम्पल वाला पार्ट हटा देता हूँ क्योंकि फिगर्स गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्लोर वैल्यू कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है। देखो, मैक्स टू मैक्स जो मार्केट गिर सकता है एक महीने में वो है 10% का। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। आगे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसका एक सेंटेंस और आगे दिया हुआ है, उसको समझाने के बाद वो चीज़ अप्लीकेबल होगी। हाँ, तो अभी आपको 3 जगह पे दिखाना है कि आज स्टार्ट करा तो पोर्टफोलियो क्या था, 10 दिन बाद जब आप आए तब आपने देखा कि निफ्टी गिर चुका है 5122.96 पे। कहाँ से स्टार्ट करा था? 5326 से इस पे गिर चुका है। फिर उसके बाद आपको रीबैलेंसिंग करनी है यहाँ पे फॉर्मूला लगा के। थर्ड वाले पार्ट पे भी आपको रीबैलेंसिंग करनी है। जब आप आए तब आपने देखा कि निफ्टी अब बढ़ चुका है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम दैट द वैल्यू, अब ये वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो उसी वजह से मैंने बीच में रोका था। सिंप्लिसिटी के लिए आप ये अज्यूम करके चलो कि जो उसका इक्विटी कंपोनेंट का पार्ट है वो चेंज करेगा, चेंज होगा सर, किसके हिसाब से? इन टैंडम विद दैट ऑफ द निफ्टी यानी मार्केट। इसका मतलब क्या है? जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसका मतलब ये नंबर्स में निकाल सकते हैं। थ्योरी से वैल्यूज़ निकाल के लाना एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि कंसेप्चुअल तरीका है, या आप बोलो कि अपना कंसेप्ट स्ट्रांग है अगर आप थ्योरी में से वैल्यूज़ बना के लाते हो तो। इस क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी मार्केट के हिसाब से चेंज होगा, यानी इक्विटी अगर 10, मार्केट अगर 10% से ऊपर गया तो इक्विटी भी 10, मार्केट 10% से नीचे गया तो इक्विटी भी 10% से नीचे जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 1।
उन्होंने क्लियर, वो लोग क्लियर दे सकते थे कि दे अज्यूम करो बीटा इज इक्वल टू 1, कुछ प्रिंटिंग का कॉस्ट भी बचता उनका, पर उन्होंने ऐसा लिखा। इससे ये चेक होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, क्योंकि बाकी लोग जो बीटा इज इक्वल टू 1 है उसका मतलब रट के आ जाएंगे कि बीटा इज इक्वल टू 1 है तो हाँ 10% कर लो, आंसर तो मैच कर जाएगा, पर क्या मतलब मालूम है आपको किस तरीके से चेंज। तो ये है सर थ्योरी। पढ़ने का तरीका भी पूरे सिलेबस में ये होना चाहिए। आगे, रिस्क फ्री सिक्योरिटीज इन विच शी इज गोइंग टू इन्वेस्ट हैज़ नो बीटा। ये सेंटेंस दिया नहीं भी होता तो भी हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिस्क ज़ीरो ही मानते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान दो, मेरे पास 3 लाख रुपए है, वो मैं इन्वेस्ट करूंगा तो एक महीने में कितने गिर सकते हैं, जितना मार्केट गिर सकता है, और मार्केट एक महीने में कितना गिर सकता है, 10%। तो मेरा पोर्टफोलियो भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, 3 लाख पूरे इक्विटी में डाल दो तो 10% गिर सकता है। यानी कि आपकी फ्लोर वैल्यू कितनी हो गई, 30,000 उसमें से हटा दो, 2,70,000 इज़ द फ्लोर वैल्यू। एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू बी योर फ्लोर वैल्यू। ये आपका पहला आंसर। ये देखो 10% गिरा, उसके हिसाब से इन्होंने फ्लोर वैल्यू अलग से निकाल लेनी चाहिए थी पहले। ये फ्लोर वैल्यू है 2,70,000। कैसे निकालोगे, 3 लाख माइनस 10% फ्लोर वैल्यू। ठीक है सर, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी लगाना। 0 पॉइंट पे आप ये फॉर्मूला लगाओ। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास कितना है सर, 3 लाख। फ्लोर वैल्यू कितनी, 2,70,000, मल्टीप्लायर कितना 2, अंदर का डिफरेंस आ रहा है 30,000 का, बाहर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा 60,000। यानी इक्विटी में कितना डालना चाहिए आपने, 60,000 रुपीज़। तो बैलेंस कहाँ है, 3 लाख का टोटल है आपके पास पैसा, 3 लाख में से 60,000 इक्विटी में डालोगे तो बाकी बचा 2,40,000 जाएगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी में। ये रहा, ये आपने स्टार्ट करा 60,000, इंदिरा में इन्वेस्ट 60,000 इन इक्विटी एंड बैलेंस 2,40,000 इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये पोर्टफोलियो आपने बना लिया। यहाँ पे इस तरीके से दिखाओ, इक्विटी रिस्क फ्री 60,000 है और ये 2,40,000 है। ठीक है, ये 0 पॉइंट पे। बहुत क्लियर हो गया। अब 10 दिन बाद आओ, छोड़ दो यहाँ पे, रीबैलेंसिंग करने के लिए 10 दिन बाद आओ और देखो कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई। ध्यान देना सर, आपके पोर्टफोलियो में रिस्क फ्री सिक्योरिटी नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलोगे। मार्केट की वजह से रिस्क फ्री सिक्योरिटी नहीं बदलेगा क्योंकि इसका रिस्क तो जीरो है, मार्केट कितना भी ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो क्या बदलेगा सर, इक्विटी। किस हिसाब से बदलेगा, निफ्टी जैसे बदलेगा उस हिसाब से इक्विटी बदलेगा। अब आप पहले तो पता ये करोगे यहाँ पे कि सर निफ्टी कितना बदला, 5326 से 5122.96 होना, यानी कितना परसेंट बदला। आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो, फिर वो 60,000 पे लगा सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 60,000 था जब मेरा 5326 था, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5326 का निफ्टी मल्टीप्लाइड बाय 5122.96 का निफ्टी, तो यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर इक्विटी कंपोनेंट जो हो चुका है। ध्यान देना, 60,000 डिवाइडेड बाय 5326 मल्टीप्लाइड बाय 5122.96, यानी अब आपका इक्विटी कंपोनेंट गिर के 57,000 हो गया। निफ्टी गिरा ना तो इक्विटी भी गिरेगा आपका, उतने ही परसेंटेज से आपका इक्विटी गिर गया, 60,000 का हो गया वो 57,000, और आपका 2,40,000 का रिस्क फ्री तो था ही। अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख से गिर के हो चुकी है 297,713। ये था रीबैलेंसिंग के पहले की सिचुएशन। तो अब आपको रीबैलेंसिंग करना है उसी दिन। क्या करोगे, इस पोर्टफोलियो की वैल्यू पे फिर से फॉर्मूला लगाओ सर, 2 इंटू 297,713 माइनस फ्लोर वैल्यू 2,70,000। अब करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको रिवाइज्ड वैल्यू मिलेगी आपके इक्विटी की कंपोनेंट की, वो है 57,713 तो आया ना, 297,713 माइनस 2,40,000। ठीक है, 240 नहीं 270, 713 माइनस 2,70,000 इंटू 2, यानी अब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कितना होना चाहिए, 55, जस्ट अ सेकेंड, 426। ध्यान देना सर, कितना इक्विटी अभी है, 57,713। यानी वो क्या बोल रहा है, सीपीपीआई क्या बोल रहा है कि जो इक्विटी की वैल्यू है ना उसको बेचो थोड़ा सा और यहां तक लाके छोड़ो। व्हाट इज द डिफरेंस, 2287। यानी वो बोल रहा है कि अब इतनी अमाउंट का इक्विटी आप सेल करो
और कहाँ डालोगे सर, रिस्क फ्री में डालो उतनी ही अमाउंट का, ऊपर से हटा के नीचे डालना है, इसमें से हटा के इधर डाल दो, तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू जो 297,713 है वो नहीं बदलेगी, आपके सिर्फ उतना अमाउंट का आपको एक्शन लेना है और आपका रीबैलेंसिंग हो गया। ध्यान देना रिवाइज्ड पोर्टफोलियो क्या रहेगा, रिवाइज्ड पोर्टफोलियो ये रहा, उसमें 2287 आपने 2,40,000 में ऐड कर दिया। देखना क्या लिखा है, आपने इन्वेस्ट करना चाहिए 2287 रिस्क फ्री में और डाइवर्ट करना चाहिए उतना ही अमाउंट इक्विटीज से। दिस इज वॉट आफ्टर रीबैलेंसिंग योर पोर्टफोलियो विल लुक लाइक। तो हर पॉइंट पे आप दो चीज़ बनाओगे सर, स्टार्टिंग तो ठीक है, उसके बाद बिफोर रीबैलेंसिंग, आफ्टर रीबैलेंसिंग। अब आपने इस स्टेज पे पोर्टफोलियो छोड़ के चले गए, अब आप आओ 10 दिन बाद और फिर देखो हाल क्या हो गया। सिंपल सी बात है सर, आपने 55,426 का इक्विटी कंपोनेंट छोड़ा था जब मार्केट में अब निफ्टी था 5122.96, पर अब निफ्टी बढ़ चुका है, ध्यान दो, तो मेरा इक्विटी कंपोनेंट भी बढ़ा होगा। क्या हो गया, वो 59,000 का हो गया, और मैंने रिस्क फ्री कितना छोड़ा था, 242,287, ये रहा। अब मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी, 3,02,215। अब वापस CPPI लगाओ और फिर पता चलेगा कि इक्विटी का कंपोनेंट कितना होना चाहिए सर, 64,430। कितना था, 59,928। अब वो बढ़ाने बोल रहा है, ध्यान दे रहे हो। जब मार्केट गिरा तो CPPI बोलता है कि इक्विटी में से भी पैसा निकाल लो, थोड़ा सा पैसा सेव कर लो, पर जब मार्केट बढ़ रहा है तो उसे बुलिश ट्रेंड समझ आ रहा है, तो वो बोलता है कि और इक्विटी में डालो। कितना, 4,502। अब वो बोल रहा है कि इतने का इक्विटी आप बाय करो, और कहाँ से बाय करोगे, खरीदने के लिए पैसा आएगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी बेच के। तो ऊपर नीचे कर रहे हो उतना ही अमाउंट आप इसमें ऐड कर रहे हो और यहाँ से माइनस कर रहे हो, तो टोटल तो सेम ही रहेगा, 302,215। बस कहानी ख़त्म, ये आपकी रीबैलेंसिंग हो गई। यही अमाउंट यहाँ मेंटेन करना है और बैलेंस यहाँ आ जाएगा। द इन्वेस्टर शुड ऑफलोड 4,502 के रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ यानी कि बेचो, और वो डाइवर्ट करो इक्विटी में यानी कि इक्विटी खरीदो। ये हो गई सर रीबैलेंसिंग का तरीका। ये आप क्यों करते हो, क्योंकि आपको अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करना है। मार्केट में बदलाव आ रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को भी ऊपर नीचे कर रहे हो। तो CPPI पॉलिसी आपको क्या बोलती है सर, इक्विटी की वैल्यू बताती है। द फॉर्मूला इज मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। ये आपने सीखा इसमें। तो आपने एक और थ्योरी सीख ली, दैट इज CPPI। अब सीखेंगे सर हम कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। कांस्टेंट मिक्स में क्या होता है, आप एक रेशियो डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को 50-50 मेंटेन करना है। हर 10 दिन में आओगे, जितना पोर्टफोलियो होगा उसका 50-50 कर लोगे, 60-40 तो 60-40 कर लोगे। इसके अलावा भी आप अपने कंडीशंस उसमें डाल सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर इतने % से मार्केट बढ़ेगा तो ही मैं 50-50 करूँगा, नहीं तो क्यों। छोटे छोटे चेंजेस के लिए 1-1, 2-2 रुपये से अगर निफ्टी बदला और उसमें भी आप रीबैलेंसिंग करने जाओगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए सर आगे का। देखो सर क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने में है। अब कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी या रेशियो प्लान, इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली दिया जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि कांस्टेंट रेशियो प्लान का कोई फॉर्मूला नहीं है जैसे CPPI का था। तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा। कांस्टेंट रेशियो प्लान में बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको जो भी परसेंटेज फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में मेंटेन करने बोला इक्विटी और रिस्क फ्री में इन्वेस्टमेंट को, उस रेशियो का ध्यान रखना है। मिस श्रीनिधि is learning the portfolio management techniques and wants to test one of the technique। पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करने की टेक्निक्स को वो पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं अभी, है ना, कंप्लीट कहूँगा, और उसमें से एक टेक्निक को हम टेस्ट करना चाहते हैं। हैज़ डेवलप्ड ऑन किफ्स इक्विटी फंड एंड कंपेयर द गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द टेक्निक विद दोज फ्रॉम अ पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो ये जो फंड है, उस फंड पे हमने एक टेक्निक यानी कि कांस्टेंट रेशियो प्लान लगाया, और उसमें जो फ़ायदा नुकसान हुआ उसको कंपेयर करके देखेंगे कि अगर वो फॉलो ना करते हुए बाय एंड होल्ड फॉलो करते तो क्या होता। कंपेयर करके देखेंगे कि फ़ायदा अगर हुआ तो इसमें कितना, इसमें कितना, कांस्टेंट रेशियो प्लान में कितना हुआ, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अगर फॉलो करते उसी म्यूचुअल फंड पे तो कितना होता।
द किफ्स इक्विटी फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज ओनली एंड एंडिंग एनएवीज ऑफ द फंड शी कंस्ट्रक्टेड फॉर द लास्ट 10 मंथ्स आर गिवन बिलो। मंथ एंडिंग आपको एनएवी दी है, हर महीने के एंड की एनएवी। अब अगला चैप्टर आप जब पढ़ोगे म्यूचुअल फंड तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, तो एक इक्विटी शेयर को आप नंबर बोलते हो, ठीक है, और उसकी जो प्राइस होती है, लेट से 90 रुपीज़ का कोई शेयर मिल रहा है तो उसे आप मार्केट प्राइस बोलते हो। वैसे ही म्यूचुअल फंड में जो वो वन होता है उसे यूनिट कहा जाता है, ना कि शेयर कहा जाता है। दूसरा, उसकी जो मार्केट प्राइस होती है यूनिट की, ठीक है, लेट से अगर वो 90 है तो उसे हम यहाँ पे एनएवी बोलेंगे। एनएवी का फुल फॉर्म होता है सर नेट असेट वैल्यू। ये कैसे निकालते हैं ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो पिछले 12 महीनों की उस फंड के हर यूनिट की एनएवी दी हुई है। देखा, एनएवी इन रुपीज़ पर यूनिट, एक तरह से उसको ऐसा लेके चलो मार्केट प्राइस पर शेयर वैसा, ठीक है। आगे, यानी कि आपको उस फंड के यूनिट्स खरीदने या बेचने हैं तो वो प्राइस है। Srinidhi had invested a notional amount of rupees 5 lakhs equally in equity fund and conservative portfolio of bonds in the beginning of January 2022। देखो 5 लाख को इक्वली बांटा है, उसने ये नहीं बोला 5 लैक्स ईच बताती तो इसका मतलब 5 लाख इक्विटी में 5 लाख बॉन्ड में, पर उसने 5 लाख को ही इक्वली बांटा, यानी कि 2.5 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट करे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिसकी एनएवी आपको ऊपर दी गई है, और बाकी के 2.5 लाख उन्होंने कंजर्वेटिव यानी कि सेफ रिस्क फ्री बॉन्ड्स में डाल दिए, और वो भी जनवरी 22 के बिगिनिंग में, ये रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा जो क्वेश्चन में एरर है। आपको क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि ये जो जनवरी की और फरवरी की और हर महीने की जो मार्केट प्राइस या एनएवी दी है वो मंथ एंडिंग की है। तो ये जो 100 रुपीज़ है जनवरी 22 के, वो जैन के एंड के हैं, जबकि इसने जनवरी के स्टार्टिंग में ही बिगिनिंग लिखा है वो इन्वेस्ट करा है। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा तो वो एनएवी कहाँ है, क्योंकि हमें बिना एनएवी के कैसे पता चलेगा। 2.5 लाख रुपए हमने डाल तो दिए, पर डिवाइडेड बाय एट व्हाट प्राइस, तो मैं यूनिट्स निकाल सकूँ। जैसे मैं 2.5 लाख रुपीज़ 100 रुपये की मार्केट प्राइस पर डालता तो मैं शेयर्स निकालता ना, वैसे ही यूनिट्स निकाल सकता हूँ। पर 100 रुपये तो मंथ एंडिंग की वैल्यू है, यहाँ बिगिनिंग लिखा है, तो यहाँ वो एरर है। उस चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा कि 100 रुपये स्टार्टिंग में भी थी एंडिंग में भी थी, बिकॉज अदरवाइज क्वेश्चन ही फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। एंड द टोटल पोर्टफोलियो वॉज बींग रीबैलेंस्ड। अब ध्यान देना मेन, अब हर ये ऐसा पोर्टफोलियो बना लिया, इसका रेशो क्या था आपका 50-50 का रेशो आपने डाला स्टार्टिंग में, और उन्होंने बोला कि ये रीबैलेंस हम करते गए हर बार जब एनएवी ऑफ द फंड इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाय 15%, कम से कम 15% से अगर एनएवी बढ़ रही है या गिर रही है तो ही हम मार्केट में रीबैलेंसिंग करेंगे। छोटे छोटे परसेंटेज चेंजेस के लिए रीबैलेंसिंग करने के एफर्ट्स करना नहीं फ़ायदेमंद होता या टाइम सेविंग, टाइम कंज्यूमिंग है, सो दैट्स नॉट फिजिबल इनफ। सो उन्होंने ना एक रेशो मेंटेन कर लिया कि 15% से इंक्रीज होगी एनएवी या डिक्रीज होगी तो हम मार्केट प्राइस में चेंजेस लाएंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर रूल टेस्ट, जो आपने सिक्योरिटी एनालिसिस में वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी के लिए देखा था। ऑटो कोरिलेशन देखा था, रन टेस्ट देखा था और फिल्टर रूल टेस्ट देखा था। फिल्टर रूल का क्या होता है, आप रूल सेट कर लेते हो कि भैया इतने % से ऊपर नीचे अगर मार्केट होगा तो ही मैं शेयर्स को बेचूंगा या खरीदूंगा, वही चीज़ है। अब देर इज़ नो इनकम अर्नड फ्रॉम द कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि ये जो कोई इंटरेस्ट वगैरह है कंसिडर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रीबैलेंसिंग। स्टार्ट कैसे करोगे, आप जनवरी 22 की स्टार्टिंग लो 0 पॉइंट की, और जनवरी 22 के सामने में आप 2.5 लाख रुपए बांट दो, इक्विटी में भी और बॉन्ड्स में भी, तो वो बांट दिए। फिर आप आओ फेब में और फिर देखो कि कितना % पहले तो बढ़ोतरी हुई है या गिरावट आई है, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना है, सबसे पहले ये निकालना है, क्योंकि उस पॉइंट पे आप निकाल पाओगे कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। अब आप यहाँ पे क्लियरली निकाल लो, 100 से 78 हुआ, यानी कि मार्केट में कितना % चेंज हुआ, मेरा एनएवी 22% बोल सकता हूँ। फिर 92 माइनस, मैं ऐसा निकाल सकता हूँ 92/78 - 1, यहाँ चेंज हुआ 17.95। 92 - 78 डिवाइडेड बाय 78 करोगे ना,
17.95% आया ना। 15% के ऊपर जब जब है तब तब रीबैलेंसिंग करोगे। यहाँ देख लो 92 डिवाइडेड बाय 92 माइनस 86, 86 डिवाइडेड बाय 92 माइनस 1, यहाँ सिर्फ गिरावट आई है 6% की माइनस में। तो यहाँ हम कोई रीबैलेंसिंग नहीं करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखो कैसे सॉल्व करा है। आगे का भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं, कोई टैक्सेशन मत करो, कंसिडर करो। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो फॉर ईच लेवल ऑफ एनएवी। हर एनएवी के लेवल पे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, ये डिपेंड करता है हर बार इक्विटी और म्यूचुअल फंड की वैल्यू मेरी कितनी थी। देखो एनएवी बदलेगी तो इक्विटी का पोर्शन तो बदलेगा ही, इक्विटी और कंजर्वेटिव, इक्विटी नहीं सॉरी, आपके पोर्टफोलियो में दो चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स। मैं इक्विटी गलती से बोल दिया मैंने। तो हर पॉइंट पे आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी बदलेगी तो इसकी वैल्यू ज़रूर बदलेगी, ये सेम रहेगा अगर आपने कोई रीबैलेंसिंग नहीं करी तो। रीबैलेंसिंग करेगी तो ये भी बदलेगा। ध्यान देना कैसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, स्टॉक का पोर्टफोलियो 100 का है। कंजर्वेटिव वैल्यू ऑफ द कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो यानी हम यहाँ पे बोलेंगे बॉन्ड्स, और अग्रेसिव पोर्टफोलियो यानी कि ये हो गया म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो हमने 2.5 लाख रुपए डाल दिए, टोटल वैल्यू हो गई पोर्टफोलियो की 5 लाख की। ध्यान देना सर, म्यूचुअल फंड जो आपने 2.5 लाख का इन्वेस्ट करा है वो एट 100 रुपीज़ का एनएवी पे करा है, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए आपके कि आपके पास स्टॉक में म्यूचुअल फंड के कितने यूनिट्स है, 2500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर और हम देखते हैं कि एनएवी कितनी है, 78 है। अब ध्यान देना 78 हो गई तो क्या हो गया आपके ये जो 2500 की वैल्यू थी पहले 100 रुपये की, अब वो हो गई 78 की। तो 78 से मल्टीप्लाई करके अग्रेसिव पोर्टफोलियो वाले कॉलम में रख दो। ये रख दिया, गिर गई ना, गिरा दिया, कहाँ गई, सॉरी यहाँ पे, ये रही, गिर गई तो गिरा दिया। तो अब आप देखोगे 78 पे आपको ये जो दो दिख रहे हैं ना, ये है बिफोर रीबैलेंसिंग और ये है आफ्टर रीबैलेंसिंग। अगर 15% से ज़्यादा का चेंज आया, 15% या उससे ज़्यादा का चेंज आया तो आफ्टर रीबैलेंसिंग करना है, अदरवाइज बिफोर रीबैलेंसिंग आफ्टर रीबैलेंसिंग सेम ही है। तो एक ही लाइन लिखो सिर्फ। तो देखो 78 रुपीज़ जब हो गई तो बॉन्ड तो उतना ही रहेगा, 2,50,000 का 2,50,000, और मेरा म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिर गई 195। अब मैंने टोटल करा 445, 4,45,000। ये हो गया मेरा टोटल पोर्टफोलियो। ठीक है, ध्यान देना ये है रीबैलेंसिंग के पहले की पोर्टफोलियो की वैल्यू, बाद में भी टोटल उतना ही आएगा क्योंकि हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाल रहे जेब से। हम क्या करेंगे, अब 50-50 मेंटेन कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो अब आपको क्या करना है, इसका 50% दिखना चाहिए कहाँ पे, बॉन्ड में, और 50% दिखना चाहिए अग्रेसिव पोर्टफोलियो में। तो ये आप ले लो 222,500, 2,22,500, ये पोर्टफोलियो अब ऐसा लिख दो कि भैया हमने ऐसा बना दिया। अब आपको बना दिया का मतलब क्या, कुछ बेचा खरीदा होगा, बॉन्ड को 250 से 222 पे लाने में बेचना पड़ेगा। कितना सर, 7,500, 7,500 के बॉन्ड्स बेच दो, और वो इन्वेस्ट कहाँ करोगे सर, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड्स खरीद लो, उसके आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिलेंगे। कितना डिफरेंस आया इसका, 7,500 का जो डिफरेंस आया ये, ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये ज़्यादा है सर, 27,500। 27, 2,50,000, 2,22,500, 27,500 के 500 के आपने बॉन्ड्स बेच दिए। बेचे तो क्या खरीदे, यूनिट्स खरीदे। यूनिट्स खरीदे म्यूचुअल फंड के तो क्या रेट पे खरीदे, जो एनएवी चल रही थी। तो 27,500 डिवाइडेड बाय 78 करोगे तो आपको पता चलेगा कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स आपने खरीदे। दिस इज 27,500 डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग एनएवी, तो 352.56 डेसिमल में यूनिट मिलते हैं, शेयर्स नहीं मिलते, पर यहाँ यूनिट्स मिलते हैं। तो आपने इतने यूनिट्स खरीदे, इतने यूनिट्स खरीदोगे तभी जाके आपकी एग्रेसिव पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी आएगी। क्यों करना है सर ये सब, क्योंकि हमें मेंटेन करके चलना है 50-50 का रेशो, दोनों में इक्विटी और म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स दोनों में 50-50 दिखना चाहिए। और उसी के लिए हमने 27,500 के बॉन्ड बेच के
म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे। अब आपके टोटल यूनिट्स पहले जो 2500 थे, अब उसमें इतना ऐड कर दो, बाय करा है तो ऐड कर दोगे, 2852 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से आगे बढ़ो अगले वाले यूनिट एनएवी पे ध्यान देना। 92 हो गई, बढ़ गई, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ गई होगी। आपने बॉन्ड कितना छोड़ा था आफ्टर रीबैलेंसिंग वाला बॉन्ड, ये हो गया सर आपका बिफोर रीबैलेंसिंग 222,500 छोड़ के गए थे ना लास्ट टाइम। उसके बाद आपका अग्रेसिव पोर्टफोलियो की वैल्यू ये कैसे निकालोगे, एग्जिस्टिंग जो 2852 आपके यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय द करंट एनएवी दैट इज 92 है ना, 92। आपके पास जितने यूनिट्स है उसको एनएवी से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 262.435। इन दोनों का टोटल करोगे, ये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू। अब सबसे पहले चेक करो कि क्या 78 से 92 जब हुआ तब 15% या उससे ज़्यादा का चेंज आया क्या, गिरावट हो या बढ़ोतरी हो, इंक्रीज और डिक्रीज। इफ इट इज़ 15% or more of a change, then yes, you are going to go for after rebalancing. And in that, what is the thing that you are going to do is, it is like 484,935 की पोर्टफोलियो वैल्यू को 50-50 में बांट दो और यहाँ लिख लो। लिखने के बाद पता करो कि क्या करना है। बिफोर रीबैलेंसिंग में इतना था, आफ्टर में इतना चाहिए, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बॉन्ड में। आप ध्यान देना सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो इसमें कांस्टेंट मिक्स वाले में, कि जब जब मार्केट बढ़ रहा है तो आप अग्रेसिव में से पैसा निकाल के बॉन्ड में डाल दे रहे हो। यहाँ पे देखो मार्केट गिरा तो आपने और उसमें पैसा डाला अग्रेसिव में, पर मार्केट बढ़ा तो आपको लगा कि ओवर वैल्यूड है, बहुत बढ़िया चली गई है, थोड़ा सा पैसा निकाल लो, प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। तो आप कितना पैसा निकालोगे, 242,467.76 माइनस 222,500, तो ये आता है सर 19,967 का। कितना आया आपका आंसर, लिख लेता हूँ 19,967.76। क्या करोगे, इतने का बॉन्ड खरीदोगे तो उतने के ही आपको म्यूचुअल फंड बेचने पड़ेंगे, और बेचोगे क्या भाव से बेचोगे, जो मार्केट में चल रहा 92। सो दिस डिवाइडेड बाय 92 करो, 19,967.76, तो वो आता है 217.04 यूनिट्स। इतने यूनिट्स आपके पुराने बैलेंस में से माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस कर दो, देखो यहाँ पे आपको कम नज़र आ रहे हैं। ये हो गई रीबैलेंसिंग ख़त्म। अब वापस अगले एनएवी पे आओ, एक और लेते हैं सर एग्जांपल। अब आपने देखी 86, आपने पता करा कि कितने का चेंज आया, और पता चला कि सर सिर्फ एनएवी इस बार 6.52% से गिरी है, 15% का जो नंबर था वो टच भी नहीं करा। तो आप क्या करोगे, आप रीबैलेंसिंग नहीं करोगे, पर पोर्टफोलियो की सिचुएशन आपको बदलती हुई मिलेगी क्योंकि एनएवी बदल गई। तो मेरे जितने भी क्लोजिंग यूनिट्स थे मल्टीप्लाइड बाय 86 विल बी द न्यू म्यूचुअल फंड की वैल्यू। अब आप ये छोड़ के गए तो ये तो उतना ही रहेगा, पर ये उतना नहीं रहेगा क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू बदल गई। तो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू बदली है 2635 का जो यूनिट्स है उसको एनएवी से मल्टीप्लाई करा, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू बदली और टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू बदल गई, वो हो गई 469,122। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर देखो दोनों 50-50 तो नहीं दिख रहा, एग्जैक्टली नहीं दिखेगा वो यहाँ पे, और रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंडीशन ही ये थी कि 15% से ज़्यादा का चेंज आना चाहिए। अब अगले वाले स्टेज पे देखो, जब 86 से 102 हो गया तो वो कितने का चेंज आया सर, 18.60% से एनएवी बढ़ी। ऑब्वियसली 15% से ऊपर नंबर आ गया, तो अब हम रीबैलेंसिंग ज़रूर करेंगे, बिफोर और आफ्टर रीबैलेंसिंग। सो बिफोर तो वही रहेगा जो आप पिछला छोड़ के गए थे बॉन्ड का, और इसका कितना हो जाएगा म्यूचुअल फंड का, कि जितना भी आपका स्टॉक है मल्टीप्लाइड बाय 102 यूनिट्स जितने भी होंगे आपके पास मल्टीप्लाइड बाय मार्केट। तो ये आपने मार्केट वैल्यू पे ला लिया, इन दोनों का टोटल करा, ये वैल्यू आई, इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, इसको आफ्टर रीबैलेंसिंग भी है सेम दिखना चाहिए। अच्छा ऐसा ले लो, चलो जो बिफोर रीबैलेंसिंग है वो आफ्टर रीबैलेंसिंग में दिखना चाहिए, पर उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको पता चल जाएगा 255,645 और फिर 255,645, ऐसा मेरा बॉन्ड और म्यूचुअल फंड दिखना चाहिए। अब दोनों को कंपेयर करो फिर से, आपको दिखेगा बॉन्ड बढ़ाना पड़ रहा है और म्यूचुअल फंड गिराना पड़ रहा है, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। वही डिफरेंस अमाउंट जो है
क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप बेच रहे हो। क्या रेट पे, 102 के भाव पे बेचोगे तो कितने यूनिट्स आएंगे, इतने, वो और आपका स्टॉक कम कर देगा। और इसी तरह से आप पूरा आगे बढ़ते जाओ। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अगली बार देखना 98 पे आपका 102 से 98 पे आ रहे हो तो 15% टच नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा। ये तीनों पे आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू नई नई निकालनी है, तो पोर्टफोलियो वैल्यू चेंज होते हुए दिखेगी, सिर्फ रीबैलेंसिंग की स्टेप नहीं आएगी। फिर यहाँ पे आ रही है और फिर यहाँ नहीं आ रही, क्योंकि 15% का चेंज नहीं है। आखिरी में क्या हो गया, आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू निकल के आई 556,065। ये पूरी जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, या फिर आप बोलो कांस्टेंट रेशियो प्लान। जो एक रेशियो स्टार्टिंग में डिसाइड करा था, इस क्वेश्चन में 50-50 था, हो सकता है 60-40 भी हो, वो बता देंगे आपको क्वेश्चन में। वो आप फॉलो करते आ रहे थे विद द गिवन कंडीशन दैट 15% का एटलीस्ट एनएवी बदलेगा तो हम रीबैलेंसिंग करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, ये हो गई सर कांस्टेंट रेशियो प्लान। अगर आप इस तरीके से नहीं करते, ध्यान देना, इस तरीके से नहीं करते हुए सिर्फ आपने बाय और होल्ड किया होता, 250 के आपने बॉन्ड खरीदे और 250 का अग्रेसिव पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स खरीदे, और ये कितने यूनिट्स थे सर, 2500, ठीक है। और पूरा आप एंड में आते जब आपकी एनएवी हो गई थी 120 रुपये, यानी कि आप तो 100 पे खरीदा, 120 हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीच में क्या हुआ, क्योंकि आपने कोई चेंज ही नहीं करा। तो आपके हर 2500 की जो वैल्यू है वो हो गई 120, यानी वो होती है 3 लाख रुपए। ये हो गई म्यूचुअल फंड की मार्केट वैल्यू, और बॉन्ड उतना ही रहेगा सर, 2,50,000, तो टोटल हो गया 5,50,000 रुपये। ये यहाँ पे दिखेगा। ये किसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, आपकी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में। अब आप अपनी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को कंपेयर करो आपकी मैकेनिकल स्ट्रैटेजी से, जिसका नाम था कांस्टेंट मिक्स प्लान या रेशियो प्लान। ये मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है, खुद ने बनाई हुई। तो आपको दिख रहा है कि यार मैकेनिकल स्ट्रैटेजी में मेहनत भली करनी पड़ी, पर थोड़ा हमने ज़्यादा कमाया उसमें, 6,000 रुपये। हालांकि मैं रहूं और प्रैक्टिकली बोलूं तो 6,000 रुपये के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा ही नहीं, बाय एंड होल्ड में मैं खुश हूं। मेरी मेहनत का मेरे को फल मिलना चाहिए। अगर 550 की जगह 6 लाख रुपए होता तब जाके मैं इतना करता। दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव। बट नंबर्स में खेलना है तो मैकेनिकल स्ट्रैटेजी इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ गिविंग यू मोर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। आपकी वैल्यू वहाँ ज़्यादा है ना। सो दो द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज पर टेक्निक इज लेसर देन द बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, लेसर, बट देर इज नो एरर एज इफ द मार्केट हैज़ बिन बेरिश। कुछ और पूछा है क्या इन्होंने? Whether there are any errors in the technique developed by Srinidhi, if so explain। ध्यान देना, एज पर कौन सी टेक्निक, लेकिन लेसर नहीं होनी चाहिए थी, ये तो हायर है इनफैक्ट। सो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज पर टेक्निक इज हायर देन बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी, बट देर इज नो एरर, एरर क्या है, कुछ भी नहीं। एज इफ द मार्केट हैज़ बिन बेरिश देन द वैल्यू ऑफ मच लेसर अंडर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। ये थोड़ा इंस्टीट्यूट ने फ्रेमिंग में प्रॉब्लम करी है, मैं चेक करके इसको ठीक ज़रूर करूँगा। फिलहाल आप इतना बता सकते हैं कि सर एरर कुछ भी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी अपनी जगह ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अपनी जगह पे ठीक ही है। मैकेनिकल स्ट्रैटेजी ऑप्ट की जा सकती है बिकॉज इट इज़ गिविंग यू मोर वैल्यू। हाउएवर आप देख सकते हो, आप इसमें एक सेंटेंस और ऐड कर सकते हो इनके एंगल से जाए तो, कि भैया मार्केट बेरिश हुआ थोड़े टाइम के लिए, 100 रुपये से 78, 92, 86 यहाँ तक बेरिश था। इनफैक्ट 98 यहाँ तक बेरिश ही मानो उसको, एक बार बढ़ने से आप उसको बुलिश नहीं मानते यहाँ पे। पर उसके बाद वो बुलिश टर्न आउट हुआ, 100 से फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में तो हमें अल्टीमेट मैटर करता है 100 का 120 हुआ ना, बीच में कितना भी ऊपर नीचे हो, दैट्स इट। सो देर आर नो एरर्स, क्लियरली से कि भैया जो टेक्निक अपनाई है वो फुल प्रूफ हमारे सिलेबस में, तो ऐसा एग्जाम्पल में नहीं लिखना एग्जाम में कि सिलेबस में है। आप बोलो कि भैया हाँ देर इज़ अ सेपरेट टेक्निक एंड देर इज़ नो एरर इन दैट, कहीं पे भी कोई गलत चीज़ नहीं हुई। ध्यान दो सर, क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब मिस किरण है, ठीक है, उसके पास में 2 लाख रुपए का पैसा पड़ा हुआ है 31 मार्च 2016 को, और वो इंटरेस्टेड है काफ़ी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में ऑफ शेयर्स ऑफ द कोर सेक्टर्स टू बी वेटेड इक्वली इन रूपी वैल्यू टर्म्स। इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा डालना है।
हर फ्रेंड शैला बेस्ड ऑन हर रिसर्च एडवाइज्ड हर टू परचेज द फॉलोइंग शेयर्स। अब उसने इन्वेस्टमेंट करने बोला, कंपनी OHART में इतने शेयर्स खरीदो इस भाव से। तो ये हो गए 40,000। ध्यान देना क्या आ रहा है, 1000 इंटू 40 कितना होता है, 40,000। 320 इंटू 125 देखो कितना होता है, 40,000। 400 इंटू 100 40,000। 200 इंटू 200 40,000। 1 2 3 4 5 कितना, 2 लाख रुपए हो गए बराबर, क्योंकि उसने बोला था इक्वली रुपी वैल्यू टर्म्स में इन्वेस्ट करना है। तो 40 हज़ार रुपये सब में इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, कहानी ख़त्म हुई। पर अगले ही दिन 1 अप्रैल 2016 को प्राइसेस स्टॉक्स की बदल गई। सीधी सी बात है, ये जैसे आप कंपेयर करो, 400 रुपये का जो शेयर था वो 300 रुपये का हो गया। तो अब मेरा ऊपर नीचे हो गया होगा सब कुछ, 40 थोड़ी बचा होगा, ठीक है। ये नई प्राइसेस आई है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जिबिट हाउ किरण कैन रीबैलेंस हर पोर्टफोलियो। अब रीबैलेंसिंग में क्या रूल सेट करना है यहाँ पे कि इक्वल होना चाहिए सब में। तो कुछ शेयर्स आपको बेचने पड़ेंगे, कुछ आपको खरीदने पड़ेंगे on 1/4/2016 so that her exposure of individual stock is maintained at original level in terms of rupee value। ध्यान दो सर, रीबैलेंसिंग करनी है हमको। ओरिजिनल लेवल था हमारा इक्वल वाला, वो हमें मेंटेन करके चलना है, ध्यान देना। अब आपका ये आंसर में आपने कंपनी ले ली, प्राइस ले ली, ओरिजिनल शेयर्स ले लिए, न्यू प्राइस। हाँ, तो आपके पास में अब ये नया पोर्टफोलियो आ गया 2,13,400 का। और देखो सब कुछ बिगड़ गया आपका, 30,000, 60, 38, 60, 25 एक्सेट्रा। करना क्या है, 213,400 ये इक्वली बटना चाहिए। तो सबसे पहले तो इक्वल अमाउंट होती कितनी है, 2,13,400 डिवाइडेड बाय 5 करो। अब आपके पोर्टफोलियो में हर शेयर की वैल्यू 42,680 होनी चाहिए। करना क्या है सर, उस 42,680 को डिवाइड कर दो करंट प्राइसेस से। तो क्या होगा, आपके पास में आपको पता चल जाएगा कि शेयर्स कितने होने चाहिए। यही प्राइसेस है ना उस दिन की, 42,680 पे हर चीज़ को डिवाइड कर दो। 42,680 डिवाइडेड बाय ये करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ओ लिमिटेड के कितने शेयर्स होने चाहिए थे। ये आ गया 142.27, इतने शेयर्स होने चाहिए थे। कितने थे आपके पास पहले शेयर्स, कहाँ गए, ये रहा, 100 शेयर थे। 100 का 142.27 करोगे तब जाके 42,680 रुपीज़ का वैल्यू आएगा उस शेयर में, जो हमें हेल्प कर रहा है हमारा रूल मेंटेन करने में, कांस्टेंट प्लान मेंटेन करने में। तो हमने क्या करा सर, 42.27 शेयर्स और ख़रीदने हैं। देखो डेसिमल्स में शेयर्स खरीदे नहीं जा सकते, पर आंसर में यहाँ पे आपको ऐसा लिखना है। तो अराउंड 42 शेयर्स आपको खरीदने हैं, या 43। ऐसे ही आप अगले वाले के लिए भी करो, 42,680 करो, क्योंकि हमें इतनी ही वैल्यू चाहिए टोटल। डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो आपके पास आएगा कि कितने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, 711.33। कितने हैं सर, 1000। यानी अब आपको बेचना पड़ेगा, 1000 माइनस दिस, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सब में करो तो आपको पता चल जाएगा किस में कितने शेयर्स बेचना है या खरीदना है। प्लस साइन मतलब खरीदना है, माइनस साइन मतलब बेचना है। उतना ही ऊपर नीचे करोगे, अल्टीमेटली 42,680 सब में दिखेगा और टोटल 2,13,400 ही आएगा। इसी तरह से आपका रीबैलेंसिंग हो गया। ये है सर बिफोर रीबैलेंसिंग वाली सिचुएशन। और आफ्टर रीबैलेंसिंग में 42,680, 42,680, 42,680, 42,680 और 42,680 ऐसा दिखेगा। यही आपने फॉलो करना है। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड। एक इन्वेस्टर है, उसने डिसाइड करा कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के शेयर्स में। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द डिजायर्ड रिटर्न्स फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द टू कंपनीज अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो। देखो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों के आपको 3 पॉसिबल रिटर्न्स दिए हुए दोनों साइड में, ठीक है, और उनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी भी आपको दी है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। आप इससे क्या क्या निकाल सकते हैं सर, दोनों सिक्योरिटी का प्रोबेबिलिटी का वेटेड एवरेज या प्रोबेबिलिटी वाला रिटर्न निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को वेट से मल्टीप्लाई, रिटर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल करा, ठीक है। उसके बाद आप वो जो मीन आया, हर रिटर्न में से उस मीन को माइनस करके डेविएशन निकाल सकते हैं। नेगेटिविटी आएगी, उसको स्क्वायर करोगे
और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो हर सिक्योरिटी का वेरिएंस निकल सकता है। उसको स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के और दोनों के आप रिटर्न्स निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स, यही निकालने बोला। ध्यान दो, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं सर, बेसिक था स्टार्ट। ये रिटर्न आ गया प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल। ठीक है, ये आया है डेविएशन। अब हर रिटर्न्स में से ये आपका मीन जो है माइनस कर दो तो आपका डेविएशन आएगा। यहाँ पे ये रहा, आया x माइनस एक्स, ये आया। और ये देखो यहाँ पे आपको ठीक करना है, ये बार एक्स आएगा, x माइनस बार एक्स का स्क्वायर। उसी चीज़ का स्क्वायर कर लो निगेटिविटी हटाने के लिए। स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से फिर से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर लो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर आ गया। इस चीज़ को स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये पहला आंसर। इसी के बाद से y का भी वैसे ही करना है, y माइनस बार वाई लेके और आगे पूरा कंटिन्यू करोगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोनों का रिटर्न, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास आ गया। असली पार्ट जो है वो है आगे। कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर्स, इन दो शेयर्स के जो आपने रिस्क दो और रिटर्न दो निकाले उसको कंपेयर करो विथ अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कि प्रोपोर्शन क्या है सर, 50-50। वेट्स आ गए आपके 0.5-0.5। अब आपको रिटर्न भी निकालना है और रिस्क भी निकालना है। सबसे पहले सर पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ वेट आई आर आई। आपके पास में दोनों रिटर्न आपने निकाले, उसको दोनों के वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, आपका आ जाएगा पोर्टफोलियो रिटर्न। या फिर आप सिंपल 8.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 2 करो, 10.5%। ये है मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब थोड़ा ध्यान देना, अब मैं रिस्क की बात करता हूँ पोर्टफोलियो के। यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट तो हटा दो। देखो, अब आपको अगर पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने बोला है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का स्क्वायर, वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे तो कैसा फॉर्मूला बनेगा आपका, ए प्लस बी स्क्वायर का वेट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई। अब आपको जो आता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और आर ए बी। इस पूरे के जगह पे व्हाट यू कैन डू इज राइट डाउन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। सिंपल, क्योंकि वही फॉर्मूला हमने ये 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया रिवीजन लेक्चर्स में भी, तो हम सीधा सिंपल कोवेरिएंस निकालेंगे और रख देंगे। कोरिलेशन निकालने जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। कोरिलेशन के लिए कोवेरिएंस वैसे भी निकालना ही पड़ेगा, यहाँ कोवेरिएंस निकाल के सीधा रखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो कोवेरिएंस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला है x के डेविएशन रिटर्न्स का y के डेविएशन रिटर्न्स का मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी। ये देखो टेबल भी वही है, x का डेविएशन y का डेविएशन आप ऊपर ही निकाल चुके थे, उसको प्रोडक्ट करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे, यही आपका आ गया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। इसको आप सीधा सीधा यहाँ रख दो -41.25 और बाकी की सारी वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब ध्यान देना, वेट ऑफ एक्स और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट 50 रखा। ठीक है, फिर वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर 2 इंटू ये रहा वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई, और ये है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। आपने पूरा आंसर सॉल्व करा, ये पूरा पार्ट आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी यानी पोर्टफोलियो का रिस्क आ गया 7.05 और पोर्टफोलियो का जो रिटर्न था वेटेड एवरेज वो था 10.5%। अब आप कंपेयर करो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स वाई और पोर्टफोलियो एक्स वाई रिटर्न्स। पोर्टफोलियो रिटर्न्स है 8.5, 12.5 और लास्ट में 10.5। ये तो वेटेड एवरेज हो गया, यानी कि दोनों के बीच का आया क्योंकि इक्वल वेट लिया आपने। इसके बाद रिस्क देखते हैं सर, यहाँ आएगा मज़ा।
रिस्क अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7.09, 15.20 और पोर्टफोलियो का 7.05। अब देख रहे हो कि आपने पोर्टफोलियो बनाया तो भी आपका जो रिस्क है ना वो दोनों के रिस्क से भी कम आया है। यानी दोनों में सबसे कम तो एक्स का था 7.09, उससे भी कम पोर्टफोलियो का आया। यानी आपने अपना रिस्क कितना कम कर लिया। अगर हम ये बोले कि रिस्क कम नहीं होता दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि दोनों का रिस्क पोर्टफोलियो का क्या आना चाहिए था, वेटेड एवरेज 7 और 15 के बीच का 50-50। तब बोलते हैं ना कि थोड़ा सा इसमें से 50% उठा लो, उसमें से 50% उठा लो, ये बन गया रिस्क। तकरीबन वो आएगा 10, 3, 11, 12 के पास। पर 11, 12 से 7 पे आ जाना यानी कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क का कम होना। और ये इतना कम क्यों आया पता है? एक ही फैक्टर की वजह से, वो है कोवेरियंस। और वो था आपका निगेटिव, यानी कोरिलेशन भी निगेटिव आता। निगेटिव कोरिलेशन का मतलब ही है कि अगर एक्स की सिक्योरिटी रिटर्न दे रही है तो वाई का नीचे जा रहा है। यानी कोई भी दोनों सिक्योरिटीज लॉस में नहीं जा सकती। एक लॉस में जाएगी तो दूसरा प्रॉफिट देके आपका रिस्क कवर अप कर देगा, इसीलिए टोटल रिस्क आपका कम आया है। अब मैं आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये चार्ट बताता हूँ। यह है -1, यह है 0, ये +1 है। हमारा जो कोरिलेशन आ रहा है हम निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, हमको एक आइडिया आ जाएगा अभी का कोरिलेशन कितना है। कोवेरियंस फॉर्मूला यही है ना, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोवेरियंस है -41.25 और दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, दैट्स 107.77। देखो आपका जो अभी रिस्क है ना वो 0.38 निगेटिव आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में, निगेटिव साइड में। तो ऑब्वियस सी बात है आपके रिटर्न्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। सबसे कम रिस्क कहाँ आना चाहिए ये बताओ सर। आपको ये तो समझ में आ गया होगा अभी तक कि जब कोरिलेशन एग्जैक्ट +1 होता है तो फॉर्मूला बन जाता है वेटेड एवरेज, यानी कि रिस्क यहाँ पे कम नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क कम नहीं कर सकते। तो वो आंसर कुछ 11-12 का आता, वेटेड एवरेज ऑफ बोथ। ये दोनों, एक्स का 7% है, वाई का 15 है, दोनों में इन्वेस्ट करोगे तो एक बीच का निकल के आएगा। दैट डजंट मीन कि रिस्क आपका कम हो गया, वो तो वेटेड एवरेज निकल गया 11 से 12 का। दैट इज एट +1 कोरिलेशन, अगर ऐसा लेते हो तो। अब धीरे धीरे कोरिलेशन जैसे कम होते जाता है दोनों के बीच, यानी कि दोनों के बीच के रिटर्न्स अब अलग अलग तरीके से अफेक्ट होंगे, वैसे वैसे रिस्क भी कम होते जाता है। और रिस्क सबसे कम कहाँ होता है? जब आप यहाँ पे पहुँचते हो, जब आपका कोरिलेशन होता है -1। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है? -1। अगला वाला पार्ट देखो सर। अब फाइंड आउट द proportion ऑफ ईच ऑफ द above शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अब आपको वो एक पोर्टफोलियो बनाने बोल रहे हैं एक्स और वाई को मिला के, कि इस पोर्टफोलियो में हमारे पास जितना भी पैसा है, 1 लाख तो भूल जाओ, हमारे पास जितना भी पैसा है वो उसमें से कितना परसेंटेज एक्स में डालना चाहिए और कितना वाई में डालना चाहिए कि जो पोर्टफोलियो बन के आएगा उसका रिस्क जो है वो मिनिमम रहेगा। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि रिस्क कब मिनिमम आता है आपका, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जब r इज इक्वल टू -1 तक आए सिचुएशन। पर r इज इक्वल टू -1 लेना है तो वेट्स क्या होनी चाहिए ये हमें बताना है, और मिनिमम रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का। तो फॉर्मूला हमारा वही है, बस उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करेंगे। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ाया था अपनी बैच में, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, उसका ये फॉर्मूले का डेरिवेशन है। मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, आपको इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको थोड़ा फॉर्मूला बस याद रखना है, डेरिवेशन देखना है। जिसके पास में टाइम है तो दे कैन हैप्पीली गो एंड वॉच पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फास्ट ट्रैक लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर देखना, यूट्यूब पे है, तो यू विल गेट द आइडिया ऑफ एंटायर डेरिवेशन वाला थिंग, ठीक है। अब ध्यान दो, यही आपका फॉर्मूला है ना वेरिएंस निकालने का, वेट ऑफ ए स्क्वायर सैंक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ एक्स स्क्वायर सैंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ एक्स कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स। यहाँ पे दो सिक्योरिटीज़ जो मैंने ली है वो है ए और एक्स, ठीक है।
अब देखो वेट निकालना है और दो ही चीज़ें दी हुई है, तो एक का वेट अगर कुछ है तो दूसरे का वेट क्या होगा, 1 माइनस पहले का वेट, है ना, ये तो मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ध्यान दो, पहला वाला पार्ट तो मैंने सेम रखा, ये जो दूसरा वेट है उसको मैंने बोल दिया कि 1 माइनस वेट ऑफ ए ले लो इसको। तो मैंने अगले वाले इक्वेशन में स्टेप में क्या करा, उसको रख दिया 1 माइनस वेट ऑफ ए का स्क्वायर। जहाँ पे भी डब्ल्यू एक्स आ रहा था 1 माइनस वेट ऑफ ए। ये क्यों करा, बहुत सिंपल सी बात है कि अब मैंने सब एक वेट हटा दिया डब्ल्यू एक्स, अगर मेरे को कोई भी एक वेट आ गया तो मैं दूसरा निकाल सकता हूँ। अब मैंने वेट ऑफ ए के फॉर्म में सारे इक्वेशन लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे एक और स्टेप बढ़ाते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आपको 1 माइनस वेट ऑफ ए का स्क्वायर, ये एग्जैक्टली ऐसा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो वही हमने करा, 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे डब्ल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि 2a वेट ऑफ ए और आपका 1, ये रहा। यही हमने आगे और बढ़ाया और हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते गए। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते गए, ओपन करते गए। जैसे देखो ये इतना बड़ा बन गया, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को मैंने पूरे अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी मैंने क्या करा, इन दो पार्ट को मैंने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी ब्रैकेट सारी ओपन हो गई। यहाँ पे ये वाले स्टेप में देखना, ये वाले स्टेप में सारी ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट काम करता है, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 12th में, अगर साइंस वगैरह था तो मैं ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा। ऊपर जाते हैं, देखो इसमें एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन ऑफ अबव इक्वेशन विल बी रिप्लेस्ड अंडर डेरिवेटिव्स एज। डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन में होता था, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन वाला पार्ट। उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 2 है, ऊपर में अगर 2 है तो ठीक है। ए की वैल्यू आती है 1 क्योंकि यहाँ पे 1 माना जाएगा अगर कुछ ए बी सी ऐसा वेरिएबल है, पर अगर ऐसा नंबर में वेरिएबल आया तो इसकी वैल्यू होगी 0। वही हमें यहाँ पे करना है। हमारे केस में वो वेट ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा 2 वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए बन जाएगा 1 क्योंकि हमने वेट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में निकाला है सब कुछ। और यहाँ वेट ऑफ ए तो है ही नहीं, आपका है क्या वेट ऑफ ए, तो वो बन गया 0, ठीक है, ये कांस्टेंट। इसी तरीके से उसी चीज़ को हमने यहाँ पे रखा, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे एक चीज़, ये जो वेट ऑफ ए स्क्वायर है वो बन के यहाँ पे आ गया 2 वेट ऑफ ए। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जिसको आता है उसी को समझेगा ये। चलो कोई नहीं, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। लॉजिक है सर, इसी फॉर्मूले को अब हम आगे आगे सॉल्व करते गए तो हमारा वेट ऑफ ए का फॉर्मूला बन के आया ये। आपको सिर्फ ये याद रखना है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन समझने में इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर देखो उसको, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा आता है। बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ध्यान देना सर। ए यानी कि आपका पहली सिक्योरिटी, उसमें आपका फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे केस में जो है मैं लिखते जाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमारे केस में वेट ऑफ ए यानी कि वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी ये दूसरी सिक्योरिटी है। हमारे केस में बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ नहीं है, कोवरायंस ऑफ ए एक्स है तो मैं लिखूँगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। थोड़ा सा ध्यान देना सर, आपको कुछ नहीं, न्यूमरेटर में आपको दूसरी सिक्योरिटी के डिटेल ज़्यादा लेना है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी सिक्योरिटी का है, वेट निकाल रहे हो पहले का, स्टैंडर्ड डेविएशन ये वेरिएंस दूसरी सिक्योरिटी का है माइनस कोवेरियंस, और नीचे में दोनों सिक्योरिटी के वेरिएंस का टोटल और माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। अगर आपको याद ही रखने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो एक ये पार्ट याद रखो कि ऊपर में y का वेरिएंस, नीचे में दोनों वेरिएंस का टोटल x और y, और बाद में ऊपर में एक कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई माइनस हो रहा है, नीचे में 2 कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई माइनस हो रहा है। एक सिंपल तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। अब इससे क्या निकल के आएगा सर, वेट आ जाएगा आपका पहली सिक्योरिटी का, ये रहा, ध्यान दो, है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक बार कोवेरियंस और दोनों का टोटल करा माइनस 2 बार कोवेरियंस। ये लॉजिकल है सर, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धीरे धीरे स्टेप से ही आता है। ये सॉल्व करते हो तो आपको x का वेट मिल जाएगा, दैट इज़ वेट ऑफ x 74.86, क्योंकि अब आपके पास में सब कुछ है, आपके पास कोवेरियंस है,
दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस भी है, सब रख दो यहाँ पे, ये कैलकुलेशन, ठीक है। ये y का वेरिएंस, ये x का वेरिएंस 41.25, ये को वेरिएंस 2 से मल्टीप्लाई करा, 74.86 इज वेट ऑफ x, वेट ऑफ y क्या आएगा 1 माइनस दिस 74.86, 100 में से जो बचा हुआ है वो, तो आपका दोनों का वेट आ गया। अगले पेज पे चलो, ये रहा 74.86 25.14, ये परसेंटेज रखो और अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। देखो जब आप ये परसेंटेज रख के स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना पोर्टफोलियो का, तो वो बहुत कम आएगा। द पोर्टफोलियो विथ इक्वल प्रोपोर्शन offers a balanced risk and return profile, and the minimum risk portfolio significantly reduces risk by allocating a higher proportion to the less volatile stock। आप एक्चुअल में पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। यहाँ पे कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है, वेट ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर रखो, प्लस वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या फिर आप सीधा सीधा कोवेरिएंस रख दो, एक्स वाई रखो और देखते हैं क्या आता है। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स और वाई का बस स्टैंडर्ड डेविएशन वो देखने दो, 50.25 231.25, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहला पार्ट क्या आएगा 0.7486 इंटू इक्वल टू इंटू 50.25 28.16 प्लस 14.15, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कोवेरिएंस आगे माइनस में लिख रहे हैं हम। 2 इंटू पूरा लिख लेता हूँ मैं 0.7486.2514 इंटू 41.25 इंटू 2 तो ये आ रहा है -15.53। अब आप इसको सॉल्व करो, 28.16 सही है क्या? मैं एक बार देख लेता हूँ वेट्स वापस से, 0.7486 कोवेरिएंस है 41.25 15.53, दैट्स 27.16। इसको स्क्वायर रूट करो तो आपका आंसर आएगा कुछ 5.21%। दिस इज़ द मिनिमम ऑफ द वेरिएंस। रिस्क पहले से भी कम हुआ है, ध्यान देना 7.05, तो इतना आप कम से कम इनमें ला सकते थे, इससे कम नहीं कर सकते, ये है। चलो कोई नहीं, गुड, आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टॉक लेंडिंग स्कीम पे है आपका, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको कवर अप करते हैं। ये मैंने रिसेंटली आरटीपी नवंबर 2024 में भी कवर करा है, अगर आपने आरटीपी नवंबर 2024 देखा होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। व्हाट आई विल डू इज़, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मेरा भी, मैं नवंबर आरटीपी 2024 का जो इसी क्वेश्चन का क्लिप है वो मैं कट करके यहाँ पे डाल दूंगा, तो थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा और वी विल फिनिश दिस चैप्टर। अच्छा है क्वेश्चन, आप थोड़ा फास्ट में देख लेना, कवर अप हो जाएगा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कितना डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ नहीं है। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। Mr. A is holding 10,000 shares of face value of ₹100 each of Messrs XYZ Limited। तो तीन पार्टीज हम इस क्वेश्चन में ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो मिस्टर ए है, पहली पार्टी है ए। अब ए ने क्या करा है, एक कंपनी है XYZ, इस XYZ के 10,000 शेयर्स बाय कर लिए, ठीक है, कितने 10,000 शेयर, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, फेस वैल्यू हो गई आपकी 100। अब क्या हुआ आगे देखना, ही वॉन्ट्स टू होल्ड दीज शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म, कोई बेचने का मन नहीं है बंदे का,
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है और कोई इंटेंशन नहीं है उसके बेचने के। ये हो गई एक साइड। अब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। 1 जनवरी 2020 को मेसर्स ABC, ये तीसरी पार्टी है, मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे XYZ के। अब ABC एंटर कर गया। ABC ने क्या करा, ABC ने XYZ के जो शेयर्स है वो शॉर्ट कर दिए। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? सेल करना इज अ डिफरेंट थिंग, शॉर्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। ABC ने XYZ के शेयर्स शॉर्ट करा, इसका मतलब ABC के पास में शेयर्स नहीं थे XYZ के, उसने बेच दिया किसी और को आज, जो भी आज की प्राइस होगी 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को जो प्राइस थी उस पे बेच दिए शेयर्स। अब बेच दिए तो सामने वाली पार्टी को डिलीवर करना पड़ेगा, इसीलिए मिस्टर ABC ने क्या करा, मिस्टर ABC गए ए के पास और उनको बोला कि आपके पास है ना XYZ के शेयर्स, वो आप मेरे को 3 महीने के लिए उधार दे दो, बोरोइंग, इसको बोलते स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम। ABC के पास में शेयर्स थे नहीं, फिर भी उसने बेचा। बेचने के लिए जब डिलीवर करने की बारी आएगी, किसी और को देना है, तो वो पहले मेरे को किसी से लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोरो करा। मैं यानी कि ABC ने बोरो करा, या हम दोनों साइड से लिख लेते हैं, ABC ने बोरो करा। और लेंड किसने करा? ए ने अपने 10,000 शेयर्स ABC को 3 महीने के लिए उधारी पे दे दिए। ABC ने 3 महीने के लिए उधारी पे ले लिए। अब उनके पास, ABC के पास शेयर्स आ गए, वो उन्होंने शॉर्टिंग कर दी, यानी मार्केट में बेच दिया आज। अब बात क्या रहेगी कि 3 महीने बाद ABC ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदेगा XYZ के और वापस लौटा देगा मिस्टर ए को। ठीक है, 3 महीने बाद की बात बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 months फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020, 3 महीनों के लिए। अब आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए यहां पे कि मिस्टर ए जो है ये फ्री में तो देगा नहीं। कोई भी चीज़ जब हम लोन एक तरह से देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हमने हमारे शेयर्स एक तरह से उधारी पे दिए तो ABC से लेंडिंग फीस हम लेंगे। हमने लेंड करा है तो हम ABC से लेंडिंग फीस लेंगे। कैसे लेंगे ये आगे दिया हुआ है। ABC के लिए वो रहेगा खर्चा, मिस्टर ए के लिए वो रहेगी इनकम। ठीक है। लेंडिंग चार्जेस और फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान देना, 1 जनवरी 2020 को मिस्टर ABC ने उधारी पे या लोन पे लिया, बोरो करा शेयर्स को। ठीक है, बोरो करा क्योंकि 1 जनवरी 2020 को ही उन्होंने शॉर्ट करा था। मिस्टर ABC ने 1,000 रुपये में वो शेयर्स मार्केट में बेच दिए थे। मार्केट में बेच दिया। मैं हूं मिस्टर ABC, मैंने बेच दिया। अब मैंने मिस्टर ए से लोन पे लिया। अब मैंने ए को लेंडिंग फीस देनी है हर महीने। हर महीने की क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दी हुई है, उसका 1% हमने सामने वाली पार्टी को देना है, मिस्टर ए को। ठीक है, अब अगर सिंपल सा कैलकुलेशन लगा है तो 1% होता ही कितना है, 1020 का 1% हो जाएगा 10 रुपये 20 पैसे। वैसे ही 10 रुपये 40 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे। ये हो गया एक शेयर पे लेंडिंग फीस। ऐसे 10,000 शेयर है, ये चीज़ ध्यान रखना। 10,000 शेयर पे हमने लेंडिंग फीस देनी है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ये जो 1% की इनकम हो रही है ये किसकी है? मिस्टर ए की है। इनकम किसकी? ए की। खर्चा किसका? ABC का, क्योंकि इन्होंने बोरो करे थे। ठीक है, बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलैटरल फॉर द वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। अब एक चीज ध्यान देना, रिस्क कैसा है। ए ने बोला कि मैं अपने शेयर्स 10,000 तो आपको दे देता हूं और आप मुझे हर महीने लेंडिंग फीस 1% की दे दोगे। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, 1 महीने बाद में आपने बोला कि मैं नहीं देता, तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसे में तो मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूं। ए ये बोल रहा है,
मैं बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा हूँ। जो मैं ये शेयर्स आपको दे रहा हूँ उसके बदले आप मुझे बैंक गारंटी दे दो। इसका मतलब इन केस अगर एबीसी ने डिफॉल्ट करा, भाग गया, मर गया, कुछ भी हो गया, एबीसी अगर वो शेयर्स वापस नहीं दे पाया 3 महीने बाद, तो ए उस बैंक गारंटी के थ्रू अपने पैसे तो रिकवर कर लेगा। तो एबीसी जाएगा बैंक के पास, अब ये फोर्थ पार्टी आएगी, बैंक के पास। एबीसी जाएगा बैंक के पास और बैंक से लेगा बैंक गारंटी। ये बैंक गारंटी फ्री में तो बैंक देगा नहीं, बैंक को चुकाना पड़ेगा। आपको कॉस्ट ऑफ गारंटी जो है 8% पर एनम है। अब देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ गारंटी आपकी 8% पर एनम है, पर आपको तो 3 मंथ्स के लिए ही चाहिए। 3 मंथ्स का कितना आएगा? 20 रुपीज़ के आसपास आता है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मिस्टर ए का, एबीसी का खर्चा है। तो मिस्टर एबीसी के 2 एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए। एक है लेंडिंग फीस, दूसरा है कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी। ये 2 खर्चा एबीसी को उठाना पड़ेगा। और उसके बदले उसकी कमाई क्या होगी? बहुत सिंपल है सर। आज उन्होंने 1000 रुपये में वो शेयर्स बेचा है, 3 महीने बाद अगर प्राइस गिर गई तो वो उनका फ़ायदा है। लेट से प्राइस चली गई 900 पे, तो वो 900 पे बाय कर लेंगे और ए को अपने शेयर्स दे देंगे। 1000 में बेचे थे, 1000 में सेल करा था, तो 100 रुपये का फ़ायदा है ना यहाँ पे। ये एबीसी का फ़ायदा है। चलो देखते हैं आगे। क्लोजिंग प्राइस भी आपको दी है। अच्छा, 29 फरवरी 2020, यानी कि ठीक 2 महीने बाद यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे डिविडेंड पे किया गया था कंपनी द्वारा 25%। डिविडेंड किसको मिलेगा? अब आप मुझे बताओ, क्या डिविडेंड ए को मिलना चाहिए या एबीसी को मिलना चाहिए? क्योंकि ए ने तो अपने शेयर्स उधारी पे एबीसी को दे दिए थे, पर वो सिर्फ उधारी पे दिए थे, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करी थी। ओनर तो पूरे 3 महीनों के लिए उन शेयर्स का मिस्टर ए ही है। तो वो इनकम जो होगी वो मिस्टर ए की होगी, डिविडेंड की इनकम। तो हम यहाँ पे जो लेंगे वो है डिविडेंड। ये हो गई हमारी इनकम। 25% की जो डिविडेंड इनकम होगी, ये है डिविडेंड का रेट। ये कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे, जो कि है 100 रुपीज़। तो ए के एंगल से देखोगे तो उसकी 2 इनकम हो रही है। शेयर्स तो उसने बेचना नहीं है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन छोड़ दो, लेंडिंग फीस और डिविडेंड, ये 2 इनकम हो रही है, ठीक है। और 2 खर्चे हैं एबीसी के, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी और लेंडिंग फीस। और उसकी इनकम क्या है? जो सेल और बाय प्राइस का डिफरेंस होगा वो इनकम या लॉस, ठीक है, क्योंकि वो बहुत रिस्क उठा रहा है। क्लोजिंग प्राइस आपको दी हुई है 1 जनवरी की, उसके बाद हर एक महीने के एंड की। और आपको 2 सिनेरियो दिए हुए, एक बुलिश और दूसरा है बेरिश। यहाँ पे बेरिश होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है मटेरियल में। बेरिश यानी कि प्राइस अगर गिर गई तो क्या, प्राइस बढ़ी तो क्या, प्राइस गिरती गई तो क्या। अब ऐसे दोनों केसेस में हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लेंडिंग स्कीम, यानी कि लेंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिल रही है वो पता लगाओ। फिर टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए, जिनके पास शेयर्स की ओनरशिप है, टोटल अर्निंग में सबसे पहले तो लेंडिंग फीस भी अर्निंग है, उसके बाद डिविडेंड भी तो अर्निंग है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी अर्निंग होती, लेकिन उन्होंने शेयर्स बेचे ही नहीं और ना ही कोई उनका इंटेंशन है शेयर बेचने का, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी सिर्फ बचा 2, लेंडिंग फीस और डिविडेंड, ये हो जाएगी टोटल अर्निंग। अब व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मिस्टर एबीसी, जिन्होंने शॉर्ट करे थे शेयर्स? शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग दिस स्कीम इन बोथ द सिनेरियो। इनके प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन में 3 कैलकुलेशन आएंगे सर। सबसे पहले तो आपने बेचा था 1000 पे, अब आप बता दो बाय कितने पे करा, तो ये आपका पहला प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका प्रॉफिट मान लो आया। इसमें से स्टॉक लेंडिंग फीस आप माइनस करोगे, क्योंकि यही सब करने के लिए आपने स्टॉक लेंडिंग फीस पे की, आपने बैंक गारंटी पे की, और उसके बाद जो बचा वो आएगा नेट प्रॉफिट। आया समझ में? ये हम कैलकुलेशन सिंपल सा अब लगा लेते हैं। अब मैं आंसर पे लेके जाता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ फटाफट।
ये देखो, सबसे पहला आंसर, दोनों सिनेरियो ले लिए, जो भी उस दिन की मार्केट प्राइस थी हर महीने के एंड पे उसका 1% कैलकुलेट कर लो, सीधा आपने कॉलम में लिख दिया। 3 महीने का 1% जो आपको मिला वो हो गया ये टोटल। 10,000 शेयर्स आपके थे, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया पहला आंसर। लैंडिंग फीस मिस्टर ए को कितनी मिली, ये मिस्टर ए की इनकम हो गई 3,11,000 और 2,88,000। ठीक है, इसके बाद डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला 25%। अब आप सोचो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 25% का डिविडेंड रेट है, तो डिविडेंड कितना हो गया 25 रुपये। यहाँ पे एक डाउट आपको आएगा कि सर ये तो 3 महीने के लिए ही था, डिविडेंड का जो रेट है ये पूरा मिलता है, ये ऐसा नहीं है कि आपको पर एनम है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं, डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट होती है उससे पूरी की पूरी, जो आपको अभी पूरा मिलना है 25 रुपये, तो पूरा 25 रुपये 25 रुपीज़ आपको मिलेगा। अब आप ध्यान देना, मिस्टर ए अगर है तो उसको पहले सिनेरियो में लेंडिंग फीस मिली 31 पॉइंट कितना था 31.10, 3 महीने का जो लेंडिंग फीस का टोटल था 31.10, और दूसरे महीने में जो डिविडेंड मिला था वो 25, यानी कि 2 इनकम हो गई, दोनों का टोटल लगाओगे तो 56.10, टोटल अर्निंग जो है वो है 56.10, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों की टोटल। वैसे ही आप सिनेरियो 2 में भी लगा लो 53.80 आ गया, और इन सबको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल अर्निंग मिस्टर ए की आ जाएगी यहाँ पे। इसके अंदर में 2 चीज़ें सर, डिविडेंड और लेंडिंग फीस, ये कहानी आसान हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम मिस्टर ABC की। उन्होंने 1,000 रुपये में शेयर्स बेचे थे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रहा, ध्यान देना, मिस्टर ABC की बात करते हैं। जब उन्होंने सेल करा था तो उन्होंने 1,000 रुपये में सेल करा था, ठीक है, और बाय कब करा, 3 महीने के लिए बोरो करा ना, तो 3 महीने बाद बाय करा होगा, उन्होंने बाय करा इतने पे, 1,000 का शेयर बेचा और 1050 में खरीदा, यहाँ उनको हो गया नुकसान 50 रुपये का हर शेयर पे। पर दूसरे केस में जब बेरिश था, 1,000 रुपये में बेच के 940 में खरीदा, तो यहाँ हो गया उनको प्रॉफिट 60 का। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई। ये सारा कमाने के लिए बोलो, नुकसान जो हुआ है इसके लिए उन्होंने लेंडिंग फीस पे की थी 31.10, और इसके बाद पे किया था बैंक गारंटी। अब ये हम यहां पे देखते हैं, ये देखो, ठीक है, 50 का लॉस, 60 का प्रॉफिट। दूसरे सिनेरियो में लैंडिंग फीस जो पे की मिस्टर ए की जो इनकम थी वो इनका खर्चा बन गया। अब बैंक गारंटी कैसे कैलकुलेट की, बहुत सिंपल सर, 1,000 रुपये में आपने बेचा था, 1,000 रुपये का 8% कैलकुलेट करोगे पर एनम तो वो होता है 80, पर आपने 3 महीने के लिए ही बैंक गारंटी ली थी, सो 80 इंटू 1/4 कर दो या 3/12 कर लो, ये 80 तो 12 मंथ्स का था, तो 3 मंथ्स का कितना हुआ 20, 1/4 करोगे तो ये 20 की आपको बैंक को भी खर्चा देना पड़ा। ऐसे मिला के पहले वाले सिनेरियो में आपका हर शेयर पे 101 रुपीज़ का नुकसान हुआ, दूसरे केस में 11 रुपीज़ 20 पैसे का फ़ायदा हुआ, 20 का। 10,000 शेयर्स थे टोटल, मल्टीप्लाई कर लो, आपका गेन और लॉस आ गया। आया समझ में? ये जो स्टॉक लेंडिंग स्कीम होती है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, यहाँ से हमको क्लियरली सब कुछ समझ में आता है कि एक यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मिस्टर ए को एक पैसा यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, ये 2 ही रेड वाले साइन जो कनेक्टेड है, पर मिस्टर ABC को 3 रेड वाले साइन कनेक्टेड है। लेंडिंग फीस जो खर्चा देना पड़ रहा है, एक ये कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी, और ये बाय सेल का डिफरेंस। ठीक है सर। सो आइए सर रिवीजन अब कंप्लीट करते हैं। आप, आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आया, स्टॉक लेंडिंग स्कीम वाला, इट वाज गुड क्वेश्चन और डिटेल में समझाया हुआ। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने क्या क्या देखा, फटाक से कंप्लीट करते हैं ताकि हमें आगे भी बढ़ना है। सर रिटर्न और रिस्क 2 चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। सर रिटर्न हमने कैलकुलेट करना देखा विदाउट प्रोबेबिलिटी, विथ प्रोबेबिलिटी, ये हम स्टार्टिंग से देखते आए थे। डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये विथ प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हो गया। पोर्टफोलियो रिटर्न वेटेड एवरेज निकाला। CAPM रिटर्न में हमने बहुत क्लियरली बोला कि भैया देखो ये तो रिस्क फ्री वाला पार्ट हो गया, इतना तो बिना रिस्क उठाए मिलता है, रिस्क उठाए कितना मिलना चाहिए। इसमें ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना कि
ये है मार्केट रिस्क प्रीमियम और ये वाला पार्ट हो जाता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी का रिटर्न निकालना है तो बीटा भी सिक्योरिटी का लो, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो बीटा भी पोर्टफोलियो का लो। अब इस थ्योरी में सिर्फ एक ही बीटा इस्तेमाल होता था मार्केट का एज अ होल, उसको ब्रेक किया अलग अलग फैक्टर्स में, और नई थ्योरी जो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी है वो बोलती है कि भैया हर एक फैक्टर का बीटा अलग लो और प्रीमियम अलग लो, लैम्बडा, और फिर वापस से वही फॉर्मूला लगाओ। ठीक है सर, तो रिटर्न आएगा। अब उसके बाद में सिंगल इंडेक्स मॉडल या शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल से रिटर्न देखा हमने, 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। कंपनी स्पेसिफिक अल्फा आए, मार्केट स्पेसिफिक बीटा आए, RM, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जनरली ये वैल्यू 0 होती है। तो आप इतना भी फॉर्मूला लिख रहे हो बाकी 2 पार्ट लिख के तो भी सही है। इन तीनों फॉर्मूले से सर CAPM, APT और शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से, और फिर डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअल मार्केट में वहाँ पे, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे शेयर्स अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि मान लो इन सबसे आपका रिटर्न आया 10%, कैलकुलेट करा, और आपका एक्चुअल रिटर्न 12% है, तो 10 मिलना चाहिए था, 12 मिला, ज़्यादा रिटर्न मिला क्योंकि शेयर सस्ते खरीदे होंगे। इन्वर्स रिलेशनशिप बनाओ, सस्ते आए ना, नीचे आए यानी कि अंडर वैल्यूड है, बाय करो। वही चीज़ अगर उल्टी होती तो 10 मिलना चाहिए था और 8 ही मिल रहा है, 8% ही मिला। तो 10 मिलना चाहिए था, 8% ही रिटर्न मिला क्योंकि शेयर्स महंगे खरीदे होंगे, तभी तो रिटर्न कम मिल रहा है या खरीदने में मिल रहा है। तो ज़्यादा प्राइसेस है, इसके मतलब क्या हो गया, ओवर वैल्यूड है, बेचो। ठीक है सर, ये तो सारा रिटर्न का पार्ट हो गया। रिस्क 2 हिस्सों में डिवाइड होता है टोटल, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अनसिस्टमैटिक रिस्क तो डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, आप अगर अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करो तो रिड्यूस करा जा सकता है। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा हमने कैलकुलेट करना देखा था सिंगल सिक्योरिटी का और पोर्टफोलियो का। सिंगल सिक्योरिटी का हम रिग्रेशन या कोरिलेशन में से किसी एक मेथड से निकाल सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में आप क्या करते हो, न्यूमरेटर में एक्स का मार्केट के साथ रिटर्न मल्टीप्लाई करते हो, नीचे में मार्केट का मार्केट के साथ ही करते हो बेस बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद वही चीज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मार्केट और एक्स के, स्टॉक के और मार्केट के रिटर्न के मीन से मल्टीप्लाई करते हो, नीचे में वही मार्केट का मार्केट के साथ मीन मल्टीप्लाई होता है, तभी स्क्वायर आया। तो ये एडजस्टमेंट आप माइनस कर देते हो इसमें से, ताकि एक्चुअल कोरिलेशन निकाल सको एक्स का वाई के साथ, यानी स्टॉक के रिटर्न्स मार्केट में, मार्केट के रिटर्न से कितना अफेक्ट हो रहे हैं वो। तो दैट इज़ बीटा। कोरिलेशन एनालिसिस बहुत सिंपल है, मैंने बोला था यार इतना ही फॉर्मूला वैसे तो काफ़ी होता है बीटा निकालने के लिए, पर इसमें जो इत्तेफाक वाला पार्ट है या अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट है वो हटाने के लिए कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हो, जिसमें से आप इतना इम्पैक्ट लेते हो कि एक्स वाई की वजह से कितना मूव कर रहा है। ये कोरिलेशन निकालने के लिए आपको कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा। ये कोवेरिएंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, दोनों एक्स और वाई के या दोनों प्रोडक्ट स्टॉक्स के डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दो। प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और टोटल करो, या फिर डिवाइडेड बाय n कर दो टोटल करके। सो इस तरीके से बीटा निकल सकता है। और पोर्टफोलियो का बीटा इज़ नथिंग बट, जिस तरीके से एक एक का बीटा निकाला वो बीटा यहाँ ले लो और वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेटेड एवरेज बीटा आ गया आपका। इसके बाद रिस्क पे जाते हैं सर। सिंगल सिक्योरिटी रिस्क विदाउट प्रोबेबिलिटी निकालना देखा था हमने कि डेविएशन लेते हैं, निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, डिवाइडेड बाय n करेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो फिर टोटल कर लो, तो आपका वेरियंस आता है और इसका स्क्वायर रूट करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। 2 सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो का जो रिस्क होता है वो इस तरीके से a+b होल स्क्वायर करके निकाला जा सकता है। तो इसमें आ गया आपका वेट ऑफ ए स्क्वायर समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर समेशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ बी समेशन ऑफ ए समेशन ऑफ बी RAB। उस आखिरी वाले पार्ट पे आप कोवेरिएंस ऑफ AB रख सकते हो। आपने 4-5 क्वेश्चन ऐसा करा, लेटेस्ट में भी यही करा था हमने। ठीक है, उसके बाद में आप देखो कि सर वो RAB की जगह पे अगर हमारा +1 -1 और 0 आता है, यानी परफेक्ट कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन परफेक्ट वाला और 0 अनकोरिलेशन आता है, तो हमारे यही फॉर्मूला छोटा हो जाता है। +1 आता है तो ये सिंपल वेटेड एवरेज बन गया, और -1 आता है तो वही माइनस साइन आ गया बीच में, और 0 आता है तो ये ऐसा फॉर्मूला बन गया। ठीक है सर, आगे आ जाओ। पोर्टफोलियो रिस्क 3 सिक्योरिटी का है तो क्या करोगे सर, a+b+c स्क्वायर होल स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे में 2ab 2bc 2ca। अब हर ABC के जगह पे वेट ऑफ ए स्टैंडिशन ऑफ ए, वेट ऑफ बी स्टैंडिशन ऑफ बी, और वेट ऑफ सी स्टैंडिशन ऑफ सी रखोगे, और आखिरी में कोरिलेशन कोएफिशिएंट से भी ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर शार्पेस्ट इंडेक्स मॉडल में देखा कि हमने वेरिएंस निकालने का एक तरीका, टोटल रिस्क निकालने का तरीका क्या है, सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक, और सब कुछ वेरिएंस में निकाला हमने। बहुत सिंपल है सर। सिस्टमैटिक रिस्क बीटा, ये पहले सिस्टमैटिक वाला पार्ट, बीटा ले लो उस स्टॉक का, मार्केट के वेरिएंस के साथ उसका वेरिएंस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिस्टमैटिक रिस्क आता है। उसके बाद वाला पार्ट अपने आप निकलता है। कभी भी क्वेश्चन में आया कि अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो तो पहले टोटल निकाल लो और ये निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। ऐसे बहुत बार निकाला गया है। उसी को पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना है तो वही बीटा को पोर्टफोलियो में ले लो और यहाँ पे वेटेड एवरेज ले लो। वेटेड एवरेज सिंपल तरीके से नहीं है सर, वेट को अनसिस्टमैटिक रिस्क से मल्टीप्लाई करके पहले स्क्वायर करोगे और उन सारे स्क्वायर वाली फिगर्स को टोटल करना है।
आ जाओ। इसी में हमने एक और फार्मूला देखा था कोवेरियंस निकालने का, आपको अगर याद होगा, मैंने यहाँ पे इसको ज़ीरो लिया था, इसको ज़ीरो लो और इसको थोड़ा नीचे लेके आओ तो यही चीज़ आती है। कोवेरियंस ऑफ दो स्टॉक इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द बीटा, दोनों के बीटा का मल्टीप्लिकेशन करके मेरे मार्केट के वेरिएंस से मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर। इसके बाद में हमने शुरू किया था मार्केट लाइंस। देखो 3 तरह की लाइन होती है, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में CAPM के बेसिस पे ये CAPM है, इसमें सिर्फ बीटा यूज़ होता है। मैंने बोला था नीचे में बीटा M भी ले सकते हो आप, मतलब दिखाना नहीं है पर आप अपने इंटर समझने के लिए बोलो। तो अगर यहाँ पे बीटा M है यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क लिया, ऊपर में क्या करा सिर्फ टोटल रिस्क लिया, वो बोलता है कि अनसिस्टमैटिक भी कंसिडर करो। ठीक है, नया फॉर्मूला बना दिया। ये सिक्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन और कुछ नहीं, सिंगल इंडेक्स मॉडल है, बस आखिरी का जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है वो यहाँ पे नहीं लिया उन्होंने। ये लाइन बनानी होती है सर, तीनों में फॉर्मूला बनाना है, 2 कांस्टेंट रहेंगे, 2 अननोन रहेंगे। ऑप्टिमम पोर्टफोलियो थ्योरी हमने देखा था कि गिवन असेट्स जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें से कैसे हम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेनर रेशो निकालते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और हाईएस्ट ट्रेनर रेशो ऊपर रखते हैं, ताकि भैया कोई भी स्टॉक्स चूज़ करो उसके ऊपर के सारे स्टॉक चूज़ होंगे। हम सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको एस्ट्रिक मतलब सी एस्ट्रिक बोलेंगे, यानी कि वो हो गया बेंचमार्क। उस स्टॉक में उस सी की वैल्यू में जितने भी स्टॉक्स हैं वो हमारे ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते हैं। और उसके बाद उन्हीं स्टॉक्स पे सिर्फ रिलेटिव इन्वेस्टमेंट निकालते हैं और इस रिलेटिव इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन हम आखिरी स्टेप में निकालते हैं। तो हमें आखिरी स्टेप तक पता चल जाता है कि 6 में से 2 स्टॉक चूज़ करने थे और इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना था। अगली बार हमने देखा पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मेजर, 3 मेजर देखे, शार्पेज रेशो, ट्रेनर रेशो, जेनसन अल्फा। बहुत सिंपल सा बात है, ये तीनों रेशो ज़्यादा होना अच्छी बात होती है। शार्पेज रेशो बोलता है कि भैया आप प्रीमियम निकालो, स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न से कितना ज़्यादा कमा रहा है, हमारा स्टॉक रिस्क फ्री से कितना ज़्यादा कमा रहा है पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पर ट्रेनर बोलता है कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, टोटल रिस्क मत लो, अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए कोई प्रीमियम नहीं मिलता, आप सिर्फ बीटा कंसिडर करो। सेम फॉर्मूला रिपीट करा बीटा के साथ में, वही निकाला हमने प्रीमियम पर यूनिट ऑफ बीटा। उसके बाद जेनसन अल्फा बोलता है कि भैया कितना कमाना चाहिए था, यानी कि रिक्वायर्ड या CAPM रिटर्न 10%, कितना कमा रहे हो या लगता है कमाओगे 12%, 2% क्या आया जेनसन अल्फा। पॉजिटिव होना अच्छी बात होती है, नेगेटिव होना मतलब क्या हो गया कि भैया जितना रिक्वायर्ड है उतना भी नहीं कमा पा रहे। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखा था पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी, बाय एंड होल्ड पॉलिसी, जिसमें हम कुछ नहीं करते, कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, इसमें हम एक रेशो मेंटेन करके चलते हैं। और उसके बाद कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हर बार आपको बताता है कि इक्विटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और बचा हुआ वैल्यू आप रिस्क फ्री में एडजस्ट कर देते हो। सो मोटा मोटा तो हमने ये देखा था। उसके बाद देखो ये बीटा लीवर्ड अनलीवर्ड जो है, अगर आपको लग रहा है यहाँ नहीं लिया तो हम लेंगे सर, इसको हमारा आएगा IFM या बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में 2-3 बार इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा कवर करा हुआ है। ठीक है, मिनिमम वैरिएंस वाला पोर्टफोलियो आपने देखा क्या है फॉर्मूला, ए का वेट निकालना है तो इधर बी की वेरिएंस आएगी और नीचे में दोनों का वेरिएंस का टोटल, और यहाँ एक बार कोवेरिएंस माइनस होता है, डिनोमिनेटर में 2 बार कोवेरिएंस माइनस होता है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा भी। ठीक है, बाकी तो थ्योरी था और स्टॉक लेंडिंग स्कीम वाला भी एक क्वेश्चन हमने अभी देख लिया था। इसी के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं म्यूचुअल फंड के रिवीजन के साथ में। सी यू।